आज से कुछ समय पहले तक बेसिक ऑफ पावर बीआई नॉलेज, जैसे अगर मैं बात करूँ डेटा मॉडलिंग की या फिर चार्ट्स की, जो हमारे चार्ट्स होते हैं डिफरेंट पावर बीआई में, वो नॉलेज सफिशिएंट होती थी इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। पर जैसे जैसे डेटा एनालिटिक्स वर्ड इवॉल्व हो रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस में नई नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो बेसिक नॉलेज अब आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी नॉलेज को एनहांस करना होगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक कंप्लीट डैक्स कोर्स, जिसकी हेल्प से आप सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं डैक्स के, उनको सीख सकते हैं। सारे फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली सिनेरियोज के थ्रू देखेंगे, कंप्लीट हैंड्स ऑन करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में, जैसे हमें अगर इंटरव्यू क्रैक करना है, तो किस तरीके से इन फंक्शंस को यूज करके इंटरव्यू सिनेरियोज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस फ्रेंड्स, आप फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कंप्लीट कोर्स कैसा लगा। अब एक बार हम अपने टैक्स कोर्स के रोड मैप को देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस एंटायर कोर्स में, उनका एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डेटा मॉडलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, डेटा मॉडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर डेटा मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टैक्स इंजन्स के बारे में। फॉर्मूला इंजन क्या होता है, स्टोरेज इंजन क्या होता है, किस तरीके से ये इंजन्स काम करते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो ये रहेगा हमारा पहला टॉपिक। उसके बाद बात करेंगे हम कंटेक्स्ट ट्रांजिशन के बारे में। देखिए, कंटेक्स्ट ट्रांजिशन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। इंटरव्यूअर जनरली हमसे पूछ सकता है कि रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस मॉड्यूल में हम यही देखेंगे कंटेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे हमारे मॉडिफायर्स काम करते हैं, कीप फिल्टर क्या होता है, रिमूव फिल्टर्स क्या होता है, ये देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक इंटरव्यू सिनेरियो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जिसकी हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट और भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हम थर्ड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे वो स्केलर फंक्शंस का रहेगा। स्केलर फंक्शन जनरली वो होते हैं जो हमारे को सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो हम स्केलर फंक्शंस को देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। देन उसके बाद हम टेबल फंक्शंस की बात करेंगे। टेबल फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे को टेबल रिटर्न करते हैं, कॉलम रिटर्न करते हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आज जैसे आप देख सकते हैं, हम मल्टीपल फंक्शंस, ऑल एक्सेप्ट filter, all selected, distinct values, select columns, add columns, data table, टेबल कंस्ट्रक्टर, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या यूसेज होता है, क्या किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं, इन सब का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कैलकुलेटेड टेबल जॉइंस। तो जब अगर हम मेरे को दो से ज़्यादा टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना है, तो हमें वहाँ पे किस तरीके से हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूनियन और इंटरसेक्ट, जो हमारे डैक्स फंक्शंस होते हैं ना, उनको हम क्लोजली देखेंगे और प्रैक्टिकल सिनेरियोज के थ्रू समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम आइट्रेटर फंक्शंस को देखेंगे, जो किसी एक्सप्रेशन को रो बाय रो बेसिस पे अगर हमारे को एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है तो वहाँ काम में आता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन रैंक एक्स को देखेंगे, और रैंक एक्स की हेल्प से मैं एक इंटरव्यू सिनेरियो भी सॉल्व करूँगा, ताकि आपका कंसेप्ट और बेटर हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे रिलेशनशिप फंक्शंस की। तो रिलेशनशिप फंक्शंस में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ये फिजिकल और वर्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं पेयर्स को यूजिंग दिस फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड वर्चुअल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे रिलेटेड टेबल के बारे में, क्या डिफरेंस होता है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिलेटेड और रिलेटेड टेबल का डिफरेंस। इसके अलावा फ्रेंड्स हम यूज रिलेशनशिप, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्रॉस फिल्टर को देखेंगे कैसे काम करता है, ट्री टाइप टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करता है। ये सब कुछ ये सब कुछ हम रिलेशनशिप फंक्शंस के अंदर कवर करेंगे। एंड फाइनली फ्रेंड्स हम देखेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को।
तो जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो परफॉर्मेंस को अगर इवैल्यूएट करना है कि मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर क्या सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं या किसी प्रोडक्ट की सेल्स में क्या चेंजेस हुए, इन चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ कस्टम कैलेंडर्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो ये इसके अंदर हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो हमारा होंगे, उसके अंदर हम कवर करेंगे कैलेंडर अपने डैक्स फंक्शन को, पैरेलल पीरियड को, सेम पीरियड लास्ट ईयर को। इन तीनों जो हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं टाइम इंटेलिजेंस में, इनको देखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि डैक्स होता क्या है। तो डैक्स की अगर फुल फॉर्म देखें तो डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो हमें एक हिंट मिल जाएगी कि ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है। डैक्स फ्रेंड्स एक फॉर्मूला लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम डेटा एनालिसिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, डेटा को मैनिपुलेशन करना है, कोई एग्रीगेशन रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम टेक्स्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम करते क्यों हैं फ्रेंड्स, ये बहुत समझने की बात है। देखिए, आज के वर्ल्ड में हमारे पास ह्यूज डेटा है और उस डेटा से हमें इंसाइट्स गैदर करने हैं। उस डेटा से हमें कैप्चर करना है कि ये डेटा बोल क्या रहा है, ताकि हम उस डेटा की हेल्प से आगे कुछ प्रिडिक्शंस कर सके। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए डैक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है, जिसका हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं पावर बीआई में, और हम मैं कह सकता हूँ एक्सेल में भी इसका यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम टैक्स की नॉलेज गैदर करें, क्योंकि अगर हमारे पास टैक्स की नॉलेज होगी तो हम अपनी डेटा एनालिसिस एक्टिविटीज़ को बहुत एक्सटेंसिव और बहुत एडवांस्ड वे में परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी ह्यूज डेटा पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इनसाइट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस रहते हैं टैग्स को यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग के बारे में। किस तरीके से पावर बीआई का यूज़ करके हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे। पर दोस्तों, अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपका ध्यान पावर बीआई वर्कफ्लो की तरफ ले जाना चाहूँगा। पावर बीआई वर्कफ्लो के 4 मेजर पिलर्स होते हैं, जिसमें पहला पिलर होता है डेटा शेपिंग, जिसको जिसको डेटा शेपिंग के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में हम बेसिकली अपनी डेटा टेबल्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको आज हम डिटेल में भी जानेंगे। फिर आता है डेटा विजुअलाइज़ेशन, जिसके अंदर हम डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं बेसिकली थ्रू रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स। और लास्ट में आता है पब्लिशिंग, जिसके अंदर हम डेट अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। तो ये 4 मेजर पिलर्स होते हैं पावर बीआई वर्कफ्लो के। तो आज हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, कैसे हम अपनी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, कार्डिनैलिटी क्या होती है, हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से फ़िल्टर प्रोपेगेट होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज डिटेल में समझने वाले हैं, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, बात आती है ये कि डायमेंशन टेबल्स या लुकअप टेबल्स और ये फैक्ट टेबल्स होती क्या हैं। इसके लिए दोस्तों आप मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है डेटा वेयरहाउस की, वहाँ जाके एक डायमेंशन और फैक्ट की एक वीडियो है, उसको चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में डायमेंशन की मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, कितने तरीके के फैक्ट्स होते हैं उनको भी समझाया हुआ है मल्टीपल वीडियोज़ में, पूरी प्लेलिस्ट है डेटा वेयरहाउस की, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पर अभी बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। हमारी सबसे पहले हम एक फैक्ट टेबल को देखते हैं। एक जो फैक्ट टेबल होती है उसके अंदर हमारी एक न्यूमेरिकल एंटिटी, न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली एनालाइज करते हैं अक्रॉस वेरियस डायमेंशन। वो जो न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं उन वो बेसिकली जैसे हमारी यहाँ सेल्स अमाउंट है, सेल्स क्वांटिटी है, ऐसी न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं, जिनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं मल्टीपल डायमेंशन के अक्रॉस, या फिर जो डायमेंशंस होती हैं वो इन न्यूमेरिकल फिगर्स को बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं। तो जैसे हमारी एक सेल्स है, उस सेल्स अमाउंट को बेसिकली हम कस्टमर, प्रोडक्ट और डेट मल्टीपल डायमेंशंस के अलावा एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि हमारे कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया, कब-कब प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया, या किस डेट्स पे क्या-क्या प्रोडक्ट परचेज़ हुए, कितने प्रोडक्ट परचेज़ हुए किसी डेट पे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ईज़िली दे सकते हैं यूजिंग आवर डेटा मॉडलिंग रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी के बारे में। ये कार्डिनैलिटी क्या होती है? तो जब भी डेटा मॉडलिंग करते हैं, कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है।
क्योंकि दोस्तों अगर हम डेटा मॉडलिंग के अंदर कुछ हमारे डेटा मॉडलिंग में कुछ एरर्स रह गए, तो आगे जाके ये पूरी प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। एक तो गलत आउटपुट आएगा, क्वेरी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी और इसके अलावा जो बिज़नेस हमारे को पर्पस सॉल्व करना है, वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो डेटा मॉडलिंग के लिए हमारे को डेटा मॉडलिंग के जो कांसेप्ट्स हैं, डेटा मॉडलिंग करने से पहले जो डेटा मॉडलिंग के कांसेप्ट्स हैं, जैसे कार्डिनैलिटी हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की हो गया, डायमेंशन फैक्ट्स हो गया, इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी आपको डायमेंशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिक्स में बताया, इसकी डिटेल आप मेरी डेटा वेयरहाउस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी का। तो कार्डिनैलिटी होती है दोस्तों बेसिकली किस तरीके से 2 हमारी डायमेंशन और फैक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्टार है। कहने का मतलब है, एक कस्टमर मल्टीपल आइटम्स परचेज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्टार है। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स सेल हो सकता है। सिमिलरली एक डेट पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर्स आइटम्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे वन टू मैनी के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। तो बेसिकली कार्डिनैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्डिनैलिटी केवल वन टू मैनी ही नहीं होती, इसके अलावा बाई डायरेक्शनल कार्डिनैलिटीज या रिलेशनशिप भी होते हैं, जैसे वन टू वन, मैनी टू मैनी, जिनका यूसेज काफी कम होता है रियल वर्ल्ड बिजनेस में। जनरली हम डायमेंशन फैक्ट के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप ही यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो कार्डिनैलिटी के लिए हमें ये भी समझना है कि हमारी डायमेंशन और फैक्टर एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगी। ये रिलेट करती हैं दोस्तों प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने कस्टमर आईडी ली है, तो एक कस्टमर डायमेंशन टेबल या कस्टमर लुकअप टेबल की प्राइमरी की होगी। ये कस्टमर आईडी बेसिकली हमारी सेल्स टेबल के अंदर एक फॉरेन की तरह काम करेगी। ये कस्टमर आईडी बेसिकली ये कस्टमर मल्टीपल आइटम्स को परचेज कर सकता है। तो इस कस्टमर की मल्टीपल एंट्रीज हमारी सेल्स फैक्ट टेबल या सेल्स डेटा टेबल में मिल सकती हैं। इसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारी हमारी प्राइमरी की रहेगी। इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट जो होता होगा वो मल्टीपल टाइम सेल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो सेल्स फैक्ट टेबल होगी इसके अंदर हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट आईडीज़ यहाँ पे मिल सकती हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें डेट टेबल की, डेट डायमेंशन टेबल की टू बी प्रिसाइज़, तो यहाँ पे डेट की मैंने प्राइमरी की तरह लिया है। एक डेट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो डेट की होगी या प्राइमरी की है और यहाँ पे ये डेट की एक फॉरेन की तरह काम करेगी। एक डेट पे बेसिकली एक डेट पे मल्टीपल आइटम्स भी सेल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा कार्डिनैलिटी, प्राइमरी की फॉरेन रिलेशनशिप एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप एंड हमारा जो होता है डायमेंशन एंड फैक्ट कॉन्सेप्ट। अब एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो होता है फिल्टर प्रोपोगेशन। फिल्टर प्रोपोगेशन क्या होता है इसको समझते हैं। फिल्टर प्रोपोगेशन या फिल्टर फ्लो। दोस्तों फिल्टर फ्लो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि एक टेबल किस तरीके से दूसरी टेबल को फिल्टर कर रही है। हाउ वन टेबल फिल्टर अनदर टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने वन टू मैनी रिलेशनशिप की, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी यहाँ डायमेंशंस हैं और यहाँ फैक्ट हैं, और ये डायमेंशन और फैक्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू एस्टैब्लिश हैं। तो जो फ़िल्टर प्रोपोगेट करता है या फ़िल्टर जो फ्लो होता है, वो हमेशा वन साइड से लेकर मैनी साइड की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर आप एरो देखें, तो वो एक डाउनस्ट्रीम बेसिकली हमारा वन साइड से मैनी साइड की तरफ वो एरो इंडिकेट करता है। यानी जो फ़िल्टर जो प्रोपोगेट हो रहा है, वो हमारा डायमेंशन से फैक्ट की तरफ हो रहा है। फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड गया है, क्योंकि मैनी वैल्यूज़ जो हैं हमारी सेल्स टेबल की, वो हमारी फ़िल्टर हो सकती हैं थ्रू दिस डायमेंशन टेबल। तो दोस्तों ये होता है फ़िल्टर प्रोपोगेशन या फ़िल्टर फ्लो। ये समझना हमारे को बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आज ये डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डैक्स क्वेरी इवैल्यूएशन। आज हम समझने वाले हैं पावर बीआई के अंदर जब हम डैक्स क्वेरी लिखते हैं तो वो इवैल्यूएट कैसे होती है, कौन कौन से इंजन्स बैकएंड पे काम करते हैं उस डैक्स क्वेरी को इवैल्यूएट करने के लिए, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या पूरी साइकिल रहती है डैक्स क्वेरी एग्जीक्यूशन की, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर।
ओके। तो दोस्तों बेसिकली डेक्स के अंदर 2 तरीके के इंजन्स काम करते हैं। एक होता है हमारा फ़ॉर्मूला इंजन और एक होता है स्टोरेज इंजन। दोनों के पर्पस, दोनों के बेसिकली यूजेस बिल्कुल अलग होते हैं। जो हमारा फ़ॉर्मूला इंजन होता है वो बेसिकली डेक्स क्वेरी जो हम लिखते हैं, डेक्स क्वेरी जो हम राइट करते हैं, उस डेक्स क्वेरी को रीड करना और बेसिकली डेक्स क्वेरी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये सारा काम रहता है फ़ॉर्मूला इंजन का। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टोरेज इंजन की, तो जो स्टोरेज इंजन होता है, वो डेटा को स्टोरेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि किस तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में, एन्कोडेड फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर फ़ोकस रहता है स्टोरेज इंजन का। तो दोनों के पर्पस, दोनों के यूज़ अलग होते हैं ऑल टुगेदर। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं साइकिल की तरफ और साइकिल को समझते हैं, कैसे हम डेक्स क्वेरी लिखते हैं और क्या बैकएंड पे चीज़ें काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा हम बेसिक अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको मैंने एक बेसिक सी डेक्स क्वेरी लिखी है। अभी आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में ऐसी डेक्स क्वेरीज़ बना के आपको समझाने वाला हूँ। अभी के लिए आप ये समझना है ये मैंने एक डेक्स क्वेरी बेसिक सी लिखी है। जब भी हम डेक्स क्वेरी को लिखते हैं, डेक्स क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो एक डेक्स क्वेरी की रिक्वेस्ट जो होती है वो सेंड होती है। ये रिक्वेस्ट हमारी जाती है फ़ॉर्मूला इंजन के पास। अब जब ये रिक्वेस्ट फ़ॉर्मूला इंजन के पास जाती है, फ़ॉर्मूला इंजन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है इस रिक्वेस्ट को और एक क्वेरी प्लान बना देता है। अब दोस्तों, जो क्वेरी प्लान हमारे फ़ॉर्मूला इंजन ने बनाया है, वो क्वेरी प्लान आगे जाके फ़ॉर्मूला इंजन से पास होता है स्टोरेज इंजन के ऊपर। बेसिकली फ़ॉर्मूला इंजन उस क्वेरी प्लान को सेंड करता है स्टोरेज इंजन पे। अब हमें समझना है कि इस क्वेरी प्लान में होता क्या है? क्वेरी प्लान में दोस्तों बेसिकली क्या डेटा चाहिए और किस तरीके से उस डेटा को कैप्चर करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली जो फ़ॉर्मूला इंजन सेंड कर रहा है हमारे स्टोरेज इंजन को। तो जब भी ये क्वेरी प्लान स्टोरेज इंजन के पास पहुँचता है, स्टोरेज इंजन क्या करता है, नेसेसरी डेटा जो भी डेटा हमारी डेक्स क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए नेसेसरी डेटा चाहिए, उस डेटा को कैश फॉर्म में रिटर्न कर देता है हमारे फ़ॉर्मूला इंजन को। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एरो पे, जो हमारा स्टोरेज इंजन था उसने नेसेसरी डेटा कैश को रिटर्न कर दिया हमारे फ़ॉर्मूला इंजन के पास। अब फ़ॉर्मूला इंजन क्या करेगा, टैक्स क्वेरी को बेसिकली एग्ज़ीक्यूट करेगा, रन करेगा अगेंस्ट दैट डेटा कैशे। क्वेरी एग्ज़ीक्यूट होगी अगेंस्ट दैट डेटा कैशे। जैसे ही क्वेरी एग्ज़ीक्यूट होगी अगेंस्ट दैट डेटा कैशे, हमारा रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा, आउटपुट जनरेट हो जाएगा और आउटपुट हमारे को या एंड यूज़र को दिख जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट साइकिल होती है। बेसिकली जब भी हम टैक्स क्वेरी लिख रहे हैं तो फ़ॉर्मूला इंजन और स्टोरेज इंजन अपना एक रोल प्ले करते हैं। फ़ॉर्मूला इंजन हमसे क्वेरी को एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, क्वेरी प्लान बनाता है और क्वेरी प्लान को स्टोरेज इंजन के पास भेज देता है। स्टोरेज इंजन इन रिटर्न उस क्वेरी प्लान के बेसिस पे डेटा कैश बनाता है, डेटा कैश को फ़ॉर्मूला इंजन के पास भेजता है और फ़ॉर्मूला इंजन फिर उस डेटा कैश के ऊपर क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करके आउटपुट को रिटर्न करता है। तो ये कंप्लीट साइकिल होती है, जो बैकएंड पे काम करती है जब भी हम टैक्स क्वेरी को लिखते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं स्टोरेज इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टोरेज इंजन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन और एक होता है हमारा डायरेक्ट क्वेरी। ये दोनों जो स्टोरेज इंजन होते हैं, ये बेसिकली डिवाइड होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये क्लासिफाई किए जाते हैं हमारे कनेक्शन के बेसिस पे कि किस तरीके का हमने कनेक्शन बनाया है, उसके बेसिस पे ये दोनों सेग्रीगेट होते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं गेट डेटा कर रहा हूँ और मैंने SQL सर्वर को चूज़ किया है एज़ अ डेटाबेस सोर्स, तो आप यहाँ देख पाएँगे कि यहाँ डेटा कनेक्टिविटी मोड में 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है इम्पोर्ट और एक आता है डायरेक्ट क्वेरी। तो दोस्तों जो इम्पोर्ट होता है, जब भी हम इम्पोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा सारे डेटा जो हमारी डेटा टेबल है, वो जाके स्टोर होगी वर्टीपैक स्टोरेज इंजन में, जो बेसिकली वर्टीपैक हमारा जो इन मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट क्वेरी ऑप्शन की, तो डायरेक्ट क्वेरी के अंदर हमारा डेटा कोई इन मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो डेटा रहेगा वो SQL सर्वर या पोस्टग्रेस जहाँ से भी हम डेटा को इम्पोर्ट कर रहे हैं, डेटा वहीं पे रिसाइड करेगा। हम केवल उस डेटा पे एक्शन लेंगे थ्रू आवर क्वेरीज़। डेटा हमारा हमेशा जो रिसाइड करेगा वो डेटाबेस के अंदर ही रहेगा, वो मेमोरी में इन मेमोरी में नहीं आएगा। तो यही एक डिफरेंस होता है इम्पोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड में। तो दोस्तों ये तो रही स्टोरेज इंजन की बात। लास्ट में दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम अगर मैं आपको एक बेसिक सी एक रिपोर्ट की तरफ लेके जाऊँ,
तो यहाँ पे मैंने एक टेबुलर रिपोर्ट बनाई हुई है बेसिकली, एक मेजर बनाया था डेक्स क्वेरी लिख के, यही डेक्स क्वेरी मैंने यहाँ लिखी है और इस डेक्स क्वेरी के बेसिस पे मैंने एक मेजर को डिज़ाइन किया। ये मेरे मेजर था और इस मेजर को के यूज़ करके मैंने एक टेबल बनाई है। तो जब भी अगर हम कोई फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, जब भी कुछ भी अगर हम फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं इस डेटा के ऊपर, तो बैकएंड पे एक DAX क्वेरी ही फायर होती है। पर जो आउटपुट होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मिलीसेकंड्स में हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट इतनी फ़ास्ट जनरेट होता है, फ़ॉर्मूला इंजन से बेसिकली क्वेरी प्लान बनता है, फिर हमारे स्टोरेज इंजन के पास जा रहा है, स्टोरेज इंजन हमारे डेटा को रिटर्न कर रहा है, उसके ऊपर फ़ॉर्मूला इंजन फिर DAX क्वेरी एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। ये सारा काम इतनी फ़ास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी हमारा आउटपुट आ गया। तो जस्ट एक आपको एक समझाने के लिए कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये साइकिल कितनी फास्ट काम करती है, मैंने एक ये डेमो एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको ये डेक्स इंजन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के बारे में। हम ये देखेंगे वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और फिर हम कुछ सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे कि इन सिनेरियोज़ में किन सिनेरियोज़ में हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो ये सब कुछ समझेंगे हम आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता क्या है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो हमारे डैक्स इंजन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मूला और स्टोरेज इंजन। और उसमें भी जो स्टोरेज इंजन होता है वो फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन एज़ अ वर्टीपैक, इन मेमोरी स्टोरेज इंजन एंड डायरेक्ट क्वेरी। तो जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है वो बेसिकली डेटा को स्टोर कराने के लिए इन मेमोरी में जब हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को तब बेसिकली पिक्चर में आता है। अब वर्टीपैक स्टोरेज इंजन काम कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो नॉर्मल हमारे जैसे डेटाबेसेस होते हैं जैसे SQL सर्वर हो गया, ये सारे रो वाइज़ स्टोर करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे हमारी एक टेबल थी जिसमें 3 कॉलम मैंने लिए थे रीजन, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स। तो जो SQL सर्वर जैसे डेटाबेसेस होंगे, वो पहले इस रो को स्टोर करेंगे, फिर इस रो नेक्स्ट रो को स्टोर करेंगे, फिर नेक्स्ट रो को इस तरीके से रो बाय रो डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली रो लेवल स्टोरेज होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन की, तो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के अंदर जो स्टोरेज है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम रादर देन रो वाइज़ डेटा को स्टोर करने के, हम कॉलम वाइज़ डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर हम देखें, जो रीजन कॉलम होगा, उसका डेटा एक साथ आएगा। जो प्रोडक्ट नेम कॉलम है हमारी टेबल का, उसका डेटा सारा एक साथ आएगा और जो सेल्स कॉलम होगा, उसका डेटा सारा एक साथ आएगा। तो यही एक डिफरेंस होता है स्टोरेज कह सकते हैं मेथोडोलॉजी या स्टोरेज अप्रोच में। जो रो लेवल टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, जहाँ रो लेवल स्टोरेज होती है, वहाँ रो बाय रो डेटा स्टोर होता है। वहीं अगर हम बात करें अपने कॉलमनार डेटा स्टोरेज जो हमारी वर्टीपैक स्टोरेज इंजन यूज़ करता है, वहाँ पे डेटा कॉलम बाय कॉलम स्टोर होता है, यानी एक कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर होगा। अब ये तो रहा कि डेटा स्टोरेज कॉलमनार हो रहा है, पर ऐसा कॉलमनार स्टोरेज का फ़ायदा क्या है? क्यों हम कॉलमनार स्टोरेज यूज़ करते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं अपनी डैक्स क्वेरीज़ की, तो हमारा हम बेसिकली एम्फसाइज़ करते हैं एग्रीगेटेड डेटा पे। तो जो एग्रीगेशन होता है परफ़ॉर्म करना, वहाँ पे वर्टिकल स्कैनिंग ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। अब इस बात को समझते हैं वर्टिकल स्कैनिंग क्यों फ्रीक्वेंट होती है। लेट्स सपोज़ हमारी एक डेक्स क्वेरी थी जिसके अंदर हमारे को सम ऑफ सेल्स निकालना था। अगर हमारी रो लेवल स्टोरेज होती, तो दोस्तों क्या होता कि हर एक रो को हमारे डेटाबेस की जो स्कैनिंग होती, वो रो बाय रो होती और अननेसेसरी रीड्स होते। यानी रीजन नॉर्थ का रीड होता, फिर मोबाइल जो प्रोडक्ट नेम है उसका होता, तब जाके एक वैल्यू हमें मिलती सेल्स की। इसी तरीके से फिर हमारा नेक्स्ट रो पे स्कैनिंग होती, फिर नॉर्थ कॉलम को बेसिकली रीजन कॉलम में जो नॉर्थ वैल्यू उसको इग्नोर करना पड़ता, फिर प्रोडक्ट नेम की टेलीविज़न वैल्यू को इग्नोर करना पड़ता, तब जाके 35,000 की वैल्यू आती। तो ये होता रो लेवल। फिर क्योंकि हमारा पर्पज़ यहाँ पे समेशन ऑफ सिंगल सेल्स कॉलम था, हमें बस इस कॉलम की ही समेशन करनी थी वैल्यूज़ की। तो हुआ क्या कि वर्टीपैक स्टोरेज इंजन ने क्योंकि कॉलमनार फॉर्म में देखिए यहाँ पे कॉलमनार फॉर्म में डेटा स्टोर है, सारे सेल्स कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर है। तो एडवांटेज ये हुई कि जो समेशन ऑफ सेल्स था वो बहुत ही ईज़ी हो गया सिंगल स्कैन। आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल स्कैन के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ जो भी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनका समेशन हो जाएगा सिंगल स्कैन में।
अगर रो लेवल हमारी स्टोरेज होती तो मल्टीपल स्कैन्स होते हैं, हर एक रो को स्कैन करके और फिर ये वैल्यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे सिंगल स्कैन में ये सारा जो हमारा आउटपुट होगा समेशन ऑफ सेल्स का ये जनरेट हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों पहला सिनेरियो होता है जहाँ पे वर्टीपैक इंजन का कॉलमनर स्ट्रक्चर जो है वो एडवांटेजेस रहता है। इसी के साथ-साथ अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात करें जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम्स इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊँ, लेट्स सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमें जो भी मोबाइल की सेल्स हुई हैं, उनको सबमिशन करना था। तो ऐसे सिनेरियोज़ में दोस्तों रादर दैन सिंगल स्कैनिंग हमें 2 बार स्कैनिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ा एक एडवांस सिनेरियो मैं कह सकता हूँ, जो कोलमनरी स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल है। तो यहीं पे क्या होगा कि रादर देन हम सिंगल कॉलम को स्कैन करें, हम पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को स्कैन करेंगे और जितनी भी मोबाइल वाली एंट्रीज़ हैं, उनके रो नंबर्स को निकाल लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ तो हमारे पास 4 एंट्रीज़ आई, 4 रो नंबर आ गए। उनके करस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स थी, अब ये पहला स्कैन हुआ प्रोडक्ट नेम कॉलम पे, दूसरा स्कैन होगा सेल्स पे। अब यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू अगेंस्ट दैट रो नंबर्स जो मोबाइल के रो नंबर्स थे, उनके अगेंस्ट जो सेल वैल्यू थी, हम उनको सम कर देंगे और हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो इवैल्यूएशन ऑफ डैक्स क्वेरीज हुई, इस कॉलमनर स्ट्रक्चर का अगर हम फ़ायदा देखें तो जो इवैल्यूएट कर रहे हैं हम डैक्स क्वेरीज़ को, ये बहुत फ़ास्ट है, डेटा बहुत जल्दी जनरेट होके आएगा, डेटा बहुत ही जन जो हमारे को रिस्पेक्टिव डेटा चाहिए अपनी डैक्स क्वेरी को इवैल्यूएट करने के लिए, वो बहुत फ़ास्टली स्कैन होगा, फ़ास्टली हमारा कैशे बनेगा, फ़ास्टली आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज होता है कॉलमनर स्ट्रक्चर का ओवर रो लेवल स्टोरेज के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वर्टीपैक कॉलमनर स्टोरेज का जो कांसेप्ट होता है, वर्टीपैक स्टोरेज इंजन का जो कांसेप्ट होता है, ये आपको समझ आया होगा क्यों बेसिकली पावर बीआई इतना फास्ट डेटा को जैसे हम डैक क्वेरी लिखते हैं, मिलियंस ऑफ रोज़ पे भी फास्ट आउटपुट जनरेट कर पाता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि डेटा हमारा बेसिकली इन मेमोरी में है। वर्टीपैक स्टोरेज इंजन पिक्चर में आता है। वर्टीपैक स्टोरेज इंजन कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहा है। कॉलमनर फॉर्मेट की वजह से स्कैन्स हमारे बचते हैं और उसकी वजह से हम फाइनल आउटपुट को ईज़िली जनरेट कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हमारे जैसे 2 कॉलम्स का स्कैन रहा। इसके अलावा भी कई सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हमारे मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्वड होते हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटी डेक्स क्वेरीज़ की होती है वो थोड़ी और जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है डेक्स क्वेरीज़ की। तो ऐसे सिनेरियोज़ में दोस्तों हमारा जो मल्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है, वो कॉलमनर स्टोरेज के साथ-साथ कंप्रेशन या एन्कोडिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करता है। अब वो क्या कंप्रेशन एन्कोडिंग टेक्निक्स होती हैं बिफोर स्टोरेज, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। हम जानेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलमनर स्टोरेज क्या-क्या और एन्कोडिंग और कंप्रेशन की टेक्निक्स यूज़ करता है वर्टीपैक स्टोरेज इंजन बिफोर एक्चुअली स्टोरिंग द डेटा। ये सब समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रू डिफरेंट कंप्रेशन एंड एन्कोडिंग टेक्निक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन क्यों डेटा को कंप्रेस करता है, क्या एन्कोडिंग अप्रोचेज़ यूज़ करता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए। हम एक ऐसे ही एक एन्कोडिंग अप्रोच के बारे में डिस्कस भी करेंगे, जिसे हम वैल्यू एन्कोडिंग कहते हैं। किस तरीके से वैल्यू एन्कोडिंग का यूज़ करके हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन डेटा को कंप्रेस करता है। हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि वैल्यू एन्कोडिंग का यूज़ करके किस तरीके से डेटा एक्चुअल में कंप्रेस होता है और किस तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर होता है। आई मीन टू से ये सब कुछ समझने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है, वो बेसिकली डेटा को कॉलमनर फॉर्म में स्टोर करता है। कॉलमनर फॉर्म इन द सेंस कि एक कॉलम का डेटा जितना भी होगा वो एक साथ स्टोर होगा। अब दोस्तों इसका एडवांटेज ये होता है कि जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन है, वो हर एक कॉलम के ऊपर डिफरेंट एन्कोडिंग अप्रोच लगा के डेटा को कंप्रेस कर सकता है। क्योंकि अगर डेटा रो वाइज़ स्टोर होता तो डिफरेंट बेसिकली डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ हमारी स्टोर होती। लेकिन अगर कॉलमनर हमारा डेटा जो हमारा कॉलमनर फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, इससे एडवांटेज ये है कि एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज़ होंगी, एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज़ होंगी। तो बेसिकली वर्टीपैक स्टोरेज इंजन क्या करेगा, उन कॉलम्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करके, उन कॉलम्स को स्कैन करके एक पर्टिकुलर कंप्रेशन टेक्नीक या फिर एन्कोडिंग टेक्नीक उस पे अप्लाई कर देगा, ताकि डेटा ईज़िली कंप्रेस हो सके। तो ये तो एक एडवांटेज हुआ कॉलमनर स्टोरेज का और किस तरीके से वर्टीपैक स्टोरेज इंजन उस कॉलमनर स्टोरेज का यूज़ करके डिफरेंट एन्कोडिंग अप्रोच लगा के डेटा कंप्रेस करता है।
पर दोस्तों अगर हम बात करें कि ये कंप्रेशन टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों ये एन्कोडिंग बेसिकली टेक्निक्स लगाई इसने डेटा को कंप्रेस करने के लिए? तो इसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो डेटा होता है वर्टीपेक स्टोरेज इंजन के अंदर, वो बेसिकली इन मेमोरी स्टोर होता है। जो हमारा डेटा मॉडल है, वो इन मेमोरी स्टोर होता है। इन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम कंज़्यूम हो रही है हमारी। तो अगर हम डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे, तो हमारी रैम जो है वो मैक्सिमम कंज़्यूम होगी, बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वर्टीपेक स्टोरेज इंजन डेटा को कंप्रेस करता है बाय अप्लाइंग डिफरेंट एन्कोडिंग अप्रोचेस, ताकि जो रैम की रिक्वायरमेंट है, वो कम हो सके। और जो हमारी बेसिकली स्कैनिंग टाइम है किसी डेटा मॉडल को बेसिकली स्कैन करने के लिए, वो भी कम हो सके और जो हमारा आउटपुट है आफ्टर अप्लाइंग द डेक्स क्वेरी वो फास्टली जनरेट हो सके। तो ये कुछ रीज़न्स रहते हैं डेटा को कंप्रेस करने के पीछे। अब दोस्तों, अब ये तो हमने समझ लिया कि डेटा को कंप्रेस करने के रीज़न्स क्या हैं, कैसे एडवांटेजेस है। अब कुछ अप्रोचेज़ आती हैं जो वर्टीपेक स्टोरेज इंजन यूज़ करता है फॉर कंप्रेसिंग द डेटा। इनमें से एक अप्रोच होती है वैल्यू एन्कोडिंग, एक होती है हैश एन्कोडिंग, एक और अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं रन लेंथ एन्कोडिंग। तो ऐसे ही अप्रोचेज़ में से एक अप्रोच को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो होगी बेसिकली वैल्यू एन्कोडिंग। तो दोस्तों जो वैल्यू एन्कोडिंग होती है वो बेसिकली इंटीजर कॉलम्स पे इंटीजर के अंदर हम बेसिकली होल नंबर्स और जो करेंसी डेटा टाइप्स के होते हैं सबको इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे कॉलम्स पे अप्लाई होती है वैल्यू एन्कोडिंग की टेक्नीक ताकि डेटा को कंप्रेस किया जा सके। बेसिकली वैल्यू एन्कोडिंग अप्रोच में दोस्तों होगा क्या कि जो हमारा वर्टीपेक स्टोरेज इंजन होगा वो एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक कॉलम लिया है क्वांटिटी सोल्ड। इसके अंदर जितना भी डेटा होगा, इस कॉलम के डेटा के ऊपर वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करेगा हमारा वर्टीपेक स्टोरेज इंजन और उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही उसको कोई रिलेशनशिप मिलेगा, वो उस रिलेशनशिप को अप्लाई करके कंप्रेस करने की कोशिश करेगा डेटा को, ताकि जो बेसिकली रैम रिक्वायरमेंट है या फिर हम जो कह सकते हैं हमारी स्कैनिंग टाइम है वो रिड्यूस हो सके। डेटा मॉडल जो है हमारा कम मेमोरी यूज़ करे और जो आउटपुट हो हमारा डेस्क क्वेरी का वो फास्टली जनरेट हो सके। तो ये कुछ रीज़न्स रहेंगे वैल्यू एन्कोडिंग अप्लाई करने के। तो हम दोस्तों प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू एन्कोडिंग काम करती है, किस तरीके से वर्टीपेक स्टोरेज इंजन वैल्यू एन्कोडिंग को अप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे। तो जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने एक बेसिकली एक कॉलम लिया है क्योंकि आपको पता है वर्टीपेक स्टोरेज इंजन कॉलमनार फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा है। तो मैंने क्वांटिटी सोल्ड करके किसी टेबल का कॉलम लिया है। इस कॉलम के अंदर दोस्तों सारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। तो दोस्तों होगा क्या ये सारी इंटीजर जो वैल्यूज़ होंगी, इनको स्टडी करेगा सबसे पहले हमारा स्टोरेज इंजन, वर्टीपेक स्टोरेज इंजन और इनके अंदर कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताने के लिए बेसिकली कंसीडर किया है कि जो हमारा वर्टीपेक स्टोरेज इंजन है, उसने एक मिनिमम वैल्यू ये जो पूरा कॉलम था, उसमें मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो मिनिमम वैल्यू इस पूरे कॉलम में है 7017। बेसिकली मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड जो है, वो 7017 रहेगी यहाँ पे। अब दोस्तों होगा क्या, इनिशियली ये जो हमारा जो पूरा कॉलम था क्वांटिटी सोल्ड का, इसको स्टोर करने के लिए हमारे को बेसिकली 13 बिट्स का यूज़ हो रहा था। क्योंकि हम यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें, इसकी मैक्सिमम इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 7290। 7290 जो हमारी वैल्यू है बेसिकली ये हमारी मैक्सिमम है और इसको स्टोर करने के लिए हमें 13 बिट्स का यूज़ होगा। अब ये 13 बिट्स कैसे आया? ये भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली हमारा एक फ़ॉर्मूला होता है 2 की पावर n ग्रेटर दैन इक्वल टू n, वेयर n इज़ डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने बिट्स रिक्वायर हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग दिस फ़ॉर्मूला। तो स्मॉल n इज़ नंबर ऑफ बिट्स और n जो कैपिटल N है दैट आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हमारी स्टोर हो सकती है इन बिट्स को यूज़ करके। तो अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक फ़ॉर्मूला इसको लगाया है, तो यहाँ पे अगर मैं 13 वैल्यू डालूँगा, तो 2 की पावर 13 हमारा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8192 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़। तो जो 7290 है हमारी मैक्सिमम वैल्यू 8192 से कम है, तो हमारे को 13 बिट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अगर अगर आप देखें अगर मैं 13 की जगह यहाँ पे 12 लूँ और यहाँ पे एंटर करके, तो आप देखेंगे ये 4096 ही ये जो 12 बिट्स होंगी वो केवल 4096 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकती हैं।
तो यहाँ पे ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, इसीलिए हमारे को बिट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 12 की जगह मैं यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 13 ले लूँगा। तो अब आप देख पा रहे हो 8192 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू आ गई और जो 7290 जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी क्वांटिटी सोल्ड कॉलम की, वो 8192 से छोटी है, इसलिए हमारे को 13 बिट्स में ये स्टोर होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है, क्योंकि हमारा यहाँ वर्टीपैक वैल्यू एन्कोडिंग अप्रोच बेसिकली यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो हम 13 बिट्स की बजाय वैल्यू एन्कोडिंग इसको कम से कम बिट्स में स्टोर करने की इस डेटा को कम से कम बिट्स में स्टोर करने की कोशिश करेगा। और वो कैसे करेगा, ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम वैल्यू है हमारे कॉलम की वो 7017 है। अब 7017 वैल्यू को वो सारी वैल्यू जो हमारी क्वांटिटी सोल्ड होंगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है? तो जो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यूज़ सारी इस तरीके से आ जाएँगी। अब ये वैल्यूज़ इस तरीके से आ गई, तो अब हम देखेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके कितना स्पेस हमारा वैल्यू एन्कोडिंग ने सेव किया। तो अब हम देखते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है इन कंप्रेस्ड डेटा वो है 273। अब 273 दोस्तों अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने अगेन वही 2 की पावर 9 लिया है। 2 की पावर 9 हमारी मैक्सिमम 512 तक की रेंज ऑफ वैल्यूज़ स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 9 बिट्स की यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 की पावर 9 ली है। अगर मैं 9 की जगह यहाँ पे मान लीजिए 8 कर देता हूँ, तो वो वैल्यू आएगी 256। तो यानी 256 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज़ 8 बिट्स स्टोर कर सकती है। पर यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 273 है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे को 8 की जगह 9 बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो 9 को जैसे ही हम डालेंगे, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 512 आ गया है। 512 से 273 छोटा है बेसिकली। तो 273 जो हमारी इंटीजर वैल्यू है मैक्सिमम उसको स्टोर कराने के लिए हमारे को 9 बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा जब हम एक्चुअल फॉर्म में अगर विदाउट एन्कोडिंग अगर हम इस डेटा को स्टोर करेंगे तो हमारे को 13 बिट्स का यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा को यूज़ कर रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग द वैल्यू एन्कोडिंग तब हमारे को केवल 9 बिट्स का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हमने कितना ज़्यादा अपनी जो सेविंग थी वो बिट्स की यहाँ पे कर ली। तो ये एक एडवांटेज होता है वैल्यू एन्कोडिंग का। तो दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको एक तरीके से मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके किस तरह से कंप्रेस्ड डेटा जनरेट हुआ ये दिखाया। इस तरीके से जो वैल्यू एन्कोडिंग होती है वो और भी डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ करती है बेसिकली आफ्टर अप्लाइंग द मैथमेटिकल प्रोसेस ओवर द इनपुट कॉलम। जैसे अगर हमारा इनपुट कॉलम क्वांटिटी सोल्ड है तो इस पे डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसेस ये अप्लाई करेगा वैल्यू एन्कोडिंग और जो बेस्ट प्रोसेस रहेगी उसको अप्लाई करेगा ताकि बेस्ट कंप्रेशन ये अचीव कर सके। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा वैल्यू एन्कोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वैल्यू एन्कोडिंग, वर्टीपैक स्टोरेज इंजन किस तरीके से ये कंप्रेस करता है यूजिंग वैल्यू एन्कोडिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टीपैक इंजन की 2 इम्पोर्टेंट एन्कोडिंग टेक्नीक जो बेसिकली वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है कंप्रेशन के लिए। इसमें से एक टेक्नीक होगी हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग और दूसरी टेक्नीक होगी हमारी रन लेंथ एन्कोडिंग। फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में वैल्यू एन्कोडिंग को डिटेल में समझाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि वर्टीपैक इंजन किन सिनेरियोज़ में वैल्यू एन्कोडिंग का यूज़ करता है। तो आज हम हैश एन्कोडिंग और रन लेंथ एन्कोडिंग किन सिनेरियोज़ में वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कब जब भी हम डेक्स क्वेरी लिख रहे हैं, हम सीधे भी डेक्स क्वेरी को लिख सकते थे विदाउट एनी इंजन्स वर्टीपैक इंजन के डिस्कशन किए बिना। पर मेरा ये मानना है कि जब भी हम एक टेक्स्ट क्वेरी को लिखते हैं, उससे पहले उसके बेसिक्स को, उसकी निटी-ग्रिटीज़ को, उसके पीछे क्या इंजन काम कर रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वर्टीपैक कंप्रेशन टेक्निक्स को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको भी ये पता लगे कि किस तरीके से पीछे क्या-क्या प्रोसेस चलती हैं, जब आप एक टेक्स्ट क्वेरी को लिखते हैं। तो ये सब कुछ समझाना ही मेरा एक मोटिव है, ताकि आप एंड टू एंड सारी प्रोसेसेस को समझ सकें। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, हैश एन्कोडिंग एंड रन लेंथ एन्कोडिंग। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने हैश एन्कोडिंग को समझाने की कोशिश की है। बेसिकली जो हैश एन्कोडिंग होती है, अप्रोच होती है, वो हमारे स्ट्रिंग बेसिकली डेटा टाइप के जो कॉलम्स है या इंटीजर 64 टाइप की वैल्यूज़ हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, ऐसे कॉलम्स के ऊपर हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग एप्लीकेबल होती है। बेसिकली ये एन्कोडिंग टेक्निक वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है, बेसिक आपके डेटा को कंप्रेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम करके कॉलम लिया है।
जिसके अंदर बेसिकली वैल्यूज़ हैं जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर इस तरीके की वैल्यूज़ इस प्रोडक्ट नेम कॉलम के अंदर प्रेज़ेंट है। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ही हमारे को कुछ इस तरीके का एक स्ट्रिंग टाइप का कॉलम आया है हमारे पास, तो वर्टीपैक इंजन क्या करता है, सबसे पहले कार्डिनैलिटी देखता है किसी कॉलम की। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कितनी यूनिक वैल्यू प्रेज़ेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम कॉलम में। तो जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम कॉलम है, इसकी कार्डिनैलिटी बेसिकली 4 है क्योंकि यहाँ पे 4 ही तरीके की यूनिक वैल्यूज़ हैं, मोबाइल, टेलीविज़न, एसी एंड रेफ्रिजरेटर और उसके बाद सारी वैल्यूज़ रिपीट होती गई हैं। तो वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? वर्टीपैक इंजन रादर देन स्टोरिंग दीज़ स्ट्रिंग वैल्यूज़ इनको एक तरीके से सबसे पहले इनको क्या करेगा, एक डिक्शनरी बनाएगा इन यूनिक वैल्यूज़ के इनकी यूनिक वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक डिक्शनरी बनाएगा वर्टीपैक इंजन, जिसमें हमारी जितनी भी यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगे, उनको एक साइड लिखेगा और उनके करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यूज़ असाइन करेगा। इंटीजर वैल्यूज़ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 0, 1, 2, 3 ऐसी वैल्यूज़ इनको असाइन कर देगा, जो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ या फिर हम इंडेक्स वैल्यूज़ भी इन्हें कह सकते हैं, जो वो प्रोडक्ट नेम कॉलम पे असाइन कर रहा है बेसिकली। जो बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ के साथ असाइन कर रहा है हमारा वर्टीपैक इंजन। अब जैसे ही हम अपनी इंडेक्सेस वैल्यूज़ को डाल देंगे, तो अब ये देखिए कि हमारी पूरी स्ट्रिंग स्टोर करने के बजाय हम केवल इंटीजर्स को ही स्टोर कर रहे हैं। तो वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? हैश एन्कोडिंग अप्लाई करने के बाद, डिक्शनरी बनाने के बाद रादर देन एक्चुअली स्टोरिंग वैल्यूज़ मोबाइल, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर इनको स्टोर करने के बजाय इनके इंडेक्सेस को स्टोर कर देगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आप जिस टेबल में आप चेक कर सकते हैं इस कॉलम में केवल इंडेक्सेस स्टोर होंगे रादर देन एक्चुअल वैल्यूज़। तो जो हमारी पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करने के बजाय कुछ ही बिट में हमारा डेटा पूरा सेव हो जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है हैश एन्कोडिंग का कि रादर देन स्ट्रिंग वैल्यूज़ हम केवल इंटीजर या इंडेक्सेस को ही स्टोर करते हैं। तो ये तो दोस्तों होता है हैश एन्कोडिंग का टेक्नीक। अब हैश एन्कोडिंग में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सबसे मेन जो हमारे को समझने वाली बात है वो होती है कार्डिनैलिटी। हमारे को स्ट्रिंग का साइज़ कितने भी बड़ी हो, कोई भी स्ट्रिंग हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। मान लीजिए कोई बेसिकली कोई कॉलम है जिसके अंदर 10,000 डिफरेंट यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, तो उस कॉलम की कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, यूनिक वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको उस कॉलम को स्टोर कराने के लिए हमारे को ज़्यादा बिट्स देने पड़ेंगे। वहीं अगर हमारे जो कॉलम है उसकी यूनिक वैल्यूज़ कम है, जैसे हमारे केस में केवल 4 ही यूनिक वैल्यूज़ थी, तो ऐसे बेसिकली कॉलम को स्टोर कराने के लिए हमारे को कम इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ या इंडेक्सेस को कम इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ किया है, तो हम ईज़िली कम बिट में अपने डेटा को स्टोर करा पाएँगे। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि रादर देन स्ट्रिंग का साइज़ स्ट्रिंग बेसिकली कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है हैश एन्कोडिंग के अंदर कि कितने बिट्स को यूज़ करके हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर होने वाला है। तो ये तो होता है दोस्तों हैश एन्कोडिंग। तो अब देखते हैं रन लेंथ एन्कोडिंग को। तो जैसे आप लोगों को पता है जो हमारा वर्टीपैक इंजन होता है उसका मोटिव है कि बेस्ट तरीके से डेटा को यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। अब उस पर्पस के लिए हमारा वर्टीपैक इंजन वैल्यू एन्कोडिंग की अप्रोच यूज़ कर रहा था, हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग की अप्रोच यूज़ कर रहा था। इसी तरीके से एक और अप्रोच हमारा वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए, वो अप्रोच होती है रन लेंथ एन्कोडिंग। नहीं, रन लेंथ एन्कोडिंग में होता क्या है, जो हमारा वर्टीपैक इंजन है, उसका मोटिव है बेसिकली डेटा मॉडल को साइज़ को रिड्यूस करना। कैसे करना है ये? रिपीटेड यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड करना। तो बेसिकली जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, उनको अवॉइड करके या उनको रिड्यूस करके हमारा बेसिकली रन लेंथ एन्कोडिंग के अंदर डेटा को कंप्रेस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फिर ओवरऑल काम कैसे करती है? ये रन लेंथ एन्कोडिंग किस तरीके से काम करती है? कैसे वर्टीपैक इंजन इसे अप्लाई करता है? ये भी देख लेते हैं। जब भी हमारा डेटा इनिशियली इम्पोर्ट होता है या फिर हम डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो वर्टीपैक इंजन क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए, किसी कॉलम के डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए कि हम मैक्सिमम कंप्रेशन उस पे अप्लाई कर सकें और मैक्सिमम हमारा स्टोरेज जो है वो सेव हो सके। ये पर्पस होता है हमारे वर्टीपैक इंजन का। तो जैसे अभी आप हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास एक क्वार्टर्स कॉलम, तो हमारे वर्टीपैक इंजन ने इसको इस तरीके से स्टोर किया, बेसिकली सबसे पहले इसको इस तरीके से सॉर्ट किया ताकि जो क्वार्टर 1 की वैल्यूज़ थी वो सारी एक साथ आ जाए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वार्टर 2 की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाए, क्वार्टर 3 की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाए और क्वार्टर 4 की सारी वैल्यूज़ लास्ट में एक तरीके से दिख जाए। तो ये तो फर्स्ट एक इसका टास्क हो गया इस डेटा को इस तरीके से।
बेस्ट तरीके से सॉर्ट करना। अब जब डेटा हमारा जो रिपीटिंग वैल्यूज़ थी कंसेक्यूटिव रोज़ में आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं सारी रिपीटेड वैल्यूज़ एडजेसेंटली आ चुकी हैं हमारे पास। अब क्या करता है वर्टीपैक इंजन जब हमारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ कंसेक्यूटिव रोज़ में आ जाती हैं, तब उनको स्टोर करता है। सबसे पहले ऐसी वैल्यूज़ को यूनिक वैल्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करता है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं और उन यूनिक वैल्यूज़ को बेसिकली स्टोर कर देता है टेबल के एक कॉलम में। अब जब सारी यूनिक वैल्यूज़ निकाल ली, अब वो कितनी बार डुप्लीकेट हो रही हैं किसी कॉलम में। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हमारी क्वार्टर 1 की वैल्यू 100 टाइम्स डुप्लीकेट हो रही है, क्वार्टर 2 की 78 टाइम्स, क्वार्टर 3 की 54 टाइम्स, क्वार्टर 4 की 67 टाइम्स। तो कितनी बार ये वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही है या रिपीट हो रही है कंसेक्यूटिवली, फिर उन काउंट को लिख देता है। तो बेसिकली हमारी सारी यूनिक वैल्यूज़ एक साइड आ जाएँगी और उनके काउंट एक साथ आ जाएँगे। और इस तरीके से हमारी इस टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से जो हमारा फाइनल डेटा होता है आफ्टर अप्लाइंग रन लेंथ एन्कोडिंग हमारा वर्टीपैक इंजन स्टोर कर लेता है। तो इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारा स्पेस सेव होता है और हमारी बेसिकली स्टोरेज सेव होता है और हमारा रिज़ल्ट भी प्रोसेस होना फ़ास्ट हो जाता है। बेसिकली जो डेक्स क्वेरी होती है उसका रिज़ल्ट प्रोसेसिंग भी फ़ास्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये होती है रन लेंथ एन्कोडिंग। अब दोस्तों हमने ये वैल्यू एन्कोडिंग, हैश एन्कोडिंग, रन लेंथ एन्कोडिंग इनको आइसोलेशन में समझा। पर होता क्या है जो जब डेटा स्टोरेज की बात आती है तो वर्टीपैक इंजन इनको आइसोलेशन में नहीं देखता है इन एन्कोडिंग टेक्निक्स को। वो क्या करता है एक कॉलम के ऊपर अगर उसे लग रहा है कि हम 2 एन्कोडिंग टेक्निक भी लगा सकता है, जैसे किसी कॉलम पे वो वैल्यू एन्कोडिंग या रन लेंथ एन्कोडिंग लगा सकता है या किसी कॉलम पे वो डिक्शनरी एन्कोडिंग और रन लेंथ एन्कोडिंग अप्लाई कर सकता है, तो मोर देन वन एन्कोडिंग टेक्निक्स भी वो अप्लाई करता है कॉलम्स पे ताकि डेटा को बेस्ट तरीके से कंप्रेस कर सके। तो दोस्तों आप देखते हैं हम किस तरीके से हमारा वर्टीपैक इंजन एक से ज़्यादा एन्कोडिंग टेक्निक्स लगा के हमारे कॉलम्स के डेटा को स्टोर करता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जो बेसिकली वर्टीपैक इंजन कंसीडर करता है बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ द एन्कोडिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों कार्डिनैलिटी ऑफ अ कॉलम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं किसी कॉलम के अंदर। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारी कॉलम में, ये सबसे पहले हमारा वर्टीपैक इंजन देखता है। उसके बाद कितनी वैल्यू डुप्लीकेट हो रही हैं, जैसे अभी हमने बात की थी रिडंडेंट के बारे में, रिडंडेंट डेटा के बारे में रन लेंथ एन्कोडिंग में, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो वर्टीपैक इंजन कंसीडर करता है। फिर होता है रोज़ काउंट, कितनी रोज़ हैं और लास्ट में क्या डेटा टाइप है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनको बेसलाइन बना के हमारा वर्टीपैक इंजन एन्कोडिंग टेक्निक्स को अप्लाई करता है डेटा कंप्रेशन के। तो फ्रेंड्स एक सिनेरियो समझते हैं जिसके अंदर हमारा वर्टीपैक इंजन एक से ज़्यादा एन्कोडिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है बिफोर स्टोरिंग द डेटा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने एक कंट्री नेम करके एक कॉलम लिया है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ वैल्यूज़ थी जो बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी प्रेज़ेंट थी। एक ऐसा कॉलम था जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ प्रेज़ेंट थी। तो अब इस सिनेरियो में वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? वर्टीपैक इंजन इस कॉलम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी एन्कोडिंग या हैश एन्कोडिंग, ये डीई का मतलब है डिक्शनरी एन्कोडिंग या हैश एन्कोडिंग अप्लाई करेगा और एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिक वैल्यूज़ सबसे पहले हमारे कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा। यूनिक वैल्यूज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4 यूनिक वैल्यूज़ है और इनको इंडेक्स दे देगा। तो यही हमारा डिक्शनरी एन्कोडिंग में था जैसे हमने बात की थी। तो डिक्शनरी एन्कोडिंग में इसने इंडेक्सेस प्रोवाइड करा दिए हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। तो जो भी कंट्री नेम के थे उनके अगेंस्ट हमारी इंडेक्स वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो एक तरीके से डिक्शनरी मेंटेन हो गई। और अब रादर देन स्टोरिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्टीपैक इंजन क्या करेगा हमारी इनके इंडेक्सेस को जाके यानी इन इंटीजर वैल्यूज़ को 0, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज़ को जाके स्टोर कर देगा अगेंस्ट दैट रोल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा डिक्शनरी एन्कोडिंग। और अब वर्टीपैक इंजन को लग रहा है कि ये जो वैल्यूज़ उसने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, ये भी कंसेक्युटिवली दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने रन लेंथ एन्कोडिंग में बात की थी, कंसेक्युटिवली या एडजेसेंटली ये वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं। तो अब इसमें एक और कंप्रेशन लगा के और ज़्यादा स्टोरेज को सेव किया जा सकता है। तो अब क्या करेगा वर्टीपैक इंजन, ये जो एन्कोडेड डिक्शनरी एन्कोडेड डेटा है, इसके ऊपर फिर रन लेंथ एन्कोडिंग अप्लाई करेगा ताकि और भी ज़्यादा स्पेस सेव हो सके। तो अब वो क्या करेगा, इसमें से यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा जो 0, 1, 2, 3 है हमारी यूनिक वैल्यूज़ और उनके क्या काउंट आ रहे हैं, उन काउंट को जाके फाइनली स्टोर कर देगा। तो आफ्टर रन लेंथ एन्कोडिंग जैसे मैंने बताया था,
यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ एंड देयर काउंट, जो भी कितनी बार वो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हुई हैं, कितनी बार वो वैल्यू कंसेक्युटिवली रिपीट हुई हैं, काउंट को जाके स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा वर्टीपैक इंजन, जो सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख देगा और उनके अगेंस्ट जो भी काउंट है, यानी कितनी बार वो कंसेक्युटिवली रिपीट हुई हैं, उन काउंट को लेके यहाँ पे लिख देगा। तो इस सिनेरियो में फ्रेंड्स जो हमारा वर्टीपैक इंजन था, इसने एंड टू एंड डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे कंट्री नेम कॉलम को स्टोर कराने के लिए 2 एन्कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ किया ताकि हम कंप्रेशन अचीव कर सके उस डेटा कॉलम उस डेटा कॉलम के ऊपर। तो ये तो था एक मिक्स्ड अप्रोच, मिक्स्ड एन्कोडिंग अप्रोच जिसमें एक से ज़्यादा एन्कोडिंग अप्रोचेस। फ्रेंड्स हम लोग डेक्स में कई बार कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, ये रो कॉन्टेक्स्ट है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। पर अगर हम इनका बेस देखें, ये कैसे शुरू होता है, इसके कॉन्सेप्ट का अगर हम बेस देखने की कोशिश करें, तो फ्रेंड्स वो शुरू होता है एक्सपेंडेड टेबल्स से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सपेंडेड टेबल, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक एक्चुअल में फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो प्रोपेगेट करता है, किस तरह से वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट मूव करता है, कैसे ये सारी फ़ंक्शनैलिटी काम करती है, ये सब कुछ समझने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डेक्स इंजन्स के बारे में बताया। मैंने बताया फ़ॉर्मूला इंजन क्या होता है, स्टोरेज इंजन क्या होता है, एक वर्टीपैक स्टोरेज इंजन कैसे काम करता है, कैसे एन्कोडिंग टेक्निक्स लगा के वो डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस करे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडेड टेबल्स कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडेड टेबल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम डेक्स क्वेरी को लिख रहे हैं। क्योंकि डेक्स क्वेरीज में किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट मूव करेगा फ्रॉम आवर लुकअप टेबल्स टू आवर फैक्ट टेबल्स या डेटा टेबल्स, ये इसका बेस हमारा जो होगा वो एक्सपेंडेड टेबल से ही आता है। अगर हम अपने अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ लुकअप या डायमेंशन टेबल्स ली हैं और एक फैक्ट टेबल बनाई है। एक सिंपल तरीके से स्टार स्कीमा मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इसके अंदर हमारी एक कस्टमर लुकअप टेबल है, एक डेट लुकअप टेबल है और एक प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, या फिर हम इनको डायमेंशन टेबल्स भी कह सकते हैं, और एक सेल्स डेटा या सेल्स एक फैक्ट टेबल है। अब ये जो डायमेंशन टेबल्स हैं, ये हमारी फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड हैं। अब हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि कस्टमर लुकअप और हमारी सेल्स डेटा वन टू मैनी रिलेशनशिप से एक दूसरे के साथ अटैच है, तो यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली बात होती है। यहीं से एक एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब जब मान लीजिए मेरी ये कस्टमर लुकअप टेबल है और एक ये मेरी सेल्स डेटा टेबल है। अब होगा क्या, जब भी कस्टमर लुकअप हमारी सेल्स डेटा के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच होगी, तो जो सेल्स डेटा हमारी जो टेबल है, जो हमारी एक फैक्ट टेबल भी है और जो हमारे मेनी साइड पे है, इस टेबल का एक एक्सपेंडेड वर्ज़न भी होगा, जो अभी आपको विज़िबल नहीं है क्योंकि ये सारी प्रोसेस बैकएंड पे है, बट सेल्स डेटा टेबल का एक एक्सपेंडेड वर्ज़न होगा। अब उस एक्सपेंडेड वर्ज़न में अगर हम केवल अभी कस्टमर लुकअप टेबल को ही देखें, तो सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्ज़न में हमारे कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा भी होंगे। जैसे कुछ कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं, कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट। इन कॉलम्स के अलावा भी कुछ कॉलम्स होंगे। अगर हम कस्टमर लुकअप की बात करें, तो कस्टमर लुकअप में से हमारे कस्टमर आईडी ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, तो बर्थ डेट, कस्टमर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये कॉलम भी आपको भले ही विज़िबल नहीं है, पर सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्ज़न में ये कॉलम भी प्रेज़ेंट है। वही बात करते हैं अगर हम प्रोडक्ट लुकअप टेबल की, तो प्रोडक्ट लुकअप के भी, क्योंकि प्रोडक्ट लुकअप और सेल्स डेटा टेबल ये भी वन टू मेनी रिलेशनशिप, जैसे आप यहाँ बात देख रहे हैं, या वन है या मैनी है, ये दोनों भी वन टू मेनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड है। तो जो प्रोडक्ट लुकअप के कॉलम्स है, लाइक फाइनल फाइनल प्राइस, लाइक प्रोडक्ट नेम, ये सारे कॉलम्स भी सेल्स डेटा जो हमारी फैक्ट टेबल है, ये सेल्स डेटा टेबल है, इसके एक्सपेंडेड वर्जन में प्रेजेंट होंगे। और सेम कॉन्सेप्ट हमारा डेट लुकअप टेबल और सेल्स डेटा के साथ भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड हैं। तो सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्जन में हमारे कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप और प्रोडक्ट लुकअप के दो कॉलम्स, बेसिकली प्राइमरी की, फॉरेन की कॉलम्स के अलावा भी जो इसमें कॉलम्स है, वो भी उसके एक्सपेंडेड वर्जन में प्रेजेंट होंगे, जो अभी हमें विजिबल नहीं है। पर हम आगे जब फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तब हम उन कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं, और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली प्रोपेगेट करता है।
अब दोस्तों हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा बेसिकली स्टार है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो ये जो एरो है यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली ये बताता है कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से फ्लो हो रहा है। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट हमेशा जो वो करता है फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड करता है। या इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हमारी लुकअप टेबल या डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल की तरफ जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की बात होगी, वो वन टू मैनी या फ्रॉम डायमेंशन टू फैक्ट टेबल की तरफ जाएगा, इसके रिवर्स नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो कस्टमर लुकअप टेबल होगी, उसके कोई एक्सपेंडेड वर्ज़न अभी हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर लुकअप हमारी वन साइड पे प्रेज़ेंट है, तो ये जो टेबल होगी, इसके अंदर कोई भी जो हमारा जैसे सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट टेबल है, सो सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट कॉलम है, ये इसके एक्सपेंडेड वर्ज़न में प्रेज़ेंट नहीं होगा। कस्टमर लुकअप के एक्सपेंडेड वर्ज़न में प्रेज़ेंट नहीं होगा। हमेशा जो भी टेबल मैनी साइड पे रहती है, उसी का ही एक्सपेंडेड वर्ज़न बनता है। यहाँ पे हमारी सेल्स फैक्ट टेबल है। सेल्स फैक्ट टेबल का हमारा या सेल्स डेटा टेबल का हमारा एक्सपेंडेड वर्ज़न बनेगा। उस एक्सपेंडेड वर्ज़न में हमारे रेस्ट ऑफ द कॉलम्स जो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं, वो उस एक्सपेंडेड वर्ज़न जो हमारा बनेगा इस टेबल का, उसके पार्ट होंगे। अब मैं आपको एक डेमो दूँगा छोटा-सा, उसके थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होता है, वो प्रोपोगेट करता है फ्रॉम आवर बेसिकली फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड या फ्रॉम आवर लुकअप टेबल्स टू डेटा टेबल्स और फैक्ट टेबल्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको डेमो स्टार्ट करने से पहले एक आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। टेबल्स के डेटा के से गो थ्रू करवा देता हूँ और कॉलम्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले कस्टमर लुकअप टेबल है हमारी, जो एक डायमेंशन कस्टमर डायमेंशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा कस्टमर आईडी कॉलम है, जो हमारा की कॉलम है। उसके अलावा कस्टमर नेम है, बर्थ डेट है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है। इस तरीके से कुछ कॉलम हमने यहाँ लिए हैं। कस्टमर लुकअप टेबल में एक डेट लुकअप टेबल है, जिसमें डेट की है हमारा डे, मंथ और ईयर करके कुछ कॉलम्स हैं। एक प्रोडक्ट लुकअप टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, जो की कॉलम है, प्रोडक्ट नेम एंड फाइनल प्राइस करके कुछ कॉलम हैं इसके। और फाइनली हमारे पास एक सेल्स डेटा या फिर एक सेल्स फैक्ट टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी जैसे कुछ की कॉलम्स हैं। और उसके अलावा हमारे कुछ सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट जैसे कॉलम भी इस टेबल में प्रेज़ेंट हैं। तो ये तो रहा टेबल्स का ओवरव्यू। अब हम सीधे चलते हैं और एक बेसिक सा एक मैं आप लोगों को एक मेज़र बना के दिखाऊँगा और उस मेज़र के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अभी के लिए मेज़र जो है अपनी फैक्ट टेबल के अंदर ही बना रहा हूँ। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम एक सेपरेट टेबल मेजर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, क्या पर्पज़ होता है, ये सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, इवन मेजर्स को भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी के लिए जस्ट एक एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये जो हमारा जो ये आज वाला जो मेजर है कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाने के लिए मैं ये इसे सेल्स डेटा फैक्ट टेबल के अंदर ही बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसमें राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू मेजर को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक बेसिक सा एक कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा। कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं सब समझाने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। अभी जस्ट आपको एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा, इसमें एक्सप्रेशन दे दूँगा। मुझे क्या करना है, सम सेल्स जो हमारी सेल्स डेटा टेबल है, इसमें जो सेल्स अमाउंट है, इसका मैं समेशन करूँगा। तो क्लोज़ कर देंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा मैं फ़िल्टर क्योंकि हमें एक ये दिखाना है कि किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है वो फ़्लो कर रहा है। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट दोस्तों हमारा फ़्लो करता है फ्रॉम लुकअप टेबल टू आवर फैक्ट टेबल या हमारी डेटा टेबल। तो वही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर फ़ंक्शन ले लूँगा। फ़िल्टर फ़ंक्शन के लिए सबसे पहले मुझे टेबल लेनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं एक कस्टमर लुकअप टेबल को ही रेफ़रेंस मैं यहाँ लूँगा। तो मैं यहाँ बेसिकली कस्टमर लुकअप टेबल ले लूँगा और यहाँ पे एक फ़िल्टर कंडीशन को पुट करूँगा। वो फ़िल्टर कंडीशन क्या होगी, ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी फीमेल्स हैं उन्होंने कितना परचेज़ किया है, इसको मैं देखने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कस्टमर लुकअप जेंडर के आगे यहाँ पे जाके अपनी फ़िल्टर कंडीशन लिख दूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पे मेरी फ़िल्टर कंडीशन होगी
फीमेल। ओके, और इस मेजर का मैं कुछ नाम दे दूंगा, जैसे फीमेल टोटल या फिर फीमेल कस्टमर्स परचेज, ऐसे करके मैं इस मेजर का नाम दे दूंगा और इसको हम ओके कर देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये और इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये फीमेल कस्टमर परचेज करके एक मेजर मेरा बन के आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक हम टेबल ले लेंगे, एक विजुअल लेंगे जो हमारा, या फिर हम बेसिकली मैट्रिक्स ले लेंगे, जिसके थ्रू हम अपने इस डेटा को अब इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेट कर रहा है फ्रॉम लुकअप टेबल टू आवर बेसिकली फैक्ट टेबल, एंड किस तरीके से एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस बेसिकली जो हमने मेजर बनाया है, इसको मैं ट्रैक कर लूँगा वैल्यूज़ के अंदर, और बेसिकली मैं देख सकता हूँ कस्टमर लुकअप से मैं कस्टमर नेम को ले लूँगा अभी के लिए, और एक जो सेल्स अमाउंट कॉलम था जिसके ऊपर हमने समेशन करके फ़िल्टर लगाए थे, एक बार मैं उसको भी ले लेता हूँ। श्योर। तो अब यहाँ पे एक एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने एक इस तरीके से मैट्रिक्स आपके लिए बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक तो टोटल सेल्स अमाउंट जो मेल और फीमेल दोनों, जो दोनों लोगों का परचेज़ को दिखाता है, एक वो कॉलम ले लिया, और एक कॉलम लिया है जिसमें केवल फीमेल जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने कितना परचेज़ किया, उसको दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक कस्टमर नेम कॉलम ले लिया है। तो जैसे देख पा रहे हैं आप, मेरे जो हमारा फ़िल्टर था, जो हमने बेसिकली मेजर लिखा और उसमें जो फ़िल्टर लगाया था, वो फ़िल्टर मैंने कस्टमर लुकअप टेबल पे लगाया था। यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो मैंने अपना फ़िल्टर लगाया था, वो बेसिकली मैंने लगाया था अपना कस्टमर लुकअप टेबल पे। पर वो फ़िल्टर प्रोपेगेट हुआ, वो फ़िल्टर बेसिकली प्रोपेगेट हुआ, यहाँ से आप देखिए, वो फ़िल्टर बेसिकली प्रोपेगेट हुआ फ्रॉम कस्टमर लुकअप टू आवर सेल्स डेटा। ये वन टू मैनी साइड प्रोपेगेट हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों, जो ये हमारा फ़िल्टर था फ्रॉम वन साइड, ये बेसिकली फ्रॉम वन साइड, ये प्रोपेगेट होके गया फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट टू आवर मैनी साइड, क्योंकि ये सेल्स डेटा हमारी फैक्ट टेबल थी, मैनी साइड पे प्रेज़ेंट थी। तो ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन हुई टू बी प्रिसाइज़ फ्रॉम आवर लुकअप टेबल टू आवर सेल्स डेटा फैक्ट टेबल। तो ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट फ्लो करता है। अब जो हमारा बेसिकली यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो हमने बेसिकली फीमेल कस्टमर परचेज कॉलम बनाया है, यहाँ पे जो हमारा बेसिकली इस फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये जो डेटा था, सेल्स डेटा था, ये भी फ़िल्टर हो गया। कैसे? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एंड्रयू या फिर जो डोनट, जो भी मेल कस्टमर्स थे, उनके आगे यहाँ पे परचेज़ नहीं दिखती है। वो एम्प्टी दिख रहा है, यहाँ देखिए आप, एम्प्टी है। वो एम्प्टी दिख रहे हैं सारी वैल्यूज़, और केवल फीमेल कस्टमर्स के आगे ही परचेज़ दिख रही है। उसका रीज़न फ्रेंड्स यही है कि जो फ़िल्टर हुआ है हमारा, वो ड्यू टू क्योंकि हमारी जो सेल्स डेटा टेबल थी, वो उसका एक एक्सपेंडेड वर्ज़न भी था। वो एक्सपेंडेड वर्ज़न में हमारा एक कस्टमर जेंडर कॉलम भी था। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेल्स डेटा टेबल होगी, इसके एक्सपेंडेड वर्ज़न में जेंडर कॉलम भी होगा। उस जेंडर कॉलम को हमने फ़िल्टर कर दिया और केवल फीमेल कस्टमर्स का ही डेटा उठाया। इस वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल जो हमारे कस्टमर थे उन्हीं का डेटा दिख रहा है, हमारे मेल कस्टमर्स का डेटा नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम में, फीमेल कस्टमर परचेज़ कॉलम में। तो फ्रेंड, ये होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट, और किस तरीके से एक्सपेंडेड जो हमारी टेबल्स होती है उनका कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स के बारे में। हम जानेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स होते क्या हैं, मेजर्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट्स की, कि रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और किस तरीके से रो कॉन्टेक्स्ट से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांज़िशन होता है, कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन जिसे हम कहते हैं, ये किस तरीके से अकर होता है, ये सब कुछ समझने वाले हैं और सब हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों अब समझते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेटेड कॉलम्स की।
तो जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं, वो भी दूसरे नॉर्मल कॉलम्स की तरह ही होते हैं, बस इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली वो डेक्स एक्सप्रेशन जो हमारे डेक्स की क्वेरी लगती है, डेक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएट होने के बाद ही इनकी वैल्यू बेसिकली डिराइव होती है, ये जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। अब ये जो कैलकुलेटेड कॉलम्स रहेंगे, ये बेसिकली हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे हमारे डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल के अंदर टेबल्स होंगी, डेटा टेबल्स, उन टेबल्स के कॉलम जैसे बाकी कॉलम्स हमारे स्टोर हो रहे हैं, हमारे रैम के अंदर इसी तरीके से ये कैलकुलेटेड कॉलम्स भी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इसका मतलब ये होगा दोस्तों ये हमारा फिज़िकल स्पेस लेने वाले हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स हमारा फिज़िकल स्पेस लेने वाले हैं। ये जिसकी वजह से हमारा जो डेटा मॉडल होगा उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। जैसे-जैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को ऐड करते जाएँगे हमारा डेटा मॉडल का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये एक इसका हम कह सकते हैं एक ड्रॉबैक भी है कि ये फिज़िकली हमारे स्पेस लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर तो यही है स्टोर्ड इन मेमोरी। अब बात करते हैं अगर मेजर्स की, तो दोस्तों जो मेजर्स होते हैं बेसिकली हमारे मेजर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कैलकुलेशन। जैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू, मेजर्स में भी हम कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। बट जो डिफरेंस आता है वो अब समझने वाला है कि दे विल नॉट कंज्यूम एनी मेमोरी अनलेस यूज्ड इन विजुअल। जब तक ये विजुअल में यूज़ नहीं होगा, यानी अगर हमारी रिपोर्ट बनाई है, हमारे रिपोर्ट में हम कोई मैट्रिक्स या टेबल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम पुल करके नहीं लेके आएँगे मेजर को, तब तक मेजर हमारा कोई स्पेस नहीं लेने वाला। ये सीपीयू तभी बेसिकली कंज़्यूम करेगा कैलकुलेशन के लिए जब ये किसी मैट्रिक्स या टेबल का बेसिकली पार्ट बनेगा यानी हम उसको पुल करके लेके आएँगे किसी मैट्रिक्स या किसी विज़ुअल में मैं कह सकता हूँ किसी पावर बीआई के किसी विज़ुअल में हम जब इसको पुल करके लेके आएँगे, तभी ये सीपीयू कंज़्यूम करने वाला है, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। ये सिंपल एक हमारा कोड की तरह जैसे हमारा सिंपल एक कोड हम लिखते हैं, सोर्स कोड की तरह ही स्टोर हो रहता है, कोई मेमोरी कंज़्यूम नहीं करता है। तो बेसिकली एक एडवांटेज होती है मेजर की ओवर कैलकुलेटेड कॉलम्स। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, ये कहता है कि कैलकुलेटेड कॉलम्स आर इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ डेफिनिशन एंड एट द टाइम ऑफ डेटा सेट प्रिपेयर। तो दोस्तों जब भी हमने डेक्स एक्सप्रेशन लिख के अपने कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू डिराइव की है, एक तो तब ये बेसिकली इवैल्यूएट होगा और दूसरा कब होगा, जब हमारा डेटा सेट ही रिफ्रेश कर जाएगा। जब डेटा सेट रिफ्रेश होगा, तब तो कैलकुलेटेड कॉलम्स की वैल्यू बेसिकली दोबारा से डेक्स एक्सप्रेशन लगेगी, दोबारा से ही जो वैल्यू है इवैल्यूएट होके आएँगी। तो 2 टाइम ही बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम इवैल्यूएट होते हैं। एक तो डेफिनिशन के टाइम जब हम बना रहे हैं उनको और दूसरा जब हमारा डेटा सेट ही रिफ्रेश हो जाए। अब अगर बात करते हैं हम थर्ड और फोर्थ फीचर की, तो बेसिकली थर्ड फीचर ये बोलता है कि मान लीजिए कोई एक्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है हमारे टेबल में, म उनके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम अपना बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम उसके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब ये पॉइंटर निकल के आता है कि अगर मेजर्स हमारे इतने यूज़फुल हैं कि बेसिकली वो मेमोरी में बेसिकली स्टोर नहीं हो रहे हैं, कोड की तरह स्टोर्ड हैं, कोई स्पेस नहीं ले रहे, जब हम उनको पुल करके लेके आ रहे हैं, तभी वो सीपीयू कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हर टाइम हम मेजर्स ही क्यों नहीं बना लेते? क्यों हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड सिनेरियो मैं कहूँगा ऐसे होते हैं, 90% टाइम हम कहेंगे मेजर्स ही यूज़ होगा, लेकिन कुछ 10% टाइम ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि हमें कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करना होता है। पहला सिनेरियो आता है जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स दोस्तों हो सकता है कि आपके मेजर आपका जो आउटपुट आपको डिराइव करना है, मान लीजिए कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट आई, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद आपको परफ़ॉर्म करनी है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम मेजर्स बनाएँगे तो मेजर्स क्योंकि आपको पता है जब हम डायनामिकली इवैल्यूएट होते हैं और जब हम उनको पुल करके लेके आ रहे हैं, तब इवैल्यूएट हो रहे हैं तो होगा क्या? हमारी जो रिपोर्ट को डिस्प्ले होने में टाइम लग जाएगा। टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके अपने कॉलम को बना के रख लेंगे, ताकि यूज़र का जो टाइम होगा, वो बच सके। उसके टा उस वो जब रिपोर्ट को देख रहा है, वो रिपोर्ट लोड होती ही ना रह जाए। यूज़र डायरेक्टली अपना बेसिकली थ्रू कैलकुलेटेड कॉलम बहुत ही ईज़िली, बहुत ही फ़ास्टली रिपोर्ट डिस्प्ले हो सकती है। यही कुछ सिनेरियोज़ होते हैं, जब हम कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑलरेडी जो भी हमें कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करनी है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर होके रहेगी। अब जब मेमोरी में स्टोर होके रहेगी, तो हमारे को जब भी रिपोर्ट डिस्प्ले करानी रहेगी, उसको डिस्प्ले कराने में टाइम नहीं लगेगा। वहीं मेजर को अगर हम डिस्प्ले कराने में जाएँगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ और जहाँ डेटा सेट भी बड़ा है, तो हमारा रिपोर्ट को रेंडर होने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कुछ सिनेरियो होते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स के साथ।
वहीं कई बार क्या होता है कि हमें कुछ स्लाइसर्स में कुछ कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि मेजर्स कभी भी स्लाइसर्स के साथ यूज़ नहीं होते, तो ऐसे सिनेरियो में भी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रांज़िशन बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन काम कर सकता है। सीधे चलते हैं डेमोज़ की ओर। ओके, तो दोस्तों हम डेमो सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम्स से स्टार्ट करेंगे। हम कैलकुलेटेड कॉलम्स के एक बेसिक सा डेमो करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या कॉन्टेक्स्ट होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स का और किस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म करते हैं, सब कुछ समझेंगे। तो मैं सीधे चलता हूँ और बेसिकली सबसे पहले आपको अपना डेटा मॉडल दिखा देता हूँ। मेरे डेटा मॉडल के अंदर मैंने सेल्स डेटा टेबल एक या फैक्ट टेबल ली है। इसके अलावा कस्टमर लुकअप टेबल है मेरे पास जो एक डायमेंशन टेबल का काम कर रही है, डेट लुकअप टेबल है और इसके अलावा प्रोडक्ट लुकअप टेबल है। अब अगर सबसे पहले मैं अपनी टेबल में जाता हूँ और मैं सेल्स डेटा टेबल को लेता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास कॉलम होंगे जैसे मैंने पिछले भी कुछ वीडियोज़ में समझाया हुआ है, मेरे कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट इस तरीके के कॉलम्स मेरे सेल्स डेटा टेबल में रहेंगे। अब दोस्तों अगर मेरे को कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है तो सबसे पहले मेरे को न्यू कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ जैसे ही न्यू कॉलम पे जाऊँगा और तो मैं सबसे पहले यहाँ कुछ कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ ये सारा सेल्स अमाउंट जो हमारा कॉलम है इसका सम परफ़ॉर्म हो। तो ये ऑपरेशन मैं परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सम जो होगा सिंपल मैं यहाँ लिख दूँगा सम अपना फ़ंक्शन और जैसे यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन में कि मेरे को एक कॉलम नेम देना है। मैं सेल्स डेटा टेबल का अपना सेल्स अमाउंट कॉलम यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ लिख दूँगा मैं सिंपल सम ऑफ ये नॉर्मल हमारा सम ऑफ कॉलम है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट होके आ रही है। बेसिकली ये जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम था, ये जो कॉलम था, इस कॉलम के जो सम टोटल है वैल्यूज़ यानी ये देखिए 3,60,000 3,60,000 9,00,000 2,70,000 ये सारी वैल्यूज़ का सम जो करके आएगा लास्ट तक, वो वैल्यू जो होगी, वो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले की गई है। अब जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये सेम वैल्यू आई है। अब मैं बताता हूँ ये दोस्तों ये सेम वैल्यू क्यों आती है? देखिए जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली इवैल्यूएशन करने का तरीका होता है, वो रो बाय रो होता है। तो क्या होगा कि ज ये क्या करेगा बेसिकली हर रो को इटरेट करता जाएगा जैसे 3,60,000 फिर नेक्स्ट रो में आएगा तो उसका सम कर लेगा 3,60,000 और 3,60,000 का। फिर नेक्स्ट रो में आएगा तो 9,00,000 को जो प्रीवियस सम था उसमें ऐड कर देगा। इस तरीके से सारा को सम करता चला जाएगा लास्ट तक और जो लास्ट में फाइनल वैल्यू जो हमारी आएगी लास्ट में सबसे जो हमारी फाइनल वैल्यू है, उसको सम करके जो वैल्यू आएगी, वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। यानी आपको ये जो वैल्यू है, ये लास्ट तक जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं, इनका सम करके जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको दिखा देगी। तो ये तो नॉर्मली हो गया हमारा रो कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। अब दोस्तों एक फंडा आता है कैलकुलेट फंक्शन का। अब ये जो कैलकुलेट फंक्शन होता है दोस्तों, ये बेसिकली रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेट कॉलम यूज़ किया, कैलकुलेट कॉलम के केवल रो कॉन्टेक्स्ट क्योंकि मैंने बताया आपको केवल वो रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, तो इसीलिए सेम वैल्यू यहाँ पे आ गई। पर अगर हमारे को ये वैल्यूज़ डिफरेंट चाहिए बेसिकली हमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट भी इसमें ऐड करना है। रो से फ़िल्टर कॉन ट्रांसफ़ॉर्म करना है कहने का मतलब है, तो हमारे को कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करना होगा। तो मैं अब आपको कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करके किस तरीके से इस कॉलम की वैल्यू में चेंज आने वाला है, वो दिखाता हूँ। तो मैं फिर से क्या करूँगा एक न्यू कॉलम ले लूँगा और इस न्यू कॉलम को मैं नाम दूँगा सम ऑफ बेसिकली सम ऑफ सेल्स अमाउंट देता हूँ मैं। पहले मैंने सम ऑफ कॉलम दे दिया था, उसकी जगह भी मेरे को सम ऑफ सेल्स अमाउंट देना चाहिए था। सम ऑफ सेल्स अमाउंट पर हियर मैं क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेट का यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। इस तरीके से मैं कैलकुलेट दे दूँगा। यहाँ पे कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन माँग रहा है, तो एक्सप्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम जो था, जो हमारा प्रीवियस हमने यहाँ पे लिया है, उसको बेसिकली हम यहीं पे यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे बेसिकली सम फ़ंक्शन को और मैं सेल्स डेटा टेबल पे जाऊँगा अपनी और सेल्स अमाउंट को यहाँ पे बंद कर दूँ। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं
यहाँ पे जैसे ही मैंने कैलकुलेट फंक्शन का जैसे मैंने यूज़ किया, कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करने के साथ ही मेरा बेसिकली जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रो कॉन्टेक्स्ट था, वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ट्रांसफ़र हो गया या ट्रांसफ़ॉर्मेशन परफ़ॉर्म हो गई। तो जैसे यहाँ पे हमारे रो कॉन्टेक्स्ट की वज़ह से कोई फ़िल्टर नहीं हो रही थी वैल्यूज़, पूरा एग्रीगेटेड टोटल हमारा यहाँ रो बाय रो दिख रहा था। अब वो रादर देन एग्रीगेटेड टोटल के हमारे पास फ़िल्टर होके वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो यही बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा रो कॉन्टेक्स्ट जिसमें सबसे पहले जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट किसी कैलकुलेटेड कॉलम के लिए होता है रो कॉन्टेक्स्ट, उससे ट्रांसफॉर्म हो गया या ट्रांजिशन परफॉर्म हो गया यूजिंग दिस कैलकुलेट फंक्शन टू आवर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये तो होता है कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन और रो कॉन्टेक्स्ट और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब हम मेजर्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं ये काम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ मेजर्स बनाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कॉन्टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैरी करते हैं मेजर्स। जैसे मैंने बताया था कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट कैरी करते हैं। रो बाय रो इवैल्यूएशन होती है वैल्यूज़ की। अब फिर जो बेसिकली हमारे मेजर्स होते हैं, वो क्या कॉन्टेक्स्ट कैरी करते हैं, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं सेल्स डेटा जो हमारी फैक्ट टेबल थी, उसके अंदर एक बेसिक सा मेजर बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं बेसिकली इस मेजर में अभी मैं इसको मेजर ही रहने देता हूँ और इसके अंदर बेसिकली या फिर मैं इसको सम कर लेता हूँ। सम ऑफ सेल्स अमाउंट और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेजर रहेगा हमारा और इसके अंदर भी मैं सिंपली जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम था, उसका सम करने वाला हूँ, उसकी वैल्यूज़ का सम करने वाला हूँ। तो यहाँ सेल्स डेटा टेबल हो जाएगी हमारी और ये जो हमारा सेल्स अमाउंट कॉलम है, इसको हम परफॉर्म कर अब मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट हमारा ये मेजर्स कैरी करते हैं, मैं एक सिंपल आपको यहाँ मैट्रिक्स लेने वाला हूँ। ये मैं मैट्रिक्स विज़ुअल को बेसिकली पुल कर लूँगा यहाँ पे। ये हमारा मैट्रिक्स विज़ुअल आ गया है। अब मैं इस मैट्रिक्स विज़ुअल में क्या करूँगा, जो भी हमारा जो अभी मैंने मेजर बनाया है, इसको पुल कर लूँगा। येस, इट इज़ अ मेजर और इसको लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अ, कस्टमर आईडी ले लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब हमारी बात हो रही थी कैलकुलेटेड कॉलम की, तो उसके अंदर सारी वैल्यू सेम आ रही थी। लेकिन जब बात होती है मेजर की, तो मेजर के अंदर जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, बेसिकली जो फ़िल्ट्रेशन होती है, वो ऑटोमैटिकली हो जाती है। हमें कुछ भी कैलकुलेट फ़ंक्शन का या कुछ भी ऐसे फ़ंक्शन का यूज़ नहीं करना होता। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने सेम यही फ़ंक्शन सम ऑफ पर्टिकुलर सेल्स अमाउंट कॉलम मैंने जब कैलकुलेटेड टेबल के साथ लिया सॉरी कैलकुलेटेड कॉलम के साथ लिया, तब वहाँ पे मेरे को केवल सेम वैल्यूज़ ही रिपीट होती गई क्योंकि वहाँ पे केवल रो कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा था। लेकिन जब ये सेम कैलकुलेशन मैंने मेजर के साथ परफ़ॉर्म की, तो मेरे पास फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑटोमैटिकली आगे आई। आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल कस्टमर के साथ मेरी ये सारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके आ रही हैं। कोई भी वैल्यूज़ सेम नहीं हो रही है। जब कैलकुलेटेड कॉलम था तो 3, 4, 5, 11 ये सारी वैल्यूज़ बार-बार रिपीट हो रही थी। लेकिन अब ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेजर हमारा इन्हेरेंटली अपने अंदर ही फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को लेके चलता है। इस वजह से ये सारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके ही आई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए अगर मैं एक और मेजर बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सम ऑफ बेसिकली अ, सम ऑफ सेल्स अमाउंट एंड हियर मैं क्या करता हूँ इस मेजर के अंदर भी कैलकुलेट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेट कॉलम के साथ यूज़ किया था अ, यहाँ पे भी मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ सिंपल अपना सबसे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा, सम लगाऊँगा, सम के बाद मेरा जो सेल्स डेटा टेबल है उसका सेल्स अमाउंट कॉलम ले लेता हूँ और इस तरीके से इसको पैक कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूँगा और इस कॉलम को भी अगर मैं पुल करके लेके सॉरी इस मेजर को भी अगर मैं पुल करके लेके आता हूँ, इस मेजर में भी कोई फ़र्क नहीं आया। इसका कहने का मतलब है कि जो कैलकुलेट फंक्शन था, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है मेजर के साथ। ये कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ नहीं है कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन में।
जैसे हमारे कैलकुलेट कॉलम था, उसके अंदर हमारे को अगर कॉन्टेक्स्ट को ट्रांज़िशन करना है, तो कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है मेजर की, तो मेजर के अंदर कोई यूज़ नहीं, मेजर के अंदर कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन के लिए कोई यूज़ नहीं होगा कैलकुलेट का। ऑटोमैटिकली ही जो हमारा मेजर होगा, वो हमारा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आता है। इसके अंदर हमारे को कैलकुलेट यूज़ नहीं करना होता फंक्शन कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन के लिए। तो ये एक डिफरेंस मेजर डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर के अंदर की कैलकुलेटेड कॉलम में हमारे को कॉन्टेक्स्ट को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अगर हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे लाना है तो हमें कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पर मेजर्स के अंदर ऑटोमैटिकली ही फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, इसलिए हमें कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कैलकुलेट यूज़ भी करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट आने वाला है, जैसे अभी आपने यहाँ पे डेमो में देखा। तो फ्रेंड ये तो सारा कॉन्सेप्ट हुआ कैलकुलेटेड कॉलम का, मेजर्स का, कॉन्टेक्ट्स का, रो कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, कैसे कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन परफॉर्म करना पड़ा हमारे को कैलकुलेटेड कॉलम में, किस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेजर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है, ये सारा हमने समझा थ्रू डेमो। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स टेबल के बारे में। मेजर्स टेबल के क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों हमें अपने डेटा मॉडल के अंदर मेजर्स टेबल को डिज़ाइन करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में हमने मेजर्स को समझा था कि मेजर्स किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ फिज़िकली स्टोर नहीं करते हैं, उनका केवल सोर्स कोड स्टोर होता है और मेजर्स केवल बेसिकली डायनामिकली अपनी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करते हैं जब हम उनको पुल करके लेके आते हैं अपने विज़ुअल के अंदर। तो हमने मेजर्स के बारे में डिटेल में समझा था अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा, आप उसको वीडियो को जाके चेक करिए। आपको कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले मेजर्स टेबल की बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अपने डेटा मॉडल देखते हैं तो उसके अंदर टेबल्स होती है बहुत सारी और इन्हीं टेबल्स के अंदर हम अपने मेजर्स को बेसिकली अगर हम हमारी कोई सेपरेट टेबल नहीं है तो हमारे जो मेजर्स होंगे वो इन्हीं किसी टेबल के अंदर लाई करेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डिज़ाइन की तो ठीक है, अगर हमने मेजर्स बनाए और इन टेबल्स के अंदर फॉल और वो बेसिकली प्लेस कर दिए, इज़ इट ओके? उससे कोई आपको फंक्शनिंग में कोई इश्यू आने नहीं वाला है। पर उसका डिसएडवांटेजेस यही रहता है कि लेट्स सपोज़ अगर आप रिपोर्ट डिज़ाइन करने जाएँगे और आपको उस वक़्त मेजर्स की ज़रूरत होगी, उस वक़्त आप डिफरेंट टेबल्स में सर्च करते रहेंगे कि मेरा मेजर किस टेबल में प्रेज़ेंट है। तो इन सारे ड्रॉबैक्स से बचने के लिए, इन सारी डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए, इन सारे इश्यूज़ से अपने आप को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सेपरेट मेजर्स टेबल को डिज़ाइन कर लेना चाहिए, जिससे एडवांटेज ये होगा कि हमारी ओवरऑल जो हमारा डेटा मॉडल होगा, वो बेटर ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगा और जब भी हम रिपोर्ट डिज़ाइन करने जाएँगे, उस समय हमारे को काफ़ी ईज़ होगी। हमें इधर-उधर टेबल्स को सर्च करना नहीं होगा, हम डायरेक्टली उस मेजर्स टेबल में जाएँगे और वहाँ से पुल करके अपने मेजर्स को ड्रैग कर लेंगे विज़ुअल के अंदर। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ईज़िली फुलफ़िल कर पाएँगे। तो यही एक मोटिव होता है हमारा मेजर्स टेबल बनाने का ताकि हम ईज़िली मेजर्स को उस टेबल से डायरेक्टली पुल करके ले आएँ और हमारे को डिफरेंट टेबल्स में सर्च ना करना पड़े। तो अब दोस्तों मैं एक छोटा-सा डेमो दूँगा, हम किस तरीके से ये मेजर टेबल बना सकते हैं। तो सीधे चलते हैं डेमो की ओर। ओके, तो दोस्तों अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मेजर्स टेबल बनाने की बात करते हैं, तो हमारे को ये एंटर डेटा जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक नई टेबल हम इससे बना सकते हैं मैनुअल बेसिकली अपना डेटा एंटर करके। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एंटर डेटा को सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट टेबल का पॉपअप यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। मैं अभी अपने मेजर्स टेबल को नाम दूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों हमें नाम कुछ इस तरीके से हम इसका नाम मेजर्स नहीं दे सकते क्योंकि मेजर्स एक ऑलरेडी रिज़र्व्ड वर्ड होता है पावर बीआई के अंदर। तो हम इसका कुछ और नाम देते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका नाम कुछ ऐसा करके दे देता हूँ अंडरस्कोर मेजर्स या फिर मैं इसका नाम मेजर्स टेबल दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसे लोड कर दूँगा। तो जैसे अभी आप देखेंगे हमारी मेजर्स टेबल यहाँ पे बन गई है। अब दोस्तों मेजर्स टेबल हमारी ये रही, यहाँ पे ये मेजर्स टेबल होगी हमारी। अब दोस्तों ये जो मेजर्स टेबल है इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम हमारा इनबिल्ट होके आता है, एक डिफ़ॉल्ट कॉलम इस टेबल के अंदर बन के आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने मेजर्स हैं हमारे, हम उनको बेसिकली इस टेबल के अंदर पुल करेंगे। हम इसमें बेसिकली नए मेजर्स भी बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और न्यू मेजर करें तो नए मेजर्स भी बना सकते हैं।
क्योंकि अभी अभी हमारे पास ऑलरेडी मेजर्स प्रेज़ेंट है दूसरी टेबल के अंदर। अब हम उनको बेसिकली पुल करके हम इस बेसिकली मेजर्स टेबल में ड्रॉप कराएँगे। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर्स कैलकुलेट और सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर, ये यहाँ पे जो आपको कैलकुलेटर सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली इन इन मेजर्स को हम लेके जाएँगे अपनी मेजर्स टेबल के अंदर। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर को सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे देख प आप यहाँ पे देख पाएँगे कि मेरा मेजर्स टूल जो है, वो बेसिकली आ गया है। अब मेजर्स टूल के अंदर जो भी ये मेरा बेसिकली एक मैं कह सकता हूँ एक सेक्शन है जो मेजर्स टूल का, यहाँ पे आप देख पाएँगे होम टेबल। तो अभी के लिए जो होम टेबल है मेरी, वो सेल्स डेटा टेबल है। जो सेल्स डेटा टेबल है, वो मेरी होम टेबल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस होम टेबल को चेंज कर दूँगा और उसको मेजर्स टेबल कर, जैसे ही मेजर्स टेबल करूँगा, आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ सेल्स अमाउंट जो मेजर है, वो मेरा मेजर्स टेबल में जा चुका है। इसी तरीके से तो जो मेरा दूसरा मेजर था, सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर्स कैलकुलेट, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और इसका भी होम टेबल भी सेल्स डेटा है, इसको भी मैं चेंज करूँगा और इसको भी मैं मेजर्स टेबल में ले जाऊँगा। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, मेरे दोनों मेजर्स जो हैं, वो मेरी मेजर्स टेबल के अंदर आ गए हैं। अब दोस्तों ये दोनों मेजर्स आने के बाद आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है, जो हमारा इनिशियली आया था, इसका कोई यूसेज नहीं था। तो अब मैं क्या करूँगा, कॉलम को जाके बेसिकली इस कॉलम को जाके यहाँ से डिलीट कर दूँगा अपने मॉडल से, क्योंकि इसका कोई यूसेज नहीं है। ओके, तो अब आप जैसे देखेंगे कि मेरे इस मेजर्स टेबल के अंदर केवल मेजर्स ही हैं, कोई कॉलम प्रेज़ेंट नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरी मेजर्स टेबल का सिंबल था, आप देख पाएँगे यहाँ पे, वो कैलकुलेटर जैसा हो गया है। पहले वो टेबल की तरह दिख रहा था दूसरी टेबल्स की तरह, अब वो एक कैलकुलेटर की तरह हो गया, क्योंकि इस टेबल के अंदर हमारे मेजर्स ही प्रेज़ेंट है। तो फ्यूचर में दोस्तों अगर हमें कोई भी मेजर्स बनाने हैं, जैसे अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ एक मेजर बना के भी, तो मैं इसका नाम दे दूँगा डेमो मेजर। तो इसके के अंदर मैं बेसिकली सिंपल एक अपना सम फंक्शन यूज़ कर लूँगा और मैं सेल्स क्वांटिटी को यहाँ पे सम कर लूँगा। अभी जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए अ, ये मैं क्लोज़ कर दूँगा यहाँ पे, मेरा एक डेम मेजर आ गया है। तो इससे देखिए दोस्तों एडवांटेज ये हुआ कि हमारे सारे मेजर्स जो हैं वो एक साथ कलेक्ट होके आ गए हैं हमारी मेजर्स टेबल के अंदर। हमारे को किसी टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने जब भी हम रिपोर्ट बनाएँगे, हमें किसी टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक मेजर जो है वो इस मेजर्स टेबल में बन के आ, ये एक बेसिकली एडवांटेज होता है। तो जब भी जैसे आप यहाँ रिपोर्ट देख पा रहे हैं, एक विजुअल देख पा रहे हैं, अब मेरे को कुछ भी अगर इसके अंदर अगर अपना कुछ ड्रैग करके लेके आना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाऊँगा और मेरा जो मेजर होगा, वो काम करने लग जाएगा। मेरे को कहीं भी मेजर को सर्च करना नहीं पड़ेगा। तो यही एक एडवांटेज होता है मेजर्स टेबल बनाने का। मुझे उम्मीद है आपको मेजर्स टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेट फंक्शन के बारे में। कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है? कैलकुलेट फंक्शन ये कैसे काम करता है? किस तरीके से ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज करता है? ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम कैलकुलेट फंक्शन की सिंटैक्स को देखते हैं। तो जब हम दोस्तों बात करते हैं कैलकुलेट फंक्शन के सिंटैक्स की, तो फंक्शन की सिंटैक्स में फर्स्ट जो आर्गुमेंट होती है वो होती है एक्सप्रेशन, और जो सेकंड आर्गुमेंट होती है, जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है, वो होती है फिल्टर्स। अब मैं एक बेसिकली पहले एक थ्योरेटिकल वे में कैलकुलेटिव फंक्शन लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सप्रेशन और फिल्टर आर्गुमेंट लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक एक कैलकुलेट फंक्शन लिखता हूँ, तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन दोस्तों कैसे लिखा जाता है, जैसे सम ऑफ सेल्स, सेल्स अमाउंट कह सकते हैं। मैंने एक ये कॉलम ले लिया है एक टेबल का। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, दिस सम ऑफ सेल्स अमाउंट, दिस इज आवर एक्सप्रेशन, जो हमारे को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में देना है और दैट इज मैंडेटरी। हमारे को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में देना है, दैट इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट की। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट, जो फिल्टर आर्ग्यूमेंट होता है, उसको मैं बताता हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी डेटा टेबल के अंदर हमारी कस्टमर एक लुकअप टेबल थी। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये सेल्स अमाउंट जो डेटा था, जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, इसको फ़िल्टर करना था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फ़िल्टर में जाके यहाँ पे मैं अपना
कस्टमर नेम दे दूँगा। बेसिकली यहाँ पे मैं अपना कस्टमर नेम दे दूँगा और यहाँ पे कस्टमर नेम मैं दे सकता हूँ लेट्स सपोज़ एंड्रयू। ये मेरा कस्टमर नेम हो जाएगा। बेसिकली एंड्रयू ने जितने भी हमारे बेसिकली एंड्रयू ने टोटल जो आइटम्स हमारे परचेज़ किए, टोटल अमाउंट के जितने भी आइटम्स परचेज़ किए होंगे, वो सारे हमारा ये बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन रिटर्न करा के ले आएगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से फ़िल्टर था जो हमने अपनी टोटल एक्सप्रेशन या टोटल जो हमारा डेटा था, उसके ऊपर अप्लाई किया थ्रू दिस कैलकुलेट फंक्शन। तो ये तो एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब इस कैलकुलेट फ़ंक्शन को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। एक कैलकुलेट फ़ंक्शन लिख के दिखाऊँगा मैं आपको और ये दिखाऊँगा कि किस तरीके से कैलकुलेट फ़ंक्शन काम करता है और किस तरीके से ये हमारा जो एक्सिस्टिंग फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, वो चेंज करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कोई भी मेजर या कुछ भी कैलकुलेटेड कॉलम या कुछ भी हम बनाते हैं तो उससे पहले हमारे को अपने डेटा मॉडल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डेटा मॉडल दिखा देता हूँ जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। इस डेटा मॉडल में दोस्तों क्या होने वाला है, हमारा एक सेल्स डेटा टेबल होगी जो एक फैक्ट टेबल का काम करेगी और उससे 3 हमारी डायमेंशन टेबल्स जो प्रोडक्ट लुकअप, डेट लुकअप और कस्टमर लुकअप 3 डायमेंशन टेबल्स हैं, ये इस फैक्ट टेबल के साथ अटैच्ड हैं थ्रू वन टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे वन टू मैनी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू हमारी सेल्स डेटा टेबल से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा एक मैंने मेजर्स टेबल भी दी है। मेजर्स टेबल का कांसेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम मेजर्स टेबल का यूज़ करते हैं सारे जितने भी मेजर्स हैं हमारे डेटा मॉडल में, उनको बेसिकली कलेक्टिवली एक सिंगल प्लेस पे रखने के लिए ताकि हमारा डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज़्ड हो सके। इसी पर्पज़ से हम मेजर्स टेबल यहाँ पे सेपरेटली डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपका मेजर्स टेबल का कांसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब अगर मैं बात करता हूँ और डिज़ाइन करता हूँ सबसे पहले एक बेसिक मेजर जिसमें मैं एक केवल एक सेल्स अमाउंट जो भी मेरा सेल्स डेटा कॉलम में जो सेल्स अमाउंट है बेसिकली ये जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम है इसका मैं समेशन करने वाला हूँ। एक ऐसा मेजर मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं क्या करूँगा अपने मेजर टेबल में जाऊँगा और न्यू मेजर को क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा यहाँ टोटल बेसिकली सेल ले लेंगे यहाँ पे हम और यहाँ पे मैं सम ऑफ बेसिकली जो हमारे सेल्स डेटा कॉलम सेल्स डेटा टेबल है टू बी प्रिसाइज़ का सेल्स अमाउंट यहाँ कॉलम में ले लूँगा। और ये मैंने बेसिक सबसे बेसिक मेजर यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। अब मेरे को ये कॉलम 1 जो मेजर्स टेबल में होता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा मॉडल से और अब हमारी मेजर्स टेबल आ गई है यहाँ पे, ठीक है? और एक मैंने टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे इसके अंदर एक मेजर है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। दोबारा से जिन लोगों को अगर और डीप में फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट समझना है तो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस मेजर्स की जो मेरी वीडियो है मैंने डिटेल में बताया है कि बेसिकली फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। पर फिर भी जस्ट आपके उस कांसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए, आपके उस कांसेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स ले लूँगा। ये बेसिक सी मैंने ये मैट्रिक्स ले ली है। तो दोस्तों अब मैंने ये जो मैट्रिक्स ली है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं अपने मेजर को लेके आ जाऊँगा जो मैंने टेटल टोटल सेल्स अमाउंट मेजर बनाया था, मैं उस मेजर को लेके आ जाऊँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मेजर को बेसिकली एनालाइज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स। उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी कस्टमर लुकअप टेबल जो है मेरी, वहाँ से मैं कस्टमर नेम को सेलेक्ट करूँगा। अब आप यहाँ अगर देख पाएँ, तो जो मेरा मेजर था, जो हमारा इनिशियली टोटल सेल्स अमाउंट मैंने मेजर बनाया था वो बेसिकली हम एनालाइज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स। पर यहाँ पे जो कस्टमर नेम कॉलम है, वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे टोटल सेल्स अमाउंट को। मतलब समझिए कि जो ये हमारा टोटल सेल्स अमाउंट था, मैं एक यहाँ पे आपको एक कार्ड विज़ुअल लेता हूँ। कार्ड विज़ुअल के अंदर एक बार टोटल सेल्स अमाउंट को रख देता हूँ। तो ये जो टोटल सेल्स अमाउंट की फ़िगर है, ये जो आपको लास्ट में 345 ये दिख रही है, ये हमारी 345 मिलियन ये टोटल सेल्स अमाउंट की फ़िगर है। ये फिगर फ़िल्टर हुई है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स की एंड्रयू ने कितना अमाउंट का परचेज़ किया, एंजेला ने कितना किया, डॉनर ने, बॉनी ने कितना अमाउंट का परचेज़ किया है। ये बेसिकली हमारा टोटल अमाउंट इन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर हुआ है। यही दोस्तों फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, जो हमारा एक विज़ुअल प्रोवाइड कराता है हमारे मेजर को। आप लोगों को पता है मैंने मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम वाली वीडियो में बताया था कि मेजर्स का डिफ़ॉल्ट जो इवैल्यूएशन होती है वो एज़ पर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ही होती है। जैसे ही मैंने अपना टोटल सेल्स अमाउंट मेजर बनाया,
और कस्टमर नेम उसके अंदर बेसिकली अपने विजुअल में कस्टमर नेम कॉलम ऐड किया, तो टोटल सेल्स अमाउंट होगा। उसके अंदर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा और डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट फिगर्स हमारी आ जाएँगी, जैसा यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। तो यही होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इवैल्यूएटिंग आवर मेजर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिकली पैरामीटर्स। तो जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम लिया, तो कस्टमर नेम एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे सेल्स अमाउंट को और डिफरेंट कस्टमर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फिगर्स आ गई हैं। ये होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आप इस विजुअल के थ्रू भी ले सकते हैं, आप स्लाइसर के थ्रू भी फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यही काम अब ये मैंने सारा बैकग्राउंड आपका फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का इसलिए दिया है ताकि आप कैलकुलेट के फंक्शनिंग को समझ सकें। कैलकुलेट क्या करता है? बेसिकली चेंज करता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग अपना बेसिकली टोटल सेल्स अमाउंट को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अब अगर मुझे कस्टमर नेम के साथ-साथ ये भी देखना है कि किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा परचेज़ किया। ये कॉन्टेक्स्ट और ऐड करना है यहाँ पे फ़िल्टर का, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं या तो स्लाइसर यूज़ कर सकता हूँ और वहाँ पे प्रोडक्ट नेम बेसिकली अपना फ़ील्ड दे सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कैलकुलेट फ़ंक्शन डिज़ाइन करूँगा। कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर मैं सिंपल सा एक फ़िल्टर ऐड कर दूँगा ऑफ द प्रोडक्ट और उससे क्या होगा कि मेरी जो सेल्स अमाउंट जो ये मेरी टोटल सेल्स अमाउंट मेजर है, इसके अंदर एक और फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। एक एक्जिस्टिंग फ़िल्टर रहेगा कस्टमर नेम का और एक फ़िल्टर और ऐड हो जाएगा तो जो हमारा टोटल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो कस्टमर नेम प्लस हमारा प्रोडक्ट का जो फ़िल्टर ऐड हुआ है, वो होगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये तो हमने थ्योरेटिकली समझा और अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा अपने मेजर्स टेबल में जाऊँगा और यहाँ पे जाके एक और मेजर बना लूँगा और इस मेजर के लिए मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली अपनी सेल्स अमाउंट जो है मेरा अ, टोटल जो मेरा सेल्स अमाउंट था या फिर मैं इसे कहूँ सेल्स अमाउंट एज़ पर प्रोडक्ट वाइज़ मैं यहाँ डाल देता हूँ इसे। अब इसमें मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसके लिए अब मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन सबसे पहले लिखूँगा एक्सप्रेशन जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट आर्गुमेंट होगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैं डालने वाला हूँ, बेसिकली एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ टोटल सेल्स अमाउंट, मैं उसे डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं फ़िल्टर डालूँगा। अब मैं फ़िल्टर दो क्योंकि मेरे को एक एक्स्ट्रा फ़िल्टर एक्सिस्टिंग एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था हमारा कस्टमर नेम और एक और एक्स्ट्रा फ़िल्टर डालने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट वाइज़। तो मैं क्या करूँगा किसी प्रोडक्ट के हिसाब से इसको फ़िल्टर करूँगा इन वैल्यूज़ को। तो अभी के लिए मैं प्रोडक्ट टेबल लूँगा अपनी, प्रोडक्ट टेबल ली मैंने यहाँ पे और प्रोडक्ट नेम के आगे मैं यहाँ क्या करूँगा बेसिकली लेट्स सपोज़ मैं मोबाइल की सेल्स एनालाइज़ करना चाहता हूँ फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और ये मेरा मेजर बन जाएगा। अभी मेरा मेजर दोस्तों यहाँ बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस मेजर को अपने ये जो एक्सिस्टिंग जो मेरा मैट्रिक्स था, इसी में पुल करके ले आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले जो मेरा सेल्स अमाउंट जो मेरा मेजर था, उसके अंदर एक सिंगल फ़िल्टर एडेड था, जो हमारा कस्टमर नेम था। बेसिकली हमारा सेल्स अमाउंट जो वैल्यूज़ थी, जो टोटल सेल्स अमाउंट ये थी, ये वैल्यूज़ थी, ये एज़ पर कस्टमर फ़िल्टर हो रही थी, कस्टमर नेम। पर मैंने जब अपना कैलकुलेट फ़ंक्शन यूज़ करा और एक नया मेजर बनाया सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट वाइज़, इसके अंदर एक और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया। पहला फ़िल्टर था हमारा कस्टमर नेम का और एक और फ़िल्टर इसमें ऐड कर दिया मैंने मोबाइल का। तो जो भी एंड्रयू ने कितने अमाउंट के मोबाइल परचेज़ करे, एंजेला ने कितने अमाउंट के मोबाइल परचेज़ करे, तो ये टोटल कॉन्टेक्स्ट आ गया। टोटल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट हमारा जो यहाँ आया या फिर मैं कहूँ जो फाइनल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आया, वो हमारा कस्टमर नेम और प्रोडक्ट इन दोनों का कंबाइंड फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ आ गया। तो यहाँ पे एंड्रयू के हिसाब से भी हमारा डेटा फ़िल्टर होगा और मोबाइल के हिसाब से भी डेटा फ़िल्टर होगा। मोबाइल के हिसाब से क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेल्स अमाउंट में मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया हुआ है। तो एक फ़िल्टर हमारा मोबाइल का जाएगा और दूसरा फ़िल्टर होगा कस्टमर नेम का। तो ये हमारा एक जो कंबाइंड फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस हमारे बेसिकली इस विज़ुअल के अंदर जब हम अपने मेजर को पुल करके लेके आएँगे। तो
इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन होता है, ये चेंज करता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। तो जो एक्सिस्टिंग हमारा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था कस्टमर नेम का, इसने चेंज किया और एक और इसमें एक्स्ट्रा एक फ़िल्टर ऐड कर दिया जो हमारा प्रोडक्ट नेम का था। तो बेसिकली जो हमारा फाइनल रिफाइंड जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, वो कस्टमर वाइज़ और प्रोडक्ट वाइज़ फ़िल्टर होके आई हैं। तो ये तो होता है बेसिकली ऑल इन ऑल बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं ना आपको कुछ ट्रिक्स भी शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा किस तरीके से एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं कैलकुलेट फंक्शन के वो थोड़ा-सा मैं डिटेल में इसमें बताता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर की। पहला फीचर बेसिकली अगर हम कैलकुलेट फंक्शन का समझे, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने ये जब मेजर बनाया था अपना सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट वाइज़, यहाँ पे एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखी थी प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम इक्वल टू मोबाइल। अब ये लॉजिकल जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है दैट इज सिंटेक्स शुगर। सिंटेक्स शुगर कहें, हम इसे सिंप्लीफाइड वर्जन कहें या शॉर्ट सिंटेक्स कहें, कुछ भी कह सकते हैं। नेट पे आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट सिंटेक्स ही होता है हमारे बेसिकली हमारे फिल्टर को लिखने के तरीके में। बेसिकली ये शॉर्ट तरीके से हमने अपने फिल्टर को डिफाइन किया है। पर जो डैक्स इंजन होगा फ्रेंड्स, डैक्स इंजन इसको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरह नहीं लेता, वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा एज़ अ टेबल। वो इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम फ़िल्टर लिख देते हैं, वो फ़िल्टर करेगा और इसको ट्रांसफॉर्म करेगा टेबल में। तो मैं यहाँ पे ऑल फंक्शन लिख देता हूँ। ऑल के अंदर बेसिकली हमारा प्रोडक्ट लुकअप टेबल आ जाएगी। ओके, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या करेगा बैक एंड पे, अगर मैं बताऊँ आपको, डैक्स इंजन जो होगा, वो जो अर्लियर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन था, उसको इस तरीके से इवैल्यूएट करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से दिखा पाऊँ आपको, ओके। तो वो क्या करेगा, ये जो एक्सप्रेशन थी हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम हेलो, इसको पूरा प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम मोबाइल, इसको पूरा एक टेबल में ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, हमने प्रोडक्ट लुकअप लिया है, एक पूरी टेबल है। और फिर उस एक्सप्रेशन को जाके जो भी हमारा फ़िल्टर एक्सप्रेशन था उसको इवैल्यूएट करेगा फॉर दिस टोटल सेल्स अमाउंट। तो पीछे डैक्स इंजन इतना काम करता है, पर हमारे लिए उन डैक्स ने एक शॉर्ट सिंटेक्स प्रोवाइड कर दिया ताकि एक एंड यूज़र को ईज़ प्रोवाइड हो सके, उसको ईज़ी हो सके एक्सप्रेशंस, फ़िल्टर एक्सप्रेशंस को लिखना। तो ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट सिंटेक्स या फिर मैं कह सकता हूँ सिम्प्लिफाइड वर्ज़न या सिंटेक्स शुगर। अब इसमें एक कांसेप्ट और आता है दोस्तों, वो होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का ओवरराइड होना। तो जैसे अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम इक्वल टू मोबाइल लिखा है। अब अगर ये हमारा बेसिकली इनर फ़िल्टर है। इनर फ़िल्टर दोस्तों, हाँ, एक इनर फ़िल्टर भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इनर फ़िल्टर इज़ बेसिकली जो फ़िल्टर हम कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर लिखते हैं, दैट इज़ इनर फ़िल्टर ओनली। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो ऑल फंक्शन है, ये जो ऑल फंक्शन होता है, मैं डिटेल में किसी और अगली वीडियोज़ में बताऊँगा ऑल फंक्शन करता क्या है, अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। ये क्या करता है, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइड कर देता है, एक्सटर्नल फ़िल्टर को ओवरराइड कर देगा। ये जो ऑल फंक्शन है, ये जो आप यहाँ ऑल फंक्शन देख पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फ़िल्टर्स को ओवरराइड कर देता है। अब ये जो ओवरराइड कर रहा है बेसिकली, ये क्या होता है, इसकी वजह से जो भी हमारा बाहर हमारा फ़िल्टर रहेगा, आउटर फ़िल्टर रहेगा, इनर फ़िल्टर मैंने जैसे आपको बताया कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर होता है, जो आउटर फ़िल्टर होगा, उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो नलिफ़ाई हो जाएगा और केवल जो इंटरनल फ़िल्टर रहेगा, उसी का इम्पैक्ट होगा। इसको समझते हैं आप, आउटर और इंटरनल फ़िल्टर का इम्पैक्ट के आउटर फ़िल्टर का इम्पैक्ट किस तरह से नलिफ़ाई होता है। तो मैं यहाँ पे इसको भी ओके कर दूँगा, ओके, और इसको मैं शॉर्ट करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब मैं दोस्तों आपको इस कांसेप्ट को सिखाने के लिए बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ओवरराइडिंग के, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लेने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये एक और मैट्रिक्स यहाँ ले लूँगा, क्या कर देता हूँ, ओके, और इसके अंदर मैं आउटर फ़िल्टर जो हमारा रहने वाला है, उसको और इंटरनल फ़िल्टर को सेम करूँगा। आउटर और इंटरनल फ़िल्टर को सेम करने का मतलब बताता हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स अमाउंट जो सॉरी सेल्स अमाउंट ये जो है हमारा मेजर, इसके अंदर इनर फ़िल्टर जो है हमारा, वो प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम कॉलम, बेसिकली प्रोडक्ट नेम कॉलम पे बनाया है। इसी तरीके से मैं आउटर फ़िल्टर भी प्रोडक्ट नेम कॉलम पे ले लूँगा।
मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल दिया। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टोटल सेल्स अमाउंट को ले लूँगा। टोटल सेल्स अमाउंट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस विजुअल में प्रोडक्ट नेम के हिसाब से था। हमारा क्या कहते हैं फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट, तो ये फ़िल्टर अप्लाइड हो गया और प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज हो गई। पर दोस्तों होगा क्या, जब मैं अपना जो अभी मैं जिस बेसिकली मेजर की बात कर रहा था सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट वाइज़, जब मैं इस मेजर को लूँगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रेंज फिगर दिखेंगी, यहाँ पे सारी वैल्यू सेम आ रही हैं आपकी। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देख पाएँ, तो मोबाइल की जो वैल्यूज़ थी वो सारे बाकी रोज़ में भी रिपीट हो गई हैं। अब ये क्यों हुआ? दोस्तों इसे ही कहते हैं कॉन्टेक्स्ट जो है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ओवरराइडिंग। यहाँ पे क्या हुआ, जब भी फ्रेंड इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आउटर फ़िल्टर यानी आउटर फ़िल्टर हमारा प्रोडक्ट नेम के हिसाब से जो हमारे विज़ुअल में है, ये आउटर फ़िल्टर और इनर फ़िल्टर जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इनर फ़िल्टर। ये इनर फ़िल्टर और आउटर फ़िल्टर सेम हो जाते हैं, तो क्या होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट ओवरराइड हो जाएगा आउटर फ़िल्टर का, आउटर फ़िल्टर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा और हमारी सारी वैल्यू जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सेम आ गई क्योंकि केवल इनर फ़िल्टर जो है ये मोबाइल वाला यही काम करेगा। आउटर फ़िल्टर का सारा इम्पैक्ट ये जो प्रोडक्ट नेम है, इसका सारा इम्पैक्ट नलिफाई कर दिया इसने। आप इसको इस ड्रॉबैक से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट हमारे पास फंक्शन होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पर जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट ओवरराइड हो जाता है, अगर हम सेम फ़िल्टर जो हमने इनर फ़िल्टर बनाया है, जो हमने इनर फ़िल्टर लिया है अपने कैलकुलेट फंक्शन में और जो हमारा आउटर फ़िल्टर है, वो सेम हो जाते हैं। और ये क्यों हुआ बेस फ़िल्टर था वो ओवरराइड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब इवैल्यूएट करता है डेक्स इंजन तो वो ऑल फंक्शन के साथ करता है। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट फीचर जिसे हमें समझने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आपको ये फीचर समझ आएँगे तभी आप एक परफेक्ट डेक्स क्वेरी को डाउन द लाइन लिख पाएँगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कीप फिल्टर्स फंक्शन के बारे में। हम जानेंगे कीप फिल्टर्स फंक्शन कैसे काम करता है, इसके सिंटैक्स को भी समझेंगे। हम ब्रीफ में डिस्कस करने करेंगे आज की मॉडिफायर्स का कांसेप्ट क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों हम आज कुछ यूज़ केसेस भी देखेंगे कि कहाँ पे हमें कीप फिल्टर्स फंक्शन को यूज़ करना चाहिए। ये सब कुछ आज की वीडियो में होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफायर्स के बारे में। तो फ्रेंड हमने ये देखा था जब हमारी जो कैलकुलेट फंक्शन वाली वीडियो थी, कि जो कैलकुलेट फंक्शन होता है, वो इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। अब दोस्तों ये जो मॉडिफायर्स होंगे, ये क्या करेंगे जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट हमारा कैलकुलेट फंक्शन बनाएगा, उसको अल्टर कर देते हैं। तो ये एक लेयर और ऊपर हो गए। तो अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमारा इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होगा। यहाँ पे हम इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं। इसके बाद क्या होगा, कैलकुलेट जो हमारा फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, हमारा इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली ये चेंज करेगा। और ये जो मॉडिफायर्स हैं फ्रेंड, ये मॉडिफायर्स क्या करेंगे, ये मॉडिफायर्स बेसिकली जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेट ने बनाया है, इसको अल्टर कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जाती है। सबसे पहले हमारा इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जैसे हम कोई विज़ुअल के थ्रू दे रहे हैं या फिर हम कोई स्लाइसर के थ्रू पास कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होगा। इसको हमारा मॉडिफ़ाई किया हमारे कैलकुलेट फ़ंक्शन ने और कैलकुलेट फ़ंक्शन का जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आएगा, जो हमारा न्यू फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आएगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कैलकुलेट फ़ंक्शन, उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए बेसिकली हमारे मॉडिफ़ायर्स होते हैं। अब फ्रेंड ये जो मॉडिफायर्स होते हैं, ये कई टाइप्स के होते हैं, कई कैटेगरीज़ में कहूँगा। एक वो जो अभी हमने बात करी कि हमारे एक्सिस्टिंग कैलकुलेट का जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है उसको मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। एक होते हैं हमारे जो बेसिकली इनएक्टिव रिलेशनशिप जैसे आपको पता है हमारे डेटा मॉडल में एक्टिव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या इनएक्टिव रिलेशनशिप्स और बेसिकली एक ही एक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है, बाकी सारे इनएक्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं। तो हमारे जब इनएक्टिव जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको उनको बेसिकली उनके यूटिलाइज़ करने के लिए उनके थ्रू जो कॉलम बेसिकली 2 टेबल जैसे इनएक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड हैं और हमारे को कॉलम्स यूटिलाइज़ करने हैं, उसके लिए भी हम थ्रू आवर यूज़ रिलेशनशिप फंक्शन
वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वे बेसिकली यूज़ रिलेशनशिप भी एक हमारा मॉडिफायर होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक और टाइप के मॉडिफायर होते हैं, जो हमारी जो हमारी फ़िल्टर प्रोपेगेट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जैसे क्रॉस फ़िल्टर। आपको यहाँ पे एक अपने डेटा मॉडल के थ्रू समझाऊँ, तो जैसे अभी मेरा फ़िल्टर डायरेक्शन यहाँ से बेसिकली हमारी लुकअप टेबल से डायमेंशन जो हमारी टेबल है लुकअप टेबल, उससे फैक्ट टेबल की तरफ होती है। जैसे हमारी प्रोडक्ट लुकअप टेबल से सेल्स डेटा टेबल की तरफ हो रही है फ़िल्टर की डायरेक्शन, तो क्रॉस फ़िल्टर क्या करेगा, इस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को बाई डायरेक्शनल बना देगा। तो यही तरीके से एक तरीके से मॉडिफ़ाई कर देता है वो डायरेक्शन ऑफ फ़िल्टर लाइक या फिर हम मॉडिफ़ाई कर देता है फ़िल्टर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। तो ये भी एक तरीके के मॉडिफायर्स होते हैं। इस तरीके के बेसिकली हमारे 3 तरीके के मॉडिफायर्स होते हैं। तो दोस्तों अगर अब बात करते हैं अगर कीप फ़िल्टर्स हमारा जो मॉडिफायर है, तो इसकी सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर एक आर्गुमेंट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है जैसे प्रोडक्ट नेम इक्वल टू टेलीविज़न, मोबाइल या फिर हमारा कस्टमर नेम इक्वल टू एंड्रयू इस टाइप का कुछ भी हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ पे। या हमारी फिजिकल टेबल हो सकती है, टेबल एक्सप्रेशन आ सकता है, कुछ भी यहाँ पे इस टाइप का आर्गुमेंट में हम कीप फ़िल्टर्स में पास कर सकते हैं। तो अब मैं एक स्मॉल डेमो दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि आपको कि कीप फ़िल्टर्स ऐड करने से किस तरीके से जो कैलकुलेट ने फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बनाया था, वो बेसिकली मॉडिफ़ाई हुआ। तो अब सबसे पहले मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊँगा। ओके, मेजर्स टेबल और मेजर्स बनाने से पहले मैं आपको अपना डेटा मॉडल दिखा देता हूँ। मेरे डेटा मॉडल में दोस्तों सेल्स डेटा टेबल रहेगी एज़ यूजुअल जो एक बेसिकली हमारी एक फैक्ट टेबल है और इस फैक्ट टेबल से हमारी कुछ डायमेंशन टेबल्स अटैच्ड हैं जिसमें प्रोडक्ट लुकअप एक डायमेंशन टेबल है, एक डेट लुकअप डायमेंशन टेबल और एक कस्टमर लुकअप डायमेंशन टेबल है। और ये बेसिकली हमारी फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड हैं। तो आप शुरू करते हैं अपना मेजर्स की डिज़ाइनिंग। तो मैं मेजर्स टेबल में जाऊँगा और मेजर्स टेबल में जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे न्यू मेजर को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं न्यू मेजर को क्लिक करूँगा, मेरे पास मैं अपने जो हमारा डैक्स फ़ॉर्मूला बार होती है, यहाँ पे अपना मेजर डिज़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो मेजर बनाऊँगा, वो विदाउट अपना कीप फ़िल्टर्स मॉडिफ़ायर के बनाऊँगा। तो मैं अभी के लिए डेमो पर्पज़ के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल, उसके करस्पॉन्डिंग एक मेजर बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल बेसिकली मोबाइल सेल्स एंड दिस इज़ विदाउट कीप फ़िल्टर्स। ये जो पहला होगा, ये मैं विदाउट की फ़िल्टर बनाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन कैलकुलेट फ़ंक्शन लिख दूँगा। एक्सप्रेशन मेरी ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है, टोटल सेल्स अमाउंट, तो मैं वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करा लूँगा अपना एक्सप्रेशन को और अब मैं विदाउट एनी मॉडिफ़ायर एक फ़िल्टर लिख रहा हूँ कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर। वो सिंपल सा फ़िल्टर लिखेंगे फ्रेंड्स हम, तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट लेट्स सपोज़ प्रोडक्ट नेम इक्वल टू मैं मोबाइल दे दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा बेसिकली जो हमने मेजर लिखा है, ये विदाउट की फ़िल्टर है और यहाँ पे हम बेसिकली एक जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन प्रोडक्ट नेम कॉलम और जो फ़िल्टर कर रहे हैं डेटा को, वो मोबाइल डेटा को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली जो टोटल सेल्स अमाउंट है हमारी, वो सेल्स अमाउंट फॉर मोबाइल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रू दिस कैलकुलेट फ़ंक्शन। को मैं एंटर कर दूँगा। ओके, तो ये मेरा एक मेजर बन के आ जाएगा विदाउट की फ़िल्टर्स। अब मैं फ्रेंड्स क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा एक बार, तो क्लोज़ कर देंगे और एक और नया मेजर बनाऊँगा, तो कॉपी पेस्ट कर दूँगा मैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको विद की फ़िल्टर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है जैसे मैंने पहले बताई थी। मैं इस जो मेरी फ़िल्टर कंडीशन है कि ये लॉजिकल कंडीशन है, इसको मैं रैप कर दूँगा। इसको कैसे रैप करूँगा? कीप फ़िल्टर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल एक एक्सप्रेशन मुझे पास ऑन करनी है और मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। तो ये मेरी विद कीप फ़िल्टर्स करके जो सेल्स अमाउंट है, वो बेसिकली इवैल्यूएट होगा यहाँ पे। तो मैं इसको एंटर कर दूँगा। ओके, तो हमारे पास 2 मेजर्स बन के आ गए हैं, एक विद कीप फ़िल्टर और एक विदाउट कीप फ़िल्टर। अब मैं क्या करूँगा, अपने कांसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले
एक मैट्रिक्स ले लूंगा। ओके, इस मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पास कराऊंगा। इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इस विजुअल में पास कराऊंगा मैं यूज करने बेसिकली पास कराऊंगा थ्रू प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट लुकअप टेबल, और इसमें हम पास करेंगे प्रोडक्ट नेम। तो बेसिकली इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होगा हमारा ऑन कॉलम प्रोडक्ट नेम होगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जो मैंने अपनी फिल्टर कंडीशन मेंशन की है हमारे विद और विदाउट की फिल्टर मेजर में, वो भी प्रोडक्ट नेम कॉलम पे मेंशन की है। तो अब आपको एडवांटेज पता लगेगा कि की फिल्टर्स का क्या होता है। तो सबसे पहले विदाउट की फिल्टर को लेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कॉलम पे ही मैंने अपनी फिल्टर कंडीशन को डिफाइन किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना जो विदाउट की फिल्टर वाला है उसको पुल करके ले आऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेम सब जगह मोबाइल सेल्स की वैल्यू दिख रही है, चाहे वो प्रोडक्ट एसी है, लैपटॉप है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसका रीजन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी कैलकुलेट फंक्शन वाली वीडियो देखिए। अभी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ है, जब जब हमारा इंटरनल फिल्टर जो हमने कैलकुलेट फंक्शन में लिखा है उसका कॉलम और जो हमारा एक्सटर्नल फिल्टर या आउटर फिल्टर है वो कॉलम सेम हो जाते हैं, तो क्या होता है जो कैलकुलेट फंक्शन का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है वो ओवरराइड कर जाएगा एक्सटर्नल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का। और यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया विदाउट की फिल्टर में हमने प्रोडक्ट लुकअप के प्रोडक्ट नेम कॉलम को लिया हुआ है, और यहाँ पे भी आउटर फिल्टर में भी मैंने प्रोडक्ट नेम कॉलम को लिया। तो जो इंटरनल फिल्टर था कैलकुलेट फंक्शन का वो इसको ओवरराइड कर गया और सेम वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों ये तो इश्यू है क्योंकि एसी का जो सेल्स अमाउंट है वो ये वैल्यू नहीं है, ये केवल मोबाइल के सेल्स अमाउंट की वैल्यू। तो अब इस इश्यू से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी पुल करके लेके आऊंगा अपना कीप फिल्टर्स वाला मेजर। तो अगर मैं इसको यहाँ पुल करके लेके आऊं विद कीप फिल्टर, तो अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन बिल्कुल सही मिल रहा है केवल मोबाइल के आगे, क्योंकि मेरे जो वैल्यूज थी वो तो केवल मोबाइल की थी। तो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एसी लैपटॉप उनकी सेल्स अमाउंट के आगे तो जो फिगर आ रही है वो तो बिल्कुल गलत है। तो इसी इश्यू से बचने के लिए हमने फिल्टर के साथ अपना मेजर डिजाइन किया और हमारे पास सही आउटपुट भी आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी लैपटॉप जो है वो एम्प्टी आ रहे हैं, इवन रेफ्रिजरेटर टेलीविजन की सेल्स अमाउंट वैल्यूज भी एम्प्टी आ रही है, केवल मोबाइल के आगे ही वैल्यू दिख रही है। तो दोस्तों फिल्टर्स कर क्या रहा है, ये फिल्टर रादर देन ओवरराइड करने के एक्सटर्नल फिल्टर को या आउटर फिल्टर को ओवरराइड करने के, ये क्या करता है इंटरसेक्शन परफॉर्म करता है बिटवीन आउटर फिल्टर एंड आवर इनर फिल्टर। इनर फिल्टर मतलब जो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर है। जब भी जब भी उस इंटरसेक्शन के अंदर वैल्यू मिल जाती है, इंटरसेक्शन कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम के अंदर उसने क्या किया, मोबाइल के ऊपर डेटा पे गया और इंटरसेक्ट जैसे ही उसने करेगा अपने, यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, यहाँ भी उसको मोबाइल की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे भी आउटर फिल्टर पे भी मोबाइल की वैल्यू है, दोनों मैच कर गए तो ये यहाँ पे वैल्यू को दिखा देगा। तो बेसिकली इंटरसेक्शन परफॉर्म करेगा बिटवीन आवर आउटर फिल्टर जो हमारे विजुअल में है और जो इनर फिल्टर जो हमारे कैलकुलेट फंक्शन में है। तो ये तो एक तरीके से कैसे की फिल्टर्स का एडवांटेज है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हुआ। अब मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी के लिए मैं विजुअल में प्रोडक्ट नेम जो हमारा बेसिकली इनर फिल्टर है वो आउटर फिल्टर में नहीं लूंगा, मैं किसी और टेबल का कोई और कॉलम यहाँ पे लेके आऊंगा अपने मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले मैं अपनी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ये मेरी मैट्रिक्स हो गई है। इस मैट्रिक्स में मैं रादर देन प्रोडक्ट लुकअप, क्योंकि प्रोडक्ट लुकअप तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट लुकअप का अगर प्रोडक्ट नेम लेंगे और प्रोडक्ट नेम ही हमारा इनर फिल्टर है तो ओवरराइड होगा। ओवरराइड से बचने के लिए हम की फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, इतना हम सबको हमको समझ आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास किसी दूसरी टेबल थी और इसका मैंने मान लीजिए कस्टमर नेम कॉलम लिया। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभी मेरा आउटर फिल्टर का जो कंटेक्स्ट है वो बेसिकली जो हमारा कॉलम है वो इनर जो हमारा फिल्टर है उससे अलग है। यहाँ हमारा कस्टमर नेम है और वहां पे प्रोडक्ट नेम है। अब देखते हैं ये दोनों जो हमारे मेजर्स हैं ये कैसे बिहेव करते हैं। मैं दोनों को यहाँ पे ले आऊंगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ये मेरा विद की फिल्टर है ये वाला, और ये विदाउट की फिल्टर्स है।
यहाँ पे मैंने मॉडिफायर नहीं यूज किया है, यहाँ पे मैंने किया है। दोनों जगह मेरे सेम आउटपुट आ रहे हैं। उसका रीजन दोस्तों ये है क्योंकि अभी मेरा जो आउटर फिल्टर है वो किसी और कॉलम पे, वो बेसिकली किसी और कॉलम, वहां पे कोई और कॉलम प्रेजेंट है। अब लेकिन लेट सपोज मैंने आउटर फिल्टर में दोबारा से प्रोडक्ट नेम कॉलम ले आया। अब वो कैसे लेके आऊंगा? मैं क्या करूंगा, मैं एक स्लाइसर ले लूंगा। मैंने स्लाइसर में क्या किया, दोबारा से एक प्रोडक्ट नेम अपना कॉलम यहाँ पे लिख लिया। अब फ्रेंड्स फिर से ध्यान दीजिएगा और केवल इस सेकंड मैट्रिक्स को देखिएगा। अभी के लिए मैं आपको इस मैट्रिक्स को स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो। आप केवल इस मैट्रिक्स को देखिएगा। अब क्या हो रहा है, अगर मैं मोबाइल को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो दोनों कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं आए। विदाउट की फिल्टर और विद की फिल्टर दोनों, सॉरी, मेजर्स में कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन वहीं अगर मैं एसी सेलेक्ट कर देता हूं तो अब आप देखिए विद की फिल्टर एम्प्टी हो गया, पर विदाउट की फिल्टर अभी भी मोबाइल की ही वैल्यू दिखा रहा है। ये मोबाइल की ही वैल्यूज हैं जो फिल्टर हो रखी हैं कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग, पर सारी मोबाइल की वैल्यूज हैं। अगर मैं लैपटॉप कर रहा हूँ तब भी ये मोबाइल की वैल्यूज दिखा रहा है, रेफ्रिजरेटर कर रहा हूँ तब भी मोबाइल की वैल्यूज दिखा रहा है, टेलीविजन, हर सिनेरियोज में ये मेरे को डिफरेंट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग मोबाइल सेल्स की ही वैल्यू दिखा रहा है। केवल अगर मैं मोबाइल करूंगा तब ये दोनों सिंक हो जाएंगे, दोनों मैच कर जाएंगे बेसिकली। तो इससे फ्रेंड्स हमें ये समझ आ रहा है कि जो कीप फिल्टर्स मॉडिफायर है वो, जब हमारा आउटर फिल्टर, और जो बेसिकली यहाँ पे हमारा आउटर फिल्टर ये स्लाइसर हो गया, वो हमारा आउटर फिल्टर और जो हमारा विद की फिल्टर जहां पे हमने प्रोडक्ट नेम लिया है, जब मैच करेगा तभी आउटपुट को लेके आएगा, अदरवाइज नहीं लेके आएगा। बेसिकली हमारे आउटर फिल्टर और इनर फिल्टर के इंटरसेक्शन से जो आउटपुट बनेगा तभी दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अगर हम की फिल्टर्स नहीं लिखेंगे तो हमारे हर सिनेरियोज में आउटपुट आ रहे हैं, कोई इंटरसेक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। तो मुझे फ्रेंड उम्मीद है आपको ये की फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रिमूव फिल्टर्स के बारे में। हम जानेंगे रिमूव फिल्टर्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा रिमूव फिल्टर्स का, और हम इसके कुछ यूज केसेस भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये रिमूव फिल्टर करता क्या है। फ्रेंड्स, रिमूव फिल्टर्स बेसिकली फिल्टर्स को क्लियर करने के लिए यूज होता है। वो क्लियर करेगा फिल्टर किससे? वो किसी टेबल से भी क्लियर कर सकता है, वो किसी टेबल के किसी कॉलम से भी क्लियर कर सकता है, या फिर अगर हम किसी टेबल के मल्टीपल कॉलम्स को भी हम प्रोवाइड कराते हैं तो ये उनसे भी फिल्टर्स को क्लियर करता है। सब्जेक्ट टू, यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जो ध्यान देने वाली बात ये है कि वो सारे कॉलम्स, अगर हम किसी टेबल के मल्टीपल कॉलम्स लिख रहे हैं, वो सारे कॉलम किसी एक ही टेबल के होनी चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक कॉलम हम कस्टमर टेबल का दे दें और एक कॉलम हम प्रोडक्ट टेबल का दे दें। या तो हम मल्टीपल कॉलम्स कस्टमर टेबल के ही दे सकते हैं या फिर प्रोडक्ट टेबल के दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली रिमूव फिल्टर्स। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको इसके बेसिकली इसके रियल यूज़ केस को समझाने के लिए एक मेजर बनाऊँगा और उसके थ्रू समझाऊँगा कि क्या हम किस तरीके से अपने रिमूव फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना डेटा मॉडल समझाऊँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है हमारे कोई भी मेजर या कैलकुलेट कॉलम बनाने से पहले। तो हमारे अगर हम डेटा मॉडल को अपने देखें तो हमारे डेटा मॉडल में सेल्स डेटा टेबल है सेंटर में। उसके अलावा कस्टमर लुकअप टेबल, डेट लुकअप टेबल और प्रोडक्ट लुकअप टेबल्स है, जो वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू हमारे सेल्स डेटा टेबल के साथ बेसिकली कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमने एक मेजर्स टेबल भी ली है जो हमारे डेटा मॉडल को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है। इस मेजर्स टेबल में दोस्तों मैंने मल्टीपल मेजर्स ऑलरेडी, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे थे, वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज के मेजर भी मैं इसी ही मेजर्स टेबल में डिजाइन करूंगा ताकि जो हमारा डेटा मॉडल है वो क्लटर फ्री हो सके, उस वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो सके। तो अब चलते हैं अपने डिजाइनिंग पार्ट की ओर। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मैं मेजर्स टेबल में एक नया मेजर बनाऊंगा। तो ओके, तो अभी के लिए मैं इसका नाम दे दूंगा सेल्स अमाउंट, और वो मैं लिख दूंगा रिमूव फिल्टर्स, क्योंकि आज हम रिमूव फिल्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि जो हमारा रिमूव फिल्टर्स है वो एक कैलकुलेट मॉडिफायर है। इसका मतलब ये कैलकुलेट फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है।
अगर हम बात करते हैं ऑल फंक्शन की, रिमूव फ़िल्टर्स और ऑल फंक्शन की, दोनों की जो बेसिकली पर्पज़ है वो सेम ही है, दोनों एक ही काम करते हैं। पर जो डिफरेंस है वो ये है कि रिमूव फ़िल्टर्स जो होता है वो हमारा एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह काम करता है, यानी कैलकुलेट फंक्शन में ही यूज़ हो सकता है। पर जो ऑल होता है वो हमारा एक टेबल फंक्शन की तरह भी काम करता है। उसको हम इंडिपेंडेंटली एक टेबल फंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली मैं कहूँगा इंटरव्यू का टॉपिक भी है। कई बार इंटरव्यूअर भी हमसे ये पूछता है कि रिमूव फ़िल्टर्स और ऑल फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, यही डिफरेंस है कि रिमूव फ़िल्टर्स कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह काम करता है और कैलकुलेट में यूज़ होता है। और जो हमारा ऑल जो हमारा फंक्शन होता है वो एक टेबल फंक्शन की तरह भी काम कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन दूँगा। एक्सप्रेशन हमारा मेजर ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है टोटल सेल्स अमाउंट, जिसमें हमने जो भी हमारी सेल्स हुई है उसका समेशन किया हुआ है। दैट इज़ इट। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मैं अपने टोटल सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ले लूँगा। अभी मैं दिखा भी दूँगा कैसे हमने टोटल सेल्स अमाउंट बनाया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी आर्ग्यूमेंट जो है वो मैं यहाँ पास करूँगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिमूव फ़िल्टर्स लिखूँगा। रिमूव फ़िल्टर्स यहाँ मैंने अपना मॉडिफायर की तरह यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं या तो टेबल नेम या कॉलम नेम दे सकता हूँ। तो पहले मैं आपको एक टेबल नेम देके यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो टेबल नेम मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ कस्टमर लुकअप दे दूँगा। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और ये हमारा रिमूव फ़िल्टर्स का पहला जो है सिनेरियो, यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव फ़िल्टर्स टू टेबल दे देता हूँ। ओके, तो ये मेरा पहला टैक्स क्वेरी रेडी है यहाँ पे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। आपको टोटल सेल्स अमाउंट भी दिखा देता हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ, जो भी हमारी सेल्स अमाउंट आता है उसको मैंने सिंपल समेशन ही किया हुआ है। सेल्स अमाउंट कॉलम के ऊपर समेशन परफ़ॉर्म किया हुआ है और एक टोटल सेल्स अमाउंट करके मेजर बना लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँगा। ये मेरी मैट्रिक्स हो गई यहाँ पे और इस मैट्रिक्स के अंदर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल से कस्टमर नेम कॉलम लेके आऊँगा। ये देखिए, ये कस्टमर नेम हो गया। अब आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर समझाने के लिए कि अगर रिमूव फ़िल्टर यूज़ ना किया होता तो कैसा आउटपुट आता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो मैंने पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, कस्टमर नेम जो हमारा कॉलम है वो इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा रहा है थ्रू दिस बेसिकली थ्रू दिस मैट्रिक्स विज़ुअल। इस विज़ुअल ने की हेल्प से हमने यूज़िंग दिस कस्टमर नेम कॉलम इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया है अपने टोटल सेल्स अमाउंट मेजर को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अभी मैंने अपना रिमूव फ़िल्टर्स बनाया है सेल्स अमाउंट पे, उसको लेके आऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था, जो कस्टमर नेम कॉलम पे मैंने बनाया था, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है और सारी सेम वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पे एक भी वैल्यू डिफरेंट नहीं आई है, सारी सेम वैल्यू आई है सब कस्टमर्स के लिए। यही काम होता है रिमूव फ़िल्टर्स का। ये इसने क्लियर कर दिया फ़िल्टर जो हमारे बेसिकली जो इनिशियल फ़िल्टर हमने प्रोवाइड कराया था कस्टमर नेम के थ्रू, उसे इसने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी टेबल के ऊपर ही रिमूव फ़िल्टर्स लगाया हुआ है, तो होगा क्या? फ्रेंड्स, यहाँ होगा क्या कि अगर मैं इस टेबल से कोई भी कॉलम लेके आता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अ, ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई और यहाँ पे मैं कस्टमर नेम की तरह जगह जेंडर ले लेता हूँ और दोबारा से इस कॉलम को लेके आता हूँ। तो देखिए, अगेन यहाँ पे इसने इनिशियल फ़िल्टर जो था फीमेल मेल का, उसको ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे सेम ही वैल्यू दिखाने लग गया। यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। तो ये होता है बेसिकली हमारे रिमूव फ़िल्टर्स का, जब हमने पूरी टेबल को ले लिया है इसके अंदर बेसिकली एज़ एन आर्गुमेंट। अब अगर मैं टेबल की जगह किसी कॉलम्स को लेता हूँ, यानी मल्टीपल कॉलम्स को देता हूँ, तो किस तरीके से काम करता है, अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरी टेबल देने के बजाय यहाँ पे कुछ कॉलम्स लूँगा, उस टेबल के कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स लूँगा उस टेबल के। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा एक्सिस्टिंग जो हमारा कोड था, मैं उसे ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक नया मेजर डिज़ाइन करूँगा। हम अपने एग्जिस्टिंग कोड का भी कॉपी कर देंगे। यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिया है मैंने, यहाँ पे रादर देन टेबल के अब मैं क्या करूँगा, कॉलम वाइज़ लिखने वाला हूँ।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव फ़िल्टर्स के अंदर रादर देन पूरी टेबल लिखने के, हम टेबल के कुछ कॉलम्स पास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी दे देता हूँ और इसमें कस्टमर नेम दे देता हूँ। और अभी के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, और एक दूसरे किसी टेबल का कॉलम देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं प्रोडक्ट लुकअप टेबल का प्रोडक्ट नेम देता हूँ। देखिए अब फ्रेंड्स क्या होता है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है और वो कह रहा है कि ऑल कॉलम आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑल 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 नो ब्लैंक रो ऑल सेलेक्टेड रिमूव फिल्टर फंक्शन मस्ट बी फ्रॉम द सेम टेबल। यहाँ पे हम डिफरेंट टेबल का नहीं लिख सकते। तो हमारे को ये जो हमने प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम जो हमने प्रोडक्ट लुकअप टेबल का प्रोडक्ट नेम कॉलम लिया है, इसको हटाना पड़ेगा। मैं इसको हटा दूंगा और मैं अब इसको एंटर मारूंगा। यहाँ पे मेरा इशू रिजॉल्व हो गया है और अब मैं इसे ओके कर दूंगा और इसको क्लोज। अब ये मेरा कॉलम वाइज आ गया। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके आपको समझा के आता हूँ। तो अब फिर से दोस्तों इनको हम स्मॉल कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे मैं नई एक मैट्रिक्स लेके आता हूँ और इस मैट्रिक्स में फ्रेंड्स हम अपने नए मेजर को लेके आएंगे जो हमारा कॉलम वाइज था। इसको वैल्यूज में पुल करके ले आएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, केवल कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ही हमने दो कॉलम लिए हैं, तो केवल इन्हीं के ही फिल्टर्स जो होंगे वो क्लियर होंगे, बाकी कॉलम्स के लिए नहीं होंगे। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले कस्टमर आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा फिल्टर क्लियर हो गया है, सेम वैल्यू रिपीट आ रही है, इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया है हमारा कस्टमर आईडी पे जो था, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ। इसमें मैं जो दूसरा मेरा कॉलम था, यहाँ पे दूसरा कॉलम भी देख लेते हैं क्या था। दूसरा कॉलम था मेरा कस्टमर नेम। अब मैं कस्टमर नेम को भी यहाँ पुल करके ले आके आता हूँ। ओके। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कस्टमर नेम के अंदर भी सारे फिल्टर क्लियर हो गए हैं, यानी इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो था कस्टमर नेम का, वो इसने क्लियर कर दिया रिमूव फिल्टर्स ने। अब लास्ट में दोस्तों अगर मैं इन कस्टमर आईडी, यहाँ पे जैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ये तो दोनों मैंने मेंशन किए थे रिमूव फिल्टर्स में, इसलिए इसने क्लियर कर दिया फिल्टर्स इनसे। अगर कोई और कॉलम लेके आता हूँ अपने कस्टमर लुकअप का तो कैसे काम करता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार इनको सबको स्मॉल कर दूंगा। ओके। और एक नई मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा से अपना कॉलम वाइज ले आऊंगा। अब दूसरा हम कस्टमर आईडी कॉलम नेम के अलावा कोई और कॉलम लेते हैं, जेंडर लेट सपोज। देखिए फ्रेंड्स, अब इसने फिल्टर्स को क्लियर नहीं किया, हमारा इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अभी भी एप्लीकेबल है और ये फिल्टर कर रहा है सेल्स अमाउंट जो हमारा बेसिकली मेजर है टोटल सेल्स अमाउंट, उनको अभी भी फिल्टर कर रहा है इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे रिमूव फिल्टर्स ने काम नहीं किया है। तो यही डिफरेंस होता है। दो यूज केसेस मैंने आपको बताया, आप पूरे टेबल का भी दे सकते हैं। टेबल देंगे तो आपके सारे कॉलम्स उस टेबल के होंगे, उनसे ये क्लियर कर देगा बेसिकली फिल्टर्स को। और अगर आप स्पेसिफिक कॉलम्स देंगे तो केवल उन्हीं कॉलम्स के ऊपर से फिल्टर्स को क्लियर करेगा, बाकी कॉलम से फिल्टर्स को क्लियर नहीं करेगा। तो अब इसको अगर अगर अब बात करें हम इसके यूसेज की, तो बेसिकली इसका यूसेज जनरली फ्रेंड्स रिमूव फिल्टर्स का होता है परसेंटेज टाइप के। जब हमारे को वैल्यूज डिराइव करनी होती हैं परसेंटेजेस, तब काफी हम रिमूव फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो ये जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन है, डिराइव जो करनी होती है वैल्यूज, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि किस तरीके से हम रिमूव फिल्टर्स का यूज करके इन परसेंटेज वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो काफी बार हमसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों डैक्स से रिलेटेड है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कई क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पावर बीआई इंटरव्यू के अंदर। बट होता क्या है, क्योंकि हमारे डैक्स के कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते, तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने में चैलेंज फेस करते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इस तरीके को क्वेश्चंस को अपने बेसिकली पावर बीआई इंटरव्यूज में क्रैक कर सकें। तो अब सीधे दोस्तों अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर को डिराइव कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एन इंडिविजुअल कस्टमर आइडेंटिफाई सेल्स परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है जैसे मोबाइल टेलीविजन एसी। अब वो जानना चाहती है कि उसके डिफरेंट कस्टमर्स, लेट सपोज कोई कस्टमर ए है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 लाख रुपीस की सेल करती है उस कस्टमर को। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है उस 1 लाख में से कितनी परसेंटेज मोबाइल की है, कितनी टेलीविजन की है, कितनी एयर कंडीशनर की है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस प्रोडक्ट को के लिए उसको फ्यूचर में उस कस्टमर को टारगेट करना है, ज्यादा टारगेट करना है, कहने का मतलब है। तो ये उसका बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम डैक्स क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखने से पहले एक बार हम अपने डेटा मॉडल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने डेटा मॉडल को दिखाऊँ आपको, तो सेंटर में मैंने एक फैक्ट टेबल बनाई बनाई हुई है यहाँ पे, सेल्स डेटा टेबल। इसके अलावा मैंने कुछ डायमेंशंस टेबल या फिर लुकअप टेबल भी जिन्हें हम कहते हैं, वो डिज़ाइन की हुई हैं, जिसमें प्रोडक्ट लुकअप, डेट लुकअप एंड कस्टमर लुकअप है। कस्टमर लुकअप में कस्टमर से रिलेटेड डेटा है। प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं डिफरेंट कस्टमर्स को, उससे रिलेटेड डेटा है। और डेट लुकअप में किस दिन वो प्रोडक्ट सेल हुए, उसके रिलेटेड डेटा है। और ये सारी लुकअप टेबल्स हमारी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल से वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने अपने मॉडल को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए मेजर्स टेबल भी डिजाइन की हुई है। मेजर्स टेबल के अंदर सारे मेजर्स मेरे बेसिकली कलेक्टिवली एक जगह रहते हैं, ताकि मेरा मॉडल जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो हमारे को यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की परसेंटेज निकालनी है फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें पता है हमें डिनोमिनेटर में एक टोटल वैल्यू लेनी पड़ती है। तो टोटल वैल्यू लेने के लिए अब हम क्या फंक्शन डैक्स में लिख सकते हैं, उसको समझेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेरी एक जो रिमूव फिल्टर्स की भी वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था जो रिमूव फिल्टर्स होता है, वो क्या करता है, वो हमारा फिल्टर क्लियर कर देता है किसी भी टेबल या किसी कॉलम से। तो जब वो फिल्टर क्लियर हो जाएगा, तो एक हमारे को कलेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वैल्यू मिल जाएगी इन द डिनोमिनेटर, जिससे हम इजीली परसेंटेज वाली वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं। तो आज हम रिमूव फिल्टर्स का ही यूज करने वाले हैं आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सीधे चलते हैं डिजाइनिंग ऑफ टैक्स क्वेरीज की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेजर्स टेबल लूंगा और सबसे पहले न्यू मेजर बनाऊंगा। पर मेजर बनाने से पहले मेरे पास एक एग्जिस्टिंग जो मेजर है, जो मेरा एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा, जिस टोटल सेल्स अमाउंट, जिसमें मैंने सेल्स अमाउंट की फिगर को सम करके रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ ले लूंगा। अभी क्योंकि ये भी हमारे पास एक टोटल फिगर है, पर यहाँ पे मेरे पास जो फिल्टर है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पे हमारे को फिल्टर को क्लियर करना पड़ेगा। ये अगर मैं टोटल सेल्स अमाउंट ले लूंगा, तो ये वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगी और हम अपना आउटपुट को डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे को इस एक्सप्रेशन को या इस मेजर को यूज करके जो वैल्यूज हैं उनको फिल्टर होने से रोकना होगा, और उसी पर्पज के लिए मैं बेसिकली रिमूव फिल्टर का यूज करूंगा। तो अब डिज़ाइन करते हैं अपना मेजर। ये हो गई मेरी मेजर्स टेबल। यहाँ पे मैं न्यू मेजर करूँगा और यहाँ पे हम बेसिकली अपना मेजर बनाएंगे, और हम अभी के लिए सेल्स अमाउंट ही मैं इसको दे दूंगा नाम, या फिर टोटल सेल्स अमाउंट। बट वी आर रिमूविंग filters using remove filters, so I will write like this। ठीक है, तो यहाँ रिमूव फिल्टर्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले अ, अपने कैलकुलेट फंक्शन को लिख लूँगा। सॉरी, तो मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिख सके। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन को लिख रहा हूँ। तो कैलकुलेट फंक्शन में सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जो होती है, वो फर्स्ट मेरे को एक्सप्रेशन पास करना होगा। तो मैं अपना टोटल सेल्स अमाउंट जो है, वो पास कर दूँगा, जो मेरा एक्जिस्टिंग एक मेजर क्रिएटेड है। अब मेरे को यहाँ पे बेसिकली रिमूव फिल्टर करना है। तो मैं रिमूव फिल्टर्स जो मेरा फंक्शन होता है, जो क्लियर कर देता है, बेसिकली आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल्स और कॉलम्स। तो बेसिकली हमारे को फिल्टर्स ही क्लियर करवाने हैं, ताकि हम परसेंटेज वैल्यूज डिराइव कर सकें। तो रिमूव फिल्टर्स को हम यहाँ लेंगे। रिमूव फिल्टर्स के अंदर यहाँ पे मैं क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट वाइज चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर, तो मैं प्रोडक्ट टेबल
जो हमारी प्रोडक्ट लुकअप टेबल होगी उसको मैं यहाँ मेंशन करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा एक जो टोटल सेल्स अमाउंट रिमूव फिल्टर्स करके जो मेजर डिजाइन किया है, ये बेसिकली मेरे को हेल्प करेगा मेरे आंसर को डिराइव करने में। तो मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। मेरा सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है यहाँ पे मेरा डेक्स क्वेरी, और इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। अब फ्रेंड सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, आउटपुट बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आउटपुट जनरेट करने से पहले आपको कुछ परसेंटेज किस तरीके से जनरेट हो रही है प्रोडक्ट वाइज वो दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। मैट्रिक्स के अंदर मैं बेसिकली अपना प्रोडक्ट नेम ले लूंगा। ओके, प्रोडक्ट नेम मेरा कॉलम यहाँ आ गया है, और मैं सबसे पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग मेजर था उसको मैं यहाँ लूंगा। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा एग्जिस्टिंग मेजर था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये मेरा एग्जिस्टिंग मेजर था, पर इसके अंदर क्योंकि इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट नेम कॉलम जो है इन वैल्यूज को फिल्टर कर रहा है, इसलिए बेसिकली वैल्यूज पे इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्ट प्रेजेंट था। अब इस इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्ट को इलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने रिमूव फिल्टर करके एक और मेजर बना लिया। अब अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो प्रोडक्ट नेम का था वो एलिमिनेट हो चुका है, उसका इफेक्ट नलीफाई हो चुका है, और सेम वैल्यूज हमारी टोटल वैल्यूज यहाँ आ चुकी हैं। तो अब मेरे को आंसर को डिराइव करना इजी रहेगा। अब मैं पहले परसेंटेज निकालता हूँ। मैं एक और मेजर बनाऊंगा, का नाम दे देंगे हम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे अपने दोनों मेजर्स को। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड फंक्शन यहाँ यूज करूँगा। न्यूमरेटर में मैं एग्जिस्टिंग जो है विद फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेरा मेजर है उसको ले लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो रिमूव फिल्टर वाला मैंने मेजर बनाया है वो ले लूंगा, और इनको क्लोज कर देंगे। और अब मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा अपने। ओके, ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। और एक चीज और करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको परसेंटेज टर्म्स में ले लेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं दिखाएगा वैल्यूज। तो इसको हमें यहाँ पे परसेंटेज का ये जो आइकन है ये हमें क्लिक करनी होगी वैल्यूज। तो अब मैं इसको ओके कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और अपने मेजर को यहाँ ड्राइव करके लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मेरी जो एसी की कितनी टोटल सेल्स हुई, वो 16.43 थी। जो मेरी लैपटॉप की सेल थी वो 26.95% थी। इस तरीके से मेरा आ गया। और जो 100% वैल्यू है, ये मेरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डिवाइडेड बाय जो विदाउट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज है, और दोनों एक ही वैल्यू, तो ये 100% आ गया। रेस्ट जो वैल्यूज थी मेरे एग्जैक्ट जो मेरे को इनिशियल आउटपुट चाहिए था, अभी ये फाइनल आउटपुट नहीं है, इनिशियल आउटपुट, क्योंकि फाइनल आउटपुट होगा मार्को जब कस्टमर वाइज हम इन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। अभी ये इनिशियल आउटपुट था जिसमें मेरी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सेल्स आ चुकी है। तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल आउटपुट। अब फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं, मैं कस्टमर वाइज देखना चाहता हूँ। ये तो टोटल प्रोडक्ट आ गया कि एसी की कितनी सेल हुई, लैपटॉप्स की कितनी सेल हुई आउट ऑफ टोटल सेल्स। पर एक कस्टमर को हमने कितनी सेल करी एसी की, एक कस्टमर को हमने लैपटॉप की कितनी सेल करी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देखते हैं। मैं इसको अभी स्मॉल कर दूंगा, इस मेजर को एक और मेजर डिजाइन करूंगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड, मैं क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर वाइज हमको निकालना है, तो मैं यहाँ कस्टमर नेम को ले लूंगा। परफेक्ट, तो ये मेरा कस्टमर नेम मैंने कॉलम ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मेजर ऑलरेडी डिजाइंड है, मैं इस मेजर को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यू 100 आ रही हैं। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को भी लेके आ जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये, क्योंकि मैट्रिक्स है यहाँ पे प्लस आइकॉन आ गया है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए कि एसी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे आइटम्स इस एंड्रयू जो हमारे कस्टमर थे इसने परचेज किए। पर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी परसेंटेज इसको सेल किया है ये देखना है। तो 10.66% ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है एसी टू एंड्रयू कस्टमर, 33.96% सेल करती है लैपटॉप टू एंड्रयू कस्टमर। तो ये कस्टमर वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स की परसेंटेज हमारे पास आ चुकी है। तो यही हमारे पास बेसिकली एक्चुअल आउटपुट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है
कि ये जो 100 वैल्यूज़ हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी 100 वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं? फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने जो अभी रिमूव फ़िल्टर किया था बेसिकली यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो मैंने रिमूव फ़िल्टर किया था, वो प्रोडक्ट लुकअप पे किया था, वो कस्टमर लुकअप पे नहीं किया। इसीलिए क्या हो रहा है कि कस्टमर वाइज़ वैल्यू फ़िल्टर नहीं हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये वैल्यूज़ कि एक इंडिविजुअल कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट करे, वो वैल्यूज़ फ़िल्टर हो जाएँगी क्योंकि हमने रिमूव फ़िल्टर प्रोडक्ट लुकअप पे ऑलरेडी लिया हुआ है और प्रोडक्ट नेम कॉलम हमने प्रोडक्ट लुकअप टेबल से ही फैच करा के लेके आए हैं। तो यही एक्चुअल में आउटपुट बेसिकली हमारा एंड जो हमारा इंटरव्यूअर था, वो सीक कर रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, एक क्वेश्चन इसका वेरिएंट ये भी आ सकता है कि हमें ये देखना है कि अगर मान लो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, हम वो देखना चाहते हैं कि डिफरेंट कस्टमर्स में किस परसेंटेज से सेल हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे एक बार स्लाइसर में ले आऊँगा अपना और इस स्लाइसर के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट नेम कॉलम्स को रख दूँगा। तो लेट्स सपोज़ अभी आप देख पा रहे हैं एंड्रयू के लिए एसी, लैपटॉप, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न ये सबकी सेल्स आ रही है, सेल परसेंटेज आ रही है। पर मुझे क्या करना है, मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे लेट्स सपोज़ मुझे टेलीविज़न देखना है। तो क्या होगा, सारे कस्टमर्स की टेलीविज़न की परसेंटेज आ जाएगी कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने टेलीविज़न की कितनी परसेंटेज सेल की टू डिफरेंट कस्टमर्स। जैसे एंड्रयू को जो एंड्रयू की जो टोटल हमारा जो सेलिंग हुई है, उसमें से 27.13% जो है टेलीविज़न का है। इसी तरीके से एंजेला को जितनी भी लेट्स सपोज़ आप इसको ऐसे मान के चलिए जो 100% टोटल सेल हुआ है एंजेला को, सेल्स अमाउंट बेसिकली 100% उसमें से 14.14% टेलीविज़न का है। इसी तरीके से अगर हम इवोनी की बात करें तो उसमें से 34.03% जो है टेलीविज़न का कंट्रीब्यूशन है, जितनी टोटल सेल्स हुई है इवोनी को। तो इंडिविजुअल कस्टमर वाइज़ किस-किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, ये हमने यहाँ डिराइव कर लिया और अगर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज़ भी देखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर हम इस फ़िल्टर को हटा देंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स अमाउंट में फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर, ये भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। हमें डेक्स क्वेरीज जब भी लिखनी है फ्रेंड्स, हमें कंसेप्चुअली उस पे सोचना है कि किस तरीके से इसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम केवल आउटपुट जनरेट करने जाएँगे विदाउट कंसेप्चुअली नोइंग कि क्या हमें चाहिए, तो हम फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। आज का हमारा टॉपिक है सम वर्सेस सम एक्स। फ्रेंड्स पावर बीआई के इंटरव्यूज में जनरली हमसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पुट अप करता है कि सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है, या फिर कुछ इंटरव्यूअर्स इसके वेरिएंट्स भी पूछ लेते हैं कि एवरेज एवरेज एक्स में क्या डिफरेंस है या मिन और मिन एक्स में क्या डिफरेंस है। पर अगर हम बैकग्राउंड देखें सभी क्वेश्चंस का एक लॉजिकल आंसर एक ही होता है। तो आज हम उसी आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि सम और सम एक्स को हम किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड सबसे पहले सम और सम एक्स को के डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं डेक्स में। तो फ्रेंड्स एग्रीगेशन फंक्शंस क्या करते हैं, हमारे कॉलम की मल्टीपल जो वैल्यूज हैं उन पे एग्रीगेट बेसिकली उनका एग्रीगेशन करके उन एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। अब ये एग्रीगेशन फंक्शंस कई तरीके के होते हैं, जैसे सम हो गया, मिन, मैक्स, एवरेज, इस तरीके के हमारे जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। पर फ्रेंड्स अगर हम इन एग्रीगेशन फंक्शंस के सिंटैक्स देखें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ सम के थ्रू दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम किसी भी टेबल का एक सिंगल कॉलम ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है एग्रीगेशन फंक्शन की, हम इसके स्पेशल क्लास होती है एग्रीगेटर्स कहें यहाँ। एग्रीगेटर्स की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सिंगल कॉलम ही ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर इस समस्या को दूर करना है, तो हम क्या करते हैं, इसी एग्रीगेटर के एक एडवांस्ड वर्जन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइट्रेटर्स। हालांकि क्लास अगर मैं समझूं तो वो एग्रीगेशन फंक्शंस ही, आइट्रेटर्स आर आल्सो एग्रीगेशन फंक्शंस, पर दे आर डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेटर्स। अब वो एग्रीगेटर से किस तरीके से डिफरेंस है, उनको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो आइट्रेटर फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे सम एक्स हो गया, एवरेज एक्स हो गया, मिन एक्स, मैक्स एक्स, इस तरीके के जो फंक्शंस हैं, दे विल उनका पहले तो सिंटेक्स देखते हैं। वो सबसे पहले तो किसी टेबल को एज एन इनपुट मतलब फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं और सेकंड पैरामीटर उनका होता है एक्सप्रेशन। वो सेकंड पैरामीटर में एक्सप्रेशन को लेते हैं। ये डिफरेंस होता है
बेसिकली सिंटैक्टिकल अगर मैं डिफरेंस देखूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें बेसिकली मल्टीपल कॉलम्स पे कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, जैसे हमारे को सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स यूनिट प्राइस, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है 2 कॉलम पे, या फिर हमारे को किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को पुल करके कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। ये सारे बेसिकली इन सारे पर्पसेस के लिए हम आइटरेटर्स जो होते हैं, या फिर हम कहें एडवांस्ड वर्जन ऑफ एग्रीगेटर्स, या कुछ लोग इंटरनेट पे ये बोलते हैं दे आर द एक्स वर्जन ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स मीन्स एक्स वर्जन ऑफ देयर एग्रीगेटर्स। तो ये जो आइटरेटर्स होते हैं, इनको हम या तो हमें जब मल्टीपल कॉलम्स के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना हो, या फिर हमारे को किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को लेके उस पे कुछ बेसिकली उसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है, या फिर कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं कि हमारी जो टेबल हम इसके अंदर ले रहे हैं एज अ फर्स्ट पैरामीटर, उस टेबल पे ही मतलब उस टेबल पे ही हम कोई फ़िल्टर लगाते हैं और फ़िल्टर्ड डेटा पे कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है, ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिनेरियो आज हम डिस्कस भी करेंगे डेमो में, पर मैं ये जस्ट आपको एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम आइटरेटर्स को और किन-किन सिनेरियोज़ में हम आइटरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बेसिकली डेमो की तरफ चलेंगे और डेमो देखेंगे इन फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, और फिर मैं डेमो में ही आपको समझाऊँगा कि सम और सम एक्स एक्चुअल में केवल सिंटैक्टिकली ही डिफरेंस है, या फिर इनमें कोई और भी डिफरेंस है, या फिर ये एग्जैक्टली सिमिलर है। तो फ्रेंड, डैक्स क्वेरीज लिखने से पहले हम अपनी डेटा मॉडल को देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी मॉडल टैब में जाऊंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने सेंटर में सेल्स डेटा टेबल ली है, और इससे कनेक्टेड डिफरेंट लुकअप टेबल्स है, जैसे कस्टमर लुकअप जिसमें कस्टमर रिलेटेड डेटा है, डेट लुकअप जिसमें हमारी बेसिकली डेट दी हुई है जब जब प्रोडक्ट्स परचेज हुए, और उसके अलावा हमारी प्रोडक्ट लुकअप टेबल है जिसमें प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा है। और ये सारी लुकअप टेबल्स मेरी सेल्स डेटा टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड हैं। एंड व्यूअर, मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि डेटा फाइल से रिलेटेड, तो मैंने डेटा फाइल्स पुरानी भी जितनी भी मेरी डैक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैंने डेटा फाइल्स का लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक के थ्रू डेटा फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेसिकली डाउनलोड करने के बाद उन फाइल्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो सारे कनेक्शन है, जैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी बिटवीन कस्टमर लुकअप एंड सेल्स डेटा, एंड प्रोडक्ट आईडी बिटवीन प्रोडक्ट लुकअप एंड सेल्स डेटा, एंड डेट की बिटवीन डेट लुकअप एंड सेल्स डेटा, ये सारे कनेक्शन प्रेजेंट हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप फीचर ऑफ होता है, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिटेक्ट नहीं हो पाते, या फिर कई कारणों, जब इवन आपका ऑन भी है तब भी कई बार ये जो रिलेशनशिप होते हैं पावर बीआई ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो आप ये मेक श्योर कर लें फाइल इंपोर्ट के बाद कि ये सारे कनेक्शंस बिटवीन ऑल थ्री डायमेंशन टेबल्स एंड आवर फैक्ट टेबल इज प्रेजेंट देयर। ये आपको मेक श्योर कर लेना है। तो अब ये तो हमारा बेसिकली डेटा मॉडल हुआ, उसमें एक इंपॉर्टेंट मेजर्स टेबल भी है जिसमें सारे मेजर्स को मैंने एक जगह रखा हुआ है, ताकि मेरा डेटा मॉडल बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। तो अब डेटा मॉडल के डिस्कशन के बाद फ्रेंड्स, अब हम डेक्स क्वेरीज को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊंगा और न्यू मेजर को क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ न्यू मेजर को क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको सम जो फंक्शन होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं सम लिख लूंगा, और क्योंकि अभी हम डेमो कर रहे हैं सम फंक्शन का, सम डेमो हो जाएगा। इसको हम यहाँ ले जाएंगे नीचे, और इसको आप लोगों को ताकि क्लियर दिख सके, थोड़ा सा ये फॉन्ट साइज में बड़ा कर दूंगा यहाँ। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं सम परफॉर्म करूंगा किसी हमारे अ, किसी टेबल के किसी कॉलम पे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है जो हमारे ये एग्रीगेटर्स हैं, दे एड्स बेसिकली दे परफॉर्म एग्रीगेशन ओवर अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ टेबल। तो हम यहाँ देख रहे हैं एड्स ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम। तो यहाँ पे मैं कोई टेबल का किसी बेसिकली एक कॉलम ले लूंगा। तो सेल्स डेटा सेल्स क्वांटिटी ले लेता हूँ अभी के लिए मैं, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये तो हमारा सिंपल सा सम फंक्शन हुआ। अब फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, इस सम फंक्शन में मैं सिंगल कॉलम ही यूज कर सकता था। अगर मुझे दो कॉलम्स की, मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद जो आउटपुट होगा आएगा, उसको एग्रीगेट करना है, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही आर्ग्यूमेंट की जगह है। वही एक आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ दे सकता हूँ। इवन अगर मैं ऐसा कुछ भी परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे, तो भी ये एरर दे देता है। केवल केवल मैं यहाँ पे कॉलम ही लिख सकता हूँ सम फंक्शन के अंदर। जैसा आप देख पा रहे हैं, the sum function only accepts a column reference as an argument, nothing more than that.
तो अब होगा क्या, अब ये हमारा एक तरीके से सम फंक्शन का ड्रॉबैक हो गया। अब मान लीजिए हमारा यूज़ केस कुछ ऐसा ऐसा है क्लाइंट का कि हमारे को 2 कॉलम्स का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करके और जो आउटपुट आएगा बेसिकली हमारे को सबसे पहले रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करना है 2 कॉलम्स का और जो आउटपुट आ रहा है उसको समेशन परफॉर्म करना है, ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा सम फंक्शन बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियोज़ में फ्रेंड्स हमारे को आइटरेटर्स की तरफ जाना पड़ता है, जो बेसिकली इन एग्रीगेटर्स के ही एडवांस्ड वर्ज़न होते हैं या फिर एक्स वर्ज़न्स होते हैं हमारे एग्रीगेटर्स के। तो अब जो मैंने सिनेरियो आपको बताया, उसके लिए मैं क्वेरी लिख के दिखाऊँगा बट यूजिंग सम एक्स। यहाँ पे हम सम फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम सम एक्स यूज़ करेंगे। तो अब मैं सम एक्स क्वेरी लिखूँगा, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा अपनी मेजर्स टेबल में जाता हूँ और एक और न्यू मेजर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पर अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सम एक्स के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ मैं। यहाँ बेसिकली सम एक्स का क्योंकि हम डेमो दे रहे हैं, तो बड़ा कर लेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा सम एक्स लिखूँ। अब इसकी फर्स्ट जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट वो है टेबल। तो मेरे को सेल्स डेटा पे काम करना है, तो मैं सेल्स डेटा को ले लूँगा यहाँ पे। अब ये मेरे से दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्सप्रेशन। बेसिकली दोस्तों क्या करता है समय, हमारी टेबल जो भी मैंने अभी ये जो टेबल लिखी है, ये जो सेल्स डेटा टेबल है, इसको स्कैन करेगा। इसको स्कैन करेगा रो बाय रो और स्कैन करते हुए एक्सप्रेशन जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, उसको इवैल्यूएट करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं अभी एक सेल्स डेटा का सेल्स अमाउंट और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए। तो ये क्या करने वाला है हमारा समएक्स, ये सेल्स डेटा टेबल को स्कैन करेगा और ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, डिवीज़न ये जो डिवाइड कर रहे हैं हम सेल्स डेटा सेल्स अमाउंट को सेल्स डेटा सेल्स क्वांटिटी बेसिकली सेल्स अमाउंट कॉलम को सेल्स क्वांटिटी कॉलम से, ये वाली ये हमारा जो समेट फंक्शन है इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा रो बाय रो और जो भी आउटपुट आएगा उस पे एग्रीगेशन परफॉर्म कर देगा क्योंकि यहाँ पे हमने सम एक्स लिया हुआ है तो ये जो आउटपुट आएगा उसको सम कर देगा। अगर यहाँ पे हमने एवरेज एक्स लिखा होता तो जो आउटपुट आ रहा है हमारा रो बाय रो इवैल्यूएशन के बाद उसके ऊपर वो एवरेज परफॉर्म कर देता। तो ये ही डिफरेंस होता है सम और सम एक्स के अंदर। अब ये तो हुई बेसिकली सिंटैक्टिकल डिफरेंस। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि एक चीज जो हमारे जो सम और सम एक्स फंक्शन को सिमिलर बनाती है बेसिकली उस फैक्टर को मैं टच करूंगा क्योंकि सिंटैक्टिकली तो अग्री कर लिया हमने कि हाँ भाई सिंटैक्टिकली सम एक्स जो है वो बेसिकली जब हमारी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होती हैं उनको इवेल्युएट बेसिकली एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के ऊपर के लिए यूज होता है और जो सम होता है वो सिंगल एक कॉलम के लिए यूज होगा। इतना तो हमें समझ आ गया कि सिंटैक्टिकली तो डिफरेंस है, यूज केसेस दोनों के डिफरेंस है। पर पर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं फ्रेंड्स सम और समेट में जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स जब मैं बात करता हूँ सिमिलैरिटी की तो आपको ये जान के बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि इवन जब हम सिंगल एक कॉलम लिख रहे हैं सम फंक्शन के अंदर तो डेक्स इसको भी इंटरप्रेट करता है थ्रू द एक्सटेंडेड वर्जन थ्रू एक्स फंक्शन हम कह सकते हैं या फिर थ्रू इटरेटर फंक्शन। अब ये बहुत ही एक स्ट्रेंज लगता है कि डैक्स इतना क्यों काम पीछे परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड होता क्या है, डैक्स ने हमें जब हमें सिंगल कॉलम पे काम करना है तो एक तरीके से सिंटैक्स शुगर दे दिया यानी हमारे को एक सिंप्लीफाइड वर्जन प्रोवाइड कर दिया है ताकि हमारे को पूरी सिंटैक्स ना लिखनी पड़े जो एक्सटेंडेड वर्जन की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाई कि सम एक्स फिर हमारे को टेबल का नाम फिर हमको जो कॉलम यूज करना है ये, तो इससे बचने के लिए हमारे को सिंप्लीफाई बेसिकली हमारे को लाइंस ऑफ कोड सेव करने के लिए डैक्स ने हमें एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया है। जब हमें सिंगल कॉलम से काम करना है तो आप बेसिकली सम फंक्शन लीजिए और इसके अंदर अपना कॉलम लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट डेक्स इंजन खुद इसके लिए पीछे से पूरा इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो एक्स वर्जन होता है पूरा वही उसी तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है और उसी तरीके से इसका आउटपुट लेके आता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक डेमो दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने क्या करूँगा, मैं यहाँ मैट्रिक्स लूँगा और जो मेरा सिंपल सम ऑफ डेमो था, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा और अभी के लिए अ, मैं लेट्स सपोज़ उस प्रोडक्ट वाइज़ इसको
एवैल्यूएट करता हूँ इसको। ओके, ओके। तो ये बेसिकली जो क्वांटिटीज थी प्रोडक्ट वाइज आ गई हैं कि एसी की कितनी क्वांटिटी सेल हुई, लैपटॉप की कितनी, ये सारी क्वांटिटीज आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डैक्स किस तरीके से, ये तो हमारा सिंपल सेल्स क्वांटिटी जो सेल्स डेटा टेबल का था, वो किस तरीके से आया, उस पे जब हमने सम फंक्शन लगाया तो कैसे आउटपुट आएगा ये दिखाया। अब डैक्स कैसे इसको बेसिकली इंटरप्रेट करेगा वो भी देख लेते हैं। हम मेजर्स टेबल में जाएंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे न्यू मेजर क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ सम एक्स लिखूंगा और यहाँ पे क्योंकि मैं सेल्स क्वांटिटी का ही डेमो दे रहा हूँ, डेमो ऑफ सेल्स क्वांटिटी में यहाँ लिख दूंगा और बेसिकली हम सम एक्स की फंक्शन यहाँ लिख देंगे, टेबल पास ऑन कर देंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेल्स डेटा टेबल का सेल्स क्वांटिटी कॉलम ले लूंगा मैं। ओके, ये मेरा हो गया और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब फ्रेंड्स होगा क्या, जो हमारा डैक्स इंजन होगा, जो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन था ये वाला, ये जो वर्जन था इसको इंटरप्रेट करेगा इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं ये जो अभी नया मेजर बनाया है इसके लिए आपको समझाने के लिए एक और मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके, यहाँ पे मैं नया मेजर ले लूंगा और बेसिकली अपना प्रोडक्ट नेम। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एग्जैक्ट सेम फिगर्स आई हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोई डिफरेंस है ही नहीं। सम ऑफ कॉलम नेम अगर हम लिख रहे हैं या फिर सम एक्स फिर टेबल का नाम या और उसके अंदर फिर कॉलम पास ऑन कर रहे हैं, ये एक ही बात है। डेक्स इंजन सिंप्लीफाइड वर्जन एक तरफ हमारे को देता है और एक तरफ उस सिंप्लीफाइड वर्जन का पीछे से जब उसको इंटरप्रेट करने जा रहा है तो एक्सटेंडेड वर्जन की तरह ही जा रहा है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली जब हम सिंगल कॉलम बेसिकली सम ऑफ कॉलम नेम या फिर डेक्स उसको इंटरप्रेट कर रहा है उसके अंदर। पर जब हमारे को कभी फिल्टर डेटा पे काम करना है या फिर मल्टीपल कॉलम्स पे काम करना है या फिर दूसरे किसी टेबल के कॉलम पे काम करना है, ऐसे सिनेरियोज में फ्रेंड, ऐसे सिनेरियोज में हमें आइट्रेटर वर्जन यानी सम एक्स, एवरेज एक्स, मिन एक्स, मैक्स एक्स, ऐसे ही आइट्रेटर वर्जन का यूज करना पड़ेगा। हम सिंपल सम से इस आउटपुट को नहीं लेके आ पाएंगे। तो यही बेसिकली हम मेरे को आज इस वीडियो का पर्पस जो था वही था कि ताकि आप डिफरेंसेस भी समझ लें कि सिंटैक्टिकल डिफरेंस होते हैं, किन यूज केसेस में हम क्या करेंगे यूज, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे सम एक्स सम, और क्या सिमिलैरिटी है इंटरप्रिटेशन वाइज, क्या सिमिलैरिटी है सम और सम एक्स में, और क्या डिफरेंसेस हैं सिंटैक्स वाइज। तो ये सब आपको समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू। आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर फंक्शन को लेकर। हम ये जानेंगे ये फिल्टर फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, किन-किन सिनेरियोज में हमें फिल्टर फंक्शन को यूज करना चाहिए। हम एक प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे कि फिल्टर फंक्शन के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं, तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने फंक्शन फिल्टर फंक्शन की सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट होती है हमारे फंक्शन की, फिल्टर फंक्शन की, वो होती है टेबल। ये वो टेबल है जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं। अगर बात करें सेकंड आर्गुमेंट की तो ये होती है फिल्टर कंडीशन, जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। बेसिकली फ्रेंड्स फिल्टर फंक्शन करता क्या है कि जो हमारी टेबल होगी ये उसको स्कैन करेगा और जो फिल्टर कंडीशन है उसको इवेलुएट करेगा फॉर ईच रो ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। लेट सपोज हमारी कोई कंट्री टेबल थी और हमने एक फिल्टर कंडीशन लगाई कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो ये क्या करेगा फिल्टर फंक्शन, कंट्री टेबल को स्कैन करेगा और हर एक रो के लिए चेक करेगा कि वो उस कंट्री नेम की वैल्यू इंडिया है। अगर वो इंडिया होगी तो ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रोज को रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि फिल्टर फंक्शन रिटर्न्स अ टेबल। ये बेसिकली क्या करेगा, ये रिटर्न करता है एक टेबल को, यानी वो टेबल जिसके अंदर फिल्टर्ड रोज हैं, जो फिल्टर कंडीशन अप्लाई होने के बाद आई हैं। अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो इट रिड्यूस द नंबर ऑफ रोज बेस्ड ऑन फिल्टर क्राइटेरिया। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो फिल्टर क्राइटेरिया है, ये फिल्टर क्राइटेरिया अप्लाई होने के बाद जो रोज आएंगी वो जनरली बेसिकली कम ही होंगी। लेट्स सपोज 100
रोज़ थी टोटल हमारी कंट्री टेबल में और उसमें इंडिया की रोज़ लेट्स सपोज़ 20 हैं, तो इसने रिड्यूस कर दी, 80 रोज़ एलिमिनेट कर दी। तो यही एक एडवांटेज होता है फ़िल्टर फंक्शन का। ये तो बेसिकली फ़िल्टर फंक्शन का हाई लेवल ओवरव्यू रहा। अब बेसिकली हम फ़िल्टर फंक्शन को के दूसरे पर्सपेक्टिव को समझेंगे। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं कुछ डैक्स में, जो टेबल आर टेबल बेसिकली टेबल्स को एज़ एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सम एक्स की, जैसे आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी प्रीवियस जिसमें मैंने सम और सम एक्स को काफ़ी डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो को जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। तो जो सम एक्स फंक्शन है हमारा डैक्स में, वो एक टेबल को एज़ एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब बात करते हैं हमारे ऐसे फंक्शंस की जब टेबल आर्गुमेंट की तरह पास होती है, वहाँ पे हम एक फिजिकल टेबल भी दे सकते हैं। बेसिकली हम टेबल को एज़ इट इज़ उठा के भी लेके आ सकते हैं एज़ एन आर्गुमेंट उन फंक्शंस में या फिर दोस्तों हम समय में एक फिर हम बेसिकली एक वर्चुअल टेबल भी दे सकते हैं। अब ये वर्चुअल टेबल को हम कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। ये कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल क्या होगी दोस्तों? ये एक फ़िल्टर्ड टेबल होगी। लेट्स सपोज़ हमने जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया जैसे कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो जो 20 रोज़ जैसे अभी मैंने बताया था 100 रोज़ थी हमारी, 80 रोज़ फ़िल्टर हो गई, 20 रोज़ इंडिया की आईं। वो 20 रोज़ एक कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल बनाएँगी। अब इस अभी इन 20 रोज़ पे आप किसी भी तरीके का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बेसिकली मेजर होगा, वो इवैल्यूएट होगा अगेंस्ट दिस वर्चुअल टेबल ऑफ 20 रोज़। तो ये एक तरीके से फंडा होता है, जो एक काम करता है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करके अपने डिफरेंट सिनेरियोज़ को कैटर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम एक काम करते हैं, अब हम सबसे पहले मॉडल टैब में जाके अपने डेटा मॉडल को चेक कर लेते हैं। तो मेरे डेटा मॉडल फ्रेंड्स मेरे डेटा मॉडल में सबसे पहले मैंने सेल्स डेटा टेबल ली हुई है सेंटर में और डिफरेंट लुकअप टेबल्स इसके साथ अटैच की हुई है वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ। मेरी कस्टमर लुकअप यहाँ प्रेजेंट है, प्रोडक्ट लुकअप और डेट लुकअप, 3 मेरे डायमेंशन टेबल्स हैं, ये लुकअप टेबल्स हैं और सेंटर में मैंने एक फैक्ट टेबल या सेल्स डेटा टेबल बनाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ मेजर्स टेबल भी बनाई है जिसके अंदर हम मेजर्स को बेसिकली कलेक्टिवली होल्ड जो मेजर्स को कलेक्टिवली होल्ड करके रखती है ताकि हमारा मॉडल जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। तो अब हम चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं एक बेसिक DAX फंक्शन जो टेबल एज़ एन आर्गुमेंट लेता है। तो हम अभी के लिए डेमो पर्पज़ के लिए समेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है यूजिंग दिस फ़िल्टर फंक्शन। तो मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊँगा और मेजर्स टेबल में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं न्यू मेजर डिज़ाइन करने वाला हूँ। ओके, तो मेरी ये न्यू मेजर वाली टैब आ जाएगी। मैं इस सेक्शन को बड़ा कर लूँगा थोड़ा और अभी के लिए ताकि आपको बेटर दिखे। ओके, तो मैं अपने मेजर का नाम देने वाला हूँ समेट्स एंड फर्स्ट मैं एक बनाऊँगा जो बेसिकली मेजर डिज़ाइन करने वाला हूँ, आई विल डिज़ाइन यूजिंग अ फिज़िकल टेबल। तो यहाँ पे मैं सेल्स डेटा टेबल को ले रहा हूँ अभी। तो मैं अभी के लिए फिज़िकल टेबल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो ये होगी हमारी फिज़िकल टेबल जो हमारा समेक्स फंक्शन यहाँ लेगा। तो समेक्स लिखूँगा फिज़िकल टेबल ही पास करूँगा, कोई फ़िल्टर कंडीशन नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पे ये सेल्स डेटा टेबल ले लेंगे और यहाँ पे कोई भी हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर लेंगे अगेंस्ट दिस टेबल। तो लेट्स सपोज़ अभी के लिए एक हाइपोथेटिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अ, लेट्स सपोज़ क्वांटिटी को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये सिंपल सा मैंने जस्ट बिकॉज़ आपको सिखाने के लिए कि कैसे फिज़िकल टेबल और कैसे एक वर्चुअल कैलकुलेटेड टेबल काम करती है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने फिज़िकल टेबल को फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया। तो मैं क्लोज़ करूँगा। इसको हम अभी के लिए ओके कर देंगे, ठीक है? और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक तरीके से हम एक वर्चुअल कैलकुलेटेड टेबल बनाएँगे। अब ये कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल जो होगी ये फ़िल्टर कंडीशन को अप्लाई करके बनेगी। तो देखते हैं इसमें क्या एक्साइटमेंट है, क्या अलग है? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, या मेजर्स टेबल जो है हमारे को मैं इसी के अंदर ये नया मेजर बनाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्योंकि फिज़िकल टेबल के बजाय यहाँ पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटेड टेबल या फिर मैं वर्चुअल
टेबल डेमो यहाँ लिख देता हूँ इस मेजर का नाम। ओके। एंड समेक फंक्शन दोबारा हम यूज़ करने वाले हैं। डैक्स का फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल हमको देनी है, पर यहाँ हम फिजिकल टेबल नहीं पास करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ़िल्टर फंक्शन को। फ़िल्टर फंक्शन में अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले जो टेबल हमें फ़िल्टर करनी है, वो पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सेल्स डेटा टेबल ही पास करने वाला हूँ। और अब मैं दूँगा कंडीशन। ये कंडीशन सेल्स डेटा टेबल, जो भी कंडीशन मैं यहाँ डालूँगा वो सेल्स डेटा टेबल को के ऊपर रो बाय रो इवैल्यूएट होगी। तो यहाँ कंडीशन मैं डाल देता हूँ अभी के लिए सेल्स डेटा, लेट्स सपोज़ सेल्स क्वांटिटी जब मेरी अ, 1000 से ज़्यादा है तब ये फ़िल्टर कंडीशन इवैल्यूएट हो। तो होगा क्या फ्रेंड्स यहाँ पे, रादर देन हमने पूरी सेल्स डेटा टेबल को उठाने के, हम एक वर्चुअल टेबल बना लेंगे। उस वर्चुअल टेबल के अंदर वही रोज़ होंगी जहाँ पे सेल्स क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा है। तो ये हमारी एक वर्चुअल टेबल हो जाएगी। और अब हम इस वर्चुअल टेबल पे करने क्या वाले हैं, अब हम कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने वाले हैं। वो एक्सप्रेशन हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपनी सेल्स डेटा टेबल जो है मेरी, उसी का ही सेल्स अमाउंट जो मेरा कॉलम होगा, वो मैं इसको यहाँ लिख लूँगा और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स में इन मेजर्स को देख सकते हैं, बेसिकली विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक्स मेजर ले लूँगा। सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल डेमो जो है मेरा मेजर जो मैंने बनाया है थ्रू फ़िल्टर डेटा, उसको जाके देखूँगा। मैं यहाँ वैल्यूज़ में रख दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं आई है। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या कंडीशन ली थी फ़िल्टर में, क्योंकि मेरी वर्चुअल टेबल जो थी वो बिल्कुल एम्प्टी आई है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ली थी सेल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 1000। तो मेरे को एक बार डेटा में जाके चेक करना होगा कि मेरी ये जो वर्चुअल टेबल बनी है एम्प्टी क्यों है ये। अगर मैं डेटा टेबल में जाऊँ और अपना सेल्स डेटा को चेक करूँ, ओके, जैसे देख पा रहे हैं वैल्यूज़ जो हैं मेरी 1000 से बड़ी कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरी सेल्स डेटा टेबल में। अगर मैं एक बार यहाँ से भी देखूँ, ओके, तो मैक्सिमम 1 से लेकर 20 तक की मेरी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। यहाँ 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो मुझे अपनी मेजर की फ़िल्टर कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने फ़िल्टर टेबल बनाई है, बेसिकली वर्चुअल टेबल बनाई है यूज़िंग फ़िल्टर कंडीशन, उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से यहाँ आ जाऊँगा, अपने मेजर में जाऊँगा और इस 1000 की जगह मुझे यहाँ पे अभी के लिए लेट्स सपोज़ मैं 10 ले लूँगा, क्योंकि 20 तक की वैल्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ पे 10 ले लूँगा, इसको ओके कर दूँगा। ओके, अब मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाना चाहिए, इसको मैं क्लोज़ करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है आ गया है, सिंपल एक सेल्स अमाउंट आ गया है। यहाँ पे बेसिकली रोज़ के लिए यहाँ पे मेरी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा थी। तो अब मैं कुछ भी, अगर मेरा कोई लुकअप टेबल का फील्ड है जैसे प्रोडक्ट नेम है, तो मैं उन फ़िल्टर्ड रोज़ के लिए देख सकता हूँ। अब फ्रेंड्स ये तो रही हमारी फ़िल्टर फ़ंक्शन किस तरीके से समेक्स के अंदर यूज़ हो रहा था, उसके यूज़ केसेस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा-सा और स्ट्रेच करता हूँ अपने टॉपिक को फ़िल्टर फ़ंक्शन के, और फ़िल्टर फ़ंक्शन को एज़ एन टेबल एक्सप्रेशन, एज़ एन टेबल आर्गुमेंट, जो हम कैलकुलेट फ़ंक्शन में जब हम फ़िल्टर एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वहाँ हम, आपको याद होगा, मैं वहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, टेबल एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ। तो एज़ अ टेबल एक्सप्रेशन मैं फ़िल्टर फ़ंक्शन को वहाँ पास करके या यूज़ करके देखूँगा कि क्या आउटपुट आता है और कैसे हम लिख सकते हैं। तो अब मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं फ़िल्टर फ़ंक्शन को उसके अंदर एज़ अ फ़िल्टर कंडीशन पास करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं अपनी मेजर्स टेबल पे जाऊँगा दोबारा से। अब यहाँ पे मैं मेजर्स टेबल को क्लिक करूँगा और न्यू मेजर्स को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो अभी के लिए अब मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का क्योंकि यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, कैलकुलेट एंड डेमो ऑफ फ़िल्टर को मैं यहाँ पे ले जाके कैलकुलेट फ़ंक्शन लिखूँगा। के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन देनी होती है। तो अभी के लिए मैं टोटल सेल्स अमाउंट जो मेरा मेजर ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है, उसे ही ले लूँगा। बेसिकली इस टोटल सेल्स अमाउंट मेजर में हम समेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो यही मेरा पहला मेजर, जो जो पहली आर्गुमेंट होती है वो एक्सप्रेशन होती है, तो मैंने ये मेजर पास कर दूँगा यहाँ पे।
इसके बाद दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे टेबल एक्सप्रेशन पास करूँगा। ये मेरी फ़िल्टर कंडीशन है, यहाँ टेबल एक्सप्रेशन पास करूँगा। यहाँ पे मैं फ़िल्टर फ़ंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे टेबल की जगह मैं सेल्स डेटा टेबल दे दूँगा और मैं क्या करना चाहता हूँ फ़िल्टर कंडीशन तो अभी के लिए मैं लेट्स सपोज़ कस्टमर आईडी 1 के लिए डेटा को फ़िल्टर कर लेता हूँ अपने, तो मैं क्लोज़ कर दूँगा, ये मेरा क्लोज़ हो जाएगा, ओके कर देंगे। ये मेरा मेजर बन के रेडी है, तो हम क्लोज़ कर देंगे और अब मेजर के डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं थ्रू मैट्रिक्स। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना मैट्रिक्स विजुअल दोबारा से ले लूँगा, थोड़ा-सा फेच करने ले लेंगे, ओके। और जो हमारा नया मेजर आया है, तो हम यहाँ ले आएँगे, ओके। और क्योंकि मैंने इस अपने मेजर में केवल कस्टमर आईडी 1 के लिए डेटा को फ़िल्टर किया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अ, बेसिकली यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल से कस्टमर आईडी को ले सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप केवल कस्टमर आईडी 1 का डेटा है, बाकी सारे जो हमारी रोज़ थी, वो फ़िल्टर हो गई। तो कहने का क्या मतलब था फ्रेंड्स यहाँ पे, मेरा जो फ़िल्टर फ़ंक्शन था ये वाला यहाँ पे, इसने क्या किया कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल बनाए जिसमें केवल कस्टमर आईडी 1 के अगेंस्ट ही जो मेरा ये मेजर था टोटल सेल्स अमाउंट इसको इसने इवैल्यूएट किया अगेंस्ट दिस फ़िल्टर्ड रोज़। अब ये फ़िल्टर्ड रोज़ क्या थी? ये फ़िल्टर्ड रोज़ थी हमारी केवल कस्टमर आईडी 1 की। ये हमारी वर्चुअल टेबल जो बनी, ये केवल कस्टमर आईडी 1 के लिए बनी। उस वर्चुअल टेबल के ऊपर टोटल सेल्स अमाउंट जो मेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको इवैल्यूएट किया गया और आउटपुट को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आउटपुट हम जो देख पा रहे हैं, ये बेसिकली कस्टमर आईडी 1 के लिए था। तो ये हमारा एक और एक्स्ट्रा सिनेरियो था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जहाँ पे हम फ़िल्टर फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा आपको याद होगा कीप फ़िल्टर्स फ़ंक्शन जब हमने बनाया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में, तो कीप फ़िल्टर्स फ़ंक्शन के काफ़ी एडवांटेजेस थे। वो एडवांटेजेस सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो फ़िल्टर फ़ंक्शन होता है, जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो भी बताया कि वो स्कैन करता है टेबल को रो बाय रो बेसिस पे। तो इसीलिए वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। इससे हमारा अभी तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कम है, जब डेटा बढ़ेगा तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऐसी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी से सेव करने के लिए हम कीप फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं मैक्सिमम सिनेरियोज़ में। और कई बार कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ आ भी जाते हैं जिन्हें हम लेटर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम आपको फ़िल्टर फ़ंक्शन भी जैसे यहाँ पे हमने बनाया है ऐसे फ़िल्टर फ़ंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं, पर कई बार ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं कि हमारे को फ़िल्टर फ़ंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उन ऑप्शंस को उन सिनेरियोज़ को हम लेटर वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्टिंक्ट फंक्शन के बारे में। हम समझेंगे डिस्टिंक्ट फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ को भी देखेंगे हम थ्रू डेमो कि हम किस तरीके से डिस्टिंक्ट को यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, डिस्टिंक्ट फंक्शन। ओके, तो अगर हम अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन की अगर बात करते हैं तो डिस्टिंक्ट फंक्शन एक टेबल फंक्शन होता है। बेसिकली ये टेबल को रिटर्न कर रहा है। अब दोस्तों वो जो टेबल होगी वो सिंगल कॉलम टेबल भी हो सकती है और उस टेबल में मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्या आर्गुमेंट हम इस डिस्टिंक्ट फंक्शन में पास कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की अगर अगर हम डिस्टिंक्ट फंक्शन में सिंगल कॉलम पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंगल किसी टेबल का कॉलम पास कर देता हूँ, तो क्या होगा ये रिटर्न करेगा एक सिंगल कॉलम टेबल क्योंकि हमने सिंगल कॉलम पास किया है तो सिंगल कॉलम टेबल ही रिटर्न कर देगा। पर समझने वाली बात ये है कि ये जो सिंगल कॉलम होगा उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होंगी। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे अपने डेटा व्यू में जाऊँ और अपनी सेल्स डेटा टेबल को देखूँ, तो ये क्या करेगा मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट आईडी को इसके अंदर पास कर दिया डिस्टिंक्ट फंक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये केवल यूनिक प्रोडक्ट आईडीज़ को ही रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब है ये केवल 5 वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। ये इतनी सारी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं मेरी फैक्ट टेबल में उनको रिटर्न नहीं करेगा। पहला केस यानी अगर हम कॉलम को पास कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉलम में कस्टमर आईडी पास कर दूँगा, तो ये केवल 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो रिपीट हो रही हैं, उनको हटा देगा। पहला के सिनेरियो। अब अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें हम पास करते हैं कॉलम की बजाय हम अपने टेबल को पास करते हैं, तो जब टेबल एक्सप्रेशन है, टेबल को हम इसमें पास करेंगे,
तो ये क्या करेगा, ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। वो भी देख लेते हैं अपने डेटा व्यू में जाके। तो फ्रेंड्स ये करेगा क्या, जब हम बात कर रहे हैं टेबल एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, तो ये करेगा क्या, ये यूनिक कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। अब ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? फ्रेंड्स यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है कि कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, ये जो हमारे 5 कॉलम्स हैं, इनकी यूनिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी ये जो हमारी फर्स्ट रो है, ऐसी सिमिलर रो विथ ऑल दीज़ वैल्यूज़ दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे इस डिस्टिंक्ट फंक्शन को दिखेगा कि भई ऐसी कोई रो जिसके अंदर यही वैल्यूज़ है, एग्ज़ैक्टली यही ऐसी ही वैल्यूज़ हैं, सेम, तो ये क्या करेगा, उस रो को रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ऐसी रो उसने पहले आइडेंटिफ़ाई कर ली है। तो यही एक बेसिकली डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूसेज होता है कि ये यूनिक कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफ़ाई करता है और अगर कोई डुप्लीकेट रोज़ हैं, कहने का मतलब अगर ऐसी ही सेम रो उसे नीचे मिलेगी तो ये उसको एलिमिनेट कर देगा, उसको रिटर्न नहीं करेगा, ये केवल उसके फर्स्ट रेफरेंस को ही, उसके फर्स्ट इंस्टेंस को ही सॉरी रिटर्न करता है। तो दैट इज़ आवर डिस्टिंक्ट फंक्शन व्हेन वी आर पासिंग, जब हम पास कर रहे हैं अपने टेबल एक्सप्रेशन को। तो अब हम कुछ डेमोज़ देख लेते हैं और समझते हैं इस फंक्शन को थ्रू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स। जी फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी डेमो एक्सरसाइज़ेज़ को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने रिपोर्ट व्यू में जाके यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सिनेरियो जो बताने वाला हूँ आपको, उसके अंदर मैं डिस्टिंक्ट फंक्शन के अंदर एक कॉलम को पास करूँगा किसी टेबल के। तो हम डेटा मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं, एक यूजुअल प्रैक्टिस है हमारी। तो अगर हम अपने डेटा मॉडल को देखते हैं तो सेंटर में मैंने सेल्स डेटा टेबल ली है जो एक फैक्ट टेबल का काम कर रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप और डेट लुकअप 3 लुकअप टेबल या डायमेंशन टेबल्स ली हैं, जो मेरी सेंटर फैक्ट टेबल से वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड है। इसके अलावा मैंने मेजर्स टेबल भी ली है जो मेरे बेसिकली डेटा मॉडल को बेटर ऑर्गेनाइज़ करती है। अब आते हैं हम अपने रिपोर्ट व्यू में और मैं सेलेक्ट करूँगा मेजर्स टेबल को। जब मैं मेजर्स टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं एक न्यू टेबल का ऑप्शन। अब अगर इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे कह रहा है राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ न्यू टेबल। तो जैसे हमने बात की थी डिस्टिंक्ट एक टेबल फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और एक टेबल क्रिएट करूँगा थ्रू अवर डैक्स बेसिकली एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। ओके, इसको हम विंडो को बड़ा कर लेंगे थोड़ा-सा और फॉन्ट साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पे। ओके। तो अभी के लिए मैं डिस्टिंक्ट फंक्शन का आपको फर्स्ट आर्गुमेंट डिस्टिंक्ट फंक्शन में मैं कॉलम नेम को एज़ एन आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख लूँगा और यहाँ पे कॉलम का क्योंकि मैं डेमो देने वाला हूँ, तो मैं कॉलम को डेमो लिख के यहाँ पे आ जाऊँगा। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसमें मैं ले लूँगा यहाँ पे अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन मैंने यहाँ ले लिया है। तो आप देख सकते हैं रिटर्न्स अ वन कॉलम टेबल दैट कंटेन्स द डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज़ इन अ कॉलम। तो अभी के सिनेरियो में क्योंकि मैं कॉलम पास करने वाला हूँ, तो ये क्या करेगा, वन कॉलम टेबल को रिटर्न करेगा दैट कंटेन्स द डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज़। ठीक है? अभी फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम नेम दे दूँगा। मैं अपनी सेल्स डेटा जो मेरी एक फैक्ट टेबल है, जहाँ पे मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिलती हैं अपने कॉलम की, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अ, बेसिकली और इसके अंदर मैं अभी के लिए अ, लेट्स सपोज़ प्रोडक्ट आईडी कॉलम ले लूँगा और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो मैं ओके कर दूँगा यहाँ पे, ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं डिस्टिंक्ट कॉलम एक डेमो करके यहाँ पे मेरी एक टेबल बन के आ गई है। मैं अपनी डेटा व्यू में जाऊँगा और इसको देखूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। इस एक पर्टिकुलर कॉलम आया है, उस कॉलम के अंदर 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आई हैं। यानी इस डिस्टिंक्ट फंक्शन ने क्या किया, जब इसमें हमने कॉलम को एज़ एन आर्गुमेंट पास किया, तो इसने एक सिंगल कॉलम टेबल को रिटर्न कर दिया। सिंगल कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी सिंगल कॉलम है यहाँ पे, इस टेबल को रिटर्न किया विद यूनिक वैल्यू। ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। अब हम अपनी मेन टेबल जिसमें से हमने निकाली हैं वैल्यूज़, उसमें भी जाके देख लेते हैं क्या 5 ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी वहाँ पे? तो इसके लिए मैं अपनी सेल्स डेटा टेबल को क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट आईडी को देखूँगा। नीचे जाके हम अगर देखें यहाँ पे, मेरी 5 ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है और वही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। तो ये हमारी 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ बेसिकली रिटर्न हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक टेबल एक्सप्रेशन की जो हमारा सेक अगर हम देखें
एक या तो हम कॉलम को एज़ एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं या टेबल एक्सप्रेशन को, तो मैं टेबल एक्सप्रेशन यहाँ पे पास करने वाला हूँ। तो टेबल एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या करूँगा सिंपल यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेंगे हम और दोबारा से हम न्यू टेबल को क्लिक करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मैं रादर देन कॉलम लेने के क्योंकि अब ये सिनेरियो टेबल का है, मैं पूरी सेल्स डेटा टेबल को ही यहाँ ले लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉलम को हटा दूँगा, पूरी एंटायर सेल्स डेटा टेबल मैं लेने वाला हूँ और ये कॉलम डेमो की जगह मेरा पूरा यहाँ पे डिस्टिंक्ट आ जाएगा। ओके, ओके। तो ये मेरी डिस्टिंक्ट जो थी, वो पूरी सेल्स डेटा टेबल जो हमारी कंप्लीट जो सेल्स डेटा टेबल है, मैंने उसके ऊपर डिस्टिंक्ट फंक्शन को अप्लाई किया है। तो अब इस फंक्शन ने क्या किया है फ्रेंड्स, इस फंक्शन ने मेरे को यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ यानी ये जो पूरी रो है, ऐसी कोई डुप्लीकेट रोज़ यहाँ पे नीचे नहीं दिख रही होगी। ये मेक श्योर करता है डिस्टिंक्ट फंक्शन यानी ये कंप्लीट रो जो मेरी जैसे यहाँ फर्स्ट रो देख रहे हैं, ऐसी रो नीचे नहीं होगी। सेकंड रो है, ऐसी कोई डुप्लीकेट रो इसने रिटर्न नहीं की होगी। बेसिकली डीडुप्लीकेट कर दिया है हमारी सेल्स डेटा टेबल को। तो यही पर्पज़ होता है डिस्टिंक्ट फंक्शन का। डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या करता है, डीडुप्लीकेट कर देता है यानी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं होंगी। इस जो हमने डिस्टिंक्ट टेबल जो डेमो ये हमने टेबल बनाई है, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होने वाली। अब हम ये मेक श्योर कैसे करेंगे? इसके लिए मैं दोस्तों 2 मेजर्स बनाऊँगा और उसके थ्रू आपको बताऊँगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटी हैं या नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू में जाएँगे दोबारा से और हम अपनी मेजर्स टेबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी मैं 2 मेजर्स बनाने वाला हूँ जिसके थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी टेबल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, अगर थी तो क्या हमारे डिस्टिंक्ट ने उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को या डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव कर दिया है? अगर कर दिया है तो वो भी देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा ये न्यू मेजर लिखूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा काउंट करूँगा रोज़ को फ्रॉम सेल्स डेटा टेबल। ओके। और मैं नीचे जाके यहाँ पे काउंट रोज़ ले लूँगा यहाँ पे, इसमें मेरे को टेबल पास करनी है और अभी के लिए मैं सेल्स डेटा टेबल यहाँ पास कर दूँगा। ओके कर देंगे हम इसे। इसी तरीके से मैं एक और मेजर बना लूँगा, पर उसके अंदर मैं अपनी जो नई टेबल मैंने बनाई है बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट टेबल डेमो, इसमें से भी हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं। दोबारा मैं मेजर्स टेबल को क्लिक करूँगा, न्यू मेजर पे जाऊँगा, तो कॉपी कर देंगे हम यहाँ पे। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रादर देन इसको लेने के, ये जो मेरी डिस्टिंक्ट बेसिकली हमारी ये टेबल डेमो है, इसको हम यहाँ ले लेंगे। तो डिस्टिंक्ट टेबल डेमो मैंने यहाँ ले लिया है। यही नाम मैं यहाँ पे ही लिख लूँगा। ओके, परफेक्ट। तो हम ओके कर देंगे। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल लेट्स सपोज़ एक कार्ड ले लेता हूँ। बेसिकली मुझे 2 कार्ड चाहिए होंगे क्योंकि 2 टेबल का काउंट लिया है हमने। तो एक और मैं कार्ड विज़ुअल यहाँ पे ले लूँगा। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे मेरे 2 कार्ड विज़ुअल हो चुके हैं। ओके, अब मैं फर्स्ट कार्ड विज़ुअल में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लेते हैं हम। ओके, तो मैं सबसे पहले सेल्स डेटा टेबल में कितनी रोज़ थी, उनका काउंट ले लूँगा। तो मेरी सेल्स डेटा टेबल में आप देख पा रहे हैं 998 रोज़ हैं। अगर मैं दूसरे अपने कार्ड विज़ुअल में अगर मैं टेस्टिंग टेबल डेमो जो बनाई है, इसको देखूँ तो इसके अंदर फ्रेंड्स मेरे पास 996 रोज़ आई हैं। इसका मतलब हमारे पास डुप्लीकेट रोज़ थी, जो 2 रोज़ थी हमारी सेल्स डेटा टेबल में वो डिस्टिंक्ट फंक्शन ने हटा दी हैं। वो अब डुप्लीकेट जो रोज़ थी वो उनको हटा दिया गया है और हमारे पास यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ आ चुका है थ्रू दिस डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये 996 रोज़ यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऐसी रोज़ दोबारा बेसिकली इस टेबल में रिपीट नहीं हो रही हैं हमारी डिस्टिंक्ट टेबल डेमो में। तो ये एक एडवांटेज दोस्तों हुआ डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज़ करने का कि हमारी डुप्लीकेट बेसिकली जो रोज़ का कॉम्बिनेशन था वो यूनिक आया, डुप्लीकेट रोज़ जो थी हमारी वो जा चुकी हैं। तो इस तरीके से हम अपनी बेसिकली मैं कह सकता हूँ एक एडवांटेज कह सकते हैं, एक यूटिलाइज़ेशन कह सकते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन का।
दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूज़ फ़ंक्शन के बारे में। आज हम समझेंगे वैल्यूज़ फ़ंक्शन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज़ में हमें वैल्यूज़ फ़ंक्शन लिखना चाहिए और प्राइमरीली हम ये समझेंगे कि वैल्यूज़ फ़ंक्शन और डिस्टिंक्ट फ़ंक्शन में क्या डिफ़रेंस होता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स जब हम वैल्यूज़ फ़ंक्शन को देखते हैं, तो इसके अंदर हम एज़ एन आर्गुमेंट हम कॉलम नेम या फिर टेबल नेम कुछ भी पास कर सकते हैं। अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि जब हम इसके अंदर कॉलम नेम को पास करते हैं, तो ये क्या करेगा? जैसे हम यहाँ पढ़ भी सकते हैं, व्हेन अ कॉलम नेम इज़ पास्ड देन इट रिटर्न्स अ सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यूज़। यानी ये एक टेबल रिटर्न करेगा जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा और उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ होंगी उस कॉलम की। जैसे लेट्स सपोज़ मैं आपको अपने डेटा सेट के थ्रू दिखाऊँ या तो डेटा व्यू में जाएँगे और लेट्स सपोज़ मैं आपके लिए यहाँ कस्टमर लुकअप में देखता हूँ, तो क्या होगा कि अगर हम कस्टमर नेम पास करेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी यूनिक यानी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होगी, 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, तो ये 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखा देगा। तो ये तो हुआ जब हम कॉलम को इसके अंदर एज़ एन आर्गुमेंट पास करते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम इसके अंदर टेबल को पास करते हैं, ये दूसरा सिनेरियो है, ये दूसरा केस कह सकते हैं, जब हम इसके अंदर टेबल को पास कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये एंटायर टेबल को यहाँ पे डिपिक्ट कर देगा, यानी ये कुछ भी डुप्लिकेट नहीं हटाएगा। अगर हम बात करते थे डिस्टिंक्ट फंक्शन की, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन आपने देखा था कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ को रिटर्न करता था, पर जो हमारा वैल्यूज़ फंक्शन है, ये कोई यूनिक वैल्यूज़ या यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ को रिटर्न नहीं करेगा, ये सारी रोज़, इवन डुप्लिकेट रोज़ को भी रिटर्न कर देगा। पर एक जो एक मेजर डिफरेंस होता है अगर हम बात करें डिस्टिंक्ट फंक्शन में और एक वैल्यू फंक्शन में वो होता है ब्लैंक रो। अब ये ब्लैंक रो क्या होता है? ये हम आगे जाके जब हम डेमोज़ देखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ फंक्शन एक्स्ट्रा ब्लैंक रो रिटर्न करता है पर ये डिस्टिंक्ट फंक्शन जो होता है हमारा वो रिटर्न नहीं करता। तो ये एक और दूसरा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है डिस्टिंक्ट फंक्शन और हमारा वैल्यूज़ फंक्शन में। तो अब हम कुछ डेमोज़ को देखते हैं और इन दोनों फंक्शंस के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं और हम ये फाइनली कंक्लूड करेंगे कि किन सिनेरियोज़ में हमें वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ करना चाहिए। तो सीधे चलते हैं डेमो की। ओके, तो डेमो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम अपने डेटा मॉडल को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मॉडल टैब में जाएँगे और यहाँ पे अपने डेटा मॉडल को देखेंगे। तो डेटा मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पे दोस्तों सेंटर में एक सेल्स डेटा टेबल ली हुई है जो मेरे एक फैक्ट टेबल का काम करती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डेट लुकअप टेबल ली हुई है, प्रोडक्ट लुकअप और कस्टमर लुकअप टेबल भी यहाँ पे ली हुई है। और ये सारी लुकअप टेबल्स मेरी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल से वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड है। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ मेजर्स टेबल भी ली है। मेजर्स टेबल बेसिकली सारे मेजर्स को एक साथ कलेक्टिवली होल्ड करके रखती है ताकि हमारा जो डेटा मॉडल होता है, वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो सके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक ये ब्लैंक रो का जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था, जो हमारा वैल्यूज़ फंक्शन होता है, इट विल रिटर्न अ ब्लैंक रो। ये ब्लैंक रो का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं अपने डेटा व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे अपनी सेल्स डेटा टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कस्टमर आईडी, प्रोडेट की ऐसे डिफरेंट फॉरेन कीज़ या प्रेज़ेंट हैं। इनके करस्पॉन्डिंगली जो प्राइमरी कीज़ हैं, वो हमारे लुकअप टेबल्स में प्रेज़ेंट हैं। तो ऐसे ही एक बेसिकली आपको वैल्यूज़ फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और ये ब्लैंक रो का फंडा समझाने के लिए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार अपनी सेल्स डेटा टेबल का एक ऐसा ही फॉरेन की कॉलम लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करूँगा। अब कस्टमर आईडी में अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर मैं इसके रेफ़रेंस लेके और इसकी जो लुकअप टेबल है, कस्टमर लुकअप टेबल वहाँ पे जाऊँ, तो कस्टमर लुकअप टेबल में भी मेरी 19 ही रोज़ हैं, यानी 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा वैल्यूज़ फ़ंक्शन है, कोई ब्लैंक रो रिटर्न नहीं करेगा। तो ये ब्लैंक रो का फंडा सिखाने के लिए फ्रेंड मैं क्या करने वाला हूँ, अब अपनी कस्टमर जो हमारी ये टेबल है, उसमें से मैं एक जो बेसिकली हमारी रो है उसको हटाऊँगा, ताकि आपको ये ब्लैंक रो का फंडा समझ आ सके। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरी ओरिजिनल लुकअप टेबल है, उसके अंदर मेरी 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक लास्ट रो 19th कस्टमर आईडी में रिमूव कर दूँगा और अब मैं बेसिकली ताकि आपको ये ब्लैंक रो का फंडा क्लियर हो सके। मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके गेट डेटा में जाके अपना जो मैंने नई जो अभी कस्टमर लुकअप टेबल बनाई है जिसमें से मैंने 19th कस्टमर आईडी रिमूव कर दी है, उस वाली टेबल को मैं यहाँ पे कैप्चर कर लूँगा।
और अभी के लिए मैं इसे एज़ इट इज़ अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 19th रो यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ लोड कर दूँगा। ओके एंड फ्रेंड्स इस टेबल का स्टैंड अलोन कोई पर्पज़ नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मेरी नई टेबल आई है ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है क्योंकि मैंने ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप ऑन है। अगर आपका ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप अगर ऑफ होगा, तो आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन दिस कस्टमर आईडी एंड दिस सेल्स डेटा टेबल खुद से एस्टेब्लिश करना होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 कस्टमर टेबल्स हैं। एक कस्टमर लुक बेसिकली 2 कस्टमर लुकअप टेबल्स हैं। एक कस्टमर लुकअप टेबल है जिसमें 19 कस्टमर आईडीज़ हैं और एक कस्टमर लुकअप टेबल है जिसका नाम है कस्टमर लुकअप वैल्यूज़ डेमो जिसके अंदर मेरी 18 कस्टमर आईडीज़ हैं। पर फ्रेंड्स, जैसे आपने इनिशियल देखा था आपने डेटा व्यूज़ में जाके कि मेरी जो सेल्स डेटा टेबल है, उसके अंदर 19 ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। अब जो एक डिस्टिंक्ट बेसिकली एक कस्टमर आईडी जो नहीं है, उसका इम्पैक्ट समझाएगा हमें वैल्यूज़ फंक्शन। तो अब हम सीधे चलते हैं और वैल्यूज़ फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक ये न्यू टेबल ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज़ का वैल्यूज़ फ़ंक्शन का डेमो देना शुरू करूँगा। तो ये मैंने डेमो पर्पज़ के लिए बना लेता हूँ। इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करके ओ ओके, हाँ जी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज़ फ़ंक्शन लेंगे और इसके अंदर जैसे टेबल नेम और कॉलम नेम पास होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी के लिए कॉलम नेम पास करूँगा। अब फ्रेंड्स मैं कॉलम नेम सबसे पहले पास करूँगा अपनी कस्टमर लुकअप और जो वैल्यूज़ डेमो के लिए बनाई है, उस टेबल का। तो कस्टमर लुकअप अ, यहाँ पे मैं कस्टमर नेम ले लेता हूँ अभी डेमो पर्पज़ के लिए और इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा। परफेक्ट। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम टेबल यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो अगर इसे डेटा व्यू में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरी ये सिंगल कॉलम टेबल रिटर्न हो गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास रादर देन 18 रो क्योंकि इस जो हमारी ये जो हमने वैल्यूज़ डेमो लगा के जो टेबल बनाई है सिंगल कॉलम टेबल, इसकी वैल्यूज़ हमने डिराइव की थी अपनी अ, ये जो हमारी टेबल थी कस्टमर लुकअप वैल्यूज़ डेमो इस टेबल से और इसके अंदर 18 रोज़ थी। पर अगर आप यहाँ देखते हैं वैल्यूज़ फ़ंक्शन के बाद इसमें 19th रो एक ब्लैंक आ रही है। यही ब्लैंक रो फ्रेंड्स आ रही है ड्यू टू वैल्यूज़ फ़ंक्शन। इसको देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स होता क्या है जो वैल्यूज़ फ़ंक्शन होता है, वो क्या करेगा कि जब आपकी सेल्स डेटा टेबल में जैसे अभी के इंस्टेंस को अगर हम समझें, सेल्स डेटा टेबल में हमारी 19 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी कस्टमर आईडी 19 डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडीज़ थी और जो हमारी कस्टमर लुकअप जो टेबल थी, जो हमने वैल्यूज़ डेमो के लिए बनाई है, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वैल्यूज़ डेमो के लिए जो हमने कस्टमर लुकअप टेबल बनाई है, इसके अंदर 18 कस्टमर आईडीज़ थी। तो पीछे से डैक्स इंजन कर क्या रहा है फ्रेंड्स, जब उसको 19 डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी सेल्स डेटा में मिली और 18 डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर लुकअप वैल्यूज़ डेमो में मिली, तो उसने एक ब्लैंक रो लास्ट में ऐड कर दी। यही वैल्यूज़ फंक्शन करता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये जो 19th जो कस्टमर का डेटा था, वो हमारे सेल्स जो 19th कस्टमर आईडी का जो डेटा था वो हमारे सेल्स डेटा टेबल में प्रेज़ेंट था। पर क्योंकि हमारी लुकअप टेबल में जो हमने नई बनाई है कस्टमर लुकअप वैल्यूज़ डेमो उस टेबल में नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने रादर देन एरर देने के इसने एक ब्लैंक रो ऐड कर दी उस लुकअप टेबल में। यही डिफरेंस होता है वैल्यूज़ फंक्शन और डिस्टिंक्ट में। अगर हम यहाँ पे अभी के लिए अगर मैं वैल्यूज़ की बजाय यहाँ पे डिस्टिंक्ट ले लेता फ्रेंड्स, जस्ट आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो ब्लैंक रो थी, जो यहाँ पे इसने ऐड की थी इस कॉलम में वो हट गई, वो ब्लैंक वैल्यू हट चुकी है इसमें से। यही डिफरेंस था, वैल्यूज़ ब्लैंक रो रिटर्न करेगा जब हमारे सेल्स डेटा टेबल में बेसिकली इस सिनेरियो में एक्स्ट्रा कस्टमर आईडी थी, तो उस वजह से वैल्यूज़ फंक्शन ने एक
ब्लैंक रो रिटर्न कर दी। अब अगर हम इसको एक विजुअल की तरह भी देखें, तो अभी के लिए मैं इसे दोबारा से रिवर्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो वैल्यूज़ कर देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमारी ये ब्लैंक रो आ गई या ब्लैंक वैल्यू आ गई है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे एक बार मैट्रिक्स विजुअल ले लिया है मैंने और थोड़ा-सा मैं स्ट्रेच करके यहाँ ले आऊँगा। इसको भी स्ट्रेच करके ले आऊँगा और कस्टमर लुकअप वैल्यूज़ डेमो में से अगर मान लीजिए कस्टमर नेम मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके। और अभी के लिए अपनी मेजर्स टेबल में से टोटल सेल्स अमाउंट मेरा दोस्तों कुछ नहीं है, सेल्स डाटा टेबल में से जो सेल्स अमाउंट जो हमारा कॉलम था उसको समेशन मैंने परफ़ॉर्म किया। ये सिंपल मेजर है, इसमें ऐसा कुछ भी अलग से नहीं किया हुआ है। मैं इसी मेजर को यहाँ पे विज़ुअल में ले आऊँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं 1791 करके ये जो सारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, ये 19th कस्टमर आईडी की थी। क्योंकि उसका डेटा हमारे नई लुकअप टेबल में नहीं प्रेज़ेंट है, तो ये एक ब्लैंक बेसिकली वैल्यू आ रही है कस्टमर नेम में, पर उसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमारा फैक्ट टेबल में है, तो ये डेटा हमें यहाँ दिख रहा है। अब बेसिकली किन सिनेरियोज़ में हम ये वैल्यूज़ फ़ंक्शन यूज़ करते हैं? फ्रेंड्स कई बार जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे जो ईटीएल पैकेजेस होते हैं वो हमारे जो लुकअप और या फिर कह सकते हैं डायमेंशन टेबल्स और फैक्ट टेबल्स होते हैं उनका डेटा प्रॉपर लोड करते हैं पर कई बार क्या होता है कि हमारी जो फैक्ट टेबल्स हैं उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेसिकली डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा वैल्यूज आ जाती हैं जैसे मैंने अभी का केस बताया कि हमारे लुकअप टेबल में 18 कस्टमर आईडीज हैं और हमारे फैक्ट टेबल में 19 कस्टमर आईडीज का डेटा था तो ऐसे सिनेरियोज में फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करना चाहिए रादर दैन डिस्टिंक्ट ताकि हम वो सारी वैल्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, जहाँ पे भी डेटा मिसिंग है हमारी लुकअप टेबल में। तो वैल्यूज़ फंक्शन का यही एडवांटेज हुआ कि हमारी जो 19th कस्टमर आईडी का डेटा जो मिसिंग था, वो हमने ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लिया। यहाँ पे हमने देख लिया फ्रेंड्स ईज़िली कि जो हमारी कुछ यहाँ पे हमारे लुकअप टेबल में मिसिंग डेटा है, जिसे हमें या तो किसी जॉब को या पैकेज को रन करके लेके आना है या फिर अभी के केस में अगर मैं देखूँ हमारे को मैनुअली लेके आना है ताकि हमारा जो आउटपुट आता है वो सही ढंग से लोड हो सके। तो ये फ्रेंड्स पूरा वैल्यूज़ फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। वैल्यूज़ और हमने इस वीडियो में वैल्यूज़ और डिस्टिंक्ट का डिफरेंस भी देखा कि डिस्टिंक्ट ने कोई भी ब्लैंक रो रिटर्न नहीं की पर वैल्यूज़ ने ब्लैंक रो रिटर्न कर दी और ताकि हम अपने जो ये हमारी डायमेंशन टेबल था उसको ईज़िली रिज़ॉल्व कर पाएँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे ऑल एक्सेप्ट फंक्शन कैसे काम करता है, इसका यूज़ हम किन-किन सिनेरियोज़ में करते हैं। हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन भी करने वाले हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को लेकर। सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड जब हम ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को देखते हैं, तो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन 2 आर्गुमेंट बेसिकली कंटेन कर रहा है। पहली आर्गुमेंट है टेबल नेम और दूसरी है कॉलम नेम। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन की यूसेज की, तो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन जो होता है बेसिकली वो क्या कर रहा है, कुछ कॉलम्स को छोड़ के बाकी सभी कॉलम्स से फिल्टर को रिमूव कर देता है, जो भी बेस टेबल हम यहाँ मेंशन करते हैं। कहने का मतलब है ये सारे कॉलम्स जो कॉलम्स होंगे बेसिकली हमारे इस पेज टेबल के उनसे फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। केवल और केवल यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, केवल कुछ कॉलम्स को छोड़ के बाकी सभी कॉलम्स से फिल्टर्स को रिमूव कर देगा इस टेबल के। अब वो कौन से कॉलम्स होंगे, वो जो कुछ कॉलम हमने बोले हैं वो कौन से होंगे? वो कॉलम्स होंगे जो हम एज़ एन सा सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पास करेंगे। कुछ पॉइंटर्स को देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। पहला पॉइंटर बोलता है कि जो टेबल हम यहाँ पास कर रहे हैं इट शुड बी एन एक्जिस्टिंग टेबल, इट शुड नॉट बी एनी एक्सप्रेशन। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम देख रहे हैं कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप, ऐसी कोई एक्जिस्टिंग टेबल होनी चाहिए, कोई वर्चुअल टेबल नहीं होनी चाहिए। वर्चुअल टेबल जैसे कोई फ़िल्टर एक्सप्रेशन लगा के हमने कोई वर्चुअल टेबल बनाई है, ऐसी टेबल यहाँ हम नहीं लिख सकते। हमारी टेबल एक्जिस्ट करनी चाहिए। ये तो हुआ पहला पॉइंटर। देखते हैं दूसरे पॉइंटर को। दूसरा पॉइंटर कह रहा है कॉलम्स फ्रॉम रेफरेंस टेबल, यानी हम यहाँ पे कॉलम्स को पास कर सकते हैं अपनी बेस टेबल के, जो भी हम यहाँ टेबल लिख रहे हैं उसके कॉलम्स को हम यहाँ पास कर सकते हैं, या फिर जो टेबल है वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप।
अब इसको देखते हैं कि ये वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप का क्या मतलब। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो ये सपोज़ करिए ये मेरा डेटा मॉडल है, यहाँ पे सेंटर में मेरी एक फैक्ट टेबल है, उसके उसके उससे अटैच्ड हैं हमारी कुछ डायमेंशन टेबल्स या फिर लुकअप टेबल्स वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड पॉइंटर है, ये बेसिकली क्या कह रहा है, यहाँ पे या हम बेसिकली कॉलम्स ऑफ दिस बेस टेबल, सपोज़ मैंने सेल्स डेटा टेबल को ऑल एक्सेप्ट फंक्शन में यूज़ किया है, तो ये क्या करेगा, या तो हमारे जो कॉलम्स हैं यहाँ पे जो हम पास कर सकते हैं, वो इस सेल्स डेटा टेबल के हो सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉलम्स होंगे वो डेट लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप या कस्टमर लुकअप टेबल्स के भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली ये टेबल जो वन साइड पे प्रेज़ेंट है। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक्सपेंडेड टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसमें मैंने बताया था जब हमारी टेबल्स वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू जैसे अटैच हों, तो जो हमारी सेंट्रल टेबल होती है जैसे सेल्स डेटा टेबल है, इसका एक एक्सपेंडेड वर्ज़न भी बनता है। उस एक्सपेंडेड वर्ज़न में दोस्तों वो कॉलम्स होते हैं जो वन साइड ऑफ द टेबल पे प्रेज़ेंट है। जैसे अगर हमारी सेल्स डेटा टेबल है, इसके एक्सपेंडेड वर्ज़न में हमारे डे, मंथ, ईयर इस तरीके के कॉलम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, बर्थ डेट इस तरीके के कॉलम्स भी होंगे। बेसिकली जो भी टेबल्स इससे अटैच्ड हैं, उनके जो कॉलम्स हैं, जो हमारी प्राइमरी की, फॉरेन की जो कॉलम्स होते हैं, इनके अलावा जो कॉलम्स हैं, वो उस एक्सपेंडेड टेबल का पार्ट बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था आपको एक्सपेंडेड टेबल्स वाली वीडियो में। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, एक्सपेंडेड टेबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड टेबल्स के कॉन्सेप्ट का रेफरेंस इसलिए लिया कि जो कॉलम्स यहाँ पास कर सकते हैं, वो कॉलम्स हो सकते हैं हमारी बेस टेबल में, यानी सेल्स डेटा टेबल के, यानी इस कॉलम के बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेल्स अमाउंट, सेल्स क्वांटिटी, या फिर जो टेबल्स हमारी वन साइड पे प्रेज़ेंट है, जैसे डेट लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप, इन टेबल्स के भी कॉलम का हम यहाँ रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये तो हुआ पूरा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन। और ऑल एक्सेप्ट फंक्शन जैसे मैंने बताया था रिमूव कर देगा टेबल के फिल्टर्स को, केवल यहाँ जो हमने कॉलम्स लिए हैं उनको छोड़ के, उन पे से फिल्टर को ये रिमूव नहीं करता। कहने का मतलब है एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ दिस टेबल से ये फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। केवल जो कॉलम हमने यहाँ मेंशन किए हैं उनको छोड़कर, उन कॉलम से ये फिल्टर्स को रिमूव नहीं करेगा। बाकी सभी जो हमारे कॉलम्स होंगे उनसे ये फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम कुछ डेमोस देखेंगे और समझेंगे इस ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों ये जो हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन होता है, ये बेसिकली 2 तरीके से यूज़ हो सकता है। एक सिनेरियो होता है जब ये कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह काम करता है। कैलकुलेट मॉडिफायर मतलब दोस्तों जब ये इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्ट को रिमूव कर रहा है, वहाँ पे ये काम आ सकता है। दूसरा सिनेरियो होता है जो ये टेबल फंक्शन की तरह काम आता है। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों जब हम ऑल एक्सेप्ट की बात करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह ही यूज़ करते हैं। एज़ अ टेबल फंक्शन इसका यूसेज काफ़ी कम होता है। तो मैं सबसे पहले आपको सिनेरियो जो समझाऊँगा वो एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह किस तरह से काम कर रहा है ऑल एक्सेप्ट उसके थ्रू समझाऊँगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी मेजर्स टेबल को यहाँ लेंगे और एक नया मेजर को डिज़ाइन करेंगे। इस मेजर में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह कैसे काम कर रहा है हमारा ऑल एक्सेप्ट को देखने वाले हैं। मैंने मेजर्स टेबल यहाँ ले ली और यहाँ पे मैं न्यू मेजर को क्लिक कर दूँगा। ओके, ये मेरा न्यू मेजर आ गया है, तो मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़। और पे हम क्योंकि आज ऑल एक्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम ऑल एक्सेप्ट का डेमो यहाँ देख लेंगे। तो अभी के सिनेरियो में मैं यहाँ पे केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह कैसे यूज़ होता है ऑल एक्सेप्ट, वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन ले लूँगा, कैलकुलेट फ़ंक्शन में एक्सप्रेशन। तो एक मैंने से टोटल सेल्स अमाउंट करके जिसमें हम समेशन लेते हैं अपने सेल्स अमाउंट कॉलम का, सेल्स डेटा टेबल के, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेशन या मेजर बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ पास कर दूँगा। मैंने डायरेक्टली पास कर दिया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी हम फ़िल्टर जो पास करने की बात आती है, यहाँ पे अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना कैलकुलेट मॉडिफायर यानी ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं ऑल एक्सेप्ट ले लूँगा। अब ऑल एक्सेप्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था
इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट में हमें टेबल देना होता है, टेबल जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सेल्स डेटा टेबल ले लूंगा, मेरी फैक्ट टेबल है। और जो कॉलम्स होंगे जैसे मैंने बताया, वो सेल्स डेटा, जब क्योंकि हमारी एक फैक्ट टेबल है और मैनी साइड पे प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या होगा, सेल्स टेबल का एक एक्सपेंडेड वर्जन बनेगा। इस सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्जन में जो वन साइड की टेबल्स होंगी, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं लुकअप टेबल्स हैं, कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप, उनके कॉलम्स को भी मैं यहाँ रेफरेंस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेमो पर्पस के लिए अभी यहाँ पे कस्टमर आईडी को पास कर दूंगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ये सेल्स डेटा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन सेल्स डेटा टेबल से फिल्टर्स को रिमूव करेगा, पर ये कस्टमर आईडी जो है हमारा, इससे फिल्टर को रिमूव नहीं करने वाला। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम 2 में एक और कॉलम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ ले लूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो अब हमने जो अपना मेजर बनाया है यूजिंग दिस ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, अब उसके इम्पैक्ट को विजुअलाइज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं अभी के लिए स्ट्रेच कर दूँगा ताकि आप लोगों को ये मेजर जो है वो क्लियरली दिख सके। तो मैं इसको थोड़ा-सा मैं स्ट्रेच कर दूँगा और यहाँ पे इसको भी स्ट्रेच करके ले आऊँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना फ़ेवरेट विज़ुअल जो होता है मैट्रिक्स विज़ुअल, उसको लेंगे। यहाँ पे हम ले आए हैं मैट्रिक्स विज़ुअल को और यहाँ पे मैं अपने ऑल एक्सेप्ट फंक्शन की वैल्यू ऑल एक्सेप्ट जो हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को यूज़ करके जो हमारा मेजर बना है, तो मैं यहाँ ड्रैग करूँ। तो यहाँ पे मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अब दोस्तों आपको जैसे याद होगा, जो मैंने ऑल एक्सेप्ट फंक्शन यूज़ करके मेजर बनाया है, उसके अंदर मैंने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी इन्हीं 2 कॉलम्स पे को अपने बेसिकली ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर रखा है। यानी इन्हीं के ऊपर फ़िल्टर का इम्पैक्ट रहेगा, बाकी सारे कॉलम्स जो हैं टेबल्स के, उन पे से इम्पैक्ट नलिफाई या उन पे से इम्पैक्ट रिमूव होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के अलावा किसी कॉलम को लूँगा और देखता हूँ कैसे आउटपुट आता है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कस्टमर लुकअप टेबल से लेट्स सपोज़ कस्टमर नेम को ले लूँगा। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, जो फ़िल्टर का इम्पैक्ट था वो नलिफाई हो गया है, फ़िल्टर का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, टोटल वैल्यू यहाँ पे मेरे को विज़िबल हुई है। अब दोस्तों, अब देखते हैं क्या डिफ़रेंस आएगा जब मैं जो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर जब जो मैंने कॉलम लिए हैं, उनको लेता हूँ अपने विज़ुअल में, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको देख लेते हैं। अगेन मैं क्या करने लूँगा, मैं मैट्रिक्स विज़ुअल ले लूँगा, हम थोड़ा-सा छोटा कर देंगे, लेफ्ट में ले आएँगे और सबसे पहले मैं यहाँ कस्टमर आईडी ले लूँगा और अपना ऑल एक्सेप्ट यूज़ करके जो हमने मेजर बनाया है उसको ले आएँगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों कि कस्टमर नेम जब था, तब हमारे फ़िल्टर्स का इम्पैक्ट नलिफाई हुआ था, पर जब हमने कस्टमर आईडी लिया, तो फ़िल्टर का इम्पैक्ट नहीं हटा है। फ़िल्टर्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था वो एप्लीकेबल है, कस्टमर आईडीज़ के हिसाब से जो मेरी वैल्यूज़ थी, वो यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर हो रही हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स विज़ुअल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक बार प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे भी देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आया है। तो मैं यहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट आईडी को लूँगा और अगेन इसको ड्रैग करके ले आऊँगा यहाँ पे। अगेन आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी के ऊपर भी जो हमारे फ़िल्टर्स का जो फ़िल्टर्स थे वो एप्लीकेबल हैं, उनका इम्पैक्ट है, फ़िल्टर्स वैल्यूज़ जो है हमारी फ़िल्टर हुई हैं। अब अगर रैंडमली मैं अगर देखूँ और अगर मैं डेट लुकअप टेबल को यहाँ लेके आऊँ और सबसे पहले मैं एक बार मैट्रिक्स विज़ुअल बना लेता हूँ। मैट्रिक्स विज़ुअल में यहाँ पे डेट लुकअप की डेट की को लूँ। अब दोस्तों आप 2 सेकंड रुकिए और सोचिए क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है आप आउटपुट पे पहुँच गए होंगे। अब अगर मैं जब ऑल एक्सेप्ट को लेके यहाँ आऊँगा, तो देखिए अगेन कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर जो हैं उनका इम्पैक्ट नलिफाई हो चुका है क्योंकि मैंने अपनी डेट लुकअप टेबल से कॉलम लिखा ही नहीं था यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पे मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने तो केवल 2 कॉलम्स का नाम दिया है, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। इसके अलावा तो मैंने किसी कॉलम का नाम दिया ही नहीं था, तो फ़िल्टर आएँगे कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मेरे जो कॉलम्स मैंने पास किए उनके ऊपर जैसे कस्टमर आईडी मैंने पास किए, वहाँ फ़िल्टर का इम्पैक्ट था।
प्रोडक्ट आईडी पास किया, वहाँ फ़िल्टर का इम्पैक्ट था, उसके अलावा इम्पैक्ट नहीं था फ़िल्टर्स का। तो यही एक एडवांटेज होता है ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का। तो अब एक बार हम ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को कैसे टेबल फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बार सिनेरियो देख लेते हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का केस 2 जिसमें हम ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को एज़ ए टेबल फंक्शन की तरह यूज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कि ऑल एक्सेप्ट कैसे टेबल फंक्शन की तरह यूज़ होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको अपनी टेबल कस्टमर लुकअप टेबल जो इसका हमने आज एक मॉडिफाइड वर्ज़न बनाया है, कुछ डुप्लीकेट रोज़ के साथ, उसकी तरफ ले जाऊँगा। इसी टेबल को हम इम्पोर्ट करने वाले हैं ऑल एक्सेप्ट को के टेबल फंक्शन के यूसेज को समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कुछ रोज़ को डुप्लीकेट कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये येलो हाइलाइटेड जो हैं, ये रोज़ एग्ज़ैक्टली डुप्लीकेट की हैं और कुछ रोज़ के अंदर मैंने केवल एक कॉलम्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ को डुप्लीकेट किया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं कॉलम की वो डुप्लीकेट हैं, सेम वैल्यूज़ हमने ली हैं सभी कॉलम्स की। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले कॉलम की वैल्यू जो है उसको डुप्लीकेट नहीं किया है, बाकी सारी वैल्यू जो है रेस्ट ऑफ द कॉलम्स उनकी वैल्यूज़ को एग्ज़ैक्टली सेम लिया है। अब दोस्तों ये जो हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ रिटर्न करेगा फॉर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल जो हमारी फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने पास की। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न कर देगा इस टेबल के कॉलम्स से, जो कॉलम्स इस टेबल के हैं, पर जो कॉलम्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। कहने का मतलब है लेट्स सपोज़ हमारी कस्टमर टेबल में यहाँ पे 5 हमारे कॉलम्स थे। अब ये क्या करेगा हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन जब एज़ अ टेबल फंक्शन यूज़ हो रहा है केस 2 में, तो ये जब हम अपनी इस कस्टमर जो हमने ये टेबल बनाई है जिसका नाम है कस्टमर ऑल एक्सेप्ट जो है हमारी टेबल, जब इसको हम यहाँ पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये यूनिक कॉम्बिनेशन को वैल्यूज़ के रिटर्न यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ जो हैं उनको रिटर्न करेगा। पर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर इन 5 में से एक भी कॉलम मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये उस कॉलम को एलिमिनेट कर देगा, बाकी 4 को कंसीडर करेगा और उनका यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज़ मैंने एक और कॉलम यहाँ पे लिख दिया इस टेबल का, तो यहाँ पे मेरे आर्गुमेंट में 2 कॉलम्स हो जाएँगे, तो ये क्या करेगा उन 2 कॉलम्स को अलग से रख देगा, बाकी 3 कॉलम्स की वैल्यूज़ का यूनिक कॉम्बिनेशन को रिटर्न करेगा। तो यही ऑल एक्सेप्ट फंक्शन बेसिकली एज़ अ टेबल फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब इसको अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए हम डेमो करते हैं और देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। मैं क्या करूँगा, जो टेबल अभी मैंने आपको ये हाइलाइट की थी, जो टेबल मैंने आपको दिखाई है, इसको मैं इम्पोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ गेट डेटा में जाके हम टेक्स्ट सीएसवी में जाके अपने इस टेबल को इम्पोर्ट कर लेंगे। मैं लोड कर दूँगा, तो मेरी ये ऑल एक्सेप्ट टेबल आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल में से इस टेबल के ऊपर ऑल एक्सेप्ट फंक्शन लगा के एक और नई टेबल जनरेट करने वाला हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे न्यू टेबल को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ऑल एक्सेप्ट लिख दूँगा। अब ऑल एक्सेप्ट में जैसे मैंने बताया पहला मेरे को टेबल पास करनी है, तो मैं कस्टमर ऑल एक्सेप्ट टेबल को ही पास कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पहले कस्टमर आईडी को लेने वाला हूँ। तो जब कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पास करूँगा, तो ये कस्टमर आईडी को यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफ़ाई करने से एक्सक्लूड कर देगा, ये बाहर कर देगा। ये क्या करेगा, ये जो हमारे बाकी जो 4 कॉलम्स हैं, इन्हीं का ही यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेगा। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ दोबारा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब हम पास कर रहे हैं अपने ऑल एक्सेप्ट का आईडी ओके कर देते हैं, ओके, और हम का नाम ऑल एक्सेप्ट टेबल एम ओके कर देते हैं इसे। डेटा व्यू में जाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आया हमारे। तो जैसे आपने देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी को कॉलम को यहाँ लिया, तो इसने क्या किया, कस्टमर आईडी कॉलम पहली बात तो आउटपुट में से रिमूव किया,
और जो बाकी 4 कॉलम थे उनकी यूनिक कॉम्बिनेशन को ये रिटर्न कर दिया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे पास जो डुप्लीकेट रोज़ थी, जैसे यहाँ पे हम देखें, तो मेरी डुप्लीकेट रोज़ थी, साइमन साइमन की 2 रोज़ थी, उनमें से 1 ले ली, मेगन की 1 ले ली और डोनाल्ड की भी इसने 1 रो ली है, क्योंकि मैंने कस्टमर आईडी को यहाँ से रिमूव कर दिया। देखिए, फ्रेंड्स समझने वाली बात है कि यहाँ 11 और 12 अलग कस्टमर आईडीज़ थी, पर मैंने कस्टमर आईडी कॉलम को तो अलग ही कर दिया है। तो अब इसको जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ऑल एक्सेप्ट को, ये बाकी 4 कॉलम्स की दिख रही हैं। उसमें तो बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा हमारा, ये डोनाल्ड की भी एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि इसके लिए तो बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं बाकी 4 कॉलम्स की वो सेम। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर ऑल एक्सेप्ट की जगह, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर ऑल एक्सेप्ट में कस्टमर आईडी की जगह कोई और कॉलम ले लेता हूँ, जैसे लेट सपोज जेंडर ले लेता हूँ। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी कॉलम आ गया है और कस्टमर जेंडर कॉलम यहाँ से हट चुका है। दूसरा चेंज दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो डोनाल्ड वाला जो रो थी हमारी, वो डोनाल्ड वाली रो जो है, वो 2 बार आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो कस्टमर आईडी है, वो इस रो की अलग है। तो जब यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफ़ाई करने गया है, अब हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, तो ये क्या कर रहा है, कि इन सारे कॉलम्स को एक्सेप्ट जेंडर, क्योंकि जेंडर को हमने एक्सक्लूड किया है, बाकी 4 कॉलम्स को ये कंसीडर करेगा और बाकी 4 कॉलम्स में हमारी कस्टमर आईडी की वैल्यू अलग है, तो उसके लिए ये अलग डिफरेंट रो है। बेसिकली डोनाल्ड की ये 2 रो बनाएगा। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरी 2 रोज़ बन के आ चुकी हैं डोनाल्ड की, क्योंकि यहाँ कस्टमर आईडी दोनों रोज़ की अलग-अलग थी। एक की 11 थी, एक की 12 थी। तो ये बेसिकली केस 2 हुआ, जिसके हम अंदर हमने एज़ ए टेबल फंक्शन इसको ऑल एक्सेप्ट टैक्स फंक्शन को यूज़ किया। हालाँकि दोस्तों जब ये टेबल फंक्शन की तरफ से भी कम होता है, पर फिर भी कई बार हमसे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि ऑल एक्सेप्ट किन-किन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीका एज़ अ कैलकुलेट मॉडिफायर था, जो मैंने केस 1 में डिस्कस किया था, और एक होता है केस 2, जब ये एज़ अ टेबल फंक्शन यूज़ हो रहा है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं DAX के एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑल सेलेक्टेड के बारे में। आज हम जानेंगे ऑल सेलेक्टेड होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज़ में हमें ऑल सेलेक्टेड को यूज़ करना चाहिए, और ऑल सेलेक्टेड और ऑल जो हमारे फंक्शन होता है DAX का, उनमें क्या डिफरेंस है। हम प्रैक्टिकल एक डेमो भी करके देखेंगे, ताकि इनके डिफरेंसेस को, ऑल फंक्शन जो होता है DAX में और ऑल सेलेक्टेड जो फंक्शन होता है, इनके डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सके। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब दोस्तों एक बार अपने DAX फंक्शन ऑल सेलेक्टेड की, अब हम इसकी सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ऑप्शनल लिया हुआ है, ये टेबल नेम, कॉलम नेम और ये आगे जो कॉलम्स हैं, ये सब ऑप्शनल लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है, उसके यूज़ केसेस 2 हैं। या तो वो एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज़ हो सकता है, और दूसरा उसका यूज़ केस होता है या यूसेज होता है एज़ अ टेबल फंक्शन। जब हम इसको कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज़ करते हैं, यानी फिल्टर आर्गुमेंट में इसको पास करते हैं ऑल सेलेक्टेड फंक्शन को, वहाँ पे दोस्तों सारी आर्गुमेंट्स की ऑप्शनल हो जाती हैं, तभी मैंने ये सारे ऑप्शनल लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम ऑल सेलेक्टेड को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ टेबल फंक्शन, वहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, इसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट पास करनी ही होगी। या तो वो टेबल दे सकते हैं, या फिर हम कॉलम्स दे सकते हैं, किसी टेबल के कॉलम को दे सकते हैं, या फिर अगर हमने यहाँ पे टेबल ली है, तो उस टेबल के मल्टीपल कॉलम्स को, यानी ये जो कॉलम्स होंगे, ये सारे हमारी इस बेस टेबल के पार्ट होंगे। इस तरीके से भी हम आर्गुमेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपने ऑल सेलेक्टेड फंक्शन। तो ये तो हुई सिंटैक्स की बात। अब अगर हम इसके एक्चुअल ये देखिए फंक्शनिंग को, अगर ऑल सेलेक्टेड कैसे फंक्शन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहीं से ही हमारे को इसके यूसेज भी जो होंगे वो निकल के आएँगे कि किन-किन प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ में हम ऑल सेलेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स DAX जो हमारा ये ऑल सेलेक्ट DAX का ये जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन है, ये करेगा क्या? It ignores the filter that might have been applied inside the query, but keeping the filter coming from outside. अब ये तो दोस्तों एक ऐसी बेसिकली लैंग्वेज हुई जो हमें समझना बहुत मुश्किल है, पर हम अब इसको ईज़ी करेंगे। ईज़ी करते हैं इसको। कहने का मतलब है, इट इग्नोर्स फिल्टर्स कमिंग फ्रॉम द विजुअल। जैसे लेट्स सपोज मैंने मैट्रिक्स के अंदर अपना मेजर लिया, जिसके अंदर ऑल सेलेक्टेड फंक्शन था,
अब ये क्या करेगा, ये उस विजुअल के अंदर जो रोज़ और कॉलम्स हैं, वो जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर देगा, उसको ये वैल्यू नहीं देगा। पर जो फ़िल्टर हमारे बाहर से आए हैं, जैसे हमने एक स्लाइसर यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, हमने स्लाइसर यूज़ किया। जो फ़िल्टर स्लाइसर पास करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, पर जो फ़िल्टर हमारे रोज़ और कॉलम में जो विजुअल के अंदर प्रेज़ेंट है, वो पास हो रहे हैं, उनके फ़िल्टर्स को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यानी जो इनर क्वेरी यानी जो हमारे रोज़ और कॉलम्स के थ्रू फ़िल्टर्स आए थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर जो आउटर क्वेरी यानी जो फ़िल्टर्स हमारे स्लाइसर के थ्रू आ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये होती है इसकी डेफिनिशन को अगर हम ईज़ी लैंग्वेज में समझे तो। अब दोस्तों एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो डेक्स का ऑल फंक्शन होता है और ये जो ऑल सेलेक्टेड है इसमें डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अब क्योंकि हमने इसकी फंक्शनिंग समझ ली है, जो डेक्स का ऑल फंक्शन होता है वो किसी भी फिल्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो विजुअल के थ्रू आए, चाहे वो आउटर जो हमारा स्लाइसर लिया है, आउटर फिल्टर जैसे कोई स्लाइसर लिया है, उसके थ्रू आए, ये वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। पर पर जो हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया वो आउटर फिल्टर जो किसी स्लाइसर के थ्रू आ रहा है, उसको रिस्पेक्ट करेगा। पर जो फिल्टर हमारा किसी विजुअल जैसे किसी विजुअल के अंदर रोज़, कॉलम्स है, उनके थ्रू आ रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो हुई हाई लेवल डिफरेंस, ये हुई लैंग्वेज में हमें समझने की बात कि क्या डिफरेंसेस हैं। पर अभी हमें इसको प्रैक्टिकली भी देखना है। प्रैक्टिकल के बिना हमें ये कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली समझते हैं कि ऑल और ऑल सेलेक्टेड किस तरीके से अलग होते हैं और किन सिनेरियोज़ में कौन-सा हमें फंक्शन यूज़ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा मॉडल दिखा देता हूँ। तो हम मॉडल टैब में जाएँ, तो यहाँ पे मैंने सेंटर में सेल्स डेटा टेबल ली हुई है अपनी, जो एक फैक्ट टेबल का काम कर रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ डेट लुकअप टेबल ली है और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लुकअप और कस्टमर लुकअप टेबल भी ली हैं, जो मेरी डायमेंशन टेबल्स हैं और जो मेरी अपनी फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड हैं। तो ये तो हुआ मेरा डेटा मॉडल। इसके अलावा यहाँ पे डेटा मॉडल में एक और इम्पोर्टेंट मैंने मेजर्स टेबल बनाई हुई है, ताकि मेरे जो मेजर्स हैं, वो कलेक्टिवली एक जगह आ जाएँ और हमारा डेटा मॉडल बेटर ऑर्गनाइज़्ड हो जाए। तो ये तो रहा ओवरव्यू ऑफ डेटा मॉडल। अब हम देखते हैं अपने ऑल सेलेक्टेड और ऑल फंक्शंस को थ्रू डिजाइनिंग द मेजर। हम मेजर डिजाइन करेंगे और उसके थ्रू देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपनी मेजर्स जो हमारी टेबल है इसको लेंगे और मेजर टेबल के अंदर दोस्तों मेरे को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं न्यू मेजर ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। परफेक्ट। अब मैं जब न्यू मेजर को क्लिक कर दूंगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पे। ओके, फॉन्ट साइज बड़ा हो चुका है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑल कर दूंगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड का हम डेमो लेने वाले हैं, तो मैं ऑल सेलेक्टेड दे दूंगा। तो हम ले आएंगे। तो मैं एज अ कैलकुलेट मॉडिफायर, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है वो टेबल फंक्शन और कैलकुलेट मॉडिफायर जैसे मैंने पहले बताया दोनों में यूज होता है, दोनों तरीके से यूज होता है। पर जो टेबल फंक्शन का यूसेज है वो बहुत ही मिनिमल होता है और हमें अवॉइड करना चाहिए, उसकी यूसेज काफी कम है। तो इसीलिए मैक्सिमम सिनेरियोज में मैं कहूंगा 80 टू 90% सिनेरियो में थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस 80 टू 90% सिनेरियोज में हम ऑल सेलेक्टेड का एज अ कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह ही यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेट फंक्शन ले लूंगा। कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन दूंगा। एक्सप्रेशन दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने अपना टोटल सेल्स अमाउंट जो मेरा मेजर है ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैं सम कर रहा हूँ अपना जो हमारी सेल्स अमाउंट की फिगर है सेल्स जो टेबल की। एज सिंपल एज दैट, यही मेरा इस मेजर में काम हो रहा है। एज एन एक्सप्रेशन में इसको पास कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को फ़िल्टर आर्ग्यूमेंट पास करनी है। तो ऑल सेलेक्टेड का यूसेज हम एज़ अ फ़िल्टर आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ऑल सेलेक्ट मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। दोस्तों जब ये कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज़ होता है, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करें। पर आपको डेमो पर्पज़ के लिए मैं जस्ट कांसेप्ट को समझाने के लिए भी एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ कस्टमर लुकअप टेबल का कस्टमर नेम एज़ एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर दूँगा। अब होगा क्या, ये जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होगा, इट विल रिमूव द फिल्टर्स फ्रॉम दिस कस्टमर नेम। कहने का मतलब है रिमूव द फिल्टर फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ दिस कस्टमर नेम कॉलम। जो वैल्यूज है कस्टमर नेम कॉलम की, उनसे फिल्टर को रिमूव कर देगा। जो हमारे इनर क्वेरी में जैसे जो हमारे विजुअल में प्रेजेंट है, उनको ये रिमूव करेगा। पर जो आउटर क्वेरी यानी जो हमारे
मैं कहूँ जो हमारे स्लाइसर के थ्रू आ रहे हैं, उनको रिमूव नहीं करने वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लॉक कर दूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। परफेक्ट, ये हो गया मेरा ऑल सिलेक्टेड। अब इसको मैं सेम इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको क्लोज़ करके एक और मेजर यहाँ मैं डिज़ाइन करूँगा और इसका नाम दूँगा मैं ऑल डेमो। इसमें मैं ऑल फंक्शन दिखाने वाला हूँ कि ऑल और ऑल सिलेक्टेड अलग-अलग कैसे काम करते हैं। तो यहाँ ऑल सेलेक्टेड की जगह मैं ऑल ले लूँगा। इसको हम ओके कर देंगे। ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। अब ये मैंने 2 मेजर डिज़ाइन करे, इसको थोड़ा-सा मैं स्ट्रेच करके यहाँ ले आता हूँ। वो भी हम थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लेते हैं, परफेक्ट। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैट्रिक्स विज़ुअल लेने वाला हूँ। ये मेरा मैट्रिक्स विज़ुअल हो चुका है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने दोनों अपने मेजर्स बनाए हैं, इनको मैं यहाँ ले आऊँगा। परफेक्ट, अभी कोई दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है और क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम के ऊपर लिया है, तो मेरे को यहाँ पे अभी कस्टमर नेम ही लेना पड़ेगा, आपको डिफरेंसेस को समझाने के लिए। अब हम इसको थोड़ा-सा, हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, अभी अगर मेरे पास, यहाँ देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्योंकि कोई आउटर फ़िल्टर यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, कोई फ़िल्टर हमारा आउटसाइड नहीं आ रहा है, तो हमारे दोनों जो ऑल सेलेक्टेड मेजर था और ऑल जो हमने 2 मेजर डिज़ाइन करे थे, एक हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन को लेके और एक ऑल फंक्शन को लेके, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। मैं एक बार अपने इनिशियल जो टोटल सेल्स अमाउंट है, उसको भी यहाँ ले लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से डिफरेंसेस और समझ आ पाएगा। ओके। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी टोटल वैल्यू थी, ये जो 344888 करके जो हमारी ये टोटल वैल्यू थी, ये वैल्यू आ गई क्योंकि इसने रिमूव कर दिया है। दोनों ऑल और ऑल सेलेक्टेड क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, ये जो विजुअल के फिल्टर्स थे, यानी कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग जो फिल्टर लगना था, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। ये इसीलिए दोनों अभी एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आउटर फिल्टर नहीं आया है। दोस्तों समझने वाली बात ये है कि अभी इनर फ़िल्टर जो था हमारा, ये जो कस्टमर नेम के थ्रू आया था, यही फ़िल्टर आया है, इसलिए दोनों सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। पर अब लेट्स सपोज़ मैं आपको डेमो देता हूँ, इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विज़ुअलाइज़ेशन में जाके स्लाइसर लूँगा, स्लाइसर को यहाँ ले आएँगे हम और इस स्लाइसर में दोस्तों मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, लेट्स सपोज़ यहाँ पे भी मैं अ, कस्टमर नेम दे देता हूँ। परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, यहीं पे ही ऑल और जो ऑल सेलेक्टेड होता है, इनका डिफरेंस सामने आएगा। तो जब मैं लेट सपोज़ ये जो मेरा आउटर फ़िल्टर था, यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। लेट सपोज़ मैंने एंड्रयू, एंजेला, डोनाल्ड, रिबॉनी की वैल्यू सेलेक्ट की है। तो डिफरेंस आपके सामने है। जो ऑल सेलेक्टेड है हमारा, ऑल सेलेक्टेड फंक्शन जिस मेजर में यूज़ हुआ था, वहाँ पे आप वैल्यू देखिए, वहाँ पे केवल एंड्रयू, एंजेला, डोनाल्ड, रिबॉनी की वैल्यू का जो टोटल है, वही दिख रहा है। यानी इसने आउटर फ़िल्टर को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। पर जो हमारा ऑल था, इस ऑल के अंदर आप देख सकते हैं, इसने मेरे आउटर फ़िल्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं की और इसने सारी वैल्यू जो भी विदाउट फ़िल्टर की जो टोटल वैल्यूज़ थी, अगर मैं इस सारे फ़िल्टर को हटा दूँ या फिर यहाँ पे मैं इन सारे फ़िल्टर्स को एक बार हटा दूँ, तो जो वैल्यू आती है, ये वही दिखा रहा है, इसने आउटर फ़िल्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं की है। यहाँ पे आउटर फ़िल्टर का भी इम्पैक्ट नलिफ़ाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स यही एक डिफ़रेंस होता है ऑल सेलेक्टेड और ऑल में। ऑल कोई भी फ़िल्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, चाहे वो आउटर क्वेरी के थ्रू, चाहे वो आउटर फ़िल्टर से आया हो, चाहे वो हमारा इनर जो हमारा विज़ुअल था उसके थ्रू आया हो, पर जो ऑल सेलेक्टेड होता है, वो इनर जो हमारा विज़ुअल के थ्रू फ़िल्टर्स आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका इम्पैक्ट नलिफ़ाई करता है। पर जो आउटर फ़िल्टर्स जैसे स्लाइसर के थ्रू जो भी फ़िल्टर्स आएँगे उनको रिस्पेक्ट करता है, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे फ़िल्टर होती हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं, जैस्मिन, होज़े अगर इबोनी में सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे जो इन तीनों का टोटल आएगा वो फ़िगर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर जाएगी ऑल सेलेक्टेड में, पर ऑल के अंदर अभी भी जो मेरी टोटल फ़िगर है वही दिख रही है। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जो भी मैंने इबोनी, होज़े या जैस्मिन वैल्यू सेलेक्ट करी है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब जो हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है, बेसिकली ये दोस्तों विजुअल के, यानी हमें विजुअल में अगर टोटल्स देखने हैं, जैसे अगर हमें इबोनी, होज़े, जैस्मिन जैसे मैंने सेलेक्ट करा, इनका जो टोटल वैल्यू क्या है, वो देखनी है, उसके लिए हम ऑल सेलेक्टेड का मेजरली यूज़ करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इनके कुछ यूज़ केसेस होते हैं जिसमें हमें परसेंटेजेस निकालनी होती हैं, वहाँ पे भी हम ऑल सेलेक्टेड का यूज़ कर सकते हैं। पर मेजरली इसका यूज़ जो होता है वो हमारा विजुअल टोटल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है।
तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो बेसिकली डैक्स राउंड में हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई टॉप परचेजिंग कस्टमर प्रोडक्ट वाइज। तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे लेट सपोज अगर कोई मेरा मोबाइल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम हमने किस कस्टमर ने बेसिकली उस मोबाइल को परचेज किया है या फिर अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उस कंपनी ने मैक्सिमम किस कस्टमर को सेल किया है मोबाइल, वो हमें कस्टमर आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका सॉल्यूशन ड्राइव करने से पहले दोस्तों मैं अपना डेटा मॉडल आपको दिखा देता हूँ। मेरे डेटा मॉडल में सेंटर में मैंने सेल्स डेटा टेबल ली हुई है जो मेरी एक फैक्ट टेबल है जिसके अंदर मेरी सेल्स अमाउंट फिगर है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ डायमेंशन टेबल्स भी ली हैं या लुकअप टेबल्स भी कह सकते हैं जिसमें डेट लुकअप टेबल है मेरी, प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, कस्टमर लुकअप टेबल है। तो ये मेरी लुकअप टेबल्स हैं, सेंटर में मेरी फैक्ट टेबल है और ये लुकअप टेबल हमारी बेसिकली वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है मेरी सेल्स डेटा टेबल से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है आज हम डिराइव करने वाले हैं अपना ऑल सेलेक्टेड और ऑल डेक्स फंक्शंस को यूज करके। इसके कई और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं पर आज हम जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं ऑल सेलेक्टेड और ऑल डेक्स फंक्शन। तो एक बार मैं आपको डेटा के थ्रू भी दिखा देता हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ये मेरी सेल्स डेटा टेबल है। तो सेल्स डेटा टेबल में मुझे क्या करना है, मैं लेट सपोज अभी के लिए अपना कोई प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे फिल्टर कर देता हूँ डेटा को। तो प्रोडक्ट आईडी 1 का डेटा मेरे पास आ गया है। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स बेसिकली प्रोडक्ट वाइज मैक्सिमम सेलिंग हमने किस कस्टमर को की है, तो हमें वो कस्टमर यहाँ से निकालना है। बेसिकली कस्टमर आईडी कह लें, कस्टमर नेम कह लें, जो जिसको हमने मैक्सिमम कोई प्रोडक्ट सेल किया है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको बताया ऑल सेलेक्टेड और ऑल फंक्शंस का यूज करने वाला हूँ, तो मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे 2 मेजर्स को डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिजाइन करूंगा यूजिंग ऑल सेलेक्टेड। तो मैं न्यू मेजर को क्लिक करूंगा। इसको हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ऑल सेलेक्टेड फंक्शन का यूज करूंगा। और ऑल सेलेक्टेड फंक्शन दोस्तों यहाँ एक और समझने वाली बात है, मैं कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज करने वाला हूँ। तो जो भी यानी ऑल और ऑल सेलेक्टेड दोनों मेरे एज ए कैलकुलेट मॉडिफायर यहाँ यूज होने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड लिख लूंगा। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि हम अपना जो आउटपुट है वो परसेंटेज टर्म्स में निकालने वाले हैं। कहने का मतलब है कि लेट सपोज अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल, तो उसका टॉप जो कस्टमर है वो परसेंटेज टर्म्स में हम निकालने वाले हैं उसका आउटपुट। तो मैं क्या करूंगा अभी के लिए, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स, जब हम ऑल सेलेक्टेड फंक्शन यूज करें। अब इम्पोर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम ऑल सेलेक्टेड क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट वाइज यानी लेट सपोज अगर मैं कोई एसी अगर कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो एसी प्रोडक्ट को मैक्सिमम को मैंने किस कस्टमर को मैक्सिमम सेल किया है, वो कस्टमर आ जाए और वो जो सेलिंग है वो मैं परसेंटेज टर्म्स में निकाल रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ परसेंटेज ऑफ सेल्स लिया। और क्योंकि मैं प्रोडक्ट वाइज निकाल रहा हूँ, एसी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसका टॉप बेसिकली परचेजिंग कस्टमर कौन है, वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं ऑल सेलेक्टेड लूँगा क्योंकि मेरे पास एक मुझे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। जो भी प्रोडक्ट बेसिकली जो सेलेक्टेड होगा एट अ टाइम, उस प्रोडक्ट का देखना है, इसीलिए मैं यहाँ ऑल सेलेक्टेड यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा। वेरिएबल में मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन के बेसिस पे काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ कैलकुलेट फंक्शन लिखूँगा। एक्सप्रेशन में दोस्तों मैं टोटल सेल्स अमाउंट दे दूँगा। टोटल सेल्स अमाउंट बेसिकली मेरा एक मेजर मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सेल्स अमाउंट का समेशन किया हुआ है, सिंपल एज़ दैट। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्टेड जो मेरा फंक्शन होता है, उसको लूँगा। कि ऑल सेलेक्टेड मैंने एज़ ए फ़िल्टर आर्ग्यूमेंट पास किया है, कैलकुलेट मॉडिफायर पास किया है, तो अब मेरे को इसमें कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है।
फ्रेंड्स, जब हम किसी फंक्शन जैसे ऑल सिलेक्टेड फंक्शन है, इसके अंदर आर्गुमेंट पास नहीं करते, तो जो हमारा रिपोर्ट के फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, वो एप्लीकेबल हो जाता है। रिपोर्ट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे एप्लीकेबल हो जाता है, वो मैं जब आपको जब मैं विजुअल को में इन वैल्यूज को डिस्प्ले करूंगा तब बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करने वाला और इसको सिंपली मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा पहला वेरिएबल हो गया। क्योंकि अब मेरे को परसेंटेज टर्म्स में वैल्यूज निकालनी है, तो मैं इसको अ, यहाँ पे लेट सपोज मैं रेशियो लिख लेता हूँ इसको, और वो मैं यहाँ डिवाइड फंक्शन यूज कर लूंगा। न्यूमरेटर में मैं अपना जो मेरा नॉर्मल सेल्स अमाउंट समेशन है, और यहाँ पे जो मेरा ऑल सिलेक्टेड करके जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया है प्रोडक्ट सिलेक्शन, को मैं यहाँ पास कर दूंगा, तो हम क्लोज कर देंगे। एंड फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मेरे को रिटर्न कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल लिया है, तो इस रेशियो को मैं यहाँ रिटर्न करा दूं। तो ये मेरा पहला मेजर ऑल सिलेक्टेड के साथ बनके तैयार है। एंड इसको फ्रेंड्स हमें परसेंटेज टर्म्स में लेना है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। एंड मैं डेसिमल प्लेसेस 2 करके रखूंगा अभी के लिए, इसको ओके कर दूंगा। तो ये तो हो गया मेरा पहला मेजर विद ऑल सिलेक्टेड। इसको मैं कॉपी कर लूँ, ये मेरा आगे भी यूज होने वाला है, को क्लोज कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, ये पहला मेजर बन के आ गया है। अब फ्रेंड्स, मैं एक और यहाँ पे मेजर बनाने वाला हूँ, पर इसमें मैं ऑल सिलेक्टेड की जगह ऑल लूंगा, क्योंकि क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टोटल सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हम कस्टमर वाइज नहीं देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं। जैसे अगर हमने 100% हमारा टोटल प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो उसमें मोबाइल की कितनी परसेंटेज है, उसमें हमारी एसी की कितनी परसेंटेज है, वो निकालने वाले हैं। इसके लिए अभी मैं ऑल फंक्शन यहाँ यूज करने वाला हूँ डेक्स का। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड की जगह हर जगह ऑल लिख दूंगा। यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्शन की जगह मैं प्रोडक्ट, कि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज ये प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, या फिर हम प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं इसे। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको भी हम परसेंटेज टर्म्स में ले लेंगे, एंड इसको भी हम 4 डेसिमल ले लेते हैं। ये हमारा फाइनल हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा दोनों मेजर हमारे बन के तैयार हैं। अब हमारे को विजुअलाइज करना है अपने आउटपुट को। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स विजुअल ले लूंगा अपना। बेस्ट विजुअल होता है अपने आउटपुट्स को बेसिकली विजुअलाइज करने के लिए। एंड मैं अभी के लिए दोनों मेजर्स को यहाँ पे ले लूंगा। कि एक बार यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे परसेंटेज को क्लिक नहीं किया है। ओके, तो ये ओके हो गया। यस, तो दोनों 100% फिगर आ रही है। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें टॉप परचेजिंग कस्टमर निकालना है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम को लेके आ जाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो फिगर है वो आ चुकी है इंडिविजुअल कस्टमर वाइज। अब यहाँ पे तो दोनों जो हमारे आउटपुट है बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब जो हमारा सिनेरियो बनेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाइज निकालना है, तो हमारे को यहाँ पे एक स्लाइसर भी लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को लेके आएंगे। बेसिकली प्रोडक्ट नेम्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे। मैं अभी इस कस्टमर लुकअप के बजाय अपने प्रोडक्ट लुकअप में जाऊंगा, और प्रोडक्ट नेम जो मेरा फील्ड है उसको मैं अपने स्लाइसर में डाल दूंगा। इसको अगर आप और ब्यूटीफाई थोड़ा करना चाहते हैं, तो मैं अभी के लिए बेसिकली यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट की जगह टाइल्स भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा और ब्यूटीफाई हो गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने एसी प्रोडक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एसी को सिलेक्ट करूंगा। तो जब मेरा एसी यहाँ सेलेक्ट हुआ, तो जो एसी था फ्रेंड, एसी की मेरी
टोटल परसेंटेज यानी अगर जो 100 मैं मानूँ अगर पाई चार्ट में, तो उसमें 16% मेरा एसी सेल हुआ है, तो जो मैंने सेल किया है कस्टमर्स को। तो मेरी परसेंटेज जो मैं आपको बता रहा था इनिशियली कि ऑल का यूसेज क्या है, तो ऑल बेसिकली मैंने इसलिए यूज़ किया था टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट in terms of total, like in terms of total selling, how much percentage particular product is contributing, कितना परसेंटेज कोई प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल सेलिंग में, उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे 16.39 मेरा एसी कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेलिंग में। अब इस 16.39 में मैक्सिमम हमने किसको सेल किया है, ये आउटपुट देगा मेरा ऑल सेलेक्टेड। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको सॉर्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं जो जैस्मिन कस्टमर था, जो मेरी जैस्मिन कस्टमर थी, उसको हमने मैक्सिमम एसी को सेल किया। तो अब ये एसी जो है अगर मेरे को मान लीजिए देखना है इसके अलावा टॉप 3 कौन से हैं, तो वो जैस्मिन, जेनिफर, डोनाल्ड 3 कस्टमर थे और अगर टॉप था वो मेरा जैस्मिन कस्टमर थी। इसके अलावा अगर मैं रेफ्रिजरेटर पे जाता हूँ तो रेफ्रिजरेटर में मेरा 15.85 है कंट्रीब्यूशन रेफ्रिजरेटर का, जो मेरी टोटल सेलिंग हुई है। उसमें से 15.85 कंट्रीब्यूशन देता है रेफ्रिजरेटर और 15.85 में से जो मैक्सिमम बेसिकली रेफ्रिजरेटर को हमने किस कस्टमर को मैक्सिमम सेल किया है, वो अगर हम देखें वो है जूलिया। जूलिया को हमने मैक्सिमम सेल किया है। सिमिलरली अगर मैं देखना चाहूँ टेलीविजन, टेलीविजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30.94 है आउट ऑफ टोटल एंड इस बेसिकली टेलीविज़न को हमने मैक्सिमम सेल किया है, अपने इबॉनी जो हमारी कस्टमर थी, उसको हमने मैक्सिमम सेल किया है बेसिकली टेलीविज़न। अब ये जो हम तो मैक्सिमम जो हमने जिसको सेल किया है, वो कस्टमर पता चल गए। जैसे इबॉनी हमारे टेलीविज़न के केस में है, जैस्मिन हमारे एसी के केस में है, रेफ्रिजरेटर के केस में जूलिया है। तो अब इसका यूसेज क्या होगा? अगर अगर मेरे पास एक रिटेल स्टोर है और मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूँ, तो ये एनालाइज़ करने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ? दोस्तों ये फ़ायदा ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोडक्ट को सेल करने जाऊँगा, तो ये एनालिटिक्स करके मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि पास्ट में रेफ्रिजरेटर को मैंने जूलिया को सबसे ज़्यादा सेल किया है, तो वो मेरी पोटेंशियल कस्टमर दोबारा बन सकती है फॉर दिस रेफ्रिजरेटर। सिमिलरली अगर मैं टेलीविज़न की बात करता हूँ, तो क्योंकि मैंने इबॉनी को मैक्सिमम टेलीविज़न सेल किया है, तो ये पोटेंशियल कस्टमर बन सकती है। सिमिलरली सिमिलरली जैसे आप देखें यहाँ पे मेरे टेलीविज़न का टोटल परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है 30.94 अगर मैं बाकी प्रोडक्ट को देखूँ, मोबाइल की 9.88 है, लैपटॉप की 26.95 है, एसी की 16.39 है, रेफ्रिजरेटर की मेरी 15.85 है, तो टेलीविज़न की सबसे ज़्यादा है 30.94 यानी 31 ऑलमोस्ट 31% जो हम सेल कर रहे हैं। तो एज़ अ टेल स्टोर मैं देख सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैंने टेलीविज़न 31% मेरा टोटल जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसमें 31% टेलीविज़न का शेयर है, तो मैं टेलीविज़न्स के डिफरेंट वैराइटीज़ अपने स्टोर पे रख सकता हूँ, ताकि मेरी सेलिंग जो है, मेरा जो रेवेन्यू है, वो और बढ़ सके। तो ये यूज़ केसेस बेसिकली दोस्तों हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करने होते हैं। ये अभी हम डेक्स फंक्शन को देख रहे हैं, बट डेक्स फंक्शन का अल्टीमेट यूसेज होगा जब प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये आज का सिनेरियो आपको समझ आया होगा। आपको डिफरेंट यूज़ केसेस कहाँ पे कैसे हम ऑल सेलेक्टेड और ऑल फंक्शन को यूज़ किया है, किन-किन सिनेरियोज़ को मैंने फुलफिल किया, किन-किन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मैंने फुलफिल किया, वो समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक इम्पोर्टेंट फंक्शन सेलेक्ट कॉलम्स के बारे में। हम देखेंगे सेलेक्ट कॉलम क्या होता है, कैसे काम करता है, किन-किन सिनेरियोज़ में हमें सेलेक्ट कॉलम्स को यूज़ करना चाहिए। हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे सेलेक्ट कॉलम्स को हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स जब हम अपने सेलेक्ट कॉलम्स के सिंटैक्स को देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल को पास किया हुआ है। अब जो ये फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल हम इसमें पास कर रहे हैं, ये टेबल दोस्तों फिजिकल और वर्चुअल दोनों हो सकती है। कहने का क्या मतलब है? फिजिकल जो हमारे डेटा मॉडल में एग्जिस्ट कर रही है जैसे कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप इस तरीके की टेबल। और वर्चुअल टेबल दोस्तों वो हैं जो जैसे कोई फ़िल्टर एक्सप्रेशन लगा के बनाते हैं। मैं आगे जब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो एक सिनेरियो भी दिखाऊँगा कैसे हम वर्चुअल टेबल बना रहे हैं और इसमें पास कर रहे हैं एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट। तो एक तरीके से हम इसमें फिज़िकल टेबल और वर्चुअल टेबल कहने का मतलब है फिज़िकल और वर्चुअल किसी भी तरीके की टेबल यहाँ पे हम एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे आर्गुमेंट के बारे में। तो दोस्तों दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे है नेम ऑफ न्यू कॉलम। देखिए
जो हमारा सेलेक्ट कॉलम्स, जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक ये अंडरलाइन टेबल है और यहाँ से हम टेबल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे उनका नाम बेसिकली हम थ्रू दिस नेम दे सकते हैं। पर ये जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। जैसे आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से देख भी सकते हैं, ये हमारी ऑप्शनल आर्गुमेंट है। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। तो देखिए एक्सप्रेशन इज़ आवर थर्ड आर्गुमेंट और अगर हमने ये ऑप्शनल बनाया है, अगर हमने नेम नहीं लिया है, तो दिस विल एक्ट एज़ अ सेकंड आर्गुमेंट। तो जो एक्सप्रेशन होगा दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेशन बेसिकली कुछ भी कहने का मतलब है एक्सप्रेशन जो होगा वो एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब स्केलर वैल्यू कैसे? कहने का मतलब है एक्सप्रेशन में आप कोई सिंगल कॉलम को भी लिख सकते हैं टेबल के या फिर कोई इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पास करा सकते हैं। तो दोबारा से अगर समराइज़ करें हम अपने सेलेक्ट कॉलम्स को, तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल है, सेकंड आर्गुमेंट जो ऑप्शनल है वो नेम ऑफ कॉलम जो हम देना चाहते हैं और तीसरी आर्गुमेंट होती है एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम कोई वैल्यू लेके आएँगे जो हमने जैसे यहाँ पे अगर जो भी नाम दे रहे हैं कॉलम का, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पुल करके लेके आएँगे, वो किसी कॉलम की वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू हम पुल करके लेके आएँगे और एक स्केलर वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों जो नेम और जो एक्सप्रेशन है ये रिपीटेबल आर्गुमेंट है। कहने का मतलब हम कितने बार भी इनको आगे जाके लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से हमने सिंटैक्स को समझा। अगर हम इसके यूसेज देखते हैं फ्रेंड्स कि सेलेक्ट कॉलम्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। तो जनरली जो सेलेक्ट कॉलम्स होता है वो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है और मैं अगर इसको और शॉर्ट में बताऊँ तो हमारे को अगर कॉलम्स को अपने टेबल के रिड्यूस करना है, जैसे अगर हमारे एक टेबल में 10 कॉलम्स है और हमको केवल 4 कॉलम्स पे काम करना है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में भी सेलेक्ट कॉलम्स का हम यूज़ करते हैं। अब अगर कुछ और पॉइंटर्स की तरफ ध्यान दें अपने सेलेक्ट कॉलम्स के, तो सेलेक्ट कॉलम्स जो होता है फ्रेंड्स, वो एक आइट्रेटर फंक्शन होता है। आइट्रेटर फंक्शन मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आइट्रेटर फंक्शंस वो हैं जो स्कैन करते हैं टेबल को रो बाय रो, यानी उनका रो कॉन्टेक्स्ट होता है। यानी जो सेलेक्ट कॉलम्स होगा, वो रो कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे सेलेक्ट कॉलम्स को यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से सेलेक्ट कॉलम्स को हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको पता है सेलेक्ट कॉलम्स एक टेबल फंक्शन है, तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा यहाँ न्यू टेबल ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्योंकि आज हम सेलेक्ट कॉलम्स सीख रहे हैं, मैं सेलेक्ट कॉलम्स और इसका डेमो यहाँ पे नाम दे दूँगा इस नई टेबल का, शिफ्ट एंटर करेंगे हम। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ अपना सेलेक्ट कॉलम जो मेरा फंक्शन है उसको लिख दूँगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं मैं टेबल को मुझे एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट देना है, फिर नेम मेरा ऑप्शनल है, फिर एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पास करनी है। तो मैं अभी टेबल के लिए, अभी डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल को पास करूँगा। ये मेरी एक फिज़िकल टेबल है। हम यहाँ पे एक वर्चुअल टेबल भी लिख सकते हैं, जो अभी मैं आगे दिखाऊँगा आपको। देन वी हैव द नेम, जो हमारे को कॉलम का नाम देना है। नेम दोस्तों ऑप्शनल है, पर अभी के लिए मैं इसको पास करूँगा और लास्ट में मैं वीडियो के आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से अगर हम नेम को एलिमिनेट करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कस्ट अ, या फिर हम दे सकते हैं कस्ट नेम दे सकते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देंगे जो मेरी एक्सप्रेशन होगी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो मेरे कॉलम की जो टेबल मैंने पास करी है, उसके अंदर कस्टमर नेम जो कॉलम है उसको डायरेक्टली पुल करके ले आऊँगा मैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू होगी, बेसिकली उसका नाम होगा कस्ट नेम, उसकी वैल्यू होगी कस्टमर लुकअप टेबल के कस्टमर नेम जो कॉलम है, एग्ज़ैक्टली हम उसकी वैल्यू पुल करके ले आएँगे। तो ये मेरा पहला कॉलम बन के आ गया है। अब ये दोनों जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में जब सिंटैक्स डिस्कस कर रहे थे, ये रिपीटेबल होते हैं, नेम भी और एक्सप्रेशंस भी। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज़ मैं एक कॉलम जो होगा वो डायरेक्टली पुल नहीं करूँगा। मतलब जैसे अभी आपने देखा कस्टमर नेम जो मैंने है डायरेक्टली पुल कर लिया अपनी कस्टमर लुकअप टेबल से, अब मैं डायरेक्टली पुल नहीं करूँगा। एक्सप्रेशन को थोड़ा-सा बेसिकली एक्सप्रेशन में थोड़ा-सा चेंज लेके आऊँगा ताकि जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कॉलम से पुल ना हो, उस कॉलम पे एक्सप्रेशन लगे तब उस वैल्यू पुल हो। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोबारा से कॉलम का नाम दूँगा कस्ट अ, कस्ट अ, या फिर मैं कह सकता हूँ ईयर ऑफ बर्थ एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ईयर जो फंक्शन होता है उसको लिखूँगा
और यहाँ पे बर्थ डेट जो मेरा कॉलम है कस्टमर लुकअप का उसे पास कर दूँगा। तो यहाँ कस्टमर लुकअप का बर्थ डेट हो गया, ये मैंने पास कर दिया, और ये क्लोज़ हो गया। तो पहला जो मेरा कॉलम जो आएगा उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुल की है और दूसरे में मैंने ईयर फंक्शन लगा के मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है एक्सप्रेशन में। डायरेक्टली पुल नहीं की है कॉलम की वैल्यूज़, हमने ईयर की वैल्यू पुल की है फ्रॉम बर्थ डेट, तो ये चेंज किया है। अब मैं इसको ओके कर दूँगा। तो अगर हम क्लोज़ करें और डेटा व्यू में जाएँ, तो जैसे आप यहाँ सेलेक्ट कॉलम जो मेरी डेमो टेबल है यहाँ पे, इसको थोड़ा-सा अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी सेलेक्ट जो कॉलम्स थी जो मेरी टेबल बनी है यूजिंग दिस सेलेक्ट कॉलम्स फंक्शन, तो उसके अंदर हमारा पहला कॉलम है कस्टमर नेम जो डायरेक्टली पुल होके आया है, और जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे वो एक्सप्रेशन जो मैंने लगाई यहाँ पे मॉडिफाइड मैं कह सकता हूँ एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आया, डायरेक्टली कॉलम्स की वैल्यू पुल करने के बजाय हमने ईयर को पुल किया, तो वो ईयर ऑफ बर्थ आ गया। तो ये तो बेसिक फंक्शन हुआ हमारा कैसे सेलेक्ट कॉलम्स काम करता है। अभी मैं इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट लेके आऊँगा और रादर देन फिजिकल टेबल मैं एक वर्चुअल टेबल पास करने वाला हूँ। तो दोबारा हम सेलेक्ट कॉलम्स पे जाएँगे, इसको बड़ा कर लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, तो हम शिफ्ट एंटर कर देते हैं। इसको मैं अब फ़िल्टर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करूँगा। पहली आर्गुमेंट मेरी टेबल है, वो मैंने पास कर दी है, और दूसरी आर्गुमेंट में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए लेट्स सपोज़ कस्टमर आईडी, ओके, कस्टमर आईडी ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को कस्टमर आईडी की पुल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बस यही वैल्यू मैं पुल करके लेके आऊँगा। ओके, और यहाँ पे मेरे को कॉमा लगाना होगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरी अब फिज़िकल टेबल नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है, ये मेरी एक फिज़िकल टेबल नहीं है, मेरी एक वर्चुअल टेबल है क्योंकि मैंने फ़िल्टर फ़ंक्शन लगा दिया है और फ़िल्टर कर लिया है कस्टमर आईडी की वैल्यू केवल 2, 3, 4 और 5। इसको जब हम ओके करेंगे, क्लोज़ करेंगे, देन यहाँ पे ओके। तो अब आप देख सकते हैं, केवल मेरे वही कस्टमर जो 2, 3, 4, 5 के थे, उन्हीं की वैल्यू आई है टिम, माइक, जेसन एंड एंड्रयू। बाकी सारे जो कस्टमर्स थे, वो हट गए क्योंकि मैंने अपनी टेबल को फ़िल्टर कर लिया। तो ये तो फ्रेंड्स ओवरऑल एक सेलेक्ट कॉलम फंक्शन हुआ, जैसे आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 5 केवल वही वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा एक कैसे सेलेक्ट कॉलम्स यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में उसका डेमो हुआ। पर लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था जब आपने चेक किया था, या फिर मैं दोबारा से यहाँ दिखाऊँ कि जो कॉलम नेम जो होता है वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। तो जब मैं अपने सेलेक्ट कॉलम्स की इस वाली स्टेटमेंट को देखता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ नेम को, ओके, एंड इसको भी हटा देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास अभी कोई एरर नहीं आया है, आउटपुट बेसिकली मेरा डिस्प्ले हो गया है, ये आर्टिफिशियल एरर्स आते हैं यहाँ पे, पर मेरा जो आउटपुट है, डिस्प्ले हो गया है, टिम, माइक, जेसन, एंड्रयू, ये मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। पर फ्रेंड्स, अगर अगर मैं ये ईयर ऑफ बर्थ को भी यहाँ से हटा देता हूँ और अब ओके करता हूँ, तो अब देखिए, क्या कह रहा है ये फंक्शन सेलेक्ट कॉलम एक्सपेक्ट्स अ कॉलम नेम एज़ आर्गुमेंट 3। ऐसा फ्रेंड क्यों हुआ? देखिए, इसे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आप लोग अगर डायरेक्टली किसी टेबल के कॉलम्स को रेफरेंस कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर लुकअप के कस्टमर नेम को डायरेक्टली रेफरेंस किया, तो आप लोग बिना नेम दिए भी काम चला सकते हैं अपना, क्योंकि आपने देखा था कि पहले मेरा आउटपुट आ गया था। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ एक्सप्रेशन लगा के आउटपुट लेके आए, जैसे आपने ईयर फंक्शन लगाया, तब आउटपुट को डिराइव किया है, तब फ्रेंड्स मैंडेटरी है आप यहाँ पे नेम को स्पेसिफाई करने, वरना आपके इसी तरीके के एरर्स यहाँ पे आएँगे। अब आप देखिएगा मैं अगर दोबारा से यहाँ पे पास कर दूँगा, ईयर ऑफ बर्थ लेट्स सपोज़, ओके करूँगा, तो मेरा आउटपुट दोबारा आ चुका है। यानी ध्यान देने वाली बात है, जब आप डायरेक्टली पुल करके लेके आएँगे कॉलम को, तो आपके पास ऑप्शन है, नेम को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। पर आप कुछ अगर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं कॉलम की वैल्यूज़ को, तब आउटपुट लेके आ रहे हैं, तब आपको नेम देना मैंडेटरी है। तो यही फ्रेंड्स एक डिफरेंस होता है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन ऐड कॉलम्स के बारे में। हम देखेंगे ऐड कॉलम्स होता क्या है,
ये कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज़ में हमें ऐड कॉलम्स को यूज़ करना चाहिए। आज हम ये भी समझेंगे कि सेलेक्ट कॉलम्स और ऐड कॉलम्स में क्या डिफरेंस है। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंटैक्स के बारे में जो ऐड कॉलम्स की होती है। तो अगर ऐड कॉलम की सिंटैक्स देखें तो इसके अंदर सबसे पहले जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं वो टेबल होती है। टेबल हम फिजिकल भी ले सकते हैं, वर्चुअल भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है जो फिजिकल टेबल जो हमारे डेटा मॉडल में एग्जिस्ट करती है या फिर वर्चुअल टेबल जो हम किसी डैक्स एक्सप्रेशन के थ्रू बना रहे हैं, ऐसी कोई भी टेबल का रेफरेंस हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट हमारा रहेगा नेम ऑफ द कॉलम जिसे हमें डबल कोट्स में एज़ ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। और तीसरी आर्गुमेंट रहेगी हमारी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन जो डेक्स एक्सप्रेशन बेसिकली कोई स्केलर वैल्यू रिटर्न करेगा जैसे अ, हम यहाँ पे कॉलम रेफरेंस दे सकते हैं, इंटीजर वैल्यू पास ऑन कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे हम दे सकते हैं। और ये नेम और एक्सप्रेशन ये दोनों ही रिपीटेबल आर्गुमेंट है। कहने का मतलब है इन्हें हम मल्टीपल टाइम्स अपने ऐड कॉलम्स जो हमारा फंक्शन है उसमें लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ हाई लेवल ऐड कॉलम्स के सिंटैक्स का डिस्कशन। आप अगर इसका रिटर्न देखें कि यार ये क्या रिटर्न करता है, तो जैसे आपको पता है ऐड कॉलम्स एक एक टेबल फंक्शन होता है, तो ये क्या करेगा टेबल को रिटर्न करेगा। अब वो जो टेबल रिटर्न होगी दोस्तों, उसमें क्या होगा, वो उसमें ये ओरिजिनल कॉलम्स को रिटर्न करेगा जो टेबल में लेट्स सपोज़ टेबल में 5 एक्सिस्टिंग कॉलम थे, तो ये 5 को तो रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस जो हम नए ये यहाँ पे एक्सप्रेशन के थ्रू नए कॉलम डिज़ाइन करेंगे, ये उनको भी या फिर जो एडेड कॉलम जिसे हम कहते हैं, ये उनको भी रिटर्न करेगा। तो एक्सिस्टिंग कॉलम्स प्लस न्यूली एडेड कॉलम्स यही इसका मेन यूसेज होता है कि नए कॉलम्स को हमें अपेंड कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे एक हमारी एक्सिस्टिंग टेबल रहेगी और उस एक्सिस्टिंग टेबल्स में हम नए कॉलम्स को ऐड करते चलेंगे तो ये यूसेज होता है ऐड कॉलम्स का। अब फ्रेंड्स जब हम सिंटेक्स देख रहे थे ऐड कॉलम्स की तो आपको याद होगा कि ऐसी सिमिलर सिंटेक्स हमारी सेलेक्ट कॉलम्स की भी थी। यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम्स में केवल एक ही जैसे ये जो हम नेम देते हैं किसी कॉलम का ये ऑप्शनल आर्गुमेंट थी, वो भी स्पेसिफिक सिनेरियो में। यानी सेलेक्ट कॉलम्स में कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज़ में हमें नेम देने की ज़रूरत नहीं होती जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू डायरेक्ट कॉलम रेफरेंस दे रहे हैं। जब हम कॉलम रेफरेंस डायरेक्टली दे देते हैं सेलेक्ट कॉलम्स में, तो हमें नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फ्रेंड्स ऐड कॉलम्स के अंदर नेम मैंडेटरी है, चाहे हम डायरेक्ट कॉलम की रेफरेंस दें यहाँ पे या फिर हम यहाँ पे कोई अ, बेसिकली मॉडिफाइड वे में हम कुछ भी कॉलम्स को मॉडिफाइड वे में या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी कॉलम्स के अंदर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहे हैं बाय अपेंडिंग समथिंग या फिर कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं कॉलम्स की वैल्यू। दोनों केसेस में जब हम डायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हैं कॉलम्स को या फिर उसके इनडायरेक्टली मतलब उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके हम पास ऑन कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशन लगा के पास कर रहे हैं अपने कॉलम्स को, तब भी दोनों सिनेरियोज़ में हमारे को यहाँ नेम देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि जो ऐड कॉलम्स होता है वो एक्सिस्टिंग टेबल्स में कॉलम्स को अपेंड कर रहा है। पर जो हमारा सेलेक्ट कॉलम था वो एक ब्लैंक टेबल की तरह स्टार्ट करता है और ब्लैंक टेबल्स में कॉलम्स को ऐड करता है। कहने का मतलब है जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ऐड कॉलम्स है मान लीजिए किसी एक्सिस्टिंग टेबल में हमारे 5 कॉलम्स थे, तो जो नए कॉलम्स होंगे वो 6th-7th नए कॉलम्स बनेंगे। पर जो हमारा सेलेक्ट कॉलम्स फंक्शन होगा, वो फ्रेश एक टेबल के साथ स्टार्ट करेगा और जो भी कॉलम्स हम ऐड करेंगे, वो एक न्यूली तरीके से ऐड होंगे। जैसे हमने कोई 2 कॉलम्स ऐड करे, तो केवल हमें वही 2 कॉलम्स दिखेंगे, कोई एक्सिस्टिंग कॉलम नहीं दिखेगा। ये डिफरेंस होता है सेलेक्ट कॉलम्स और ऐड कॉलम्स में। एक माइनर डिफरेंस एक सिंटैक्स का था और एक हमारा फंक्शनिंग से रिलेटेड डिफरेंस हो गया। तो अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ऐड कॉलम्स कैसे काम करता है। तो एक बार डेमो की तरफ चलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसका डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एक ये टेबल फंक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे हम मॉडलिंग टैब में जाके न्यू टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि न्यू टेबल जब हम करते हैं तो एक बेटर तरीके से हम टेबल फंक्शंस को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए इसको हम थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और आज क्योंकि हम ऐड कॉलम्स सीख रहे हैं, तो मैं इस टेबल का नाम दे दूँगा ऐड कॉलम्स डेमो। ओके, के बाद हम शिफ्ट एंटर कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कॉलम्स करूँगा। तो जो मेरे पास टेबल है, मैंने बताया एक फिज़िकल टेबल जो हमारी डेटा मॉडल में वो भी हो सकती है, वर्चुअल टेबल हो सकती है जो डेक्स एक्सप्रेशन से बना सकते हैं हम। तो अभी के लिए मैं कस्टमर लुकअप जो मेरी डेटा मॉडल में एक्सिस्ट करती है, उस टेबल को यहाँ लूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेम है मेरा वो ऑप्शनल नहीं है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, नेम मुझे मैंडेटरीली देना पड़ेगा डबल कोट्स में।
तो मैं कोई भी कॉलम अभी सिंपल जैसे कस्टमर लुकअप से लेने वाला हूँ। लेट्स सपोज़ अ, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए अ, कस्ट नेम ले लेता हूँ यहाँ पे और इसमें कस्टमर लुकअप टेबल से कस्टमर नेम उठा लूँगा और एक मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन लगा के कॉलम पे तब उस वैल्यू को डिराइव करेंगे। तो उसमें हमने लास्ट भी वीडियो में अपनी सेलेक्ट कॉलम्स में देखा था, तो मैं क्या करूँगा डेट ऑफ बर्थ कॉलम से ईयर्स को फेच करने की कोशिश करूँगा। तो ईयर फंक्शन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अभी के लिए डबल कोट्स में ईयर ऑफ बर्थ लिख दूँगा और यहाँ पे ईयर जो मेरा फंक्शन है वो यूज़ हो जाएगा। कस्टमर लुकअप में हम यहाँ पे बर्थ डेट को दे देंगे, इसे क्लोज़ कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंड्स होने क्या वाला है, आप 2 मिनट 2 सेकंड वेट कीजिए और पहले आउटपुट को बेसिकली माइंड में जनरेट कीजिए। तो ये क्योंकि ऐड कॉलम्स है, यहाँ पे क्या होगा हमारी एक्सिस्टिंग टेबल आएगी, प्लस ये जो हमारे कॉलम्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एडिशनल कॉलम्स की तरह दिखेंगे मुझे। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जब डेटा व्यू में जाएँगे, तो ये मेरी कस्टमर लुकअप थी, जो मेरी बेस टेबल थी मैंने इसमें पास करी। तो इसके अंदर मेरे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 कॉलम्स थे और जब मैं अपनी अब ऐड कॉलम्स टेबल को देखता हूँ, तो इसके अंदर फ्रेंड्स एक्जिस्टिंग 5 तो हैं ही, जैसे कस्टमर आईडी, नेम, बर्थ डेट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये सारे कॉलम्स तो हैं ही। इसके अलावा कस्टमर नेम और ईयर ऑफ बर्थ ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसमें कस्टमर नेम तो एज़ इट इज़ मैंने कॉलम का रेफरेंस लिया, तो ये कस्टमर नेम था इसी का कॉलम रेफरेंस मैंने ले लिया, तो एग्ज़ैक्ट सिमिलर वैल्यू है। और जो ईयर ऑफ बर्थ था वो मैंने अपना एक्सप्रेशन लगाया यहाँ पे ईयर फंक्शन के थ्रू लगा के, ईयर जो थी मेरी बर्थ डेट में इस कॉलम में बर्थ डेट कॉलम में जो ईयर था, वो वैल्यू मैंने ईयर की वैल्यू यहाँ से फेच करा के एक नए कॉलम में डाल दी। तो ये तो एक तरीके से बेसिक हमारा किस तरीके से हमने एक फिज़िकल टेबल के थ्रू आउटपुट को जनरेट किया। इसके अलावा दोस्तों जैसे इनिशियल बिगिनिंग में मैंने बताया था यहाँ पे हम वर्चुअल टेबल भी बना सकते हैं यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशन। तो हम स केस 2 में एक वर्चुअल टेबल बना के देखेंगे। तो हमें क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे अ, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं जेंडर मेल एंड फीमेल है, तो मैं क्या करूँगा केवल फीमेल जो हमारे कस्टमर्स थे, उनका डेटा जनरेट करने की कोशिश करूँगा यूजिंग दिस ऐड कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये और मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरी टेबल है, वो फ़िल्टर करूँगा फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। को हम नीचे ले जाएँगे, ये हम नीचे लिख लेंगे, है यहाँ पे हम कस्टमर लुकअप में जेंडर जो मेरा है वो हम मेल यूज़ कर लेंगे और इसे हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी मैंने क्या किया दोस्तों रादर देन एक फिज़िकल टेबल लेने के मैंने एक वर्चुअल टेबल बनाई है यूजिंग दिस फ़िल्टर फंक्शन। एक डेक्स एक्सप्रेशन लगाया कस्टमर लुकअप टेबल पे। आप देखते हैं क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। तो मैं ओके कर दूँगा, ओके कस्ट नेम इज़ इनकरेक्ट ये एरर आया है, ओके मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ, ओके, अब मेरा एरर हट गया है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे एंड जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, केवल जो मेरे फीमेल कस्टमर्स थे उन्हीं का डेटा यहाँ पे आया और बाकी डेटा यहाँ से हट चुका है। मेल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका डेटा हट चुका है क्योंकि मैंने एक फ़िल्टर टेबल ली है। तो इस तरीके से ऐड कॉलम्स के मल्टीपल सिनेरियोज़ में यूसेज हो सकते हैं। मैंने अभी आपको 2 सिनेरियोज़ दिखाए यहाँ पे। इसके अलावा भी हम कई सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं ऐड कॉलम्स का। तो डाउन द लाइन हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। फ्रेंड्स ये तो रहा ऐड कॉलम्स। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट एक और भी इम्पोर्टेंट बात थी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपको याद होगा सेलेक्ट कॉलम्स में हम डायरेक्टली कॉलम अगर रेफरेंस पास करें, जैसे यहाँ पे हम टेबल के कॉलम का डायरेक्टली रेफरेंस ले रहे हैं, तो अगर सेलेक्ट कॉलम ये होता, तो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये डायरेक्टली चल जाता। पर अगर हम ऐड कॉलम्स को देखते हैं, ऐड कॉलम्स क्या कह रहा है, इट एक्सपेक्ट्स अ कॉलम नेम एज़ एन आर्गुमेंट नंबर 2 तो मेरी ये जो आर्गुमेंट 2 है, यहाँ पे कॉलम नेम एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा लीनिएज का, जिसे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से फ्रेंड्स वो कह रहा है, हमारे को यहाँ पे इवन अगर सिंगल कॉलम रेफरेंस भी ले रहे हैं, तब भी हमारे को नेम देने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे नेम देना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो आउटपुट है वो रिफ्लेक्ट होगा।
तो यहाँ पे जैसे मैं कस्ट नेम मैंने दिया था, वो मैं दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर सेलेक्ट कॉलम्स ले लेता है, ऐड कॉलम की जगह, ओके एंड अब मैं इसे हटाता, तो ये काम कर जाता। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये काम कर चुका है। और दूसरा यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं आपको दोबारा से हाइलाइट कर देता हूँ, क्योंकि सेलेक्ट कॉलम एक ब्लैंक टेबल से शुरू करती है, तो इसने केवल 2 ही आउटपुट यहाँ पे हमारे 2 ही कॉलम दिखाए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पर ऐड कॉलम क्या करती है, एक्सिस्टिंग टेबल में अपेंड करती है, इस वजह से वहाँ पे एक्सिस्टिंग कॉलम्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डेटा टेबल फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे डेटा टेबल फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज़ में हम डेटा टेबल फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम कि किस तरीके से हम डेटा टेबल को यूज़ करके बेसिकली हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स जो डेटा टेबल फंक्शन होता है वो बेसिकली हमारा एक टेबल क्रिएशन के काम आता है। बेसिकली एक ऐसी टेबल जिसके अंदर स्टैटिक वैल्यूज़ होंगी। कहने का मतलब है जब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो कि हमारे को हमें एक स्टैटिक टेबल बनानी है अ, अपने डेटा मॉडल के अंदर, तो हम डेटा टेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज़ में। एक बार अगर हम सिंटैक्स को देखें अपने डेटा टेबल फंक्शन के, तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी डेटा टेबल फंक्शन को लिखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगी, वो होगा नेम। ये नेम दोस्तों नेम ऑफ कॉलम होगा जो हम इस टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट होती है यहाँ पे, जैसे टाइप 1 आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड आर्गुमेंट दोस्तों यहाँ पे हमारे को कोई जो हमने कॉलम लिया है, जो जो भी हमने नेम 1 में कॉलम का नाम दिया है, उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग वो कॉलम किस टाइप का होगा, इंटीजर का, करेंसी का, स्ट्रिंग का, किस टाइप का वो कॉलम हम बनाना चाहते हैं, वो टाइप हमें लिखना होगा। अब दोस्तों ये जो नेम है और जो टाइप है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेबल हैं, यानी हम मल्टीपल कॉलम्स इस डेटा टेबल के अंदर हम डाल सकते हैं, इस डेटा टेबल फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों काम आता है एक्चुअल डेटा डालने का। ये तो हो गया बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना कि भई ये कॉलम होगा, इस डेटा टाइप का होगा, हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया अपनी टेबल का। इसके बाद दोस्तों हमें एक्चुअल डेटा एंटर करना पड़ेगा हमने अपनी इस टेबल के अंदर। तो फिर हम उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं अपनी डेटा को एंटर करने के लिए। वो सब कुछ मैं अभी आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ। जस्ट एक आउटलाइन बता रहा था मैं कि किस तरीके से हमारा सिंटैक्स डिफाइन होती है हमारी डेटा टेबल फंक्शन की। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे, जो डेटा टेबल फंक्शन होने वाला है हमारा जो डेटा टेबल फंक्शन होता है, उसके अंदर हम कोई कॉलम रेफरेंस, टेबल रेफरेंस, कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन कुछ ऐसा कुछ नहीं परफॉर्म कर सकते। ये सिंपल और सिंपल अगेन मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में बताया था स्टैटिक वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इस डेटा टेबल को बनाते हैं। हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें डेटा टेबल के अंदर आके चेंज करना पड़ेगा। जो भी हमारी अभी हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर आके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ हम चेंजेस एज़ सच की कॉलम रेफरेंस को ले लें और मेन कॉलम में चेंज हो तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाए या कोई एक्सप्रेशन डिफाइन कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता डेटा टेबल में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डेटा टेबल फंक्शन अपना लिख लिया है। तो अब मैं डेटा टेबल इस फंक्शन के अंदर अ, आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन करूँगा ताकि एक एक्चुअल टेबल हमारी क्रिएट हो सके। एंड दोस्तों इस विंडो पे आने के लिए आपको मॉडलिंग टैब में जाके एक न्यू टेबल ऑप्शन को क्लिक करना है क्योंकि हमारा डेटा मॉडल एक टेबल फंक्शन है। तो हम एक टेबल को क्रिएट करके ही इसके यूसेज को समझ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी इसको मैं डेटा टेबल को थोड़ा यहाँ ले आएँगे और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपके सामने टेक्स्ट कॉलम्स बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट कॉलम 1 और इसको हम लेट्स सपोज़ डिफाइन कर देते हैं एज़ इंटीजर एंड ओके एंड देन मैं एक और टेक्स्ट कॉलम लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम 2 और इसको हम अभी के लिए स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली जैसा मैंने बताया था हमें पहले टेबल का स्ट्रक्चर देना है। तो मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम 1 एंड टेक्स्ट कॉलम 2। टेक्स्ट कॉलम 1 मेरा इंटीजर टाइप का रहेगा, सिंपल जैसे आप क्रिएट टेबल करते हैं डेटाबेस में बिल्कुल उसी तरह है। इसी तरीके से आप यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर दे रहे हैं टेक्स्ट कॉलम 1, उसका स्ट्रक्चर होगा इंटी वो जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है और टेक्स्ट कॉलम 2 जो कॉलम है
वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया 2 कॉलम्स। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं अब इस टेबल का डेटा पास करूँगा। तो डेटा पास ऑन जैसे मैंने बताया था, मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगा पहले। अब अब मेरे को रो बाय रो डेटा इस टेबल का पास ऑन करना है। तो फर्स्ट रो डिफाइन करने के लिए अगेन दोस्तों, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं एक और कर्ली ब्रेस ले लूँगा और क्योंकि मेरा पहला कॉलम इंटीजर टाइप का है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिख दूँगा और स्ट्रिंग में लेट्स सपोज़ अभी मैं पास कर देता हूँ एबीसी, जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। मेरी फर्स्ट रो डिफाइन हो चुकी है इस टेबल की। फिर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेकंड रो पे आऊँगा और सेकंड रो में लेट्स सपोज़ मैं 2 ले लेता हूँ और ये मैं एक्स, वाई, ज़ी बेसिकली मेरी दूसरी रो डिफाइन हो गई है, इसे क्लोज़ कर दूँगा। तो अभी के लिए मैंने केवल 2 रोज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। उसके बाद मैं एंटर करूँगा और इसको हम ये जो मेरा डेटा था, इसको मैंने पैक कर दिया है। 2 रोज़ मेरी आएँगी इस टेबल के अंदर, इस डेटा को मैंने पैक कर दिया है। एंटर करेंगे और इस फ़ंक्शन को भी हम इस फ़ंक्शन को यहाँ क्लोज़ कर देंगे। तो डेटा टेबल मेरा फ़ंक्शन जो था, उसकी डेफ़िनिशन भी यहाँ क्लोज़ हो गई है। इसको ओके कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरी एक टेबल बन के आ चुकी है क्योंकि हमने न्यू टेबल क्रिएट की है, तो यहाँ मेरी टेबल बन के आ चुकी है। देखते हैं क्या डेटा आया है। मॉडल टैब में जाएँगे, यहाँ पे हम डेटा व्यू टैब में जाएँगे और अगर मैं इसको डेटा टेबल को क्लिक करूँगा यहाँ पे, क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स आए हैं, टेस्ट कॉलम 1 और टेस्ट कॉलम 2। टेस्ट कॉलम 1 के अंदर मेरी इंटीजर वैल्यूज़ हैं 1 और 2 क्योंकि मैंने 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पास ऑन की हैं। सिमिलरली टेस्ट कॉलम 2 में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है एबीसी और एक्स-वाई-ज़ेड। तो ये एक तरीके से मैंने एक स्टैटिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, जो मेरा यूज़ हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। जैसे दोस्तों डेटा मॉडल के अंदर कई बार ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं जब हम अपना डेटा मॉडल बनाते हैं कि हमारे को कुछ स्टैटिक टाइप की लेट्स सपोज़ डायमेंशंस क्रिएट करनी है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम अपना डेटा टेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जो एक मैंने पॉइंटर बताया था कि इसके अंदर हम केवल स्टैटिक वैल्यू रखते हैं, कोई कॉलम रेफरेंस, टेबल रेफरेंस, कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो एक बार के लिए मैं क्या करूँगा दोबारा से इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब मैं आऊँगा, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और अभी के लिए आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं अगर यहाँ पे सम इसको कर देता हूँ और देखिए, यहाँ पे एरर आ गया है, वो कह रहा है द ट्यूपल एट द इंडेक्स 2 फ्रॉम द टेबल डेफिनिशन डेटा टेबल फंक्शन डज़ नॉट हैव अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं मिल रही है। इसका कहने का मतलब है हम सिंपली 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ही इंटीजर वैल्यू यहाँ पास कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लगा के वैल्यूज़ यहाँ पास नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये तो रहा टोटल जो हमारा जो एक डेटा टेबल फंक्शन होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका यूसेज। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टेबल कंस्ट्रक्टर के बारे में। टेबल कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम टेबल कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं हम प्रैक्टिकली। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स जब हम टेबल कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, तो टेबल कंस्ट्रक्टर बेसिकली जैसे कि नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा है, टेबल कंस्ट्रक्टर हमारे को टेबल क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। बेसिकली हम टेबल कंस्ट्रक्टर का यूज एक या एक से ज्यादा कॉलम की टेबल को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए डैक्स के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे डेटा टेबल जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। टेबल कंस्ट्रक्टर बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है डैक्स का। इसके अंदर हम सिंपली ब्रेसेस यूज करके और अपने डेटा को इसके अंदर बेसिकली डिजाइन करते हैं। बेसिकली टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा, यूजिंग दिस टेबल कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, वो डिजाइन करते जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास कॉलम्स होंगे और करस्पॉन्डिंग उन कॉलम्स की वैल्यूज होंगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेबल कंस्ट्रक्टर का वो ये होता है कि टेबल कंस्ट्रक्टर में हम कॉलम्स के नेम नहीं दे सकते। जैसे आपने देखा डेटा डेटा टेबल के अंदर हम कॉलम्स के नेम दे सकते हैं, ऐसा प्रोविजन टेबल कंस्ट्रक्टर में नहीं होता। पर फ्रेंड्स टेबल कंस्ट्रक्टर में इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है जो डेटा टेबल में नहीं होता। वो होता है कि टेबल कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं
जो स्केलर वैल्यू रिटर्न कर, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम टेबल कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं। आपको याद होगा डेटा टेबल के अंदर हम केवल फिक्स्ड वैल्यूज ही दे सकते हैं, स्टैटिक वैल्यूज ही पास कर सकते हैं। बेसिकली जो डेटा टेबल थी, जो डेटा टेबल फंक्शन होता है टेक्स्ट का, उसके थ्रू हम एक स्टैटिक टेबल टाइप की टेबल बना सकते हैं। लेकिन जो टेबल कंस्ट्रक्टर है, इसका एडवांटेज ये है कि हम इसमें एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जो रिटर्न करते हैं स्केलर वैल्यूज। तो ये तो हुआ हमारा टेबल कंस्ट्रक्टर। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, हम अपने टेबल कंस्ट्रक्टर यूज करके एक टेबल डिजाइन करेंगे जिसमें हम दोनों सिनेरियोज कवर करेंगे। एक जिसमें हम केवल स्टैटिक वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज रखने वाले हैं, और एक जिसके अंदर हम एक्सप्रेशंस के थ्रू बेसिकली अपने टेबल को डिजाइन करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट एंटर करके सबसे पहले यहाँ पे ब्रेसेस, इसमें एज सिंपल एज दैट, आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल करली ब्रेसेस मैंने दे दिए। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसमें केवल 1 पास कर देता हूं, यहाँ सिंपल अगर मैं 1 लिख देता हूं और अब देखता हूं इसका आउटपुट क्या आता है, तो इसको अगर हम देखें और डेटा व्यू में जाएं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल कंस्ट्रक्टर डेमो करके जो टेबल थी मैंने यहाँ बनाई थी, वो आ चुकी है और उसके अंदर केवल एक ही कॉलम आया है और उस कॉलम के अंदर भी एक ही वैल्यू आई है जो है 1। एज सिंपल एज दैट। अब दोस्तों अगर मैं इसके अंदर 1 के बाद यहाँ 2 कर दूंगा तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज आती जा रही हैं। पर एक सिनेरियो उठता है कि अगर हमारे को मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जाके, क्योंकि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके अपने ब्रैकेट्स को डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास पहले जो एक कॉलम और 2 रोज आ रही थी, अब वो ऑल टुगेदर 2 कॉलम्स और सिंगल रो आई है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल, लेट सपोज यहाँ पे मल्टीपल रोज भी ऐड करनी है एंड मल्टीपल कॉलम्स भी, तो उस सिनेरियोज में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज आ चुकी हैं। तो ये तो हुआ एक तरीके से फिक्स्ड वैल्यूज को यूज करके हम कैसे टेबल कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं किस तरीके से हम, ये सेकंड सिनेरियो था हमारा, एक्सप्रेशन पास करके जो रिटर्न करते हैं स्केलर वैल्यूज, तब कैसे टेबल को डिजाइन करते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगे, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज। ओके, अब मैं इस 4 वैल्यू की जगह फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सिंपल सम ऑफ लेट सपोज सेल अमाउंट, और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू थी, जो हमारी सेल्स अमाउंट की टोटल वैल्यू थी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। बेसिकली एक स्केलर वैल्यू रिटर्न हुई और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ये प्रोविजन फ्रेंड्स डेटा टेबल में नहीं था, हम ऐसा एक्सप्रेशन वहां नहीं लिख सकते थे। यही एडवांटेज है टेबल कंस्ट्रक्टर का कि यहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशंस जो स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कुछ और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूं और कैलकुलेट फंक्शन लिखूं, और लेट सपोज अभी के लिए मैं अपने प्रोडक्ट लुकअप में से प्रोडक्ट मोबाइल, या मोबाइल की अगर मैं सेल्स अमाउंट देखूं और इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूं, तो आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे मोबाइल, कितनी मोबाइल का सेल्स अमाउंट है, केवल मोबाइल जो हमारा प्रोडक्ट था उसका कितना सेल्स अमाउंट है, वो भी यहाँ पे आ गया। बेसिकली स्केलर वैल्यू आ गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि अभी आप देख पाएंगे कि मेरी ये जो वैल्यू थी, ये होल नंबर टाइप की आ रही है वैल्यू। बेसिकली कॉलम 2 की वैल्यू होल नंबर टाइप की आ रही है, कॉलम 1 की वैल्यू जो है वो भी होल नंबर टाइप की आ रही है। लेट सपोज अभी मैं इस 1 की जगह एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ, ABC। तो होगा क्या, जैसे आप देखिएगा कि ये जो हमारा कॉलम 1 था, इसकी वैल्यू अब टेक्स्ट टाइप की होगी। ऑल्दो यहाँ पे हमारी जो सेकंड वैल्यू है इसी कॉलम की, वो 3 है, फिर भी इसने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक इसमें समझने वाली बात होती है कि ये कन्वर्ट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज। अब एक और फ्रेंड्स बात जो मैंने बिगनिंग में भी आपको बताई थी, कि जो हमारा टेबल कंस्ट्रक्टर होता है, वो
नेम हमें डिफाइन नहीं करने देता कॉलम के। जैसे आपने देखा यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 ऐसे करके हमारे कॉलम्स आते हैं। अगर आपको चेंज करने हैं ये नाम तो आपको यहाँ मैन्युअली जाके जैसे यहाँ मैं वैल्यू 1 की जगह लेट्स सपोज टेस्ट कॉल 1 दे देता हूँ। इस तरीके से ही आप चेंज कर पाएँगे कॉलम्स के नाम। अदरवाइज़ आप यहाँ पे खुद से ये बेसिकली जो टेबल कंस्ट्रक्टर है ये खुद से हमारे को नाम चेंज नहीं करने देता। तो ये तो फ्रेंड्स हुआ टेबल कंस्ट्रक्टर और क्या डिफरेंस होता है टेबल कंस्ट्रक्टर और डेटा टेबल जो हमारा डेक्स का फंक्शन है उसमें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस यूनियन और इंटरसेक्ट के बारे में। हम देखेंगे कि ये यूनियन और इंटरसेक्ट फंक्शंस किस लिए काम आते हैं, किन-किन सिनेरियोज में हम यूनियन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में हम इंटरसेक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं यूनियन डेक्स फंक्शन और इंटरसेक्ट डेक्स फंक्शन की, तो हमारा अल्टीमेट गोल है टेबल्स को जॉइन करना। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं यूनियन फंक्शन की तो उसका जो पर्पस है वो ऑल टुगेदर अलग है और जो इंटरसेक्ट है उसका फंक्शन ऑल टुगेदर अलग है। पर अल्टीमेट गोल जो होता है वो टेबल को ज्वाइन करना होता है। तो अगर जब हम यहाँ पे इसके फंक्शनिंग को देखते हैं तो सबसे पहले यूनियन फंक्शन को देखते हैं हम यहाँ पे। तो यूनियन फंक्शन जो है वो कहता है कि इट विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम ईच ऑफ द टेबल और टेबल एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पे फिजिकल टेबल या फिर वर्चुअल टेबल हम दोनों इसमें पास करा सकते हैं। और जो पर्पस है ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जो पर्पस है यूनियन का वो है रिटर्न करना ऑल द रोज फ्रॉम ईच ऑफ द टेबल, दोनों टेबल की सारी रोज को रिटर्न करना इसका पर्पस है। और इसके अंदर हम टेबल एक्सप्रेशन यानी वर्चुअल टेबल या फिर हम फिजिकल टेबल दोनों पास करा सकते हैं। तो ये तो हुई यूनियन फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके अलावा इसमें फ्रेंड एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी उन दोनों यानी जो टेबल हम या तो फिजिकल या वर्चुअल जो जैसी भी टेबल हम इसमें पास करेंगे उनके जो कॉलम्स होंगे वो सेम होना चाहिए, मतलब काउंट दोनों का सेम होना चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यूनियन फंक्शन का कि डुप्लीकेट रोज जो होंगे इसमें वो रिटेन होंगे। ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। तो ये तो हुआ यूनियन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्ट फंक्शन की, तो इंटरसेक्ट जो फंक्शन डेक्स फंक्शन है हमारा, इट विल रिटर्न रोज अवेलेबल इन बोथ द टेबल्स और टेबल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि जो रोज कॉमन होंगी दोनों टेबल या टेबल एक्सप्रेशंस में ये उसको रिटर्न करेगा। और इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट जो हैं यानी जो टेबल जो हम इसमें पास करा रहे हैं उनके कॉलम्स के काउंट उनमें बेसिकली जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होनी चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इसके अंदर जो डुप्लीकेट रोज हैं वो रिटेन रहती हैं। ये सब कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर ऑफ टेबल मैटर, यानी इस फंक्शन के अंदर हम जिस ऑर्डर में टेबल्स को पास कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ये अब मैं आपको ये सारी चीज जो है ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तो सीधे चलते हैं अपने हैंड्स ऑन की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक न्यू टेबल, क्योंकि ये दोनों एक टेबल फंक्शंस हैं, टेबल से डील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, न्यू टेबल मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है मॉडलिंग टैब में जाके। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले दो टेबल्स डिफाइन करूंगा। मैं दो टेबल्स को यूज करूंगा क्योंकि जो जब हम जॉइंस की बात करते हैं या यूनियन अपने इंटरसेक्ट फंक्शन की बात करते हैं तो हमारी एक से ज्यादा टेबल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो टेबल बनाने वाला हूँ। अभी मैं शिफ्ट एंटर करूंगा। एक पहले वेरिएबल में मैं टेबल ए बना लूंगा और मैं आज टेबल कंस्ट्रक्टर्स का यूज करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। और इस टेबल के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर दूंगा। और इसी तरीके से एक और टेबल मैं यहाँ बना दूंगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेबल कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक दो टेबल्स बनाई हैं और दोनों टेबल्स के अंदर एक एक ही कॉलम है। आपको अगर टेबल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो टेबल कंस्ट्रक्टर की थी आप उसको जाके देख सकते हैं। आपके ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ,
अब मैं ये रिटर्न कराने वाला हूँ। सबसे पहला सिनेरियो कि यूनियन फंक्शन कैसे काम करता है। सिंपल यूनियन फंक्शन पे हम देखेंगे। तो मैं रिटर्न करूंगा और यूनियन लिख दूंगा और इसके अंदर टेबल ए और टेबल बी को यहाँ पे पास करा दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आया है। मेरी जो टेबल ए थी उसके अंदर सिंगल कॉलम था जिसके अंदर 5 रोज थी, 1 2 3 4 5, और दूसरी जो टेबल थी टेबल बी, उसके अंदर भी सिंगल कॉलम था और उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो थी 3 4 5 6 7। और जैसे आप लोगों को पता है आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी जो टेबल आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं ये दोनों, इनके सेम नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ सेम नंबर ही कॉलम रखे हैं, एक ही कॉलम मैंने डेमो पर्पज के लिए अभी रखा है। तो मैं इसको अभी ओके कर दूंगा और इसको शॉर्ट में कर देंगे थोड़ा। और अब हम डेटा व्यू में जाके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यूनियन फंक्शन ने मेरी पहली टेबल यानी 1 2 3 4 5 जो जो वैल्यूज थी पहली टेबल की वो यहाँ एज सच आ गई हैं। इसके बाद इसने क्या किया, 3 4 5 6 7 जो थी दूसरी टेबल की जो रोज थी उनको सिंपली अपेंड कर दिया है और एक सिंगल टेबल को यहाँ रिटर्न कर दिया है। तो ये तो हुआ बेसिक सिंपल फंक्शन, जो हमारे यूनियन फंक्शन होता है बेसिक सिंपल उसकी फंक्शनिंग। अब देखते हैं कि डुप्लीकेट जब हमारे टेबल में होंगे तब ये कैसे बिहेव करेगा। तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टेबल के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये लेट सपोज मैं 3 को यहाँ पे 2 बार लिख देता हूँ। अब मेरी डुप्लीकेट भी यहाँ पे आ चुकी हैं वैल्यूज टेबल ए के अंदर। अब अगर हम इसे ओके करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर रिटेन्ड। जैसा ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट रोज आर रिटेन्ड, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जैसे टेबल ए में हमने 3 और 3 को डुप्लीकेट लिया था, तो यहाँ पे 3 और 3 वो एज इट इज आ गया है। तो बेसिकली ये जो हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक था कि डुप्लीकेट रोज आर रिटेन्ड, ये यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब एक बार मैं इस वाली कैरेक्टरिस्टिक या फिर कंडीशन को भी देखते हैं कि आर्गुमेंट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो इसमें अंदर हमने यूनियन फंक्शन में ये जो टेबल पास करते हैं। अब दोस्तों आपको टेबल कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होगा कि जब हम टेबल कंस्ट्रक्टर में अगर मल्टीपल कॉलम चाहते हैं, अभी हमारा टेबल ए में सिंगल कॉलम है और टेबल बी में भी सिंगल कॉलम है, लेकिन अगर हम इसे मल्टीपल कॉलम बनाना चाहते हैं इस टेबल में तो हमें ब्रैकेट देने होंगे। लेट सपोज मैं कुछ ऐसा करके लिख देता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों अब होगा क्या कि मेरे पास 3 कॉलम और 2 रोज की एक टेबल बन के आ जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई यहाँ पे करके दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जैसे मैंने किया है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम और 2 रोज की एक टेबल बन के आ जाएगी। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न में टेबल ए को एक बार आपको पास भी करवा देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 कॉलम और 2 रोज की मेरे पास यहाँ टेबल आ गई है। पर जो टेबल बी है वो अभी भी एक सिंगल कॉलम टेबल है। यानी अब मेरी ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल नहीं हो रही है। यानी टेबल ए के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, टेबल बी में मेरे पास अभी भी एक कॉलम है। तो अब मैं इसे ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आना चाहिए। तो दोबारा से मैं टेबल ए की जगह यहाँ पे अपने यूनियन फंक्शन को लिख दूंगा और इसके अंदर हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स को पास करा देंगे और जब इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया है। ईच टेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये कह रहे हैं हम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें यहाँ पे भी हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स देने पड़ेंगे तभी ये काम करेगा। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स यूनियन का यूनियन डैक्स फंक्शन का डेमो। अब हम समझते हैं इंटरसेक्ट जो हमारा होता है, इंटरसेक्ट डैक्स फंक्शन वो कैसे काम करता है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, दोबारा से टेबल ए को एक सिंगल कॉलम टेबल बना दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ कंट्रोल जी कर देता हूँ। ओके, और यूनियन की जगह मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट दे देता हूँ, क्योंकि इनके जो सिंटेक्स होती है मोर और लेस सेम ही है। तो मैंने क्या किया है, यूनियन को रिप्लेस कर दिया है इंटरसेक्ट से और अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट जैसे कि इसकी डेफिनेशन बोलती है, रिटर्न्स रोज अवेलेबल इन बोथ द टेबल्स। दोनों टेबल्स में होनी चाहिए रोज। तो दोनों टेबल्स में जो रोज हैं उनको देख लेते हैं हम। 1 नहीं है, 2 नहीं है, पर 3 4 और 5 ये दोनों टेबल्स में है। तो इसने 3 और 4 5 को रिटर्न कर दिया। अगेन
इसमें क्योंकि 7 हमारी टेबल ए में नहीं है तो 7 रिटर्न नहीं होगा, तो 3 4 5 क्योंकि दोनों टेबल में ये रोज थी, ये रिटर्न होके आ गई हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब हम अपने दूसरी कंडीशन भी देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो टेबल या टेबल एक्सप्रेशन इसमें पास करेंगे, दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगेन हम देख लेते हैं, लेट सपोज मैं दोबारा से इसको 3 कॉलम और 2 रोज वाली टेबल बना देता हूँ। तो अभी हमारी टेबल ए में 3 कॉलम्स है, टेबल बी में केवल सिंगल कॉलम है। अगेन आप देख सकते हैं आउटपुट में एरर आ चुका है। इनकी टेबल आर्गुमेंट ऑफ इंटरसेक्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब जैसे ही हमारे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे भी 3 कॉलम्स ले लेता हूँ, तब मेरा आउटपुट यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो 6 7 एंड यहाँ पे मैं लेट सपोज 8 दे देता हूँ, तो क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है, क्योंकि अब इसको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा रिटर्न नहीं होगा। अदरवाइज अगर इसमें इसको कुछ भी रो में अगर कुछ कॉमन वैल्यू मिल जाती, लेट सपोज मैं यहाँ पे इसे 4 एंड 5 एंड यहाँ 6 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये रिटर्न कर देता, क्योंकि यहाँ पे इसे पूरी रो, अब यहाँ पे दोस्तों इंडिविजुअल वैल्यू चेक नहीं होंगी, पूरी रो चेक होगी। 4 5 6 जो है हमारी तीनों कॉलम्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी रिटर्न होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 5 6 और ये भी 4 5 6 एंटायर रो से रो मैच हुई, 4 5 6 से आउटपुट आ गया। ये कॉमन रो है हमारी दोनों टेबल की। तो इस तरीके से ये बिहेव करता है, और ये हमारी कंडीशन जो थी आर्गुमेंट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फुलफिल हो गई है। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट रोज आर रिटेन्ड। अब यहाँ पे हम कुछ डुप्लीकेट रोज देखते हैं पास करके कि तब कैसे बिहेव करता है। तो अभी आपको इजी करने के लिए मैं दोबारा से सिंगल कॉलम टेबल यहाँ बना देता हूँ। इसको मैं हटा दूंगा अभी के लिए, और इसको भी हटा दूंगा। मैं इसको सिंगल कॉलम टेबल ही बना देता हूँ, टेबल ए और बी को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को, बेसिकली दोस्तों में कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे इससे रिलेटेड आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो अब दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, दोबारा से दोनों टेबल्स को सिंगल कॉलम टेबल्स बना दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स सपोज अगेन मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू पास करा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आउटपुट कैसे आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी के लिए मेरे को एक बार अ, ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है इसको भी यहाँ लिखना होगा, और मैं इसको, हाँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो थी मेरी यहाँ पे 2 बार थी। तो इसने क्या किया, क्योंकि 3 मेरी सेकंड टेबल में भी है, इसने क्या किया, दोनों 3 की जो दोनों वैल्यूज थी वो यहाँ पे रिटर्न कर दी, यानी 2 बार 3 यहाँ पे आया है, क्योंकि हमारी टेबल ए के अंदर 2 बार 3 था। ये दोनों, दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि इंटरसेक्ट फंक्शन का पर्पज ही ये है कि दोनों टेबल्स के अंदर सेम रो होनी चाहिए, यानी 3 यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी कुछ डुप्लीकेट का वैल्यू है, डुप्लीकेट रोज रिटर्न होंगी। तो 3 उसे जब यहाँ मिला, तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया यहाँ। अब हम दोस्तों लास्ट जो इसकी कंडीशन होते देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरसेक्ट फंक्शन की, कि ऑर्डर ऑफ टेबल्स मैटर। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया हुआ है कि मैंने टेबल ए को पहले लिखा हुआ है और टेबल बी को बाद में। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टेबल बी को पहले लिख देता हूँ और टेबल ए को बाद में लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आउटपुट ऑल टुगेदर अलग हो चुका है। पहले आपने देखा था कि क्योंकि मैंने ये डुप्लीकेट वैल्यूज लिखी थी टेबल ए के अंदर, तो 2 3 यहाँ पे दिख रहे थे, अभी आपको केवल एक सिंगल 3 दिख रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब मैंने टेबल बी को फर्स्ट लिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ये 3 वैल्यू है, वो क्योंकि टेबल बी में तो सिंगल टाइम ही है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल टाइम आ रही है। इसी तरीके से जो 4 है वो भी यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल आ गया। 5 5 भी एक सिंगल वैल्यू है, तो ये आ गई। 6 यहाँ पे डुप्लीकेट है, पर यहाँ पे सिंगल है, पर क्योंकि हमने ऑर्डर में टेबल बी को पहले लिखा है, तो 2 बार यहाँ पे 6 की वैल्यू रिटर्न होगी। तो जो इंटरसेक्ट फंक्शन जब भी आप यूज करेंगे प्रैक्टिकली अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर वहां पे सही देना है। अगर आपने ऑर्डर के साथ चेंज किया तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में इन फंक्शंस को यूज करते हैं,
तो हम ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं कि ऑर्डर हम इसमें ठीक नहीं लिखेंगे या फिर हमने भूल गए कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी रिटेन होती हैं। हमने क्या किया डायरेक्टली फंक्शन लिख दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं, आउटपुट गलत आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में आपको ध्यान रखना है कि हमें डिस्टिंक्ट या वैल्यू जैसा आपका सिनेरियो होगा डिस्टिंक्ट या वैल्यू फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आएँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। आपको कंसेप्ट समझना एक बात है और कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना ये दूसरी बात है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन जब आप उसकी सही करेंगे, तभी आपको कंसेप्ट जो होगा उसको जो क्लैरिटी होगी वो बिल्कुल समझ आएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन की जो जनरली हमसे डेक्स राउंड में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई वेरिएंट्स में पूछा जा सकता है जैसे अभी के केस में मैंने लिया है आइडेंटिफाई टॉप 2 कस्टमर या फिर ये हो सकता है कि आइडेंटिफाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या टॉप 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इस तरीके से कई वेरिएंट्स में पूछा जाता है। पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसको डिराइव करने के लिए हम डेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटरेटर फंक्शन रैंक का यूज करते हैं। अब इसको किस तरह से हम डिराइव करेंगे सॉल्यूशन, कैसे हम इसके आउटपुट पे पहुंचेंगे, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों सॉल्यूशन डिराइव करने से पहले हम अपने रैंक एक्स फंक्शन को देखते हैं। तो जब मैं रैंक एक्स फंक्शन की बात करता हूं तो आपको जैसे ये एक्स दिख रहा है, एक्स मतलब आइटरेटर ही फंक्शन होगा। तो ये रो बाय रो आइटरेट करेंगे हम यूजिंग दिस फंक्शन हमारी टेबल को। तो सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो होती है इसकी टेबल होती है। टेबल में हम फिजिकल टेबल भी जो डेटा मॉडल में प्रेजेंट है या फिर कोई टेबल एक्सप्रेशन लगा के हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से एक्सप्रेशन लगा के भी या फिर हम डेटा मॉडल की कोई फिजिकल टेबल भी यहाँ पास कर सकते हैं। तो अभी मैं डेमो के लिए आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल को यहाँ पास करूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक्सप्रेशन पास करूंगा। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे सेल्स अमाउंट हो सकता है या फिर सेल्स क्वांटिटी हमारी हो सकती है, कुछ भी इस तरीके का हमारा एक्सप्रेशन यहाँ हो सकता है। तो अभी के लिए मेरा जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ एक्सप्रेशन समेशन ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट या सम ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट, उसी एक्सप्रेशन को लिख लूंगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टोटल सेल्स अमाउंट। तो बेसिकली होगा क्या फ्रेंड्स, यही तो हमारी मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, टेबल और एक्सप्रेशन। और रैंक क्या करता है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको रो बाय रो जो हमारी टेबल है उसके अगेंस्ट इवेल्युएट करता है और रैंक करता है। फिर तो हमारे पास सेल्स अमाउंट की फिगर रो बाय रो इवेल्युएट होगी अगेंस्ट दिस कस्टमर लुकअप और हमारे पास रैंकिंग आएगी। तो अभी के लिए अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहाँ ओके कर देता हूं, तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखें जो हमने फंक्शन बनाया है, तो मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक्स विजुअल को ले लूंगा और अपने जो मैंने अपने अभी मेजर बनाया है उसको डिराइव कर लूंगा। और यहाँ पे एक तो मैं सेल्स अमाउंट ले लूंगा, यस सेल्स अमाउंट का समेशन हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे हम कस्टमर नेम लेंगे। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो रैंकिंग आई है हमारी सेल्स अमाउंट के अगेंस्ट वो सारी 1 आई है। अब दोस्तों ये वैल्यू जो 1 आई है इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, जब हम अपने मेजर को देखते हैं तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा टोटल सेल्स अमाउंट। अब हो क्या रहा है, जो टोटल सेल्स अमाउंट है वो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग। तो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में वो इवेल्युएट हो रहा है। अब करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात करते हैं एंड्रयू की, तो उसके लिए तो एक ही वैल्यू है सेल्स अमाउंट की। तो अगर हम उस वैल्यू को सेल्स अमाउंट के अगेंस्ट एंड्रयू के ही कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट तो 1 ही आएगा, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू के ही अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं। इस विजुअल ने, जो ये अभी आपका मैट्रिक्स विजुअल है, इसने क्या किया है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा है एज पर कस्टमर नेम्स। अब इंडिविजुअल जो हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होगा उसी के अगेंस्ट मेरी ये सेल्स अमाउंट इवेल्युएट होगी और वो अगर सिंगल ही वैल्यू है आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। अब दोस्तों अगर इस चीज को हटाना है, करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू इवेल्युएट हो रही है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू इवेल्युएट हो रही है उसको हटाना है, इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं ऑल फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे अभी आपके सामने
ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों अब ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये यहाँ से फ़िल्टर कॉन्टेक्ट एलिमिनेट हो गया है। जो इम्पैक्ट था कस्टमर नेम का, वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी टोटल वैल्यूज़ से कंपेयर हो रही हैं। बेसिकली ये जो मेरी इंडिविजुअल वैल्यू है, बाकी सारे कस्टमर की जो परचेज़ है, उससे कंपेयर हो रही है और हमारी रैंकिंग इसलिए आ रही है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। पहले सिनेरियो में जब हम ऑल नहीं लिख रहे थे, तब इंडिविजुअल वैल्यू जो थी वो इटसेल्फ करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट हो रही थी, इसलिए सारी 1 आ रही थी। अभी के केस में क्या हुआ, जैसे ही मैंने ऑल लिखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल लिखा, उससे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का इम्पैक्ट जो है वो एलिमिनेट हो गया। आप लोगों को पता होगा मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी ऑल और ऑल एक्सेप्ट की, उसमें भी यही बताया था कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के जो इम्पैक्ट होता है उसको एलिमिनेट कर दिया ऑल ने, और ये जो वैल्यू थी सेल्स अमाउंट की, ये कंपेयर होगी बाकी सारी जो सेल्स अमाउंट है, और रैंकिंग हमारी यहाँ पे विजिबल हो गई। अब अगर इसमें रैंकिंग को सॉर्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग देख पाएंगे कि रैंक 1 और 2 जो है मेरी हाईएस्ट जो 2 कस्टमर्स थे जिन्होंने परचेज किया, हाईएस्ट जो 2 कस्टमर्स थे, उनकी वैल्यू को हमने 1 और 2 यहाँ पे उनकी रैंक आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हमारा जो रैंक फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट, रैंक एक्स फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी सेल्स अमाउंट की उसको ये 1 प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुआ टोटल रैंक एक फंक्शन कैसे काम करता है। एक इसके अंदर और एक फंडा होता है कि जब हमारे पास टाइज आ जाते हैं, जैसे सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो ये दो तरीके से वर्क करता है, स्किप और डेंस। वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको इस वीडियो में। पर अभी के लिए हमने बेसिक रैंक एक्स जो फंक्शन था वो हमने देख लिया। अब दोस्तों एक बार दोबारा से हम अपने मेजर की तरफ चलते हैं। तो हम अपने मेजर में अगर देखें रैंक एक्स के अंदर, और इसकी फर्दर ये तो हमारी जो अभी आप लोग इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ये जो अभी आप जो देख रहे हैं, पहली टेबल आर्ग्यूमेंट और फिर एक्सप्रेशन, ये मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट थी, ये तो हम देनी ही है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। पहली होती है वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये एक बहुत ट्रिकियर कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे एक सेपरेट टाइम चाहिए होगा जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। इसके बाद अगर अगर हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं, तो ऑर्डर होता है। ऑर्डर हमारे को किस तरीके से अपनी वैल्यूज को रैंक करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ऑर्डरिंग होती है या रैंकिंग होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो असेंडिंग भी कर सकते हैं हम। तो अभी के लिए मैं अगर इसको असेंडिंग कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि आउटपुट में चेंज हो गया होगा। अब आप देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसकी सबसे लोएस्ट रैंक आ गई, उसकी रैंक जो है 19 आ गई है, और जो वन रैंक टॉप रैंक दी है इसने सबसे लोएस्ट वैल्यू को दी। तो अभी के केस में मैं इसको रिवर्ट कर दूंगा दोबारा से, मैं इसको DESC ही कर दूंगा। अब दोस्तों जो लास्ट होता है मेरी आर्ग्यूमेंट, वो होती है टाइज। टाइज मतलब अगर सेम वैल्यू है, एक्सप्रेशन की सेम वैल्यू आई है, वैल्यू को किस तरीके से टैकल करना है। यानी जो टाइज हो रही है, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो उन वैल्यूज को किस तरीके से टैकल करना है। अब वो जो होती है वो आर्ग्यूमेंट, टाइज वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो डिसाइड करती है। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों इसमें स्किप होता है। अगर हम चाहें तो इसमें टेंस भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको डिफॉल्ट तरीके से दिखाता हूँ और फिर मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया है दोबारा से मेरी सबसे हाईएस्ट जो हमारा परचेज अमाउंट, या मैं कह सकता हूँ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज अमाउंट था, वो 1 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइज वाला जो आर्गुमेंट है उसका डेमो देने के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर ले लूंगा, और फिल्टर में दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को अभी लेऊंगा। ओके, और अगर मैं एसी को सेलेक्ट करता हूँ, यस, तो आप देख सकते हैं या मेगन और जो नाथन था, दोनों की वैल्यूज हमारी सेल्स अमाउंट की उनके अगेंस्ट सेम ही है। मतलब इन दोनों ने सेम ही अमाउंट का परचेज किया है। जब एसी प्रोडक्ट की बात होती है तो एसी इन्होंने सेम अमाउंट के परचेज किए हैं। दोनों की रैंक 11 आ रही है। अब जैसे ही इन दोनों की रैंक 11 आती है, आपने देखा जो 12 था वो स्किप हो गया और 13 से वैल्यू आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो टाइज वाली आर्ग्यूमेंट है वहां पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा
जो ये रैंक एक्स फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट स्किप को कंसीडर करता है, तो इसने 12th को स्किप कर दिया और सीधे 13 यहाँ लिख दिया। अब अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं अपने दोबारा से अपने मेजर में जाऊँगा और DEST के बाद यहाँ डेंस दे दूँगा। ओके करेंगे हम इसको। ओके, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे, तो अब आप देखेंगे कि 11 और 11 तो ठीक है, यहाँ पे टाई है। उसके बाद दोस्तों जो पहले 13 आ रहा था, अब 12 आ गया है और यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल जो रैंकिंग थी, वो 19 के बजाय अब 18 हो गई है, क्योंकि हमने कुछ भी स्किप नहीं की है रैंकिंग। तो ये तो हुआ डांस और स्किप के बीच में डिफरेंस, असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे ऑर्डरिंग होती है, ये सारा कुछ आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल में अननेसेसरीली वैल्यू 1 आ रही है बिकॉज़ ऑफ हाईएस्ट टोटल अमाउंट, एक वैल्यू 1 यहाँ आ रही है। अब हमें इसको भी एलिमिनेट करना है क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इट इज़ अ मीनिंगलेस फिगर। अब मैं इसमें क्या करूँगा दोस्तों, इसके लिए ध्यान से देखिएगा, एक वर्कअराउंड कह सकते हैं हम इसमें। मैं अभी क्या करूँगा, हैज़ वन वैल्यू करके हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम, क्योंकि कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हम रैंकिंग कस्टमर नेम के हमने फ़िल्टर के तौर पे लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम को दे देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। जब हम आगे फिर कॉमा लगाएँगे इसके बाद, और हमारी जो इफ में अगर ये हैज़ वन वैल्यू है, तो ये रैंक एक लगाए, अदरवाइज़ ना लगाए, इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ टोटल पे मेरी वैल्यू हट गई है। तो आप हैज़ वन वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं इस टोटल को हटाने के लिए। जनरली आपसे इंटरव्यूअर कई बार पूछता भी है कि रैंकिंग में जब हमारे पास टोटल में 1 आता है, उसको हटाने के लिए क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि हम हैज़ वन वैल्यू वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी टोटल में जो 1 वाली जो फिगर आ रही है वो हट सके। तो ये तो दोस्तों ओवरऑल एक बेसिकली हमारा व्यू हुआ रैंक एक्स फंक्शन का, हमारी नॉलेज गेन हुई रैंक एक्स फंक्शन की। पर अभी तक हम अपने आउटपुट पे नहीं पहुंचे हैं। हमारे को जो आउटपुट करना है वो टॉप 2 कस्टमर निकालने हैं और ईच प्रोडक्ट, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट टॉप 2 कस्टमर निकालने हैं, ताकि फ्यूचर में, ताकि जैसे मेरा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का स्टोर है, तो मेरे को टॉप 2 कस्टमर्स को लेट्स सपोज़ फ्यूचर में डिस्काउंट देना है। तो ऐसे टॉप 2 कस्टमर निकालने हैं जो प्रोडक्ट वाइज़ टॉप 2 कस्टमर आइडेंटिफाई करने हैं, जिनको मेरे को ये फ्यूचर में डिस्काउंट देने हैं। तो दोस्तों अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम अगर हम देखें तो काफ़ी क्लोज़ हैं, बट हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने जो अभी ये निकाली है, इसको हमें मैं इसके लिए वेरिएबल ले लूँगा और वेरिएबल में मैं इसको रैंक कस्टमर वाइज़ कर रहे हैं, तो रैंक कस्ट कर दूँगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि हमारे को टॉप 2 निकालने हैं, तो मैंने एक और वेरिएबल बना लिया है। इफ को हम यूज़ करेंगे दोबारा से, लॉजिकल टेस्ट हमें परफ़ॉर्म करना है। क्या कि अगर मेरी जो ये रैंकिंग है, वो लेस देन 3 है। लेस देन 3 क्यों? क्योंकि हमें टॉप 2 निकालने हैं। तो मेरे पास टोटल सेल्स अमाउंट आ जाए। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा और फाइनली मैं यहाँ रिटर्न कर दूँगा अपने टॉप 2। तो ये मैं ओके कर दूँगा अब यहाँ पे, ओके, और इसको हम क्लोज़ कर देंगे और फाइनली हम मैट्रिक्स में से अपना सेल्स अमाउंट में ये हटा देंगे। ओके, और अगर हम चाहते हैं तो सेल्स अमाउंट को डॉलर टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा डॉलर टर्म्स में आ गया है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब मेरे पास प्रोडक्ट वाइज़ टॉप 2 कस्टमर्स आ गए हैं। तो अब मेरे को ध्यान से यहाँ पे देखना है, अगर मैं एसी को सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे टॉप 2 कस्टमर हैं जेनिफर और जैस्मिन। अगर मैं लैपटॉप को सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास टॉप 2 कस्टमर हैं इबोनी और होसे। अगर मैं मोबाइल को कर लेता हूँ, तो मेरे पास टॉप 2 कस्टमर्स हैं होसे एंड मिकी। रेफ्रिजरेटर को तो डोनाल्ड और जूलिया। बेसिकली ये हमारे पास वो 2 टॉप कस्टमर आ रहे हैं जिनको हमारे को फ्यूचर में हेवी डिस्काउंट प्रोवाइड कराने हैं। तो एज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर आई विल टेक दिस डिसीजन कि मैं ये डिसीजन लूँगा कि मेरे को इन्हीं कस्टमर्स को ही डिस्काउंट देना है, हेवी डिस्काउंट मैं कह सकता हूँ फ्यूचर में, क्योंकि हमारे टॉप 2 कस्टमर्स थे जिन्होंने परचेज़ किया हेवी अमाउंट। जैसे अगर मेरे को एसी के अंदर कोई स्कीम लेके आनी है,
तो मैं सबसे पहले अपने टॉप 2 कस्टमर्स जेनिफर और जैस्मिन के लिए ही मूवी डिस्काउंट प्रोवाइड कराऊँगा। तो इस तरीके से आप इस इंटरव्यू क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया ताकि रैंक एक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ सके। पर अगर आपको इंटरव्यूअर को आंसर करना है तो सिंपली रैंक एक्स फंक्शन से स्टार्ट कीजिए और आउटपुट में फिर इफ फंक्शन लगा के आप फ़िल्टर कर सकते हैं टॉप 2 कस्टमर्स को, तो ईज़िली आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैग्स का एक फंक्शन रिलेटेड के बारे में। ये जो रिलेटेड फंक्शन होता है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटेड फंक्शन कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हमें रिलेटेड फंक्शन को यूज करना चाहिए। ये सब कुछ हम हैंड्स ऑन के थ्रू समझेंगे, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, हमसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिलेटेड और रिलेटेड टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो हमसे इंटरव्यूअर पूछता है। तो रिलेटेड और रिलेटेड टेबल के डिफरेंस बेसिकली समझाने से पहले मैं आप लोगों को रिलेटेड जो होता है हमारा फंक्शन उसके यूज केसेस को बताऊंगा, क्योंकि हमें पहले इंडिविजुअल रिलेटेड और रिलेटेड टेबल क्या करता है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम जैसे ही हमारे को रिलेटेड का इंडिविजुअल फंक्शन समझ आएगा, रिलेटेड टेबल का फंक्शन समझ आएगा, हम उनके डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली अपने इंटरव्यूअर को या फिर प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में हम उनको इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे कि किन सिनेरियोज में हमारे को रिलेटेड यूज करना है और किन सिनेरियोज में हमको रिलेटेड टेबल यूज करना है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स इसकी थ्योरेटिकल कुछ डिस्कशन। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें या फिर सबसे पहले हम इसकी फंक्शनिंग को देखें अगर रिलेटेड के, तो रिलेटेड जो होता है हमारा फंक्शन वो बोलता है, उसकी डेफिनेशन बोलती है कि रिटर्न्स अ रिलेटिव टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। यानी रिलेटेड वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो किसी दूसरी टेबल में प्रेजेंट है हमारे डेटा मॉडल में। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर अभी तो हमारे को ये समझा नहीं है कि एक्चुअल में क्या यूज केस है, किन सिनेरियोज में हम रिलेटेड फंक्शन को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा मॉडल में जाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर दूंगा और अपने डेटा मॉडल में जाऊंगा। तो जब हम डेटा मॉडल में जाते हैं फ्रेंड्स, तो डेटा मॉडल में आपको सेंटर में एक फैक्ट टेबल दिखेगी यहाँ पे, जो मेरी एक डेटा टेबल है और उसके चारों तरफ मेरे जो हैं वो डायमेंशन या लुकअप टेबल्स प्रेजेंट। और ये जो लुकअप टेबल्स है फ्रेंड्स वो मेरी डेटा टेबल या फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स, रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो बेसिकली हमारे जो टेबल्स वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेजेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वन है, ये स्टार है, यानी ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। और इसके वन साइड पे जो कॉलम्स प्रेजेंट है उनको एक्सेस करना है, तब हम रिलेटेड फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, आपको डिटेल में एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी के लिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो हमारी सेंटर में ये फैक्ट टेबल है, इसका स्ट्रक्चर अभी आपको ऐसा दिख रहा है, दिस इज द बेस टेबल। पर अगर हम इसके एक्सपेंडेड टेबल की बात करें, इसके एक्सपेंडेड वर्जन की बात करें, उसके अंदर फ्रेंड्स जो वन साइड ऑफ द टेबल, जो वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप में जो टेबल्स हैं, उनके कॉलम भी हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सपेंडेड टेबल। कहने का मतलब है, एक बेस टेबल होगी, बेस टेबल के ये सारे कॉलम्स होंगे जो जो आप देख पा रहे हैं, प्लस इस सेम टेबल की एक्सपेंडेड टेबल भी है जो अभी आपको विजिबल नहीं है। पर उस एक्सपेंडेड टेबल के थ्रू आप कस्टमर लुकअप के कॉलम्स, डेट लुकअप के कॉलम्स और प्रोडक्ट लुकअप के कॉलम्स भी एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग रिलेटेड फंक्शन आप कस्टमर लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप और डेट लुकअप के कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ रिलेटेड फंक्शन। तो अब दोबारा से हम अपने मेजर पे चलेंगे। हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाके अपने मेजर को सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा रिलेटेड फंक्शन है, इसके दो सिनेरियोज में यूसेज होती है। सबसे पहले एज अ मेजर हम मेजर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम रिलेटेड जो हमारा फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम करेंगे एज ए कैलकुलेटेड कॉलम। तो दोनों सिनेरियोज में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब सीधे हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिनेरियो वन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक मेजर बनाएंगे और उस मेजर के अंदर रिलेटेड फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं अभी के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले शिफ्ट एंटर करके अब मैं क्या करूंगा दोस्तों,
मेरा पर्पस यहाँ पे ये होगा कि जो मेरी एक सेल्स डेटा टेबल है, एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सेल्स डेटा टेबल है, सेल्स डेटा टेबल का मैं सेल्स क्वांटिटी कॉलम को यूज़ करूँगा और और ये सेल्स डेटा टेबल जैसे मैंने बताया एक फैक्ट टेबल है। अब मैं क्या करूँगा इस सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा अपनी प्रोडक्ट लुकअप, ये जो मेरी प्रोडक्ट लुकअप टेबल है इसके फाइनल प्राइस वाले कॉलम से। और मैं देखूँगा कि क्या वैल्यूज़ आती हैं मेरी क्वांटिटी और इस प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या सम अमाउंट आता है। और उसके बाद मैं ये देखने वाला हूँ कि क्या मेरा ये जो सेल्स अमाउंट वाला कॉलम यहाँ पे सेल्स डेटा टेबल में ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, क्या इसकी वैल्यू उससे इक्वल आएगी जो मैं मल्टीप्लाई करके फिगर पे रीच करूँगा। ये मैं इस सिनेरियो 1 में करने वाला हूँ यूजिंग दिस मेजर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोबारा से अपने मेजर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम एक्स फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रो बाय रो इटरेशन करनी है। तो मैं ये सम एक्स करूँगा। टेबल के अंदर मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा, टेबल के अंदर मैं यूज़ करूँगा अपनी बेस टेबल, सेल्स डेटा टेबल। अब अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ अपने सेल्स डेटा टेबल के जो हमारा क्वांटिटी कॉलम है उससे, जो मेरा प्राइस कॉलम है हमारी प्रोडक्ट लुकअप में, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो जो सेल्स डेटा टेबल का जो हमारा जो कॉलम है क्वांटिटी, ये बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल है क्योंकि सम एक्स में मैंने इसकी जो टेबल है वो मेंशन कर रखी है। पर दोस्तों, अब अगर मुझे प्रोडक्ट लुकअप का कॉलम को एक्सेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को प्रोडक्ट लुकअप का कॉलम एक्सेस करना है, वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँगा, यहाँ नहीं आएगा। उसके लिए दोस्तों, रिलेटेड जो मेरा फंक्शन है, वो यूज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। प्रोडक्ट लुकअप मेरी वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेज़ेंट है, उसके कॉलम को एक्सेस करने के लिए मुझे रिलेटेड फंक्शन का यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं रिलेटेड फंक्शन लिख दूँगा और अब मैं अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा रिलेटेड और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लुकअप टेबल को प्रोडक्ट लुकअप के फाइनल प्राइस वाला जो कॉलम है उसको मेंशन करूँगा। जैसा अभी आपने देखा यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी जो कॉलम था वो डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाए क्योंकि सेल्स डेटा टेबल का रेफरेंस मैंने पास कर दिया था अपने सम एक्स फंक्शन में। पर जब मुझे दूसरी टेबल जो मेरी वन साइड पे प्रेजेंट थी प्रोडक्ट लुकअप उसको एक्सेस करना पड़ा, उसके लिए मैंने रिलेटेड फंक्शन यहाँ यूज किया। इसको क्लोज कर देंगे और मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा और इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे, अब हम अपना फेवरेट विजुअल मैट्रिक्स यहाँ लेके आएंगे और मैं देखता हूँ यहाँ पे रिलेटेड जो डेमो है, जो मैंने अभी मेजर बनाया है, उसकी क्या वैल्यू आई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उसकी वैल्यू आप लोगों के सामने है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा और देखूंगा क्या मेरी वैल्यू जो सेल्स अमाउंट की है वो भी वही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स विजुअल लेके अपनी सेल्स डेटा टेबल में जाऊंगा, सेल्स डेटा टेबल में सेल्स अमाउंट को ले लूंगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि हम जो वैल्यू थी सेल्स अमाउंट की जो यहाँ थी, उसको हम डिराइव कर सकते थे थ्रू दिस मल्टीप्लिकेशन एज वेल। तो ये तो हुआ एक यूज केस। ऐसे यूज केसेस फ्रेंड हमारे को, जैसे यहाँ तो अभी हमारे पास सेल्स अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, हो सकता है कि हमारे पास सेल्स अमाउंट जो कॉलम है वो ना होता हमारी सेल्स डेटा टेबल में, तो हम ऐसी सेल्स अमाउंट वाली फिगर ऑन द फ्लाई थ्रू दिस मेजर जनरेट कर सकते थे। तो ये तो हुआ हमारा सिनेरियो। अब दोस्तों दोबारा से हम अगर सिनेरियो 2 देखें यहाँ पे, सिनेरियो 2 में हमें कैलकुलेटेड कॉलम बनाने वाले हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी डेटा व्यू टैब में जाएँगे और मैं अपनी सेल्स डेटा टेबल जो मेरी एक फैक्ट टेबल है उसको लूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके से रिलेटेड फंक्शन यहाँ काम में आता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू कॉलम को सेलेक्ट कर दूँगा। हम इसका अभी के लिए जो नाम देंगे, वो दे देंगे रिलेटेड डेमो कॉलम। इसको हम थोड़ा-सा अभी के लिए बड़ा कर देते हैं इसका साइज़ ये ओके। और अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे रिलेटेड जो मेरा फंक्शन है उसको लिखूँगा और अपनी जो मेरी ये बेस टेबल है इसके अंदर मैं
प्रोडक्ट लुकअप टेबल, जो टेबल मेरी वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेजेंट है, उसमें से प्रोडक्ट नेम को यहाँ फैच करा दूंगा और यहाँ पे ओके कर। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम पहले की बात करें, इस कॉलम को ऐड करने से पहले, अभी आप बस इन लेफ्ट वाले कॉलम्स को देखिएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल की रेफरेंस जो था वो केवल प्रोडक्ट आईडी के थ्रू था। तो जो मेरी सेल्स डेटा टेबल थी वो, और जो मेरी प्रोडक्ट लुकअप टेबल है वो, ये दोनों प्रोडक्ट आईडी से कंबाइंड थे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरी ये जो प्रोडक्ट लुकअप टेबल है और जो मेरी सेल्स डेटा टेबल है, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी के थ्रू कंबाइंड है, और मेरी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे प्रेजेंट भी है, आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी सेल्स डेटा टेबल। अब क्या हुआ, यूजिंग दिस रिलेटेड, मैंने अपनी वन साइड ऑफ द टेबल यानी प्रोडक्ट लुकअप टेबल का एक और कॉलम, यानी जो मेरा कॉलम था हमारा प्रोडक्ट नेम, उस कॉलम को भी रेफरेंस कर पाए हम इजीली, और उसका रेफरेंस के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुल करके लेके आए हैं। रेफरेंस हमने पास करके एक्चुअल वैल्यूज को पुल करके लेके आए हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टेबल, यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम भी आ चुका है जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम की वैल्यूज हैं, और ये प्रोडक्ट नेम की वैल्यूज हम डिराइव करके लेके आए हैं अपनी प्रोडक्ट टेबल लुकअप टेबल से, यूजिंग दिस रिलेटेड फंक्शन। तो फ्रेंड, ये हमने एक ऐसा सिनेरियो, सिनेरियो 2 जो था, इसमें हमने ऐसा सिनेरियो डिस्कस किया जिसके अंदर हम कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं यूजिंग रिलेटेड फंक्शन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है दोनों सिनेरियो जिसमें हमने एक मेजर बनाया और सिनेरियो 2 जिसमें हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, ये दोनों सिनेरियोज आपको क्लियर हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैक्सिमम टाइम्स हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिलेटेड टेबल के बारे में। हम जानेंगे रिलेटेड टेबल होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम रिलेटेड टेबल को यूज कर सकते हैं। हम हैंड्स ऑन करेंगे, देखेंगे रिलेटेड टेबल कैसे यूज होता है प्रैक्टिकली। ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, रिलेटेड टेबल को समझने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें मेरे को एक कैलकुलेटेड मेरे को वो कॉलम बनाना था। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम लेके आया हूँ, और अगर मुझे कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है विद इन अ टेबल, तो मेरे पास बहुत ही ईज़ी तरीका है कि मैं, मेरे पास, जैसे मैं अभी कस्टमर लुकअप टेबल में काम कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर लुकअप टेबल में जाऊँगा और मेरे पास जो एक्जिस्टिंग कॉलम है, इनके ऊपर मैं कुछ भी मैनिपुलेशन कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अगर मैं इसको अभी स्मॉल करके आपको यहाँ दिखाऊँ और डेटा व्यू में जाएँ और कस्टमर लुकअप को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू कॉलम बन के आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इन जो मेरे जो टेबल थी उसी के कॉलम्स को यूज कर लिया। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हुआ कैलकुलेटेड कॉलम बनाने का। दोस्तों, अगर मैं रिक्वायरमेंट को थोड़ा ट्वीक करता हूँ और मुझे ये जो कॉलम है ये विद इन टेबल नहीं मिलने वाला, ये मुझे किसी दूसरे टेबल में मिलेगा। उसमें दोस्तों क्या होता है, हमारे पास रिलेटेड, रिलेटेड टेबल से डेक्स फंक्शन काम में आते हैं। अब जो रिलेटेड जो हमारा फंक्शन होता है वो जनरली, वो हमारा बेसिकली सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। पर अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में ट्रैवर्स करना है फ्रॉम, बेसिकली हमें अपने रिलेशनशिप में जाना है फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड, तो ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों होगा क्या कि रिलेटेड काम में नहीं आएगा। ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों हमारे को रिलेटेड टेबल यूज करना पड़ेगा। वो क्यों? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी इसको हटा देता हूं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मेरी एक कस्टमर आईडी के करस्पॉन्डिंग, लेट सपोज मेरी एक कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास अपनी फैक्ट टेबल, जो मेरी ये फैक्ट टेबल है, सेल्स रेट टेबल, इसके अंदर मल्टीपल एंट्री। तो जब हम रिलेशनशिप को, हमारे डेटा मॉडल पे अगर मैं जाऊं, तो हम रिलेशनशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड। तो वन साइड पे, मेरे वन साइड के करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे फैक्ट टेबल में मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। जब मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी तो हमारा जो रिलेटेड फंक्शन है वो फेल हो जाएगा, वो काम में नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों हम रिलेटेड टेबल यूज करते हैं जब हमारे को ट्रैवर्स करना हो वन टू मेनी रिलेशनशिप। ट्रैवर्स का मतलब है
हमें कुछ कॉलम वैल्यूज यहाँ से पुल करके लेके आनी है अपनी सेल्स डेटा जो हमारी फैक्ट टेबल है जो मेनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेजेंट है, ऐसी वैल्यूज पुल करके लेके आनी है इस टेबल से कस्टमर लुकअप जो हमारी वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप पे प्रेजेंट है, जो मेरी डायमेंशनल टेबल है वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप पे प्रेजेंट है उसके अंदर। मैं आपको दोस्तों डिटेल में भी डिफरेंस समझाने वाला हूँ क्योंकि रिलेटेड और रिलेटेड टेबल के बीच में डिफरेंस हमसे हर पावर बीआई के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बनाने वाला हूँ जस्ट टू शोकेस क्या डिफरेंस होता है रिलेटेड और रिलेटेड टेबल के बीच में। पर अभी रिलेटेड टेबल को समझने के लिए कि किस तरीके से जो हमारा रिलेटेड टेबल होता है वो फंक्शन काम करता है, उसको समझने के लिए हमें ये सारे जो हमारे फंडे होते हैं जैसे कि किस तरीके से रिलेशनशिप में ट्रैवर्स करना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं रिलेटेड टेबल में या फिर मैं ये कहूँ कि कैसे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू द मेनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप और जिसके अंदर हम रिलेटेड टेबल के थ्रू अपनी वैल्यूज़ लेके आ पाए फ्रॉम द टेबल फ्रॉम आवर फैक्ट टेबल, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी थ्योरेटिकली। पर थ्योरेटिकली के साथ-साथ हमारे को यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखना होगा कि कैसे ये काम करता है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक और पॉइंट को हाइलाइट करूँगा, जो हमारे रिलेटेड टेबल के से ही एसोसिएटेड है, कि जो रिलेटेड टेबल होता है, इट परफॉर्म्स द कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन। कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन दोस्तों मतलब रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ट्रांजिशन परफॉर्म करता है। वो मैं अभी जब आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, आप वो जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया है कॉन्टेक्ट ट्रांज़िशन का कॉन्सेप्ट उसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूँगा उस वीडियो की लिंक को ताकि आप वो वीडियो को जाके देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर कर सकें। अब दोस्तों जब हम ये थ्योरी के पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि इट रेफरेंस फिजिकल टेबल प्रेजेंट ऑन मेनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि जो हमारा रिलेटेड टेबल है, इसकी हेल्प से हम क्या कर पाए, हम अपने डेटा मॉडल में वन टू मेनी साइड इस रिलेशनशिप के वन टू मेनी साइड ट्रैवर्स कर पाए और जो मल्टीपल वैल्यूज़ थी हमारी फैक्ट टेबल की, उसको रेफरेंस कर पाए इन द वन साइड यानी डायमेंशन टेबल के अंदर। अब दोस्तों जब हमने ये बात बोली ही है कि हम अपने मेनी साइड ऑफ द टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं, तो मेनी साइड पे मेरी फैक्ट टेबल है। तो हम रिलेटेड टेबल के अंदर जो रेफरेंस देते हैं, वो फैक्ट टेबल का ही जनरली देते हैं, जो जनरली टेबल होगी वो मेनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप ही प्रेजेंट होगी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टेबल से रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कस्टमर लुकअप टेबल को लेने वाला हूँ। कस्टमर लुकअप टेबल होगी मेरी और मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊँगा यूजिंग रिलेटेड टेबल। तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मेरा एक कस्टमर है, लेट्स सपोज मेरा साइमन है, तो साइमन ने कितना अमाउंट का टोटल परचेज़ किया है, वो मेरे को लेके आके यहाँ पे फिगर दिखानी है, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो रिलेटेड टेबल डेमो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों क्योंकि जो सेल्स अमाउंट वाली जो कॉलम है, वो तो हमारा बेसिकली मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप यानी फैक्ट टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे सिनेरियोज में मेरे को रिलेटेड टेबल ही यूज करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स एक जो मेरी सिंगल वैल्यू है साइमन उसके करस्पॉन्डिंग हमारी फैक्ट टेबल में बहुत सारी एंट्रीज होंगी, बहुत सारी वैल्यूज उसमें प्रेजेंट होंगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको काउंट करके दिखाऊंगा कि कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है मेरी सेल्स डेटा टेबल जो या मेरी सेल्स फैक्ट टेबल है जो मेरी साइड ऑफ द रिलेशनशिप पे प्रेजेंट है उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपल अपना काउंट रोज कर दूंगा और काउंट रोज में अपनी सेल्स डेटा टेबल को डाल दूंगा। सेल्स डेटा टेबल मैं डायरेक्टली ऐसे रेफरेंस नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिलेटेड टेबल यहाँ लिखना पड़ेगा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसको एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो साइमन मेरा कस्टमर था उसके करस्पॉन्डिंग 52 रोज मेरी प्रेजेंट थी सेल्स डेटा टेबल के अंदर। सिमिलरली फॉर टिम वी हैव 46 रोज, फॉर माइक वी हैव 42 रोज। तो इस तरीके से मल्टीपल रोज प्रेजेंट है हमारी फैक्ट टेबल में फॉर ईच ऑफ दीज कस्टमर्स। अब अगर दोस्तों अब अगर मुझे दोस्तों लेके आनी है से जितना अमाउंट इन लोगों ने परचेज किया है, परचेज अमाउंट की फिगर लेके आनी है हर एक कस्टमर के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सम एक्स को यूज करूँ। अब अगर मैं सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पे सम एक्स को सिंपल यूज कर देता हूँ और सम एक्स के सिंटेक्स को देखते हैं सेल्स डेटा
और यहाँ पे सेल अमाउंट लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी फिगर जो एक टोटल फिगर होती है हमारी सेल्स अमाउंट की, वो यहाँ के रिफ्लेक्ट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटेड टेबल यूज ही नहीं किया है। रिलेटेड टेबल दोस्तों, जैसे ये पॉइंटर है, इट परफॉर्म्स द कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन। तो अगर हम रिलेटेड टेबल यहाँ पे लिखेंगे तो फिर होगा क्या, ये कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन करेगा हमारी सेल्स डेटा टेबल का, यानी रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजिशन करेगा, और जो वैल्यू निकल के आएंगी फिल्टर्ड वैल्यू, उनको यहाँ पे कस्टमर टेबल में रिफ्लेक्ट कर देगा। आइए देखते हैं उसको भी कैसे होता है ये। तो मैं यहाँ सेल्स डेटा टेबल में जाऊंगा और अपना रिलेटेड टेबल जो मेरा डेक्स फंक्शन है, इसको यहाँ पे लिख दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं ताकि आपको, हाँ ठीक है। तो अब मैं ये करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपनी सेल्स डेटा टेबल जो थी उसको रैप कर दिया है रिलेटेड टेबल के अंदर। जब हम इसको रैप कर देंगे तो अब क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन परफॉर्म होगा। कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन परफॉर्म हुआ, रो से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में गया, वैल्यूज फिल्टर हुई, फिल्टर होके ईच इंडिविजुअल कस्टमर ने कितना परचेज किया टोटल अमाउंट, वो यहाँ पे आ जाएगा, रादर देन शोइंग द टोटल अमाउंट फॉर ऑल द कस्टमर्स। तो अगर मैं इसे अब ओके करता हूं, तो आप देख सकते हैं एक मैजिक हुआ हमारे सामने। हमारे पास जो वैल्यूज थी टोटल, जो हमारी सेल्स अमाउंट की थी, वो इंडिविजुअल कस्टमर वाइज आती है रादर देन टोटल दिखाने के। तो साइमन ने कितना परचेज किया, टिम ने, माइक ने, एंड्रयू, जेसन, इन्होंने कितना परचेज किया है, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे हम ये वैल्यूज दिखा पाए यूजिंग दिस रिलेटेड टेबल फंक्शन। तो ये एक जादू होता है कि इट परफॉर्म्स द कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन। इसने कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन परफॉर्म कर दिया और फिल्टर्ड वैल्यूज को अगेंस्ट दोज कस्टमर रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर होते हैं। पहला कि जो हमारा रिलेटेड टेबल होगा उसकी हेल्प से हम वन साइड टू मैनी साइड हम ट्रेवर्स कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप में, यानी जो हमारी मैनी साइड में जो टेबल है उसमें से हम अपने कॉलम वैल्यूज को पुल करके लेके आ पाएंगे अपनी वन साइड की जो टेबल है उसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन परफॉर्म कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिल्टर्ड वैल्यू मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये रिलेटेड टेबल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारा डेक्स फंक्शन था, ये क्लियर हुआ होगा आपको। फ्रेंड्स, आज आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो हमसे जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज रिलेशनशिप इन डेक्स। बेसिकली कई बार इंटरव्यूअर जब डेक्स राउंड में हम जाते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि यूज रिलेशनशिप जो हमारा डेक्स फंक्शन है उसका पर्पस क्या होता है, किस लिए वो यूज होता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे यूज रिलेशनशिप के बारे में, और फिर उसका यूज केस हम बेसिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में अपनी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज रिलेशनशिप जो हमारा फंक्शन है उसको बेसिकली यूज में ला सकते हैं। तो ये हमारे आज की वीडियो का एजेंडा होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जब भी हम यूज रिलेशनशिप फंक्शन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम अपना डेटा मॉडल देखते हैं। तो जब अगर हम अपने डेटा मॉडल पे जाते हैं, ये आज मैंने बहुत ही बेसिक सा डेटा मॉडल बनाया हुआ है जिसमें मेरी एक डेट डायमेंशन टेबल है और मेरी एक सेल्स फैक्ट टेबल है। डेट डायमेंशन टेबल मेरी यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड है मेरी सेल्स टेबल से। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो रिलेशनशिप है एक सॉलिड लाइन के थ्रू है, और एक और रिलेशनशिप यहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन डेट डायमेंशन टेबल और सेल्स फैक्ट टेबल के बीच में, जो एक डॉटेड लाइन से प्रेजेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ये सॉलिड लाइन की, तो ये सॉलिड लाइन जब यहाँ देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है, करंटली बाय डिफॉल्ट जो रिलेशनशिप एक्टिवेटेड है हमारे डेटा मॉडल के अंदर, वो है एक्टिव रिलेशनशिप जो है वो डेट की। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और इसको देखें, तो वो है डेट की और एक ऑर्डर डेट। मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, वो है जो हमारी सेल्स फैक्ट टेबल है उसकी ऑर्डर डेट की, और जो डेट लुकअप टेबल है मेरी डेट की, इन दोनों के बीच में एक्टिव रिलेशनशिप प्रेजेंट है। वहीं अगर हम दूसरे रिलेशनशिप जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है उसको क्लिक करते हैं, तो हमारी सेल्स फैक्ट टेबल की डिलीवर डेट की और डेट लुकअप की डेट की यहाँ पे कनेक्टेड है थ्रू दिस इनएक्टिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके के रिलेशनशिप है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। और फ्रेंड्स, जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ एक से ज्यादा रिलेशनशिप है, तो ये जो डायमेंशन है मेरी, बेसिकली जो डेट डायमेंशन यहाँ पे है,
वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही है। बेसिकली वो मल्टीपल रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है मेरी फैक्ट टेबल से। तो ऐसे सिनेरियो में जो मेरी डायमेंशन होती है वो रोल प्लेइंग डायमेंशन कहलाती है। कहने का मतलब है वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही है। एक बार जब वो ऑर्डर डेट के साथ कनेक्ट होती है और एक बार वो डिलीवर डेट की के साथ कनेक्ट होती है। तो ऑर्डर डेट की से कनेक्टेड है तो वो ऑर्डर डेट की इंफॉर्मेशन देती है और जो डिलीवर डेट की के साथ कनेक्टेड है तो डिलीवर डेट के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन देगी। अब ये तो रही थ्योरेटिकल बातें कि किस तरीके से एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं और क्या रोल प्लेइंग डायमेंशन होती है। पर फ्रेंड्स हमारे पावर बीआई के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं एक्टिव रिलेशनशिप। तो अगर हमारे को जो दूसरा रिलेशनशिप जो है डॉटेड लाइंस दिख रहा है अगर इसको यूज करना है तो आपको जो रिलेशनशिप ऑलरेडी एक्टिव है उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा और इसको एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी वो काफी मैनुअल होगी और ये हम हर टाइम कर भी नहीं सकते। तो ऐसे सिनेरियोज में फ्रेंड क्या करना होता है कि जब भी हमें ये इनएक्टिव जो हम डॉटेड लाइन से देख पा रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप को यूज करना है तो हम अपना यूज रिलेशनशिप जो टैक्स फंक्शन होता है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं उसको यूज करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं और इसके सिनेरियोज भी देखते हैं सबसे पहले कि कैसे यूज रिलेशनशिप जो फंक्शन होता है उसके क्या सिंटैक्स है क्या उसके डिस्क्रिप्शन है ये सब हम चेक करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे एक अभी मेजर क्रिएट करना मैंने मेजर की डेफिनेशन बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मेजर बनाया है ऑर्डर्ड वर्सेस डिलीवर्ड। ये मेरा आज का सिनेरियो रहेगा कि ऑर्डर डेट और डिलीवर डेट से किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन फैच कराने वाले हैं। तो इंटरव्यूअर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पर्पस ऑफ यूज रिलेशनशिप इन डेक्स। तो जो यूज रिलेशनशिप होता है वो एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि इनएक्टिव रिलेशनशिप जो होते हैं हमारे उनको एक्सेस करने के लिए बेसिकली यूज में आता है हमारा यूज रिलेशनशिप फंक्शन। अगर हम दूसरे पॉइंटर की बात करें तो वो ये कहता है कैन ओनली बी यूज्ड विद फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स फिल्टर पैरामीटर। तो जैसे हमारा कैलकुलेट फंक्शन होता है आपको याद होगा जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन होता है उसके अंदर फिल्टर आर्गुमेंट होती हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कैलकुलेट फंक्शन तो कैलकुलेट जो हमारा डेक्स फंक्शन है उसके अंदर पहली आर्गुमेंट एक्सप्रेशन है और दूसरी फिल्टर आर्गुमेंट है। तो जहां भी फिल्टर आर्गुमेंट्स हमारी होंगी वहां पे हम यूज रिलेशनशिप को बेसिकली उसका यूसेज कर पाएंगे उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये तो हुआ सेकंड पॉइंटर। फाइनल पॉइंटर आता है वो होता है कि जो हमारा यूज रिलेशनशिप फंक्शन वो रिटर्न नहीं करता कोई वैल्यू। यानी जो यूज रिलेशनशिप होगा उस वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता बस उसका यूसेज जो होता है वो इनएक्टिव रिलेशनशिप्स को बेसिकली किस तरीके से चिप के थ्रू वैल्यू डिराइव कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट एक्टिव। यानी विदाउट उसको एक्टिव बनाए हुए मैनुअली हम उसको एक्टिव नहीं बना रहे फिर भी हम उस इनएक्टिव रिलेशनशिप का यूज कर पा रहे हैं कैलकुलेशन में। उसी पर्पस के लिए हम यूज रिलेशनशिप को यूज करते हैं हमारे बेसिकली मेजर के अंदर। तो ये तो हुए तीन की पॉइंटर्स जो हम आंसर देने के लिए यूज कर सकते हैं जब हम पावर बीआई का हमसे ये जब यूज रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम ये तीन पॉइंटर्स का डिस्कशन हम कर सकते हैं इंटरव्यूअर के साथ। अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से यूज रिलेशनशिप जो है वो डेली रिक्वायरमेंट्स जो आती हैं हमारी उसको फुलफिल करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा शिफ्ट एंटर कर दूंगा और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे ताकि आप लोगों को विजिबल हो सके। तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या करूंगा यहाँ मैं कैलकुलेट अपना फंक्शन लिखूंगा। एक्सप्रेशन में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ सेल्स अमाउंट जो होगा हमारी सेल्स फैक्ट टेबल का उसको बेसिकली उसका समेशन परफॉर्म करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिल्टर आर्ग्यूमेंट में मैं अपना यूज रिलेशनशिप जो मेरा फंक्शन है डेक्स फंक्शन उसको बेसिकली उसका यूज करूंगा। और यहाँ कॉलम नेम वन में यहाँ पे देख आप इसकी सिंटेक्स में देख सकते हैं मैं केवल दो ही कॉलम्स दे सकता हूँ। अब फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉलम नेम वन और कॉलम नेम टू है तो कॉलम नेम वन में बेसिकली हम जो हमारी फॉरेन की कॉलम होगा हम उसको मेंशन करते हैं और जो कॉलम नेम टू है उसमें हम प्राइमरी की कॉलम को मेंशन करते हैं। हालांकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है हम रिवर्स भी कर सकते हैं। डैक्स इंजन ऑटोमेटिकली बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की को डिफरेंशिएट कर देगा पर एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि फर्स्ट जो है फॉरेन की को मेंशन करें और जो सेकंड आर्गुमेंट है वहां पे प्राइमरी की को मेंशन करें। तो यहाँ फर्स्ट आर्गुमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं जो हमारी सेल्स टेबल है अ,
को अंदर डिलीवर डेट की को यहाँ लूँगा क्योंकि ये ही इनएक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू यही हमारा जो कॉलम है वो कनेक्टेड है। एक बार मैं अपने डेटा मॉडल को भी देख लेता हूँ। अ, इसको एक बार क्लोज़ करेंगे और डेटा मॉडल में जाके तो अगर मैं देखता हूँ यस, तो यहाँ पे मेरी जो डिलीवर डेट की है वो ही इनएक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है। तो मैं यूज़ रिलेशनशिप इनएक्टिव रिलेशनशिप के अंदर ही इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ यूज़ रिलेशनशिप फंक्शन हो गया और हमने सेल्स की टेबल की हमारी डिलीवर डेट की जो मेरी फॉरेन की है, उसको मैंने यहाँ ले लिया है। इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरी प्राइमरी की है, वो मेरी डेट लुकअप टेबल में होगी और डेट लुकअप की डेट की मेरी यहाँ प्राइमरी की हो गई। इसको हम क्लोज़ कर देंगे और ये हमारा क्लोज़ हो चुका है। अब यस, अब इसको एक बार मैं ओके, तो हमारा विदाउट एरर जो है, हमारा ये मेजर क्रिएट हो चुका है। ओके एंड जो मेरा ये मेजर का नाम है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्सेस डिलीवर्ड लिखा है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हम डिलीवर्ड जो अमाउंट हमारा हमने कितने अमाउंट की डिलीवरी की है, उसको ही हमें कंटेक्स्ट में रखना है, तो मैं इसका अभी के लिए नाम यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्सेस डिलीवर्ड के बजाय डिलीवर्ड ही रख दूँगा और बेसिकली यहाँ पे डिलीवर्ड अमाउंट कर दूँगा ताकि हमारे को और क्लियर हो सके कि हमारा पर्पज़ क्या था इस मेजर को बनाने का। यहाँ पे मैंने डिलीवर्ड अमाउंट कर दिया है यहाँ पे और इसको हम ओके कर देंगे और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। बेसिकली जित हमें हम इस मेजर को हमारा पर्पज़ ये था कि हमने 1 मंथ के अंदर कितना हमारे पास ऑर्डर आया, कितने अमाउंट का और कितना हमने डिलीवर कर दिया, इसके बीच में कंपैरिज़न कर रहे हैं हम। तो यहाँ इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैट्रिक्स विज़ुअल ले लूँगा और मैट्रिक्स विज़ुअल के अंदर मैंने क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले ईयर को रखूँगा और फिर मंथ को यहाँ रख दूँगा और जो हमारा हमने डिलीवर्ड अमाउंट कॉलम बनाया उसको यहाँ ले आएँगे। अब ये तो हुआ डिलीवर्ड अमाउंट, अब हमने कितने का ऑर्डर आया था उसको देखना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पुल करके ले आऊँगा सम ऑफ सेल्स अमाउंट और यस एंड इसका नाम अभी के लिए हम यहाँ पे इसको रीनेम कर देंगे और इसको यहाँ पे सम ऑफ सेल्स अमाउंट की जगह अ, रीनेम कर देंगे रीनेम फॉर दिस विजुअल ओनली और इसका नाम हम दे देंगे ऑर्डर्ड ऑर्डर अमाउंट यस। तो फ्रेंड्स हुआ क्या है, अगर फिर से मैं अपने डेटा मॉडल में जाऊँ और आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो जो हमारा ऑर्डर डेट की के साथ कनेक्टेड है, ऑर्डर डेट की हमारा एक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है, तो हमारा जो सेल्स अमाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना ऑर्डर अमाउंट आया है, वो ही हमारा सेल्स अमाउंट है। लेकिन जब हमारे को डिलीवर्ड अमाउंट देखना है, उसके लिए मेरे को फ्रेंड्स इनएक्टिव रिलेशनशिप को यूज़ करना था और इनएक्टिव रिलेशनशिप को यूज़ करने के लिए मैंने यूज़ रिलेशनशिप अपना डेफिनिशन इम्प्लीमेंट किया। तो दोबारा से रिपोर्ट व्यू में जाएँगे। तो अब फ्रेंड्स हमें क्योंकि मंथ ऑन मंथ कंपैरिज़न करना है, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ले आऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी अप्रैल-अगस्त जो है वो स्टार्टिंग में आ रही है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है। तो मैं एक बार इसका सॉर्ट ऑर्डर चेंज कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे मॉडल टैब में जाऊँगा और अपनी डेट लुकअप को सिलेक्ट करूँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके मंथ नेम जो मेरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करूँगा, एडवांस्ड में जाऊँगा। एडवांस्ड में मैं इसका जो सॉर्ट बाय कॉलम है मंथ कर दूँगा ताकि ये जो है जनवरी, फ़रवरी की तरीके से डिस्प्ले हो सके। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जन, फ़ेब, मार्च इस तरीके से डेटा आ गया है। और जो मेरा ये डिलीवर्ड अमाउंट मेजर था इसको मैं डॉलर टर्म्स में ले लूँगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो फिगर्स थी प्रॉपर आ चुकी हैं। तो ये बेसिकली जो हमने अभी एक मैट्रिक्स बनाई है, इसका पर्पज़ ये था कि मैं ये देख सकूँ कि 2020 जो था ईयर हमारा उसमें जनवरी मंथ में कितने अमाउंट का ऑर्डर हुआ और कितने अमाउंट का हमने डिलीवर कर पाए। तो इस तरीके से कंपैरिज़न कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये यूज़ रिलेशनशिप का डेक फंक्शन आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमसे जनरली पावर बीआई इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली डैक से रिलेटेड होता है और इसमें हमसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज्ड अलोंग विद अमाउंट ऑफ देयर परचेज इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कहने का मतलब है कस्टमर्स का काउंट हमें आइडेंटिफाई करना है और अमाउंट जो उन्होंने परचेज किया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में।
तो इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर जो होता है फ्रेंड्स, वो हमसे कई बार सॉल्व भी कराता है ये सिनेरियो हमारे को एक सैंपल डेटा देके, और कई बार हमसे केवल अप्रोच पूछता है कि हम किस तरीके से इस सिनेरियोज़ को सॉल्व करेंगे। तो वो हमसे डेक्स फंक्शन पूछ सकता है, अप्रोच पूछ सकता है, या फिर एक्चुअल में सॉल्व करा सकता है। ये 3 सिनेरियोज़ जनरली हमारे सामने आते हैं जब हम ऐसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन्स का आंसर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हमें अप्रोच अपने इंटरव्यूअर को आंसर करनी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमसे बेसिकली कस्टमर के हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें अमाउंट, सेल्स अमाउंट जो हुआ है या परचेज अमाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब हम एक बार अपने डेटा मॉडल को चेक करते हैं। तो बेसिकली हमसे, एक बार मैं यहाँ जाता हूँ, हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें काउंट ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं जिन्होंने परचेज़ की है एक पर्टिकुलर दिन के अंदर, और कितनी अमाउंट की उन्होंने परचेज़ की है, ये भी हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। अब फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सिनेरियोज़ आते हैं, तो हमारे को अपने डेटा मॉडल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सीधे इंटरव्यूअर को आंसर देना नहीं शुरू करेंगे, हम पहले जो भी सैंपल डेटा उन्होंने हमारे सामने प्रेज़ेंट किया है, उसको समझेंगे, देखेंगे कि क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, जो टेबल्स वो हमें शो कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है, तो हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिकली जो हमारी प्री रिक्विज़िट्स होती है या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी के केस में मैंने क्योंकि अपना डेटा मॉडल ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो डेट लुकअप टेबल है, जो एक डायमेंशन टेबल है, वो मेरी सेल्स डेटा फैक्ट टेबल से वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड है, और मेरी कस्टमर लुकअप भी हमारी सेल्स फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू, जैसे आप देख भी सकते हैं, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे को क्या करना है, काउंट ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं बेसिकली, जिन्होंने एक दिन में परचेज किया है, और उन्होंने कितना अमाउंट परचेज किया है, ये भी निकालना है। तो फ्रेंड, ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे हमारे को, जैसे आप ये देख सकते हैं, एक मेरा यूनी डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, जो मेरा डेट लुकअप से सेल्स डेटा की तरफ जाता है। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट में काउंट ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं जिन्होंने एक दिन में परचेज किया है। तो ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों, ये जो मेरा यूनी डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कस्टमर लुकअप से सेल्स डेटा, ये मेरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। मुझे डेट लुकअप बेसिकली फिल्टर्स को पास करना है फ्रॉम डेट लुकअप टू सेल्स डेटा एंड फ्रॉम सेल्स डेटा टू कस्टमर। मुझे कुछ दूसरी डायरेक्शन में इस फिल्टर को ले जाना है। अब ये दोस्तों, ऐसे जब सिनेरियोज आते हैं, तो हमको बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप पे रिलाई करना होता है, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स को यूज करना होता है, क्योंकि डेट लुकअप से हमें फिल्टर्स को पास करना है सेल्स डेटा पे, और सेल्स डेटा से कस्टमर लुकअप पे। इस तरीके से हमें फिल्टर्स को पास करना है। पर अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि फिल्टर्स जो हैं वो डेट लुकअप से सेल्स डेटा पे जा रहे हैं, और कस्टमर लुकअप से भी सेल्स डेटा पे जा रहे हैं। हमें उल्टा लेके जाना है, सेल्स डेटा से कस्टमर लुकअप पे लेके जाना है, क्योंकि काउंट ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं जिन्होंने एक दिन में परचेज किया। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे सिनेरियो आएँगे, तो आपको याद रखना है कि हमारे को बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप पे जाना है। अब जब भी बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप की बात होगी, तो हम ये 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम अपने डेटा मॉडल में ही चेंज कर दें। जैसे आप, अगर मैं यहाँ देखें, तो यहाँ पे अभी एरो जो है वो सिंगल है, यानी ये यूनी डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, जो बेसिकली वन साइड ऑफ से मैनी साइड की तरफ जा रहा है, यानी कस्टमर लुकअप से हमारी सेल्स डेटा की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ देखूँ, तो क्रॉस फिल्टर की जो डायरेक्शन है वो सिंगल है। अगर मेरे को बाई डायरेक्शनल बनाना है, तो मैं इसको बोथ कर दूँगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है यूजिंग आवर क्रॉस फिल्टर फंक्शन। जो हमारा एक डैक्स फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से भी हम रिलेशनशिप को बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये पूछा जाता है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमारा इंटरव्यू पूछ सकता है कि इनमें से बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? डेटा मॉडल में चेंज करना, या फिर हम क्रॉस फिल्टर को यूज़ कर लें? तो आपको हमेशा ये आंसर करना है कि हमें क्रॉस फिल्टर यूज़ करेंगे अपने मेजर में, ना कि हम अपने डेटा मॉडल में एक्चुअल चेंज करें। इसका रीज़न ये है कि क्रॉस फिल्टर तो हमारा कैलकुलेशन के वक़्त तक ही जो है वो यूज़ होगा, और अगर हम डेटा मॉडल में चेंज कर देंगे, तो वो रिलेशनशिप दूसरे हमारे कैलकुलेशंस को भी अफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम केवल अपने मेजर में ही क्रॉस फिल्टर फंक्शन को यूज़ करेंगे, और रिलेशनशिप को बाई डायरेक्शनल बना लेंगे। तो ये तो हुई थ्योरेटिकल आंसर इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको इस सिनेरियोज़ का आंसर दूँगा कि हम किस तरीके से प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन के थ्रू अपने इस सिनेरियोज़ को सॉल्व करेंगे। ओके।
तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। एंड अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। तो पहले सिनेरियोज़ में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा और मैं सिंपल हमारे जो कस्टमर लुकअप टेबल है, उसकी रोज़ का काउंट करूँगा और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे सामने। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, केवल काउंट अ, ऑफ रोज़ मैं यहाँ कर दूँगा और कस्टमर लुकअप में ये करके ओके कर दूँगा। ओके, तो अब अगर हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाएँगे और यहाँ पे लेट्स सपोज़ हम कोई मैट्रिक्स विज़ुअल ले लेते हैं और सबसे पहले मैं डेट लुकअप को लूँगा। डेट लुकअप में से डेट की यहाँ ले लूँगा। इसको मैं डेट की ही कर लूँगा अभी, हायरार्की नहीं यूज़ करने वाला। और यहाँ पे मैं सेल्स अमाउंट ले लूँगा और साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जो अभी मेजर बनाया है, मैं अभी उसको यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। ओके, तो एक बार हम हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास जो सारी काउंट ऑफ कस्टमर्स आ रहा है, वो सारों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका रीज़न क्या है? ये सारी 19 ही वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं? हर एक डे के लिए ये 19 ही वैल्यूज़ क्यों आई हैं? इसका दोस्तों रीज़न यही है कि जो मेरा रिलेशनशिप है अभी यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। हमें ये रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल बनाना होगा, तभी हम इस सिनेरियोज़ में हम पर्टिकुलर काउंट जो होगा कस्टमर्स का, वो 1 दिन के लिए निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब दोस्तों मैं क्रॉस फ़िल्टर जो हमारा डैक्स फ़ंक्शन होता है, उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ क्वालिटीज़ अपने क्रॉस फ़िल्टर डैक्स फ़ंक्शन की। तो पहला ये है कि ये कैलकुलेट मॉडिफायर होता है। दूसरा, ये चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ़िल्टर फ्रॉम ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया ये यूनिडायरेक्शनल को बाई डायरेक्शनल बना देगा और आप लोगों को पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमेशा वन साइड से जैसे वन साइड से मैनी साइड की तरफ जाता है। ये डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर प्रोपगेशन होती है। तो ये हमें को चेंज करनी है यूज़िंग क्रॉस फ़िल्टर। तो हम इसे बाय डायरेक्शनल बनाएँगे अभी के सिनेरियो के लिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं दोबारा से अपने मेजर में जाऊँगा और अब मैं क्या करूँगा क्योंकि ये कैलकुलेट मॉडिफायर है, तो मैं क्या करूँगा इसे कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर ही यूज़ करूँगा। तो कैलकुलेट फ़ंक्शन मैं यहाँ लिखूँगा काउंट ऑफ रोज़ लूँगा मैं कस्टमर लुकअप पर अब यहाँ पे मैं क्रॉस फ़िल्टर जो मेरा फ़ंक्शन है उसको यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट कॉलम नेम बेसिकली वो होगा जो मेरा मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप में जो टेबल है, उसकी बेसिकली जो वहाँ पे फॉरेन की है वो कॉलम मैं यहाँ मेंशन करूँगा। तो मैं अपनी सेल्स डेटा टेबल यहाँ ले लूँगा और उसकी कस्टमर आईडी यहाँ लिख दूँगा। अब जो राइट कॉलम नेम है वो होगा जो वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप है, यानी कस्टमर लुकअप और कस्टमर लुकअप की भी मैं यहाँ पे प्राइमरी की जो कॉलम है, कस्टमर आईडी वो यहाँ मेंशन करूँगा। तो ये कस्टमर लुकअप का कस्टमर आईडी हो जाएगा। अब दोस्तों आता है क्रॉस फ़िल्टर टाइप। तो क्रॉस फ़िल्टर टाइप जैसे देख सकते हैं आप बोथ, नन, वन वे। हमारे सिनेरियोज़ में हमें बोथ यूज़ करना है क्योंकि हमारे को जो फ़िल्टर है वो कस्टमर्स की तरफ लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे बोथ कर दूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा, ओके कर दूँगा। तो अब अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ जो हैं, अब जो सेम पहले आ रही थी, अब वो नहीं आ रही हैं। इसको एक बार मैं सॉर्ट कर देता हूँ डेट के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं आप कि जो 1st ऑफ अक्टूबर 2021 की जो डेट थी, उस दिन 5 कस्टमर्स ने परचेज़ किया और उनका परचेज़ अमाउंट था, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे 2nd ऑफ अक्टूबर के दिन हमारे 4 कस्टमर्स ने परचेज़ किया, उनका परचेज़ अमाउंट ये था। हमारे 3rd ऑफ अक्टूबर को 4 कस्टमर्स ने परचेज़ किया, उनका ये हमारा परचेज़ अमाउंट था। तो इस तरीके से बेसिकली हम अपने इंटरव्यूअर को इसका आंसर दे सकते हैं यूजिंग आवर क्रॉस फिल्टर फंक्शन। इनिशियल मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इसका आंसर जो हम डेटा मॉडल के अंदर चेंज करके भी दे सकते हैं, पर वो राइट अप्रोच नहीं है। तो एक बार अगर मैं आपको वैसे भी बताऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको सिंगल की जगह बोथ कर देता हूँ, तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो हमको इस क्रॉस फ़िल्टर की यहाँ यूज़ नहीं करने की ज़रूरत। मैं क्या करूँगा अभी, सिंपल एक मेजर यहाँ बनाऊँगा, न्यू मेजर और यहाँ पे मैं बस काउंट ऑफ रोज़ कर दूँगा फ्रॉम आवर कस्टमर लुकअप और इसको क्लोज़ कर दूँगा और इसका नाम मैं दे दूँगा काउंट ऑफ कस्टमर यूज़िंग डेटा मॉडल, क्योंकि हमने यहाँ डेटा मॉडल में चेंज किया है। उसे बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनाया था। अब दोस्तों अगेन मैं अपनी मैट्रिक्स विज़ुअल को यहाँ ले लूँगा और
मैट्रिक्स विजुअल में जल्दी से हम अपनी डेट की ले लेते हैं, सेल्स डेटा टेबल से सेल्स अमाउंट ले लेते हैं और डेट की को हमें सिंपल हायरार्की नहीं लेनी, डेट की ही ले लेते हैं और हम अपने जो मैंने यहाँ पे अभी मेजर बनाया है, ये इसको पुल करके ले आते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, अब मेरी वैल्यू जो पहले नहीं आ रही थी, जैसे आपने देखा था कि हमने जब इनिशियली केवल काउंट ऑफ रोज़ लिया था तो सेम वैल्यू 19 आ रही थी, पर अब यहाँ पे फ़िल्टर होके आ रही है और सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने डेटा मॉडल के अंदर इस रिलेशनशिप को जैसे आप देख सकते हैं 2 एरो से ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप को बना दिया है। तो जो फ़िल्टर है हम डेट लुकअप से कस्टमर लुकअप की तरफ ईज़िली लेके जा पा रहे हैं। तो अगेन फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि ये अप्रोच आप बिल्कुल यूज़ ना करें, जो मैंने यहाँ पे डेटा मॉडल में चेंज किया है, हमेशा इस रिलेशनशिप को यूनिडायरेक्शनल ही बना के रखें। अगर अगेन दोबारा इसे चेंज कर दूँ, अब अगर मैं यहाँ देखूँगा तो सारी वैल्यू सेम हो गई हैं, 19 हो गई हैं। यहाँ पे फिर से हमारा आउटपुट जो है इनकरेक्ट आ रहा है। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि हम क्रॉस फिल्टर ही यूज़ करें इन सिनेरियोज़ को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनेरियो की जो हमसे पावर बीआई इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। दोस्तों कई बार ये सिनेरियो एज इट इज हमसे पूछते हैं, कई बार इसको ट्वीक करके हमसे इंटरव्यूअर पूछता है। सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि हमसे कहा जाता है कि आइडेंटिफाई कंट्रीज विच आर नॉट एबल टू बीट द सेल्स टारगेट। अब इसमें कंट्रीज हो सकता है या फिर हमारे को कुछ ऐसे ईयर मतलब डेट वाइज हमारे पास डेटा हो सकता है जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि किन ईयर्स में हमारे को सेल्स टारगेट को हम बीट नहीं कर पाए। तो ये अलग अलग तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी वाइज पूछा जा सकता है, ईयर वाइज पूछा जा सकता है, जिन ईयर्स में हम सेल्स टारगेट को बीट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूअर पूछता है। दोस्तों जब बात आती है इसके सॉल्यूशन देने की, तो इसका सॉल्यूशन देने से पहले हमारे को ये सोचना है कि हमारे को डेटा किस तरीके से गिवन है। हमारे को ये देखना है कि क्या-क्या टेबल्स हमारे पास हैं, उन टेबल्स के क्या-क्या रिलेशनशिप है, क्या हमारे पास जो टारगेट सेल्स है वो एग्जिस्टिंग टेबल में मिल रही है या फिर उसके लिए कोई न्यू टेबल है और वो जो अगर वो न्यू टेबल है तो उसके बीच में कोई रिलेशनशिप है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास हैंडी होने चाहिए जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देने जाएँगे। तो अब दोस्तों जब हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, तो अब मैं आपको एक बार डेटा मॉडल पे लेके जाऊँगा अपने। तो डेटा मॉडल में आप देखते हैं कि मेरी सेंटर में सेल्स डेटा टेबल है, जिसके अंदर हमारी सेल्स अमाउंट कॉलम है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा टेबल यहाँ पे आई हुई है जियोग्राफी वाइज़ टारगेट सेल्स, जिसमें मेरे पास टारगेट सेल्स का कॉलम है। अब बेसिकली हमारे को कंपैरिजन करना है ये सेल्स अमाउंट का इस टारगेट सेल्स से। तभी हम बता सकते हैं कि किन ज्योग्राफीज़ में जो टारगेट था उसको बीट किया गया। अब देखिए दोस्तों ये जो टारगेट सेल्स टेबल है ये ऑल टुगेदर अलग है। हमारे स्टार स्कीमा है अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो उसके सेंटर में सेल्स डेटा टेबल है। हमारी कस्टमर लुकअप टेबल इससे वन टू मैनी रिलेशनशिप से अटैच्ड है। प्रोडक्ट लुकअप वन टू मैनी रिलेशनशिप से अटैच्ड है। डेट लुकअप वन टू मैनी रिलेशनशिप से अटैच्ड है। सिमिलरली डेमो के लिए मैंने एक जियोग्राफी लुकअप टेबल भी बनाई है जो अगेन वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट है। और ज्योग्राफी लुकअप और सेल्स डेटा टेबल बेसिकली हमारी ज्योग्राफी की या जियो की के थ्रू कनेक्टेड है। पर अगर बात करते हैं टारगेट सेल्स जियो टेबल की या जियो टारगेट सेल्स टेबल की, इसके अंदर दोस्तों कोई ज्योग्राफी की कॉलम नहीं है और इसके अगर हमें हायरार्की भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट और कंट्री वाइज डेटा है, जबकि हमारी जो ज्योग्राफी लुकअप है उसके अंदर सिटी, स्टेट और कंट्री वाइज डेटा है। अगर यहाँ पे सिटी, स्टेट और कंट्री वाइज है, यहाँ स्टेट और कंट्री वाइज है, इस वजह से दोस्तों हम अपनी ज्योग्राफी लुकअप और ज्योग्राफी टारगेट सेल्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम कनेक्ट नहीं कर पाएँगे तो हमारे पास डेटा ईज़िली फेच नहीं होगा और हम जो हमारा हमारा क्वेश्चन है कि किन ज्योग्राफीज़ ने या किन कंट्रीज़ ने हमारी सेल्स टारगेट को बीट किया वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे। अब अगर हम ये नहीं कर पाएँगे दोस्तों, तो हमारे को इसका एक सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो दोस्तों जब हम सॉल्यूशन सर्च करने जाएँगे इस सिचुएशन में, तो हमारे पास एक पावर बीआई के अंदर एक ट्रीट एज़ टैक्स फंक्शन होता है, जो इन्हीं सिनेरियोज़ में हेल्पफुल होता है यानी काम में आता है। ये सिनेरियो में हमारे को आप हमें पता है कि हमारा कोई रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट नहीं करता है जियो लुकअप और जियो टारगेट सेल्स टेबल में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पहले कि इनकी हायरार्की अलग है। हम डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ऐसे सिनेरियो में फ्रेंड्स हम ट्रीट एज़ फंक्शन को यूज़ करते हैं और यूजिंग ट्रीट एज़ हम इस सिनेरियो का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम डिज़ाइन करेंगे अपना सॉल्यूशन।
तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपने मेजर्स पे जाऊंगा। इसका फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्री टेस्ट के बारे में दिखाऊं, तो ट्री टेस्ट बेसिकली जो फंक्शन होता है, ट्री टेस्ट फंक्शन इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वन टेबल टू अनदर वर्चुअली। देखिए, अगर हमारे पास टेबल कनेक्टेड है रिलेशनशिप से, जैसे अगर आप डेटा मॉडल में देखें, हमारे डेटा मॉडल में जो टेबल कनेक्टेड हैं, ये सारी कनेक्टेड है, तो यहाँ तो हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इजीली पास कर सकते हैं। और जब टेबल हमारी फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, सिनेरियो में जब हमारे को फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पास करना है बिटवीन टू टेबल्स, ऐसे सिनेरियोस में दोस्तों हम ट्री टेस्ट का यूज करते हैं। तो ट्री टेस्ट फंक्शन क्या करता है, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को पास करता है एक टेबल से दूसरे टेबल में वर्चुअली। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वर्चुअली, यहाँ पे कोई हम फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहे, ये वर्चुअली फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा। अब दोस्तों एक बार हम अपने ट्री टेस्ट फंक्शन के सिंटैक्स को भी देख लेते हैं। तो जो हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्री टेस्ट, तो सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट होती है वो एक्सप्रेशन। बेसिकली एक्सप्रेशन में हम सेट ऑफ कॉलम्स देते हैं जो किसी फिजिकल टेबल मतलब जो हमारे डेटा मॉडल में एग्जिस्ट करती है, उसी टेबल में से हम कुछ सेट ऑफ कॉलम्स को पिक करके ये दे सकते हैं। अगली आर्ग्यूमेंट आती है कॉलम नेम। बेसिकली ये आउटपुट कॉलम नेम्स होते हैं। तो होगा क्या फ्रेंड, हमारा जो ट्री टेस्ट फंक्शन है वो कंपेयर करेगा वैल्यू को जो हमारे टेबल एक्सप्रेशन में है विद जो हमारे कॉलम नेम, जो हमारी सेकंड आर्गुमेंट होगी, उनसे कंपेयर करेगा। और अगर मैचिंग वैल्यूज मिलेंगी तभी ये रोज को रिटर्न करेगा या वैल्यूज को रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये जो कॉलम हमारी सेकंड आर्गुमेंट है, यहाँ पे हम कितने भी कॉलम दे सकते हैं। पर हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो काउंट ऑफ कॉलम्स होंगे, जो मैं बता रहा हूं आपको सेकंड आर्गुमेंट की तरह हम मल्टीपल यहाँ पे दे सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू द काउंट ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइड इन द टेबल एक्सप्रेशन। जो भी हम अपनी एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं, उतने ही काउंट हम सब्सिक्वेंटली आर्ग्यूमेंट्स में कॉलम्स की पास कर सकते हैं। अगर दो हमारे टेबल एक्सप्रेशन में है तो दो ही हम सब्सिक्वेंट आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं कॉलम्स को, और उनका ऑर्डर भी सेम रहेगा। कहने का मतलब है, अगर हम अपने टेबल एक्सप्रेशन में स्टेट और कंट्री लिख रहे हैं, तो हम स्टेट और कंट्री इसी ऑर्डर में ही हम अपने आउटपुट कॉलम्स को भी लिखेंगे। तो ये तो हुई थियोरेटिकल बात। तो हम सोल्यूशन ड्राइव करने की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन ड्राइव करने से पहले एक बार मैं आपको एक गुड प्रैक्टिस, जो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमें हमेशा से कोशिश करना चाहिए कि हम फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम वैल्यूज डिराइव करने की कोशिश करते हैं थ्रू ट्री टेस्ट फंक्शन और ऐसे सिमिलर फंक्शन से, पर वो कई बार आउटपुट उनसे करेक्ट डिराइव नहीं हो पाता, कई अदर इश्यूज भी आते हैं। तो इन्हीं सिनेरियो से बचने के लिए दोस्तों हमें एज ए गुड प्रैक्टिस फिजिकल रिलेशनशिप पे ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप ऑल टुगेदर बना ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास ट्री टेस्ट जैसे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फंक्शंस है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम दोबारा जाएंगे और देखेंगे हमारे क्वेश्चन में कंट्रीज का पूछा गया था जिन्होंने जो बेसिकली सेल्स टारगेट को बीट नहीं कर पाए। तो अब मैं दोस्तों क्या करने वाला हूं, इसका सोल्यूशन डिराइव करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना कैलकुलेट फंक्शन लूंगा और यहाँ पे जो मेरी ज्योग्राफी टारगेट सेल्स टेबल है, ज्योग्राफी टारगेट सेल्स टेबल से मैं अपना टारगेट सेल्स कॉलम को यहाँ लूंगा। तो एक बार हम यहाँ पे अपने टारगेट से इसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ट्री टेस्ट फंक्शन को यूज करूंगा। ट्री टेस्ट फंक्शन में सबसे पहले एक हमारी टेबल एक्सप्रेशन जो है पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी समराइज फंक्शन लगा के एक मिनी टेबल यहाँ बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर जो मेरी बेस्ड होगी बेसिकली जियो, जो जो हमारी जियो लुकअप टेबल है, जो एक्चुअली कनेक्टेड है फैक्ट टेबल से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहली आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ जो जो टेबल ले रहा हूँ वो जियो लुकअप है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हमारी सेल्स डेटा टेबल से कनेक्टेड भी है। उसको मैं यहाँ लिखूंगा जियो लुकअप, और उसके कॉलम्स जियो स्टेट एंड जियो कंट्री को यहाँ लिख लूंगा। अब मेरी ये तो हो गई एक टेबल एक्सप्रेशन। अब मेरे को आउटपुट कॉलम्स का देना है, वो मैं अपने जियो टारगेट सेल्स जो है मेरी, उसमें से ले लूंगा। इसको एक बार हम लाइन पे ले जाते हैं ताकि विजिबिलिटी बेटर रहे हमारी।
ओके, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे अब मेरे को लेना है जियो टारगेट सेल्स। ओके, एंड सबसे पहला मैंने यहाँ क्योंकि पहले जियो लुकअप से स्टेट प्रोविंस लिया है तो जियो टारगेट सेल से ही स्टेट प्रोविंस लूंगा और जियो टारगेट सेल से फिर हम अपना कंट्री नेम को लिख लेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से तो सबसे पहले मैंने समेशन किया है टारगेट सेल्स जो है उस कॉलम को जियो टारगेट सेल्स में जो प्रेजेंट है। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रीटेस्ट फंक्शन यूज किया और मैंने एक वर्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है किनके बीच में, हमारी जियो लुकअप टेबल और हमारी जियो टारगेट सेल्स टेबल के बीच में। अब ये वर्चुअल रिलेशनशिप की हेल्प से हम वैल्यूज को डिराइव कर पाएंगे, हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार इसको हम ओके कर देते हैं। ओके, हमारा विदाउट एरर आ गया है वैल्यूज। और अगर हम एक बार मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो जियो टारगेट सेल्स और जियो लुकअप के बीच में हमने प्रीटेस्ट के थ्रू वर्चुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया। अब दोस्तों मैं अपने रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा और सबसे पहले हमारे फेवरेट मैट्रिक्स विजुअल को लिख लूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा अपनी अगर मैं जियो लुकअप टेबल से कंट्रीज, क्योंकि हमें कंट्रीज के बारे बारे में निकालना है जिन कंट्रीज ने सेल्स के थ्रू बीट किया टारगेट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओके, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे दोस्तों कंट्री वाइज अपने सेल्स अमाउंट को यहाँ लिख लिया। बहुत ही ईज़ी है। अभी तक हमने अपने मेजर का यूज़ नहीं किया जो हमने डिराइव किया है। एक बार इस मेजर को नाम भी दे देते हैं हम अपने, इसको दे देते हैं ट्रीट एज़ बेसिकली टारगेट सेव ट्रीट एज़ डेमो। ओके, इसको हम ओके कर देंगे। और अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुल करके लेके आता हूँ यहाँ पे ओके, इसको एक बार हम डॉलर टर्म्स में ले लेंगे। ओके, तो ये डॉलर टर्म्स में वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं। अभी दोस्तों हम मैन्युअली कंपेयर कर सकते हैं पर एक बार मैं अगर डिवाइड फंक्शन यूज करूंगा के थ्रू आप इजीली भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे कंट्रीज जिन्होंने अपने सेल्स टारगेट को बीट किया। तो मैं एक और अभी के लिए मेजर बनाऊंगा, इसमें सिंपली मैं कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं डिवाइड लिखूंगा, न्यूमरेटर में मैं अपना सम ऑफ सेल अमाउंट इसको लिख दूंगा और डिनोमिनेटर में मैं अपना जो मैंने अभी टारगेट सेल्स डिटेल्स डेमो बनाया है इसको लिख लेंगे और इसको हम दे देंगे कंट्रीज डेटा ऑफ कंट्रीज कंपैरिजन करके हम ऐसे कुछ इसका नाम दे सकते हैं। इसको हम परसेंटेज टर्म में ओके तो क्लोज कर देंगे और इसको जब फुल करके लेके आएंगे हम ओके। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जो थे इन्होंने अपने टारगेट सेल्स को बीट किया। यहाँ पे भी आप वैल्यूज से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि मेरी 54 और यहाँ 51 है, इस तरीके से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। बट मेरा जो यूनाइटेड किंगडम था वो जो हमारा कंट्री था वहां पे दोस्तों हमारा जो टारगेट सेल्स था वो बीट नहीं हो पाया और वो टारगेट सेल्स से कम रह गई वैल्यू। तो बेसिकली हम अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा रीजन था जहाँ पे टारगेट सेल्स बीट नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हमने अपने इंटरव्यू क्वेश्चन का या फिर हमारी जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी उसको बेसिकली उसका सोल्यूशन डिराइव किया। यहाँ पे फ्रेंड्स समझने वाली बात थी कि अगर मैं आपको समरी बताऊं कि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था टारगेट जहां से हमारे को टारगेट सेल्स जो फैच करानी थी, जिस टेबल से बेसिकली हमें टारगेट सेल्स फैच करानी थी, तो उस वजह से मेरे को ट्रीटेस्ट फंक्शन यूज करना पड़ा। ट्रीटेस्ट फंक्शन का एडवांटेज ये हुआ दोस्तों कि मैं एक वर्चुअल रिलेशनशिप बना पाया अपनी जियो लुकअप और जियो टारगेट सेल्स लुकअप पे और इसी वर्चुअल रिलेशनशिप की हेल्प से दोस्तों मैं अपनी टारगेट सेल्स को कंपेयर कर पाया अगेंस्ट दीज कंट्रीज एंड फाइनली कंपैरिजन कर पाया कि किन बेसिकली कंट्रीज ने हमारे सेल्स को बीट कर दिया, सेल्स टारगेट को बीट कर दिया।
मुझे उम्मीद है ये आपको ट्री-टेस्ट फंक्शन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ये सब समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डैक्स को यूज़ करके कैलेंडर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी दोस्तों हमारे को एक कोई टाइम बेस्ड एनालिसिस करना है। अब टाइम बेस्ड एनालिसिस कैसे हो सकता है कि हमारी सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे ग्रो कर रही है, हमारे प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके की अगर हमारे को एनालिसिस करनी है, तो हमारे पास एक कैलेंडर या फिर हम कह सकते हैं एक डायमेंशन लुकअप डेट डायमेंशन टेबल होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास कैलेंडर लुकअप या डेट डायमेंशन टेबल नहीं होंगी, तो हम ये सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके के एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे कि जब हमारे पास डेटा वेयरहाउस में कोई डेट डायमेंशन नहीं है, तो हम यूजिंग डैक्स किस तरीके से एक ये कैलेंडर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और हम बेसिकली टाइम बेस्ड एनालिसिस अपने डेटा के ऊपर कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जब भी हम कैलेंडर टेबल को बनाने जाते हैं तो डैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमेशा हमें याद रखना है। तो अगर मैं कुछ ऐसे ही डैक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूं, तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताने के लिए सबसे पहले जो होता है, मेरा होता है कैलेंडर फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बिना हम अपनी कैलेंडर टेबल या फिर डेट डायमेंशन टेबल को क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट हमारी कैलेंडर टेबल। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारे कुछ फंक्शन जैसे ईयर हो गया, जैसे जिससे हम ईयर वैल्यू कैप्चर कर सकें अपनी डेट की, मंथ हो गया, जिसे हम मंथ वैल्यू कैप्चर कर सकें। इसके अलावा हमारे क्वार्टर होता है, जिससे हम क्वार्टर वैल्यूज कैप्चर कर सकें। फॉर्मेट फंक्शन होता है जिससे हम बेसिकली जनवरी, फ़रवरी इस तरीके से हम वैल्यूज अपनी कैलेंडर टेबल में डाल सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसका यूज़ करेंगे हम अपनी कैलेंडर टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो अब दोस्तों हम क्रिएशन की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और शिफ्ट एंटर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पास एक सेल्स डेटा टेबल है। इस सेल्स डेटा टेबल को मैं यूज़ करूँगा और इसी के बेसिस पे मैं कैलेंडर टेबल को डिराइव करने वाला हूँ। इसके अंदर हमारे पास डेट फील्ड होगा। उस डेट बेसिकली उस डेट को यूज़ करके कि उसमें मिनिमम डेट सेल्स डेटा टेबल में कितनी है और मैक्सिमम डेट कितनी है, उसको यूज़ करूँगा मैं कैलेंडर टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अभी वेरिएबल बनाऊँगा। 2 वेरिएबल मैं बनाऊँगा यहाँ पे, वेरिएबल min डेट एंड वेरिएबल मैक्स डेट। min डेट में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स डेटा टेबल की अब मैं मिनिमम डेट ले लूँगा। तो मैं min फंक्शन यहाँ यूज़ करूँगा और सेल्स डेटा टेबल की min डेट मैंने यहाँ पे ले ली। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैक्स डेट भी ले लूँगा और यहाँ मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, सेल्स डेटा टेबल की मैंने मैक्स डेट ले ली। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में मैंने अपनी मिनिमम और मैक्सिमम डेट कैप्चर कर ली है सेल्स डेटा टेबल से। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी टेबल को रिटर्न करवाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ आज अब जैसे आप लोगों को पता होगा डैक्स में मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था ऐड कॉलम्स। तो मैं यहाँ ऐड कॉलम्स करूँगा और ऐड कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करके मैं अपनी टेबल को क्रिएट करूँगा। तो ऐड कॉलम्स के बारे में अगर नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। ये क्या करता है, कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करता चला जाता है किसी एक्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड कॉलम्स को मैं यूज़ करूँगा। ऐड कॉलम्स में सबसे पहली आर्गुमेंट होती है टेबल। अब ये टेबल दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कैलेंडर फंक्शन जो मैंने अपना फर्स्ट फंक्शन बताया था, ये वाला, ये फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। कैलेंडर फंक्शन की जैसे आप लोगों को आर्गुमेंट देख पा रहे हैं कि स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी होती है, तो यहाँ मैं मिन डेट और मैक्स डेट यहाँ पे पास करा दूँगा इसके अंदर और ये मेरी एक तरीके से टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है, जो इसमें मेरे को फर्स्ट आर्गुमेंट देनी थी। अब दोस्तों मैं अब क्या करूँगा, अब इस टेबल का स्ट्रक्चर जो था हमारा, इस टेबल का कैसे-कैसे वैल्यू फील्ड्स रहने वाले हैं, उसको डिफाइन करने वाला हूँ और बेसिकली इस टेबल में मैं फील्ड को ऐड करता चला जाऊँगा, जो मेरे फील्ड रिक्वायर्ड है अपनी कैलेंडर टेबल में। तो सबसे पहला फील्ड दोस्तों मेरे को रिक्वायर्ड होगा ईयर, क्योंकि ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में। तो मैं यहाँ पे ईयर फंक्शन का यूज़ करूँगा
और यहाँ पे डेट को ले लूँगा। अब दोस्तों आपको लगेगा ये डेट टेबल है, ऐसी तो कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही मेरे डेटा मॉडल के अंदर, तो ये कहाँ से आई? तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं ये जो कैलेंडर फ़ंक्शन का मैंने यूज़ किया है, इसने बैकएंड पे खुद से एक डेट टेबल बना दी है, जिसको मैं अब ईज़िली एक्सेस कर पा रहा हूँ इस ईयर फ़ंक्शन के अंदर। तो ये ख़ासियत होती है मैं कह सकता हूँ डैक्स की जिसमें हम केवल एक कैलेंडर फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करके इस तरीके की ये डेट टेबल बना देता है बैकएंड पे, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस में। तो जैसे मैं ईयर के अंदर इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि ईयर के बाद क्वार्टर आता है, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर ले लूँगा, क्वार्टर को क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्वार्टर फंक्शन ले लूँगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम जनवरी टू मार्च, अक्टूबर टू दिसंबर, इस तरीके से नंबर फॉर्म में ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे भी मैं अपनी डेट को ले लूँगा। अब कई लोगों को दोस्तों क्वार्टर की वैल्यूज़ Q1, Q2 ऐसे दिखानी होती है, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर नेम दे देता हूँ उसको और यहाँ पे मैं Q को लिख लूँगा, इसके अंदर अपेंड करा दूँगा अपनी वैल्यू और वो कैसे होगी, वो मैं ये जो मेरा क्वार्टर फंक्शन है, इसी को मैं ईज़िली लिख लूँगा यहाँ पे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। अब अगली दोस्तों मेरे को वैल्यूज़ चाहिए होंगी लेट सपोज़ क्वार्टर के बाद आता है मंथ, तो मैं मंथ यहाँ लिख लूँगा। मंथ के लिए दोस्तों मेरे को मंथ फंक्शन यूज़ करना होगा, डेट इसके अंदर पास करा देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे, कॉमा लगाएँगे, इसके बाद मंथ नेम मैं ले लूँगा। तो दोस्तों अब ये मंथ नेम बहुत इंटरेस्टिंग है, मंथ नेम कैसे डिराइव करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास होता है फॉर्मेट फंक्शन। तो फॉर्मेट में मैं अपनी जो डेट होगी उसको पास कर दूँगा और किस फॉर्मेट में चाहिए? लेट्स सपोज़ मेरे को एमएमएम जो हमारा फॉर्मेट होता है, उसके अंदर मेरे को चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। इसके बाद अगर आपको कुछ वीक से रिलेटेड वैल्यूज़ भी चाहिए, जैसे वीक नंबर मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करा देता हूँ, तो यहाँ पे वीक नंबर मेरे पास एक फंक्शन होता है, डेट टेबल को इसके अंदर पास करा देंगे और लास्ट में मैं दोस्तों यहाँ पे डे ले लूँगा, डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है डे वाइज़ एनालिसिस के लिए, तो डे फंक्शन मैं यहाँ यूज़ करूँगा, इसके अंदर पास कर देंगे डेट को, क्लोज़ कर देंगे। तो अब दोस्तों मेरे पास एक तरीके से ये टेबल बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही बेसिक मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वैल्यूज़ ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक जो हमारे बेसिक एनालिसिस हमारे को टाइम बेस्ड एनालिसिस करनी है, टाइम इंटेलिजेंस एनालिसिस करनी है, तो ये सारे हमारे को कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती ही है। इसके बिना हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब मैं इसको ओके करूँगा और देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। तो इसको मैं जब ओके करूँगा, तो मेरी ईज़िली टेबल में कोई विदाउट एरर ये प्रोसेस हुई है। इसकी वैल्यूज़ अगर मैं जाके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो थी वैल्यूज़, एक बार इसको मैं सॉर्ट कर दे सॉरी इसको मैं यहाँ पे एक बार सॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू आई हैं, सॉर्ट असेंडिंग। तो वैल्यू मेरी 24 जनवरी 2018 से आई हैं। अगर मैं अपनी सेल्स डेटा टेबल देखूँ तो इसके अंदर भी 24 जनवरी 2018 से डेटा था। तो यानी हमारी कैलेंडर टेबल ने बिल्कुल सही बिहेव किया है। 24 जनवरी 2018 से डेटा को पुल किया है और सारे कॉलम जो हमने यहाँ लिए थे, ईयर आ गया है, क्वार्टर आ गया है, क्वार्टर नेम जैसे मैंने आपको बताया क्यू अपेंड करके यहाँ आ गया है, मंथ नंबर आ गया है, मंथ नेम आ गया है हमारे पास, वीक नंबर आ गया है और इसके अलावा डे भी आ गया है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस डेट से कैप्चर की। तो एक तरीके से जो कैलेंडर फंक्शन था उससे हमारी सिंगल कॉलम जैसे हमारी जो डेट टेबल थी सिंगल कॉलम डेट टेबल वो हमारी फैच हुई और उस टेबल में से हमने डिफरेंट वैल्यूज को जैसे ईयर क्वार्टर को हम ऐड करते चले गए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरी कैलेंडर से एक सिंगल कॉलम वैल्यू डेट टेबल आई और उस डेट में से हम पिक करके नए नए कॉलम्स ऐड करते चले गए। जैसे ईयर ऐड किया, क्वार्टर ऐड किया, क्वार्टर नेम ऐड किया, ये सारे कॉलम्स हम इस टेबल में ऐड करते चले गए। तो ये एडवांटेज हुई हमारी ऐड कॉलम्स की कि हम कॉलम्स को ऐड कर पाए और कैलेंडर की जिससे हम एक सिंगल कॉलम डेट टेबल फैच करा पाए। तो मुझे उम्मीद है ये कैलेंडर टेबल कैसे क्रिएट करनी है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल पीरियड डेक्स फंक्शन के बारे में। पैरेलल पीरियड होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम पैरेलल पीरियड को यूज करते हैं, ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। हम एक इंटरव्यू सिनेरियो भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर।
तो फ्रेंड्स, जब भी पैरेलल पीरियड की बात होती है तो हमें समझना है कि पैरेलल पीरियड डेक्स फंक्शन एक टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन दोस्तों, जैसे लेट सपोज आपके पास अगर कोई सेल्स फिगर गिवन है या फिर कोई प्रॉफिट की फिगर गिवन है और आपके पास क्लाइंट ये भेजता है कि मेरे को ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिट में क्या हो रही है, कि क्वार्टर वाइज मेरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है, मंथ ऑन मंथ क्या ग्रोथ है, इस तरीके की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए दोस्तों हमारे को टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज होते हैं। अभी इन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पैरेलल पीरियड। पैरेलल पीरियड का हम यूज करके दोस्तों ऐसे सिनेरियोस को केटर कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं और अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि किन क्वार्टर्स, कौन से क्वार्टर्स उनके लिए प्रॉफिटेबल रहे और कौन से क्वार्टर्स लॉस मेकिंग रहे। इस तरीके के सिनेरियोस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। तो अब दोस्तों, जब मैं पैरेलल पीरियड की बात कर ही रहा हूं तो पैरेलल पीरियड की फंक्शनिंग आज हम समझेंगे। दोस्तों, पैरेलल पीरियड बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेगा, आपके पास जो भी डेट्स गिवन है उनको शिफ्ट कर देगा। अब वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, बैकवर्ड शिफ्टिंग कुछ भी हो सकती है, पर ये क्या करेगा, शिफ्ट करने का काम करता है जो भी इंटरवल आप देंगे उसके हिसाब से। तो अब मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक टेबल बनाऊंगा और टेबल बनाने के बाद मैं उसमें वैल्यूज को शिफ्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा पैरेलल पीरियड उस टेबल पे काम कर रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना कैलकुलेट टेबल जो होता है मैं उसको यूज कर लूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट टेबल अपना ये जो फंक्शन लिखा है उसके अंदर मैं पैरेलल पीरियड को, अब जो पैरेलल पीरियड हमारा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है उसको मेंशन कर दूंगा। अब इसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मुझे डेट जो है वो पास करनी है, तो मैं अपनी कैलेंडर लुकअप जो टेबल है उसके डेट कॉलम को यहाँ पे पास कर दूंगा। अब दोस्तों आता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग दोस्तों हम बैकवर्ड भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग के लिए हमें माइनस में वैल्यूज देनी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ माइनस में लिख दूँ तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी और मैं यहाँ मंथ दे देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर फिल्टर आर्ग्यूमेंट जो कैलकुलेट टेबल में है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अभी के लिए लेट सपोज कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी यूसेज समझ आ सके। लेट सपोज मैं यहाँ पे हम्म, इस तरीके से वैल्यू दे देता हूँ। तो मैंने 15th ऑफ अगस्त 2018 यहाँ पे वैल्यू दे दी है। अब दोस्तों इसके फंक्शनिंग को अगर हम देखें, अगर यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो बन के आ गई है, पर मैं आपको फंक्शनिंग समझाना चाहता हूँ। फंक्शनिंग को देखें तो अभी के लिए मैंने 15th ऑफ अगस्त 2018 यहाँ पे पास किया। तो हुआ क्या दोस्तों, एक्चुअल में पैरेलल पीरियड ने सबसे पहले एक्सटेंड कर दिया इस पीरियड को, यानी 15th ऑफ अगस्त को एक्सटेंड किया इसको 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। तो यानी 1 ऑफ अगस्त से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक इसको एक्सटेंड कर दिया इस पीरियड को। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिया था मंथ, तो मंथ की वजह से ये पीरियड मेरा मंथ में ही एक्सटेंड हुआ है, यानी 1 ऑफ अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त। यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर देता तो क्वार्टरली एक्सटेंड हो जाती वैल्यू। तो क्योंकि मंथ है तो ये मंथ में एक्सटेंड हुआ। अब दोस्तों क्योंकि मैंने ये -1 लिया है तो होगा क्या, ये 1 महीने पहले चला जाएगा इस वैल्यू से। जो हमारी 1 ऑफ अगस्त 31 ऑफ अगस्त तक की वैल्यू है, इससे 1 महीना पहले जाएगा और 1 ऑफ जुलाई 2018 से 31 ऑफ जुलाई 2018 तक की वैल्यू यहाँ पे शोकेस कर देगा। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। इसको मैं क्लोज करूँ तो आप देख सकते हैं 1 ऑफ जुलाई 2018 से 31 ऑफ जुलाई 2018 तक वैल्यू आ गई है। अगर वहीं पे मैं अगर इसको मंथ की जगह, जैसे आपको मैं कह रहा था, क्वार्टर में लिख दूं तो और ओके करता हूं। ओके, तो अब दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला जो क्वार्टर है उसके लिए ये वैल्यूज को एक्सटेंड करेगा। कहने का मतलब होगा यहाँ पे हमारी जुलाई से लेकर सितंबर तक के क्वार्टर की वैल्यू एक्सटेंड होंगी और फिर एक क्वार्टर शिफ्ट हो जाएंगी वैल्यूज, क्योंकि हमने यहाँ -1 लिया है। तो एक क्वार्टर शिफ्ट होकर जो वैल्यूज आएंगी वो यह प्रिंट कर देगा। तो एक क्वार्टर शिफ्ट करेंगे, अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर में एक क्वार्टर पीछे जाएंगे तो वो होगा अप्रैल में जून वाला क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल में जून की जो वैल्यूज थी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर मेरी जून तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, क्योंकि वही एक प्रीवियस क्वार्टर था। जुलाई अगस्त सितंबर के जो प्रीवियस क्वार्टर था वो अप्रैल में जून का था और वो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। तो ये तो हुआ दोस्तों इस कैलकुलेट टेबल का बेसिक फंक्शन, कैसे यूसेज होता है, किस तरह से काम में आता है। पर ये अभी हमारा जो
इस तरीके से कभी इंटरव्यू में हमसे नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू में हमसे काफ़ी डिटेल में पूछते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी अगर हमारा इंटरव्यूअर होगा वो प्रैक्टिकली देखेगा कि इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। उसके बिना अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज को ही उसको शोकेस करेंगे तो वो कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है पर फुल्ली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखनी है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं सिनेरियो। तो अब हम अपने इंटरव्यू सिनेरियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास एक इंटरव्यू का सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो इंटरव्यूअर है या फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ऐसी आई है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ए, कोई ए ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी सेल्स अमाउंट हमारे पास गिवन है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ए की सेल्स अमाउंट की फिगर देखें तो ये मेरे पास डेटा है। बहुत ही सिंपल सी टेबल, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सी टेबल बनाई है जिसके अंदर डेट वाइज सेल्स दी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन ए की। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ई की डेट वाइज सेल्स आ गई। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ए के लिए एनालिसिस परफॉर्म करना है इस चीज का कि उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ रही है, क्या उनकी ग्रोथ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस कर ही रहे हैं तो हम उनको फ्री क्वार्टर्स जो थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास और हमें ये रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। अब दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड हो सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी शेयर करेंगे उन मेथड्स को। मैं अभी के लिए इस सिनेरियो को सॉल्व करूंगा यूजिंग पैरेलल पीरियड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने हैं तो प्रीवियस क्वार्टर की हमारे को सेल्स जो फिगर होंगी उनको निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पैरेलल पीरियड यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे, प्रीवियस क्वार्टर सेल। और इस वेरिएबल में दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा, कैलकुलेट फंक्शन अपने यूज करूंगा। एक्सप्रेशन में दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक समेशन के लिए समेशन ऑफ सेल्स अमाउंट करके मैंने ऑलरेडी एक मेजर बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो मेरी टोटल सेल्स यहाँ पे जो मेजर था वो मैंने एक्जैक्टली यहाँ यूज कर लिया है। अब दोस्तों इस मेजर के अंदर मेरे को और क्या करना है, इसके अंदर मुझे जैसे यहाँ फिल्टर दिख रहा है तो फिल्टर के में मेरे को यहाँ पे पैरेलल पैरेलल पीरियड यहाँ पे यूज करना रहेगा। अब जब हम पैरेलल पीरियड को यूज कर रहे हैं तो पहली आर्ग्यूमेंट जो होगी वो डेट्स होगी। तो हमारे पास कैलेंडर लुकअप टेबल है, कैलेंडर लुकअप में से हम डेट्स को पुल कर लेंगे। जब हमारे पास डेट्स आ जाएंगी तो अब हमें शिफ्टिंग करनी है। तो हमारे को क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें प्रीवियस क्वार्टर की फिगर निकालनी है। -1 यहाँ लिख दिया और जो वैल्यूज थी इंटरवल की वो मेरी क्वार्टर आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर वाइज ग्रोथ निकालना चाहते हैं। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और ये भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, मेरे पास प्रीवियस क्वार्टर आ गया। अब मेरे को ग्रोथ निकालनी है इन परसेंटेज टर्म्स। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल का नाम मैं लिख दूंगा ओवरऑल। लेट्स सपोज मैं यहाँ क्यू क्यू ग्रोथ ऐसे करके कुछ मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ ही हुई होगी, हो सकता है यहाँ पे डी ग्रो भी हुआ हो, तो वो वीक क्वार्टर्स भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने रहेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ वेरिएबल एक बनाऊंगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करके, और यहाँ पे मैं दोस्तों पास करूँगा। अब इस वेरिएबल में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ डिवीजन। अब डिवीजन कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ निकालनी है। तो जो मेरा इनिशियल जो हमारा मेजर है समेशन ऑफ टोटल सेल्स, उसको मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर लूँगा। उसमें से मैं माइनस करूँगा प्रीवियस क्वार्टर की जो मेरी सेल्स थी। तो मेरी प्रीवियस क्वार्टर की सेल्स मैंने यहाँ पे वेरिएबल में डाल ली है अपने, ये आ जाएगी। इसको हम दोस्तों अब क्लोज करेंगे पहले, ये हमारी क्लोज हो गई। अब जो मेरी इसकी सेकंड, ये न्यूमरेटर हो चुका है मेरा डिवाइड फंक्शन का, और डिनोमिनेटर में दोस्तों, डिनोमिनेटर में मेरे को क्या करना है, प्रीवियस क्वार्टर की ही जो मेरी सेल है उसे मैं छोड़ दूंगा। और जो हमारा ऑल्टरनेट रिजल्ट हो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ब्लैंक कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ, ओके। और इसको मैं क्लोज कर दूंगा।
अब क्योंकि मैंने वेरिएबल लिए हैं तो मेरे को रिटर्न करनी ही पड़ेगी वैल्यू, तो मैं इसी को ही रिटर्न करवा देता हूँ। और हमें क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में लेना है, मैं परसेंटेज को क्लिक कर दूंगा और जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। तो ये अब मेरे पास हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे और इसको ओके करने के बाद हम इसको स्मॉल कर देंगे, अपने रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। रिपोर्ट व्यू में हम अपना मैट्रिक्स विजुअल को ले लेंगे। जब हम इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हमारे पास आ गई है। और इसके एनालाइज करने के लिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए ईयर ले लूँगा और यहाँ से क्वार्टर नेम, ये दोनों मैं कैलेंडर लुकअप टेबल जो है, अगर आपने कैलेंडर लुकअप को कैसे क्रिएट करते हैं ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वीडियो जाके चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आपको वो वीडियो भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी यहाँ से कैलेंडर लुकअप को क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों मैं अगर जब इसको बड़ा करके देखता हूँ, इन वैल्यूज़ को एक्सपैंड करता हूँ, तो आप देख पाएँगे कि मेरे पास जो भी ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर या माइनस में वैल्यू तो डी ग्रोथ हुई है, उसको मैं ईज़िली एनालाइज़ कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों को पिक्टोरियली ज़्यादा ईज़िली क्लियर होती हैं चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स के बजाय यहाँ पे अ, अभी के लिए लाइन चार्ट लूँगा। लाइन चार्ट ही एक बेस्ट एनालिसिस के लिए एक हमारा विजुअल होता है, ताकि जब हम कुछ भी वैल्यू टाइम पीरियड पे एनालिसिस करते हैं, जैसे क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई, मंथ ऑन मंथ, इस टाइप के एनालिसिस के लिए हम लाइन चार्ट ले तो बेटर है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन ईयर को पुल करके ले आऊँगा और क्वार्टर नेम को यहाँ पुल कर लूँगा और अपने मेजर को यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको हिरार्की लेवल डाउन जाऊँ तो आप देख सकते हैं ओवर मेरे पास फिगर आ गई है। पर अभी ये जो फिगर है ये ठीक से सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार सॉर्ट कर लूँगा ईयर और क्वार्टर नेम के बेसिस पे, ठीक है? और मैं अभी इसको असेंडिंग में सॉर्ट कर दूँगा, परफेक्ट। तो अब मेरे पास 2018 के सारे क्वार्टर्स एक साथ आ गए, 2019 के सारे क्वार्टर्स, 20, 21, 22, 23। अब दोस्तों आप जैसे एक ही ग्लांस में देख रहे हैं कि 2023 में सडन ड्रॉप आया है, तो इसका भी हम एक बार रीज़न देख लेते हैं कि क्या था। तो जैसे आप देख सकते हैं 2023 के अंदर केवल क्वार्टर 1 की ही जो हमारी वैल्यू है, वो गिवन है। और क्वार्टर 1 में दोस्तों अगर मैं इसको एक बार एनालाइज़ करके आपको दिखाऊँ, इसको हम थोड़ा-सा अभी के लिए स्मॉल कर देते हैं। और इसके अंदर देखिए तो क्वार्टर 1 की फिगर तो समझ आती है, पर क्वार्टर 1 में सडन डिप क्यों आए हैं? तो इसके लिए दोस्तों मैं एक बार मंथ नेम को भी यहाँ लेके आऊँगा। और अगर मैं क्वार्टर 1 में देखूँ, ओके, तो अब हम ईज़िली देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो क्वार्टर 1 है उसमें केवल जनवरी की ही फिगर है, हमारे पास फरवरी, मार्च की फिगर ही नहीं है। तो उसकी वजह से सिंगल मंथ की वैल्यू ही रिफ्लेक्ट हो रही है क्वार्टर में। तो इसलिए जब एक सिंगल मंथ की वैल्यू क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो रही है तो वैल्यू बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से ये जो आया है सडन ड्रॉप आ रहा है। अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तो रेस्ट हम देख सकते हैं वैल्यूज काफी, लाइक किसी क्वार्टर में हमारे पास राइज है, किसी क्वार्टर में फॉल है, तो वैल्यूज काफी इवन हैं। लेकिन सडन एक ड्रॉप इसलिए आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर 1 ऑफ 2023 में सिंगल मंथ की वैल्यू ही गिवन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से पैरेलल पीरियड को यूज करके मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस किया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की कि पैरेलल पीरियड से हम किस तरीके से इन सिनेरियोज को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले उसको समझाना है कि हमें मेजर डिजाइन करना पड़ेगा, मेजर के बाद डिजाइन करने के बाद हम उसमें पैरेलल पीरियड लेंगे, पैरेलल पीरियड को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे वैल्यूज को। एनालाइज के लिए हमारे पास अगर हमारे को बेस्ट अपील करना है तो हम कुछ इस तरीके से बेसिकली हम लाइन विजुअल और इस तरीके के विजुअल ले सकते हैं। और अगर आपको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में एनालाइज करना है तो हम मैट्रिक्स को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट एक आंसर देंगे, तभी आपसे इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो पाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो हमसे जनरली टैक्स राउंड में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली इस तरीके से है कि हमसे पूछा गया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। कोई कंपनी ए का डेटा हमारे पास गिवन होगा
पर हमको जो चेंज निकालना है वो सेम पीरियड लास्ट ईयर से निकालना है। कहने का मतलब है कि लेट सपोज हम 2022 में हैं और हमारे पास क्वार्टर 4 की फिगर गिवन है 2022 की, तो हमें क्वार्टर 4 2022 को कंपेयर करना है क्वार्टर 4 ऑफ 2021। बेसिकली लास्ट ईयर के क्वार्टर से और आज के क्वार्टर में जो इस ईयर क्वार्टर चल रहा है उसके बीच में क्या डिफरेंस आया है, ये हमारे को निकालना है। बेसिकली कितनी परसेंटेज चेंज हुई है ये हमको निकालना है। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट गिवन है कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से करंट ईयर के क्वार्टर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आता है तो हमारे को पहले तो अपना माइंडसेट ये बनाना है कि ये एक टाइम इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे को टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन से खेलना होगा जो डेक्स में होते हैं। तो पहला अगर हमारा माइंडसेट ये हो जाएगा, अब हमें देखना होगा कि कौन सा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यहाँ पे फिट होगा। देखिए, हमने कुछ पुरानी वीडियोस में बात की थी पैरेलल पीरियड की और इसके अलावा हमने कैलेंडर फंक्शन भी बनाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर्स को ला सकते हैं करंट क्वार्टर के कंपैरिजन में और दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही मोटिव होने वाला है कि हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, टाइम इंटेलिजेंट टेस्ट फंक्शन को सीखेंगे। तो अब सीधे चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। ओके, तो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले दोस्तों हमें ये भी समझना है कि इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली हमसे कहाँ पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम रिटेल टाइप की कंपनीज, ई कॉमर्स टाइप की कंपनीज में इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो जनरली वहां पे उनको कंपेयर करनी होती है सेल्स को, क्योंकि सेल्स कह सकते हैं या प्रॉफिट्स कह सकते हैं, उनको कंपेयर करना पड़ता है डिफरेंट पीरियड से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमारे रिटेल बेस्ड कंपनीज, ई कॉमर्स टाइप कंपनीज या फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके पास रिटेल के प्रोजेक्ट्स हैं, ई कॉमर्स टाइप के प्रोजेक्ट्स जो उनके पास हैं, उन जनरली कंपनीज में हमारे को इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे सिनेरियो का जिसमें हमारे को आज जो हमारा जैसे लेट सपोज क्वार्टर 4 2022 चल रहा है और हमारे को क्वार्टर 4 ऑफ 2021 को कंपेयर करना है, इस टाइप के सिचुएशन में हमारे को यूज करना होता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये एक ऐसा टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लास्ट पीरियड जो भी हमारा पीरियड है लास्ट ईयर का, जो पीरियड हम कंपेयर करना चाहते हैं या फिर जो हम वैल्यूज डेट वैल्यूज फैच कराना चाहते हैं वो हम इजीली फैच करा सकते हैं लास्ट ईयर की। तो अगर हमारे पास क्वार्टर 4 2022 गिवन है और हमारे को क्वार्टर 4 2021 की वैल्यूज निकालनी है जो एक लास्ट ईयर में फॉल करता था, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम सेम पीरियड लास्ट ईयर का यूज कर सकते हैं। इस सिनेरियो में हमारे पास एक और भी सॉल्यूशन होता है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। उसके थ्रू भी हम उस फंक्शन के थ्रू भी हम इस सॉल्यूशन को डिराइव कर सकते हैं। पर आज क्योंकि हमें सेम पीरियड लास्ट ईयर का कांसेप्ट सीखना है, तो आज के इस सॉल्यूशन के लिए मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर डैक्स फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है और उसके बाद मैं परसेंटेज चेंज निकालने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं पहले कैलकुलेट लिखूँगा, कैलकुलेट में मैं अपना जो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट है उसको लिख लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर को लिखूँगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर का एक ही आर्गुमेंट है जो होती है कॉलम ऑफ डेट्स। तो हमारे पास जो भी डेट कॉलम है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द करंट सिलेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब है अगर हमारा करंट सिलेक्शन में क्वार्टर 4 2022 है तो ये क्वार्टर 4 2021 की वैल्यू हमारे को फैच करा के दे देगा। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे अपनी कैलेंडर लुकअप टेबल जो है उसका डेट कॉलम यहाँ पास करा दूंगा। आप ओके कर देंगे। जब हम इसको ओके कर देंगे तो अब हम इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं ये कैसे आउटपुट देता है। तो इसके लिए हम अपना फेवरेट विजुअल जो मैट्रिक्स विजुअल होता है उसको ले लेंगे। उसके अंदर दोस्तों मेरे को कंपनी ए, जो ये मेरी कंपनी है ए है, इसके सेल्स जो है अमाउंट इसको मैं यहाँ लिख लूंगा। कैलेंडर लुकअप से हम यहाँ पे अ, अभी के लिए ईयर और क्वार्टर नेम को यहाँ ले आएंगे। एक और बात दोस्तों, मेरी एक वीडियो है कैलेंडर टेबल किस तरीके से डिजाइन होती है, कैलेंडर लुकअप टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं अगर डेटा वेयर हाउस में कोई ऑलरेडी कैलेंडर टेबल नहीं है। वो वीडियो भी आप जाके देखिए, आपको किस तरीके से टेबल डिजाइन होती है कैलेंडर टेबल उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो
अभी के लिए मैंने ये सेल्स फिगर ले लिया और अब यहाँ पे मैं अपना ये जो मैंने अभी बनाया है मेजर, इसको लेके आ जाऊंगा। इस मेजर की फिगर को भी अभी हम रूपी टर्म्स में लिख लेंगे, तो अभी के लिए मैं जस्ट बिकॉज अभी ये परसेंटेज चेंज नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये कैसे काम करता है इनिशियल लेवल पे। तो इसको अभी के लिए मैं लेट्स सपोज रूपी टर्म्स में लेना है, तो मैं यहाँ से रूपी यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, तो ये भी रूपी टर्म्स में आ गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है और समझने वाली बात ये है कि 2018 का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है। अगर हम अपनी कंपनी ए का सेल्स डेटा देखते हैं डेटा व्यू में जाके, तो कंपनी ए सेल्स डेटा हमारा शुरू ही 2018 से होता है। तो जब 2018 से ही डेटा शुरू है, तो उसका प्रीवियस डेटा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर है 27 का, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा एम्प्टी जो है बेसिकली वैल्यूज रिटर्न करेगा। इसके बाद दोस्तों जो एक्चुअल वर्क होता है वो शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास 2018 का डेटा था, तो 2018 ईयर का डेटा हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो अब क्वार्टर वन की जो वैल्यू थी यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर वन की वैल्यू आ चुकी है। इसे हम एक बार राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डिजिट्स में। ओके, तो आप देख पाएंगे ये एक हुआ है और एक, हाँ, अब आप देख पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू 2202 जैसे यहाँ पे है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो गई है। बेसिकली क्वार्टर वन ऑफ 2018 की वैल्यू हमने क्वार्टर वन ऑफ 2019 के सामने आ चुकी है यूजिंग दिस सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसी तरीके से मैं जो आपको बार बार डिस्कशन कर रहा था क्वार्टर फोर 2022 जो वैल्यू थी, उसके अगेंस्ट क्वार्टर फोर ऑफ 2021 की वैल्यू आनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। तो 4458864.51 सेम वैल्यू यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सेम वैल्यू जो क्वार्टर फोर 2021 की थी वो इसके सामने आ गई है। अब जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है दोस्तों, तो हमारे पास कंपैरिजन करना या परसेंटेज चेंज निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। हमें सिंपल डिवीजन करना होता है सब्ट्रैक्शन के बाद। बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से, ताकि हम हमारा परसेंटेज चेंज की वैल्यूज निकल आ सके। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। अब मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा क्या करना है। ओके, तो दोस्तों अब हमारे को एक्चुअल में इसको मॉडिफाई करने का टाइम आ गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप इस इंटरव्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप वन में हम प्रीवियस क्वार्टर की जो भी हमारी सेल्स थी उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख ली है। तो ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वार्टर की सेल्स आ चुकी है। तो अब हम स्टेप टू में चलेंगे। स्टेप टू में दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हम वेरिएबल के अंदर डाल लेंगे। और इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन किस लिए कर रहे हैं हम, बेसिकली हमारे को परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ डिवीजन करेंगे। तो एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं इसमें, क्योंकि हम चेंज परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब डिवीजन दोस्तों न्यूमरेटर में हम क्या रखने वाले हैं, न्यूमरेटर में एक तो मेरी टोटल सेल्स अमाउंट जो है उसको रखूंगा मैं, उसमें से माइनस कर दूंगा प्रीवियस सेल की, क्योंकि परसेंटेज हमारे को चेंज इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। और इसको हम न्यूमरेटर की फिगर बना देंगे। और डिनोमिनेटर में दोस्तों मेरे को प्रीवियस सेल को ही मैं यहाँ पे दे दूंगा। ओके, और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब फाइनली जो मेरा रिजल्ट है उसको मेरे को रिटर्न कराना होगा। तो चेंज परसेंटेज को मैं यहाँ रिटर्न करा दूंगा और इसको अब हमें परसेंटेज फिगर में लेना होगा,
क्योंकि ये परसेंटेज चेंज है, तो इसका फॉर्मेट परसेंटेज हो गया है, ठीक है? और अब हम इसको ओके कर देंगे। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि क्या चेंज आया, परसेंटेज चेंज बेसिकली क्या आया फ्रॉम लास्ट ईयर क्वार्टर टू दिस ईयर क्वार्टर। एक बार कंपेयर कर लेते हैं। इसको क्लोज़ कर देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, लास्ट ईयर सबसे पहले 2017 की कोई फिगर नहीं थी, तो वो एम्प्टी आ गया 2018 के अगेंस्ट। पर 2019 में क्योंकि हमारे पास 2018 का डेटा था, तो 2019 2018 का डेटा आया और हम इजीली परसेंटेज चेंज की फिगर देख पाए। इसी तरीके से हम जहाँ पे हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता था, उसके करस्पॉन्डिंगली प्रीवियस क्वार्टर के हमारे पास डेटा आ गया है। तो यहाँ पे क्वार्टर वन ऑफ 2019 के सामने क्वार्टर वन ऑफ 2018 की फिगर आई और हमने परसेंटेज चेंज निकाल लिया। सिमिलरली क्वार्टर वन ऑफ 2020 के आगे क्वार्टर वन ऑफ 2019 की आई और हमने इजीली परसेंटेज चेंज निकाल लिया। इसी तरीके से क्वार्टर फोर ऑफ 2022 के सामने क्वार्टर फोर ऑफ 2021 की वैल्यू आई और वो हमने इजीली परसेंटेज चेंज निकाल लिया। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो अपने सेल्स को एनालाइज करती हैं, प्रॉफिट को एनालाइज करती हैं, ताकि उनको क्या आगे रोड मैप बनाना है, किस तरीके से अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं तो क्या मेजर्स लेने हैं, वो ये सारे काम इजीली कर पाएंगे यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। और अगर आप लोगों को बेसिकली नंबर में थोड़ी डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में आपकी मैनेजमेंट को, तो आप उनको एक और इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें लाइन चार्ट दीजिए। लाइन चार्ट में हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमने अभी टेबुलर या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी थी, इनको लिख लेंगे। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक्स-एक्सिस पे ईयर ले लूँगा और यहाँ पे क्वार्टर नेम हम ले लेंगे, परफेक्ट। और परसेंटेज चेंज मैंने यहाँ लिख लिया है, वैल्यूज़ को थोड़ा सॉर्ट करा देंगे हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर क्वार्टर नेम एंड वैल्यूज़ जो हैं मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँगा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़ किस तरीके से बेसिकली लाइन चार्ट के थ्रू हम इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं कि कैसे परसेंटेज चेंज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर जो ईयर 2018 था उसका डेटा नल आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यूज 2017 में नहीं थी। अगर वैल्यू होती तो यहाँ पे भी डेटा आता। वैल्यू जो प्लॉट होनी शुरू हुई है वो क्वार्टर वन ऑफ 2019 से हुई है, ताकि क्योंकि हमारे पास 2018 से डेटा स्टार्ट था। तो ये देखिए आप सेल्स पहले जैसे डिक्लाइन हो रही है फिर एकदम से जंप करी है, तो इस तरीके से ओवरऑल एनालिसिस हमारी मैनेजमेंट इजीली कर पाती है यूजिंग दिस लाइन चार्ट। यहाँ पे हम लाइन चार्ट के अलावा अगर बार आप यूज करना चाहते हैं, अगर आपको बार चार्ट में ज्यादा बेसिकली एनालिसिस करने ज्यादा इजी रहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेता हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट में, ओके। तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज हुई है, नेगेटिव में कब गई है, पॉजिटिव में कब गई है, ये भी आप इजीली देख सकते हैं। इनके कलर कोड भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव जहाँ रहे वो ग्रीन में आए और जो नेगेटिव गए हैं वो रेड में आए। इस तरीके की भी एनालिसिस हम करके दिखा सकते हैं। तो ये तो रहा सेम पीरियड लास्ट ईयर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा ये डेक्स फंक्शन। ये टाइम इंटेलिजेंस डेक्स फंक्शन दोस्तों बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो आप इसका खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए डिफरेंट सिनेरियो से।